हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 टू 3 जो है वो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स, जो भी है कॉस्टिंग के बारे में जो भी थियोरेटिकल नॉलेज था, बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो हमने कवर अप किया। चैप्टर 2 के अंदर मटेरियल कॉस्ट हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल कवर अप किए। एंड देन इन चैप्टर 3 लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर अप किए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप किए। होपफुली वो सारे ही चैप्टर्स आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे, राइट। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 4, दैट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे ओवरहेड्स कहे जाते हैं। वो इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, और तो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो यूज नहीं होते हैं, बट वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस है, राइट, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है, वो सारे ही जनरली एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स कहा जाता है। ओवरहेड्स डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विसेज से पता नहीं चलता कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या फिर उस सर्विस को प्रोवाइड करने में कितना हुआ, इसीलिए ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू वेरियस कॉस्ट सेंटर्स, टू वेरियस प्रोडक्ट्स, टू वेरियस डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। वो कैसे करेंगे वही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड जो है वो क्या है? एब्जॉर्ब किया जाता है एक्सपेंसेस को, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है या फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस है, दोनों को कंसीडर करके जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विसेज है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी कॉस्ट सेंटर है, उसके हिसाब से उसको अलोकेट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो किस तरह से करने वाले हैं वो हम यहाँ पर इन डिटेल समझने वाले हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है चैप्टर, बट अच्छे से समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसका वेटेज हम कंसीडर कर सकते हैं 10 to 15 मार्क्स। इसमें से जनरली 10 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, बट 10 to 15 मार्क्स का हो सकता है। मोस्टली इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है 8-10 मार्क्स का, बट इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं, राइट। और बाकी के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू या इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज में तो वो पूछ ही सकते हैं, राइट। चलिए जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है उसमें ओवरहेड्स क्या है वही सारी चीजें समझाई हुई है, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, और अभी जो मैंने ये स्टार्ट किया उसके इंट्रोडक्शन में भी कवर अप किया। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे ओवरहेड्स कहे जाएंगे। अगर मैं ये जो मेरी YouTube चैनल है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो कॉस्ट है, अगर मैं अपने आप को कुछ पे कर रहा हूं, लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट अगर कंसिडर करेंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर कुछ भी मैंने मटेरियल बनवाया है, उसके लिए जो भी मटेरियल वगैरह चाहिए वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बुक भी प्रिंट करके देता हूं तो वो जो बुक का कॉस्ट है दैट इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। समझ में आया? इसके लिए जो भी इक्विपमेंट है, और अगर वो सिर्फ इस YouTube चैनल के लिए ही है और सिर्फ सीए इंटर कॉस्टिंग के लिए है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। बट जितने भी इक्विपमेंट्स है जिसमें मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो वो जो भी इक्विपमेंट्स है वो मेरे सीए इंटर ऑडिट के लिए भी यूज होते हैं, सीए इंटर कॉस्टिंग के लिए भी यूज होते हैं, सीए फाइनल के लिए जो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में जो कॉस्टिंग पढ़ाता हूं उसके लिए भी यूज होते हैं, दूसरे वीडियोस के लिए भी यूज होते हैं, अगर मैं फ्यूचर में दूसरे वीडियोस बनाऊंगा तो उसके लिए भी यूज होगा। तो ये जो एक्सपेंस है वो स्पेसिफिकली कोई एक कोर्स के लिए यूज नहीं होता है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इंटर के कॉस्टिंग सब्जेक्ट के वीडियोस बनाने के लिए कितना एक्सपेंस हुआ। हाँ, मैंने कितने आवर्स स्पेंड किए टू रिकॉर्ड द वीडियोस, टू एडिट द वीडियोस, वो पता चल सकता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। बट ये जो इक्विपमेंट्स है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका डेप्रिसिएशन या फिर रेंट जो भी अगर कंसिडर करें, राइट, जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है जहां पर मैं ये सूट करता हूं तो उसके लिए रेंट या फिर उसका जो डेप्रिसिएशन है, वो सारे जो एक्सपेंसेस है वो एग्जैक्टली नहीं पता कर पाएंगे कि ये कोर्स के साथ कितना एक्सपेंस वो हुआ है, राइट। क्योंकि सीए इंटर कॉस्टिंग, सीए इंटर ऑडिट, सीए फाइनल, एसपीओएम जो है वो सारी मेरे लिए प्रोडक्ट्स कही जा सकती है, तो उसको डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये जो सारे एक्सपेंसेस है वो ओवरहेड्स बन जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो ओवरहेड्स है उसको मुझे सीए इंटर कॉस्टिंग, सीए इंटर ऑडिट, सीए फाइनल, एसपीएम सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मुझे देखना हो सकता है, जैसे कि मैं आवर्स के बेसिस पर कर सकता हूँ कि किस
कोर्स को बनाने में मैं कितनी आवर्स स्पेंड करता हूँ, मतलब कि मैं कितने घंटे देता हूँ टू प्रिपेयर और टू रिकॉर्ड सच वीडियोस। तो जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है उसके बेसिस पर मैं अलोकेट कर सकता हूँ। अगर मैं फिजिकल क्लासेस चलाता हूँ तो उसमें अगर सीए इंटर के लिए मतलब अलग अलग क्लासेस है जिसमें सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल को पढ़ाया जाता है, तो उसमें रेंट जो भी है उसको अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो फ्लोर स्पेस के बेसिस पर हो सकता है। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है उसको शायद कितने आवर्स किस में पढ़ाया जाएंगे उसके बेसिस पर हो सकता है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में जितना पढ़ाया जाएगा उससे सीए इंटर में ज्यादा पढ़ाया जाएगा, सीए फाइनल में उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो सभी में जो आवर्स स्पेंड किए जाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पड़ता है। मोस्ट ऑफ द ओवरहेड्स जो है वो आवर्स के बेसिस पर होता है, डायरेक्ट लेबर आवर या फिर मशीन आवर्स, क्योंकि मशीन चलती है उस वजह से एक्सपेंस बढ़ सकता है ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या फिर लेबर काम करते हैं उसकी वजह से ये एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, अगर मैं मेरा जो भी लेक्चर में लेता हूं उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस उस ऑफिस का, उस क्लास का एक्सपेंस किस वजह से बढ़ता है, जितनी आवर्स में पढ़ाता। अगर किसी जगह पर प्रोडक्शन होता है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, पावर एक्सपेंस है, वो किस वजह से बढ़ेगा, क्योंकि मशीन जितनी आवर्स चलेगा उस हिसाब से पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो उसमें जो फैक्टर है कॉस्ट ड्राइवर, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जिस वजह से कॉस्ट इंक्रीज होता है उसको कॉस्ट ड्राइवर कहा जाता है। तो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स, वो लेबर आवर्स भी हो सकती है, मशीन आवर्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कि किस तरह से प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज की जाती है। समझ में आ रहा है? तो उसको कंसिडर करना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमें ध्यान में लेना होगा। तो कौन सा बेस है उसके बेसिस पर सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ताकि पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, ये जो कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वट एवर इट इज, राइट, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे वो तो हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए पता होंगे, बट ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सभी में यूज हुए और उसको कोई एक बेसिस पर हमें अलोकेट करना है, एब्जॉर्ब करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए ये पूरा ओवरहेड्स चैप्टर बना हुआ है। तो हमें पहले देखना होगा कि भाई कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर आगे की थोड़ी सी प्रोसीजर्स की जाएगी, क्योंकि हमें एट द एंड सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करनी होती है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो आपको पहले से ही सेलिंग प्राइस बता दी जाती है, राइट, बट क्या होता है कि उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना होगा वो पता है, बट ओवरहेड्स तो डिफर हो सकते हैं। तो उसमें ओवरहेड्स कितना होगा वो पहले से बजटेड देखा जाता है और उस हिसाब से पूरा टोटल कॉस्ट निकाला जाता है और उसके बेसिस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाती है। तो वो किस तरह से करेंगे, किस प्रोडक्ट का कितना ओवरहेड्स हो सकता है वो पहले से हम कैसे जानेंगे, वो यहाँ पर हम इन डिटेल समझने वाले हैं, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स दिया हुआ है। थोड़े से ये जो क्लासिफिकेशन है वो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर। ये समझते हैं। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन और उसके एग्जांपल्स दिए हैं, ये समझना जरूरी है क्योंकि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले है बाय फंक्शन। बाय फंक्शन ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन किया है। उसमें सबसे पहले है फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या होगा कि जो मेन हमारा प्रोडक्शन है, अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, हम गुड्स मटेरियल फिनिश गुड्स सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हम प्रोडक्शन करेंगे। या फिर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो मेन सर्विसेज जो प्रोवाइड करने में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं उसे फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल हम अगर मोबाइल फोन बनाते हैं तो मोबाइल फोन प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, राइट, वो सारी चीजें फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो जाएगा। अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये एजुकेशन सर्विसेज है, तो एजुकेशन सर्विसेज में जो भी क्लास जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है उसका रेंट या फिर उसका डेप्रिसिएशन, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, राइट, वो सारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाएगा। भले ही सर्विसेज जो भी हम रेंडर करते हैं उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता, फिर भी वो मेन पार्ट है, मेन जो हमारी सर्विसेज है उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ओवरहेड्स को, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फैक्ट्री, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहा जाएगा। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी इन अ फैक्ट्री।
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स टू द कंप्लीशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मटेरियल जो हमने प्रोक्यूर किया, मटेरियल की जो प्राइस या उससे मटेरियल को प्रोक्यूर करने में जो एक्सपेंस हुआ वो पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। बट उसको प्रोक्यूर करने के बाद उसका स्टोरेज करना, उसमें प्रोसेस करना, प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाना, राइट, वो सारी चीजें, उसके लिए जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो फैक्ट्री, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहे जाएंगे। उसके एग्जांपल है स्टॉक कीपिंग एक्सपेंस, स्टॉक को एज इट इज मेंटेन करने का जो कॉस्ट है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, प्लांट जहां पर प्रोडक्शन होता है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग होगा उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्क करते हैं, राइट, तो फैक्ट्री में साफ सफाई करते हैं, फैक्ट्री में रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइमरी पैकेज है वो जो नेसेसरी है टू मेंटेन द प्रोडक्ट्स क्वालिटी एज इट इज, उसका जो भी फॉर्मेट है, जो भी क्वालिटी है वो उसको एज इट इज मेंटेन करने के लिए जो प्राइमरी पैकेजिंग है उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट कहा जाएगा। मतलब कि कोई भी चिप्स, कोई भी वेफर्स वगैरह अगर हम परचेस करते हैं तो उसका जो पैकेट हमें देते हैं, राइट, लेज या फिर बालाजी का अगर एग्जांपल है तो उसका जो भी मेन पैकेट है जो हम परचेस करते टाइम लेते हैं, तो वो जो प्राइमरी पैकेजिंग है दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर वो पैकिंग नहीं करेंगे तो वो चिप्स या वेफर एज इट इज नहीं मिलेगी, खराब हो जाएगी, उसमें एक्सपायर, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट, वो अपना जो शेप है वो भी मेंटेन नहीं कर पाएगी और टेस्ट वगैरह खराब भी हो सकती है उसमें, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो प्राइमरी पैकेजिंग है दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का जो भी इंश्योरेंस है, राइट, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में बेनिफिट नहीं देता है बट वो नेसेसरी है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, मतलब कि आपको एग्जांपल्स दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये किस टाइप का ओवरहेड है, राइट। प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उसका जो एक्सपेंस है दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ओवरहेड, इवन उसको वर्क्स ओवरहेड भी कहा जा सकता है, तो उसका पार्ट हो जाएगा, राइट। नॉर्मल ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा, बट फैक्ट्री प्लांट वगैरह का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर? फिर है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो भी व्हाइट कॉलर जॉब होती है, राइट, वो सारी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जनरली कंसीडर की जाएगी। एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट है, राइट, वो सारी चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, उसकी सैलरी भी है वो एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड्स में कंसीडर किया जाएगा। भले ही वो लेबर है बट वो कैसे लेबर या एम्प्लॉइज है, वो इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। मोस्टली जो सीए का काम होगा, राइट, वो सब कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएगा। उस सीए को जितना भी पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, राइट, वो एम्प्लॉय है या फिर प्रैक्टिसिंग है, उनका मोस्टली जो काम होगा उसके लिए जो भी पेमेंट होगा वो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहा जाएगा। Office and administrative overheads are expenditure incurred on all activities relating to general management and administration of an organization. It includes formulating the policy, directing the organization, and controlling the operations of an undertaking which is not related directly to production, selling, distribution, research or development activity or function. जो भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किससे, प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनसे अगर रिलेटेड नहीं है तो वो जो सारा काम है उसे क्या कहा जाएगा, उसके रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस है वो क्या कहा जाएगा, ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, जो भी ऑफिस स्टाफ को सैलरी पे की जाती है वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग होगा तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन या वर्क्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस है, उसका इंश्योरेंस है, तो वो सब कुछ एडमिन ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी एडमिन ओवरहेड्स में आएगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, लीज रेंटल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, लेसी रेंटल, लीज रेंटल एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीज जो है और वो ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड है तो वो एडमिन ओवरहेड्स हो जाएगा। अकाउंट्स एंड ऑडिट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। समझ में आ रहा है? चलिए
फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग करना मतलब कि मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, सेल्स पर्सन की सैलरी, उनका कमीशन, वो सब कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जो फिनिश गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, उसका लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट है, उसको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो भी है, राइट, इवन सेकेंडरी पैकेजिंग है, राइट, टू कैरी द प्रोडक्ट, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि जो भी बालाजी या लेज का वेफर का पैकेट जो हमें मिलता है, जो पैकेट हमें मिलता है कस्टमर को, वो प्राइमरी पैकेजिंग है, वो बालाजी या लेस कंपनी के लिए क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। बट वो जो भी उसकी पूरी स्ट्रिप है, उसको कोई एक बॉक्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा, राइट, ताकि वो अच्छे से एक साथ काफी पैकेट्स वो कैरी कर सके। तो उस बॉक्स का जो एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर वो लेस या फिर बालाजी की जो वेफर्स है उसको प्रॉपरली एक हेम्पर बनाया जाता है और वो गिफ्ट के पर्पज से या फिर एक साथ बहुत सारी अलग अलग चिप्स या वेफर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर सेल करने के लिए अगर पैकेजिंग किया जाता है, अट्रैक्टिव बास्केट है, उसमें अलग अलग गिफ्ट्स वगैरह रखिए या फिर अलग अलग चीजें रखिए जिससे वो अट्रैक्टिव लगे ताकि कस्टमर उसे परचेस करे, राइट। अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंस है तो वो सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा, ताकि वो मार्केट कर रहे सेल कर रहे हैं। जैसे कि डेयरी मिल्क का जो कैडबरी का सेलिब्रेशन पैकेज आता है ना, जिसमें अलग अलग टाइप की कैडबरी या डेयरी मिल्क्स रहती है, राइट, वो रक्षाबंधन या फिर वैलेंटाइंस डे ऐसे स्पेसिफिक ओकेशंस के लिए ज्यादा मार्केटिंग किया जाता है, अदरवाइज भी वो अवेलेबल होती है। तो वो जो पैकेजिंग है उसको क्या कहा जाएगा, वो मार्केटिंग के पर्पज से, तो वो सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा। बट बहुत सारी डेयरी मिल्क्स एक बॉक्स के अंदर आती है, जो बॉक्स में 100 अराउंड पैकेट्स आते हैं, तो वो जो बॉक्स है उसका एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा। जनरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक ही साथ लिखे जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है अगर आप दोनों ही एक साथ लिख लेंगे। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उसमें कंफ्यूजन हो तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक साथ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? बट टेक्निकली उसमें डिफरेंस है। Selling overhead expenses related to sale of product and include all indirect expenses in a sales management for the organization. Selling के related जितने भी expense है, क्योंकि सेलिंग नेसेसरी है बट वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं देता है। मैं ये अपनी यूट्यूब चैनल में जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ दैट इज बेनिफिशियल टू यू, उसका आप यूज करते हैं। बट अगर मैं यूट्यूब पर उसका मार्केटिंग करूँ, सोशल मीडिया पर उसका मार्केटिंग करूँ, उससे डायरेक्टली आपको लेक्चर या फिर उसमें से जो नॉलेज है वो नहीं मिल जाता है। दैट इज ओवरहेड्स, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट मैं जो भी अपना टाइम देता हूँ, राइट, ये जो भी इक्विपमेंट्स है उसका जो यूज है दैट इज नेसेसरी, दैट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में सेल करने के लिए अवेलेबल करवाने का जो भी एक्सपेंस है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड्स के अलग से एग्जांपल दिए, दैट इज सेल्समैन कमीशन, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ओवरहेड के जो एग्जांपल है दैट इज डिलीवरी वैन एक्सपेंस, डिलीवरी वैन ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, फिनिश गुड्स का ट्रांजिट है, ये ध्यान में रखना, ये फिनिश गुड्स का ट्रांजिट इंश्योरेंस है, मतलब कि जो वेयर हाउस या ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइस से कस्टमर या होलसेलर जो भी है उसकी प्रीमाइस तक पहुंचे उस टाइम का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका जो इंश्योरेंस है दैट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हमने चैप्टर 2 में समझा था कि अगर इंश्योरेंस है, राइट, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो वो कौन सा इंश्योरेंस एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल का, ये ध्यान में रखिएगा। रॉ मटेरियल को जो सप्लायर से लेकर हमारी प्रीमाइस, मतलब कि जिसका भी हम कॉस्टिंग कर रहे हैं उसकी प्रीमाइस पर आएगा, उसके लिए जो भी एक्सपेंस है दैट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो इन्वेंट्री हमारे पास आ गई, रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया और उसका अगर हम इंश्योरेंस रख रहे हैं, मतलब कि जो गोडाउन में है, वेयर हाउस में है, उसका अगर हम इंश्योरेंस कर रहे हैं तो वो पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा, दैट इज स्टॉक कीपिंग एक्सपेंस, ये ध्यान में रखिएगा। फिर फिनिश गुड्स बन गया, उसका अगर हम वेयर हाउस में रखते हैं और उसका इंश्योरेंस दैट इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इवन वो जो फिनिश गुड्स है वो हमारी प्रीमाइस से कस्टमर होलसेलर की प्रीमाइस पर जाता है, उसका जो इंश्योरेंस है दैट इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये सभी में बाइफरकेट होता है, अलग अलग है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में या फिर प्रैक्टिकल में भी अलग अलग दे सकते हैं, तो आपको कहां पर कौन सा ऐड करना है वो ध्यान में रखिएगा, राइट। Then warehouse and cold storage expenses,
सेकेंडरी पैकेजिंग एक्सपेंस, सेकेंडरी पैकेजिंग फॉर कैरिंग द फिनिश गुड्स है तो वो पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाएगा। मार्केटिंग के पर्पस से है तो वो सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा। चलिए ये बाय फंक्शन थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी काफी हेल्पफुल होगा। फिर है बाय नेचर, ओवरहेड का नेचर क्या है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन किया जाएगा। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड, जो प्रोडक्शन या सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनसे उसका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है तो वो फिक्स्ड ओवरहेड है। These are the costs which are incurred for a period and which within certain output and turnover limit tend to be unaffected by fluctuation in the level of activity. इनपुट या आउटपुट जो भी है उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिक्स रहेगा। सर्टेन आउटपुट सर्टेन जो भी टर्नओवर है तब तक वो फिक्स रहेगा, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड। They do not tend to increase or decrease with changes in output. सैलरी पेड टू परमानेंट एम्प्लॉइज, परमानेंट एम्प्लॉय है उनको जितने भी सैलरी पे की जाती है वो कभी भी डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर आउटपुट नहीं रहता है, उनको फिक्स्ड सैलरी एवरी मंथ पे की जाती है, दैट इज अ फिक्स्ड ओवरहेड। अगर मैं किसी भी क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो उसमें मुझे जनरली जो पेमेंट होगा वो आर्ली बेसिस पर होगा कि कितने आवर्स मैंने पढ़ाया, दैट इज वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल एक्सपेंस। एक्चुअली ओवरहेड्स नहीं है इसलिए वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएगा। बट उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ काम करते हैं तो जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उनको तो फिक्स्ड सैलरी पे की जाती है, कोई भी लेक्चर हो या ना हो, वैकेशन हो, फिर भी उनको पे किया जाता है क्योंकि वो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड एक्सपेंस है, राइट। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन जो भी है बिल्डिंग इक्विपमेंट का यूज करे ना करे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्रिसिएशन है वो टाइम बेसिस पर है। स्ट्रेट लाइन मेथड या जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अगर हम यूज करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन टाइम, कितने टाइम तक आपने वो यूज किया, कितने टाइम तक वो रखा है, उसके बेसिस पर वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बट अगर आपका डेप्रिसिएशन है वो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन या फिर यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए उसके बेसिस पर है तो वो वेरिएबल। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि वो फाइनेंशियल आइटम है। बट प्रोपराइटर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर किया जाता है वो काइंड ऑफ नोशनल कॉस्ट है कि जो प्रोपराइटर है वो अगर कोई और जगह पर ये अपनी कैपिटल लगाता, राइट, उनके जो पैसे वो लगाता तो शायद उनको कुछ इनकम मिलती, बट यहाँ पर उसके बिजनेस में लगाया है तो शायद वो डायरेक्टली एक्सपेंस नहीं हो, डायरेक्टली इनकम नहीं मिलेगी, तो उसको भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोशनल कॉस्ट कंसिडर किया जाता है जो कॉस्टिंग में ऐड किया जा सकता है, तो वो एक्सपेंस हो सकता है, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड एक्सपेंस क्योंकि वो टाइम बेसिस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है वो भी जनरली फिक्स्ड रहता है, वेदर वी प्रोड्यूस और नॉट, वेदर वी प्रोवाइड सर्विसेज और नॉट, राइट। वो जितने भी पीरियड के लिए इंश्योरेंस हमने कवर अप किया है, जितने भी पीरियड के लिए वो बेनिफिट मिलता है उसके लिए वो फिक्स्ड रहता है, राइट। देन वेरिएबल ओवरहेड्स, दिस कॉस्ट टेंड टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी हम करेंगे, जितना भी प्रोडक्शन करेंगे, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उससे वो एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो वेरिएबल ओवरहेड्स कहा जाएगा, राइट। Any increase in the activity results in an increase in the variable cost and vice versa, जितनी भी एक्टिविटी ज्यादा करेंगे उससे ये एक्सपेंस, ये ओवरहेड्स इंक्रीज होगा, राइट, तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो जाएगा, राइट, ऐसे पावर फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कई बार कंसिडर कर सकता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो सेमी वेरिएबल है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट फिक्स रहता है, मिनिमम बिल तो आता ही आप यूज करें या ना करें, उनसे ज्यादा करेंगे तो ज्यादा एक्सपेंस होगा तो वो सेमी वेरिएबल हो जाएगा। सो इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, पावर एंड फ्यूल है, वो कितना हम प्रोडक्शन करते हैं उससे पावर एंड फ्यूल एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज होता है। लुब्रिकेंट्स कितना यूज होता है, टूल्स एंड स्पेयर्स है, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये वेरिएबल है क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज से चेंज होंगे। देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में क्या होता है कि कुछ हद तक ये एक्सपेंस फिक्स रहता है, उससे ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, उससे ज्यादा एक्टिविटीज करेंगे तो ये एक्सपेंस बढ़ेगा, राइट। फिर वहां से वो वेरिएबल पार्ट स्टार्ट होता है, तो उसमें फिक्स्ड पार्ट भी है एज वेल एज वेरिएबल पार्ट भी है, इसीलिए वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएगा। This cost contain both fixed and variable components and are thus partly affected by fluctuation in the level of activity. Activity के लेवल में फ्लक्चुएशन होने की वजह से, उसमें वेरिएशन होने की वजह से ये एक्सपेंस चेंज होगा तो वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हो जाएगा। इसके एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें कुछ हद तक बिल आएगा, मिनिमम बिल आएगा, आप यूज करें या ना करें, उससे ज्यादा कब आएगा जब आप यूनिट्स कितने यूज करेंगे उसके बेसिस पर वो चेंज होगा। वाटर कॉस्ट सेम,
टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस उसमें भी मिनिमम बिल आता है, फिक्स्ड एक्सपेंस रहता है, उससे ज्यादा आप कितना यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बाय नेचर था क्लासिफिकेशन फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं पर आएगा, तो इसका अंडरस्टैंडिंग होना काफी नेसेसरी है। इवन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो फॉलोइंग एक्सपेंसेस है उसको बाय नेचर भी क्लासिफाई करें और बाय फंक्शन भी क्लासिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा बताएं कि सैलरी पेड टू परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये बाय नेचर क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड, और बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो आपको दोनों ही टाइप का क्लासिफिकेशन एक ही एग्जांपल के लिए पूछ सकते हैं, राइट। इस तरीके की भी क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बाय एलिमेंट्स। एलिमेंट ऑफ एक्सपेंस क्या है, मटेरियल, लेबर या फिर अदर एक्सपेंसेस, उसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा। फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट मटेरियल्स। Materials which do not normally form part of the finished product, cost object are known as indirect material. जो भी मटेरियल का यूज होता है बट वो फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो देते हैं उसका पार्ट नहीं है, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल्स। कुछ ऐसे स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स, स्टेशनरी एक्सपेंस वगैरह जो भी है वो मटेरियल है बट वो कैसा है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। स्टोर्स यूज्ड फॉर मेंटेनिंग मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, ब्रिक्स एक्सेट्रा, जो भी स्टोर्स वगैरह यूज होता है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, वो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं। स्टोर्स यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट्स लाइक पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन। सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दो टाइप के डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मेन प्रोडक्ट या मेन सर्विसेज जो रेंडर करते हैं, जो एक्चुअल में इनकम अर्न करते हैं, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहा जाता है। चाहे हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, हमारा मेन बिजनेस से सर्विस प्रोवाइड करना है, फिर भी उसको क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोन प्रोड्यूस करते हैं तो जो फोन बनाते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका असेंबलिंग जो भी करता है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बट जो सेकेंडरी एंसिलियरी डिपार्टमेंट है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंटिंग, लीगल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एचआर, वो सारे क्या कहे जाएंगे, सर्विस डिपार्टमेंट्स कहे जाएंगे। फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन वो सारे सर्विस डिपार्टमेंट है। अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फॉर एग्जांपल ये एजुकेशन सर्विसेज हो गया, तो जो मैं पढ़ाता हूँ, राइट, वो जो डिपार्टमेंट है, जो फैकल्टीज है, राइट, जो बुक प्रोडक्शन करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएंगे इन केस ऑफ एजुकेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, जो स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह करवाते हैं, उनकी क्वेरीज सोल्व करते हैं, उनके जो भी डाउट्स, प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज है वो सोल्व करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, राइट, स्टूडेंट के लिए कैंटीन है, तो वो सारे जो डिपार्टमेंट है वो सर्विस डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो जो मेन प्रोडक्शन होता है या फिर मेन सर्विसेज जहां पर प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि जो इनकम अर्न करते हैं, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहा जाता है। और जो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड सर्विसेज, उसको सर्विस डिपार्टमेंट कहा जाता है। वेदर इट इज प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सभी में जो मेन डिपार्टमेंट्स है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जहां से जनरेट होती है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और बाकी के सारे डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट कहे जाएंगे। ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओवरहेड्स में, ये जो चैप्टर है उसमें काफी जगह पर आएंगे। समझ में आ रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन पार्ट है जहां से इनकम अर्न होती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और जो बाकी के डिपार्टमेंट्स है वो सर्विस डिपार्टमेंट्स। क्लियर। तो जो भी सर्विस डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि पावर हाउस है जहां पर पावर जनरेट होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज होता है, राइट, या फिर बॉयलर हाउस है जिसमें बॉयल कुछ भी किया जाता है, राइट, या फिर कैंटीन जो है, जो एम्प्लॉयज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे सर्विस डिपार्टमेंट है। उसमें जितना भी स्टोर्स है, राइट, कैंटीन में अगर जो भी फूड प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी मटेरियल यूज किया जाता है, वो सारे की सारी चीजें क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि वो मेन प्रोडक्ट या मेन सर्विसेज का पार्ट नहीं है। अगर हमारा रेस्टोरेंट है तो उसमें जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। बट अदर देन रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह के अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कैंटीन है, उसमें फूड प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द एम्प्लॉइज, वो सब कुछ जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर। देन इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, जो भी लेबर, जो भी एम्प्लॉयज है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड करने में
उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट कैन बी अपोर्शन्ड टू और एब्जॉर्ब्ड बाय कॉस्ट यूनिट और अ कॉस्ट सेंटर इज नोन एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज। जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या सर्विसेज में नहीं है बट उसका जो भी एक्सपेंस है एम्प्लॉयज का, उसको अलोकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाएगा। सैलरी पेड टू फोरमैन एंड सुपरवाइजर, जनरली फोरमैन और सुपरवाइजर का मतलब एक ही होता है, तो उसको जो सैलरी पे की जाती है वो इनडायरेक्ट लेबर है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोडक्ट जो भी है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट वो सुपरवाइज करते हैं कि बराबर काम हो रहा है या नहीं, दैट इज इनडायरेक्ट सर्विसेज, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। या फिर सैलरी पेड टू एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ एटसेट्रा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग करते हैं उनके जो स्टाफ को सैलरी पे की जाएगी, दैट इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो जाएगा। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर या मटेरियल के अलावा जो भी एक्सपेंसेस है जो इनडायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस that cannot be directly, conveniently and wholly allocated to cost center. Indirect expenses other than direct expenses, जो डायरेक्टली पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट ये सर्विसेज में कहां पर कितना यूज हुआ है। रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, राइट, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एटसेट्रा। क्लियर? एंड जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन कंट्रोल है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। जो एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है बाय द डिपार्टमेंट उसे कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाएगा, जो उस डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोलेबल नहीं है वो अनकंट्रोलेबल। फर्स्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, दिस आर दोस कॉस्ट व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजरियल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर पॉलिसीज, जो प्रॉपरली पॉलिसीज बनाकर अच्छे से ध्यान देकर कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरी, पावर एंड फ्यूल एक्सेट्रा। ये कंट्रोलेबल है, अच्छे से अगर ध्यान से करेंगे तो इसमें ज्यादा यूज, ज्यादा एक्सपेंस नहीं होगा। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट इवन आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजरियल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर पॉलिसीज आर नोन एज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। जो कॉस्ट मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है वो सारे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो जितना भी यूज कई बार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑब्सोलेशन की वजह से भी होते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स एटसेट्रा, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग भी जनरली पार्ट ऑफ कॉस्टिंग नहीं होगा, वो फाइनेंशियल आइटम है, बट वो कई बार कभी जो भी अलग अलग ओपिनियन है उसके हिसाब से कई बार कंसिडर किया जा सकता है, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स था बाय फंक्शन में, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, वर्क्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सेकंड क्लासिफिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड्स एंड थर्ड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेकंड क्लासिफिकेशन था बाय नेचर ऑफ फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। थर्ड था बाय एलिमेंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड लास्ट वन इज बाय कंट्रोल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में और तो और जो चैप्टर 6 है कॉस्ट, उसमें भी काफी हेल्पफुल होगा। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स में क्लासिफिकेशन करने से क्या बेनिफिट होंगे, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग एक्सपेंसेस, कंट्रोल कर पाएंगे क्या कौन सा एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, कौन से वेरिएबल है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा। फिक्स्ड एक्सपेंस जो है, राइट, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बट हम उसके हिसाब से एक्टिविटीज बढ़ा सकते हैं ताकि फिक्स्ड एक्सपेंस का हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए, राइट। दिस क्लासिफिकेशन of expenses into fixed and variable components helps in controlling expenses. Fixed costs are generally policy cost which cannot be easily reduced. Fixed cost generally policy cost है, उसको हम reduce नहीं कर सकते हैं। They are incurred irrespective of the output and hence are more or less non-controllable. Generally fixed cost non-controllable है क्योंकि वो तो होने ही वाला है, हम एक्टिविटी करें या ना करें, प्रोडक्शन करें या ना करें। Variable expenses vary with the volume of activity and the responsibility for incurring such expenditure is determined in relation to the output. The management can control this cost by giving proper allowances in accordance with the output achieved. Variable cost है, variable overheads है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो आउटपुट से रिलेटेड है, राइट। तो उसमें अगर हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो कर पाएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ उसके हिसाब से एक्टिविटीज अगर बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर यूनिट कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा।
प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स बनाने के लिए फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स है, उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है वो जनरली एक्टिविटीज के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज नहीं होगा, बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो बजट बनाना है तो हमें पता चलेगा भाई फिक्स्ड है वो एज इट इज रखना है, वेरिएबल है वो जितना आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट प्लस या माइनस होगा। The segregation of overheads into fixed and variable part helps in preparation of flexible budget. It enables a firm to estimate cost at different levels of activity and make comparison with the actual expenses incurred. फ्लेक्सिबल बजट जो है राइट वो इन डिटेल हम चैप्टर 15 के अंदर पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबल बजट मतलब कि अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर कितना कितना एक्सपेंस इनकम होगा वो देखना फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए हमें फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाइड एक्सपेंस होगा तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि फिक्स्ड है वो जनरली हर एक एक्टिविटी लेवल पर सेम होगा, बट वेरिएबल जो है वो एक्टिविटी लेवल की वजह से चेंज होगा। तो फिक्स्ड है वो उसको एज इट इज रखना है, वेरिएबल को हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो हम कर पाएंगे और हमें बजटेड एक्सपेंस मिल पाएगा, राइट। और फिर उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे और उसमें वेरिएंसेस डिफरेंसेस क्यों है, किस तरह से हमें वो कम करना है वो हमें पता चल पाएगा। ये सारी इन डिटेल चैप्टर 15 के अंदर हम समझेंगे, बट यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है वो हम देख लेते हैं। Suppose in October 22 the output of factory was 1000 units and the expenses were as follow. Fixed है 5 lakhs, variable है 4 lakhs and semi variable जिसमें 40% fixed है वो है 6 lakh, टोटल हो गया 15 lakhs. In November 22, the output was likely to increase to 1200 units. In that case, the budgeted estimates of expenses will be. अक्टूबर में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे और उसका कितना कॉस्ट था वो हमें दिया, उसमें फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में हमें क्लासिफाई करके भी दिया है। अब नवंबर में 1200 यूनिट्स का प्रोड्यूस करने का हम सोच रहे हैं तो कितना एक्सपेंस होगा वो हमें देखना है। तो देखिए फिक्स्ड 5 लाख एज इट इज रहेगा, फिर वेरिएबल है 4 लाख, 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 4 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ, तो 4 लाख डिवाइड बाय अगर हम 1000 करेंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, समझ में आना। दैट वुड बी 400, 400 को अगर हम 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4,80,000, तो वो क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1200 यूनिट्स इन मंथ ऑफ नवंबर 22, राइट। चलिए तो ये हमारा मिल जाएगा इस तरह से। अब 6 लाख जो है उसमें पार्ट है 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है, तो 6 लाख जो है उसको अगर हम क्लासिफाई करें इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल, 40% फिक्स्ड एंड 60% वेरिएबल, तो 40% फिक्स्ड है मतलब 6 लाख का जो 40% है तो वो हो जाएगा 2,40,000, वो तो एज इट इज रहेगा 1200 यूनिट्स के लिए भी। और जो वेरिएबल पार्ट है राइट दैट इज 3,60,000, 3,60,000 1000 यूनिट्स के लिए था, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो पर यूनिट कितना हो जाएगा 360 रुपीज, उसको हम 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का जो पार्ट है राइट वो हमें मिल जाएगा फॉर प्रोड्यूसिंग 1200 यूनिट्स, राइट। इसको आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हैं कि भाई 3,60,000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 1000, मतलब वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि भाई 1000 यूनिट्स के लिए हो गया भाई 3,60,000 यूनिट्स, तो 1200 के लिए कितना, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा, या फिर आप पैसा पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं राइट 3,60,000 डिवाइड बाय 1000 और जो आएगा उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही एट द एंड सेम है। चलिए यहाँ पर उसका आंसर भी दिया है, फिक्स्ड है 5 लाख एज इट इज रहेगा, वेरिएबल जो है वो 4,80,000 जो हमने आगे समझा, और जो सेमी वेरिएबल है उसमें जो फिक्स्ड पार्ट है दैट इज 240 एज इट इज रहेगा, और जो वेरिएबल है उसको 3,60,000 इंटू 1200 डिवाइड बाय 1000 दैट इज 432, और टोटल हो जाएगा 16,52,000। तो जो फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए हमें फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल में क्लासिफिकेशन होगा तो हम इजिली कर पाएंगे। एंड द थर्ड बेनिफिट इज डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा, कैसे? The segregation of semi-variable cost between fixed and variable overhead also helps the management to take many important decisions. For example, decisions regarding the price to be charged during depression or recession or for export market. तब हमें कितना प्राइस चार्ज करना है, क्योंकि फिक्स्ड एसिडीज रहने वाला है, वेरिएबल है वो चेंज होगा, तो कितना प्राइस हमें चार्ज करना है वो हमें पता चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन बाय नेचर के हिसाब से, समझ में आ रहा है? Likewise, decision on make or buy, shut down और continue etc. ये सारे डिसीजन किस तरह से कैसे लेने हैं वो इन डिटेल हम चैप्टर 14 में समझेंगे, और तो वो आपको सीए इंटर पास करने के बाद जो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है उसमें भी वो कवर अप किया जाएगा।
Also taken after separating fixed cost from variable cost. Fixed cost और variable cost को separate करने से हम decision making भी अच्छे से कर पाएंगे। और decision making one of the objective of cost accounting है, जो हमने चैप्टर 1 में समझा था, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो 5 ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या है? एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कितना है एक्चुअल कॉस्ट, कितना हुआ वो असर्टेन कर पाएंगे, उसके हिसाब से हम सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर पाएंगे और प्रॉफिट पता चल पाएगा, कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे, कॉस्ट रिडक्शन कर पाएंगे और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा, राइट। तो ये 3 एडवांटेजेस है क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड। सबसे पहले जो हमारा था कंट्रोलिंग एक्सपेंस, देन सेकंड प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। क्लियर? अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, पेज नंबर 4.7 पर दिया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फिर उसका जो दूसरे नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, राइट। वो फैक्ट्री या फिर जो मेन प्रोडक्शन या मेन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कहा जा सकता है। तो उसका हम किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे और किस तरह से कंट्रोल करेंगे वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। कंट्रोल इन द सेंस के हो सके उतना हमें मिनिमाइज करना है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और इफेक्टिव वे में उसको हमें इनकर करना चाहिए, वो हमें कंसिडर करना है। और उसको किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, मैंने ओवरहेड्स में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओवरहेड्स जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मतलब कि वो मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन सर्विसेज, मोर देन वन डिपार्टमेंट के लिए वो एक्सपेंस किया गया है। तो उनको किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो कौन से बेसिस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो प्रॉपरली हमें कंसिडर करना है। और तो और मैंने आपको 2 और मीनिंग समझाए थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो मेन प्रोडक्ट या फिर मेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रेंडर करता है, प्रोडक्शन करता है, राइट, जिससे इनकम अर्न होती है। और सर्विस डिपार्टमेंट मतलब कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है उनको हेल्प करते हैं, लाइक अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, HR, कैंटीन डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली कोई भी इनकम अर्न नहीं करते हैं, तो हम एक्सपेंस उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे जो एक्चुअल में इनकम अर्न करते हैं। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट्स के जितने भी एक्सपेंसेस है वो एक्चुअल में सारे के सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वो कैसे करेंगे, उसकी कुछ मेथड्स है, वो सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं, राइट। चलिए ये पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन मेथड इज टू वर्क आउट प्री डिटरमाइंड रेट्स फॉर एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है, राइट, हमें कोई भी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है तो वो जनरली हमें प्रोडक्ट को सेल करने के पहले, कई बार प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले, कई बार सर्विसेज को प्रोवाइड करने से पहले डिसाइड करनी होती है। तो उसमें हमें बजटेड एस्टिमेट के बेसिस पर हमें डिटरमाइन करना होगा कि भाई कितना ओवरहेड्स होगा, राइट। क्योंकि सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो सारे कंपोनेंट्स जितने भी एक्सपेंस के, कॉस्ट के, वो कंसिडर करने हैं और उसमें से मेजर पार्ट ओवरहेड्स का भी रहेगा। तो ओवरहेड्स भी हमें पता होने चाहिए, वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो वो पहले से ही डिटरमाइन किया जाएगा कि भाई इतना इतना एक्सपेंसेस होगा, वो कोई प्रॉपर बेसिस पर अलोकेट किया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इतना होगा और ये सारी प्रोडक्ट्स है वो इतना 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 यूज करेंगे, ये रेंट एक्सपेंस होगा इतना इतना, ये लोग फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, इतनी स्पेस इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उस हिसाब से एक प्री डिटरमाइंड रेट डिसाइड किया जाता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलोकेट किया जाता है। अब प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा कि हम एक एक्सपेंस, एक रेट पर आ जाएंगे कि भाई हर बार अगर हम प्रोडक्ट एक्स बनाते हैं तो 5 रुपए पर आवर के हिसाब से ओवरहेड्स लगता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, रेंट भी आ जाता है, एडमिन ऑफिस जो है उसका भी एक्सपेंस है, एडमिन स्टाफ का भी एक्सपेंस आ जाता है, वो सारे ही ओवरहेड्स सब कुछ मिलाकर कुछ हमें अमाउंट मिलती है। तो वो जो अमाउंट मिलती है 5 रुपीज पर आवर, तो उस हिसाब से कितने आवर्स के लिए हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्विस प्रोवाइड करने में 2 आवर्स जाता है तो ओवरहेड जो है वो 10 रुपीज लगेगा, समझ में आ रहा है। फिर अगर वो 5 आवर्स के लिए अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो 5 रुपीज पर आवर के हिसाब से 25 रुपीज ओवरहेड्स के लगाए जाएंगे, तो उस हिसाब से ओवरहेड्स चार्ज किया जाता है। उसके जो बेसिस मैंने जैसे बताया आवर्स, वैसे अलग अलग हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकता है, लेबर आवर्स भी हो सकती है, मशीन आवर्स भी हो सकती है, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पहले एक प्रीडिटरमाइंड रेट डिसाइड किया जाएगा। अब ये 5 रुपए कैसे आया, तो उसमें भी ये सारे एक्सपेंसेस होंगे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एडमिन, स्टाफ सैलरी,
फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी, वो सब कुछ, डेप्रीशिएशन सब कुछ आ जाता है। उसको हर प्रोडक्ट हर सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें भी जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका भी एक्सपेंसेस सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। यही पूरी एक प्रोसेस है। उसमें 5 स्टेप्स जनरली कवर अप किए जाते हैं। जो सबसे पहले होता है वो है अलोकेशन। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के पता है ये एग्जैक्टली इसी के लिए किया गया। अगर वो पहले से पता है कि भाई किस में कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है तो वो उसी डिपार्टमेंट का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और अगर हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स भी है जो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्शन या सर्विस में पार्ट नहीं लेते, बट ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ए एंड बी। तो जो एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें ऑलरेडी पता है कि भाई एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है, ए का कितना है और बी का कितना है, वो उनको दिया जाता है, दैट इज अलोकेशन। जो एक्सपेंसेस पहले से पता है कि भाई ये डिपार्टमेंट का इतना ही हुआ है, ये इतना ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज कॉल्ड एज अलोकेशन। अब अलोकेशन हो जाने के बाद कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर होंगे। कॉमन एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्योंकि पूरी फैक्ट्री में ये 5 डिपार्टमेंट है उसका बिल एक ही आता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक ही बिल आता है। तो अब ये 5 को किसी ना किसी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेबर ओरिएंटेड है, तो लेबर आवर्स किसमें कितने घंटे काम किया, कितने टाइम तक एम्प्लॉइज ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, वो जो लेबर आवर्स मिले उस हिसाब से हम एक्स वाई जेड ए बी सभी को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे कहा जाएगा अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट कहा जाएगा। जो भी कॉमन एक्सपेंडिचर है वो अपोर्शन किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू ऑल द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स, राइट, क्योंकि वो सभी का कॉमन एक्सपेंस है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी रीजन से कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें ये कॉमन एक्सपेंडिचर नहीं होता है तो उसको अलोकेट नहीं किया जाएगा, उसको ये अपोर्शन नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई एक बेसिस को लेकर उसको अपोर्शन किया जाएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स हो सकता है। अगर वो मशीन ओरिएंटेड है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो मशीन आवर्स के बेसिस पर भी कर सकते हैं। रेंट एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल, तो उसको फ्लोर या फिर स्पेस, कौन सा डिपार्टमेंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना यूज करते हैं, उसके बेसिस पर अपोर्शन किया जा सकता है। तो एक बेसिस लिया जाएगा और उसको कंसिडर करके ये जो कॉमन एक्सपेंडिचर है उसको अपोर्शन किया जाएगा। क्लियर? फिर ये जो अपोर्शन कर दिया, अब हमने पहले ही समझा था, राइट, कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो तो कुछ एक्चुअल में अर्न नहीं करते हैं, तो उसका एक्सपेंडिचर एक्चुअल में जो अर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है किसके ऊपर है? एक्स वाई जेड के ऊपर है। तो जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उसको दिया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो कुछ भी अर्न नहीं करते तो उसका तो सिर्फ एक्सपेंस दिखेगा। तो अब हमें सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है, वो एक्स वाई जेड के लिए डिसाइड करनी है। तो जितना भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है वो सब कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपोर्शन किया जाएगा। जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनका जो एक्सपेंडिचर है वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं उसे कहा जाता है रीअपोर्शनमेंट। पहले जो हमारा कॉमन एक्सपेंडिचर था वो हमने अपोर्शन किया, राइट, टू ऑल द प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपोर्शन किया जाएगा, उसे कहा जाएगा रीअपोर्शनमेंट। इसमें भी फिर से कोई बेस लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनका जो भी रेंट एक्सपेंस है या फिर जो भी टोटल ओवरहेड्स है उसको एक्स वाई जेड को कोई बेसिस पर कोई मेथड का यूज करके उनको रीअपोर्शन किया जाएगा। उसमें भी हो सकता है कि रेंट है वो अलग से रीअपोर्शन कर रहे हैं बेस्ड ऑन एरिया ऑक्यूपाइड, एक्स वाई जेड ने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया है। एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, अलग अलग मेथड के हिसाब से भी हो सकता है, सभी को इक्वल भी हो सकता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज के बेसिस पर भी हो सकता है, तो उसे कहा जाएगा रीअपोर्शनमेंट। इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स है, राइट, वो कैसे, वो हम आगे समझेंगे। उसकी बहुत सारी मेथड्स है रीअपोर्शनमेंट करने की, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो डायरेक्टली पता था कि भाई ये डिपार्टमेंट वाइज इतने एक्सपेंस हुए, उसका हमने एलोकेशन किया।
फिर जो कॉमन थे उसका अपोर्शनमेंट किया, फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस थे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए, दैट इज रीअपोर्शनमेंट। अब उससे हमें ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनका हमें टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनका टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा। अब ये टोटल ओवरहेड्स मिल गया, दैट्स फाइन। अब उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब एब्जॉर्ब करना मतलब अब हमें जो ये डिपार्टमेंट्स का टोटल एक्सपेंडिचर मिला है वो पूरे ईयर का हो सकता है, पूरे मंथ का, वीक का, कोई भी एक पीरियड के लिए हमें मिला हुआ। अब हमें तो चार्ज करना है कि पर प्रोडक्ट पर सर्विस हमें कितनी सेलिंग प्राइस रखनी है, कितना हमें चार्ज करना चाहिए, वो हमें पता चलना चाहिए, राइट। और एवरी टाइम आपको पहले से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरी प्रोसीजर करना काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कोई एक बेस, एक प्री डिटरमाइंड रेट सेट किया जाता है जो एब्जॉर्ब किया हुआ है ऐसा माना जाएगा। मतलब कि ये जो XYZ जो है उसका जो भी टोटल ओवरहेड्स आएगा, फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान लेते हैं 1 लाख रुपीस, 2 लाख एंड 3 लाख आया XY एंड Z का, ये टोटल ओवरहेड्स है जो A और B का सर्विस डिपार्टमेंट का भी रीअपोर्शन कर दिया, उसके बाद टोटल ओवरहेड्स इतना इतना आया है। अब हमें XYZ जिस तरह से काम करते हैं उसमें क्या काम ज्यादा किया जाता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है जिस वजह से ये ओवरहेड्स हुए, उसको कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल X के केस में लेबर के ऊपर ये डिपेंडेबल है, Y जो है वो मशीन के ऊपर डिपेंडेबल है, Z है वो अगेन मशीन के ऊपर डिपेंडेबल है। तो X के केस में हम लेबर आवर्स को कंसिडर कर सकते हैं, Y के केस में हम मशीन आवर्स को कंसिडर कर सकते हैं, Z के केस में हम मशीन आवर्स को कंसिडर कर सकते हैं कि X में लेबर आवर्स की वजह से ये सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, Y के केस में मशीन आवर्स की वजह से ये ओवरहेड्स ज्यादा हुआ, Z के केस में भी मशीन आवर्स की वजह से ये कॉस्ट ज्यादा हुआ। जनरली आवर्स को कंसिडर किया जाता है, दूसरे भी बेसिस है वो हम आगे देखेंगे। तो जो भी हमारा बेस है, फॉर एग्जांपल X के केस में 50,000 लेबर आवर्स हुई है, राइट। Y के केस में 1 लाख मशीन आवर्स हुई है और Z के केस में भी 1 लाख मशीन आवर्स हुई है। तो हम यहाँ पर एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, जो भी कॉस्ट है दैट इज 1 लाख डिवाइड बाय 50,000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, तो वो क्या आ जाएगा रुपीस 2 पर लेबर आवर। ये हमारा एब्जॉर्ब्ड जो प्री डिटरमाइंड रेट है वो आ गया। अब जितनी भी आवर्स लेबर आवर्स काम करेगी X में, उसमें पर आवर हम क्या मानेंगे कि ₹2 का ओवरहेड्स होता है। तो अगर हमें कोई भी एक नेक्स्ट जॉब करनी है जिसमें X के अगर 10 आवर्स का यूज होता है तो उसका पहले से हमें पता होगा कि भाई ओवरहेड्स कितना होगा, 10 आवर्स है, ₹2 पर आवर है तो 20 रुपीज का ओवरहेड्स होगा। तो जब भी ऐसी कोई जॉब है जिसमें X की 10 आवर्स की रिक्वायरमेंट है तो उसमें 20 रुपीज का ओवरहेड होगा, तो वो पहले से हमें पता है, राइट, समझ में आ रहा है। फिर अगर Y के केस में देखें तो 2 लाख रुपीस का कॉस्ट था, 1 लाख रुपीस उसका बेस है, मशीन आवर्स है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा ₹2 पर मशीन आवर। तो अगर सेम जॉब के अंदर Y की रिक्वायरमेंट जो है वो भी 10 आवर्स की है तो यहाँ पर भी ₹20 जो है वो Y का ओवरहेड्स लग जाएगा। और Z के केस में ये रेट कितना आएगा, ₹3 पर मशीन आवर। तो उस केस में अगर 10 आवर्स ऑफ Z भी रिक्वायर्ड है तो ओवरहेड्स कितना हो जाएगा, ₹30। तो यहाँ पर ये जो जॉब है जिसके अंदर हमें XYZ की 10 आवर्स की रिक्वायरमेंट है, उस केस में टोटल ओवरहेड्स जो होगा वो हो जाएगा ₹70। बाकी इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिएंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा और उसमें हमारे जो भी मार्जिन वगैरह है वो हम ऐड कर सकते हैं और हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। समझ में आ रहा है। अब ये जो 70 रुपीज है वो क्या है, प्री डिटरमाइंड रेट है कि पहले से हमने ऐसा मान लिया कि भाई ये XYZ में प्रीवियस ईयर में इतना हुआ था, उस हिसाब से 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख का ओवरहेड्स होगा और उस हिसाब से जो हमारे प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट है वो हमें मिले और उस हिसाब से हमने ये जॉब का एक्सपेंस निकाला। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा या कम हो सकता है, एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा या कम हो सकता है, बट वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें मिलेगा और तब तक हमें ऑलरेडी सेल्स हमने कर दिया होगा, तब तक ऑलरेडी हमें सेलिंग प्राइस किसी को बतानी होगी, कस्टमर को बतानी होगी और वो हमें रिसीव करना होगा।
समझ में आ रहा है? तो उस वजह से एक्चुअल और जो हमने प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर एब्जॉर्ब किया है उन दोनों में डिफरेंस आएगा, जिसे अंडर एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहा जाएगा, जो हम बाद में समझेंगे। समझ में आ रहा है? एक्चुअल और जो प्री डिटरमाइंड रेट है उसके हिसाब से जो चार्ज किया, कवर अप किया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा, जिसको किसी ना किसी तरीके से हमें अकाउंटिंग करना होगा, उसका हमें रिकॉर्डिंग करना होगा। वो कैसे करेंगे वो हम बाद में समझेंगे। समझ में आ रहा है? बट ये पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले जो भी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट वाइज पता है उसको हम अलोकेट करेंगे, उसके बाद जो कॉमन एक्सपेंडिचर है उसको हम अपोर्शन करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है उसको रीअपोर्शन करेंगे, फिर हम एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, फिर जॉब वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज जो भी हमें एक्सपेंस निकालना है उसमें हम उस ओवरहेड्स को, प्री डिटरमाइंड रेट को कंसीडर करेंगे, और फिर उसमें जो प्री डिटरमाइंड और एक्चुअल में जितना भी डिफरेंस आएगा उसे अंडर एब्जॉर्ब्ड या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड कहा जाएगा, और उसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे, जो हम आगे समझेंगे। समझ में आ रहा है? चलो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम थियरी में से पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। चलो, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सबसे पहले है एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। कितना क्या हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसको एस्टिमेट किया जाएगा, उसके सारे एक्सपेंडिचर को कलेक्ट किया जाएगा कि कहां कहां पर कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। The first stage is to estimate the amount of overheads, keeping in view the past figures and adjusting them for known future changes. जो भी past का डेटा है, जो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो चुका है उसको कंसिडर करेंगे, और जो फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं उसको कंसिडर करके हम एस्टिमेट बजट बनाएंगे। The sources available for the collection of factory overheads may include invoices, stores requisition, wage analysis, book journal entries, etc. Assignment of manufacturing overheads. The guiding principle for assignment of manufacturing overheads to a cost object is the traceability of the overheads in an economical feasible manner. अब वो असाइन किया जाएगा, किस प्रोडक्ट का, किस डिपार्टमेंट का, किस सर्विस का कितना एक्सपेंडिचर है, वो उसको असाइन किया जाएगा, राइट? तो वो किस बेसिस पर हमें करना है वो ध्यान में रखना है, उसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसमें कितना रिसोर्स यूज हुए, वो सारी चीजें हमें देखनी होगी। Assignment of the manufacturing overhead is done on the basis of either of the following two principles: cause and effect. किस cause की वजह से उसकी क्या effect है इसको consider करेंगे। Cause is the process or operation or activity and effect is the incurrence of cost. Process, operation, activity जो भी department करता है उसमें क्या हुआ, उस वजह से कितना cost incur हुआ उसको consider किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, जैसे कि एक्स हमारे एग्जाम्पल में था, तो उसमें लेबर्स जितने ज्यादा आवर्स के लिए काम करेंगे उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ज्यादा होगा। तो लेबर आवर इज द कॉज कि जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इनकर हुआ। समझ में आ रहा है? तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कंसिडर किया जाएगा। और सेकंड इज बेनिफिट रिसीव्ड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर टू बी अपोर्शन्ड टू वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट रिसीव्ड बाय देम। किसने कितना बेनिफिट रिसीव किया उसको भी कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कह सकते हैं कि भाई कैंटीन एक्सपेंस जो है उसका जो अलोकेशन करना है, कैंटीन एक्सपेंस जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर अलोकेट करना है तो किस बेसिस पर करेंगे? एम्प्लॉइज के बेसिस पर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे उस वजह से उतने लोगों ने उस कैंटीन सर्विसेज का बेनिफिट लिया, राइट? इवन उसको कॉज एंड इफेक्ट में भी कंसिडर कर सकते हैं, बट वो कॉज एंड इफेक्ट या फिर बेनिफिट रिसीव्ड है उसके बेसिस पर असाइन किया जाएगा जो भी हमारा एक्सपेंस है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी कॉस्ट सेंटर है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, राइट? कॉस्ट एलोकेशन. The term allocation refers to the direct assignment of cost to a cost object which can be traced directly. राइट? जो मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंडिचर किया है वो हमें पता है, दैट इज कंसिडर्ड एज allocation. It implies relating overheads directly to the various departments. The estimated amount of various items of manufacturing overhead should be allocated to various cost centers or departments. For example, if a separate power meter has been installed for a department, entire power cost ascertained from the meter is allocated to that department. अगर सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग मीटर्स है, राइट, कि किसमें कितना पावर कंज्यूम किया, तो उसमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि भाई किस डिपार्टमेंट का कितना पावर का या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हुआ है, तो वो अलोकेशन होगा। अगर वो कॉमन है, सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मीटर है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम आवर्स और सम अदर बेस, राइट?
तो उसे अपॉर्शनमेंट कहा जाएगा। अगर डायरेक्टली पता है कि भाई इस डिपार्टमेंट का इतना एक्सपेंस हुआ, दैट इज अलोकेशन। The salary of the works manager cannot be directly allocated to any one department since he looks after the whole factory. It is therefore obvious that many overheads item will remain unallocated after this step. अब जैसे कि यहाँ पर वर्क्स मैनेजर है, राइट, वो मैनेजर बहुत सारे डिपार्टमेंट को देखता है, तो उसकी जो सैलरी है वो कोई एक डिपार्टमेंट को हम नहीं दे सकते, इसीलिए वो अनअलोकेटेड रहेगा आफ्टर द अलोकेशन स्टेप, तो उसको अपोर्शन किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर पहले से ही पता है, अगर डिपार्टमेंट वाइज कोई भी मैनेजर रखे गए हैं तो उसकी जो सैलरी है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर दैट डिपार्टमेंट, तो वो अलोकेट हो जाएगा। बट अगर कॉमन मैनेजर है तो उसका अपोर्शनमेंट किया जाएगा। कॉस्ट अपोर्शनमेंट। There are some items of estimated overheads like the salary of the works manager which cannot be directly allocated to the various departments and cost center. जो भी वर्क्स मैनेजर है, जो कॉमन है, उसका सैलरी जो है वो डायरेक्टली किसी एक डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Such unallocable expenses are to be spread over the various departments or cost center on the basis of two principles. This is called apportionment. जो ये वर्क्स मैनेजर की सैलरी है वो सारे डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे क्या कहा जाएगा? कॉस्ट अपोर्शनमेंट। Thus, apportionment implies the allotment of proportion of items of cost to cost centers or departments. After this stage, all the overhead costs would have been either allocated to or apportioned over the various departments. Cost apportionment के बाद या तो जो भी कॉस्ट है वो सारे डिपार्टमेंट्स को अलोकेट हो चुके हैं या फिर अपोर्शन हो चुके हैं, राइट? फिर आएगा रीअपोर्शनमेंट। अप टू द लास्ट स्टेज ऑल ओवरहेड्स आर अलोकेटेड एंड अपोर्शन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, बोथ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स, राइट? Service departments are those departments which do not directly take part in the production of goods or providing services. जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली गुड्स प्रोडक्शन करने में या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने में कुछ भी हेल्प नहीं करते, बट वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। Such departments provide auxiliary services across the entity and render services to the other cost centers and in some cases to outside parties. वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को या फिर दूसरे जो भी आउटसाइड पार्टीज है उनको, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए वारंटी डिपार्टमेंट होगा तो वो वारंटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विसेज में हेल्प नहीं करते हैं। Examples of such departments are engineering, quality control and assurance, laboratory, canteen, stores, time, office, dispensary, etc. ये सारे डिपार्टमेंट जनरली डायरेक्टली प्रोडक्शन में या फिर सर्विसेज रेंडर करने में हेल्प नहीं करते हैं। The overheads of these departments are to be shared by the production departments since service departments operate primarily for the purpose of providing services to production department. जनरली ये सारे सर्विस डिपार्टमेंट किस लिए काम करते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। The process of assigning service department overheads to production department is called reassignment or reapportionment. सर्विस डिपार्टमेंट खुद तो कुछ अर्न नहीं करता है, इसीलिए उनके सारे जो एक्सपेंसेस है वो किसको दिए जाते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और उसे क्या कहा जाता है? रीअपोर्शनमेंट कहा जाता है या फिर रीअसाइनमेंट भी कह सकते हैं। At this stage, all the factory overheads are collected under production department. अब जितने भी एक्सपेंडिचर थे, राइट, वो किसको मिल गए हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए जा चुके हैं। समझ में आ रहा है? ये तीनों पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीड करने चाहिए, और इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल होगा, तो ये आपको एक बार रीड करना चाहिए। फिर है एब्जॉर्प्शन। After completing the distribution as stated above, the overheads charged to departments are to be recovered from the output produced in respective department. अब जितना भी एक्सपेंडिचर था वो सभी डिपार्टमेंट्स को दे दिया, अब वो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसमें से वो हमें रिकवर करना है। This process of recovering overheads of a department or any other cost center from its output is called recovery or absorption. अब जो भी ओवरहेड्स हुआ है वो हमें रिकवर करना है, एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द सेलिंग प्राइस। जो भी हम सेल करते हैं, आउटपुट सेल करते हैं, उसमें से वो रिकवर करना है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। Absorption of manufacturing overhead shall be as follow. Variable manufacturing overheads. The variable manufacturing overhead shall be absorbed on the basis of actual production. Variable manufacturing overhead से वो जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसके बेसिस पर वो हम रिकवर करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है विथ एक्टिविटीज और टर्नओवर। जबकि फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स
shall be absorbed on the basis of normal capacity, नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये इन डिटेल हम आगे जब पढ़ते जाएंगे वैसा आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि रीअपोर्शनमेंट तक का पार्ट कर लेंगे, फिर हम एब्जॉर्प्शन में जाएंगे, तो वो हम जब भी समझेंगे इन डिटेल तब ये क्लैरिटी आ जाएगी, तब ये आपको समझ में आ जाएगा। और फिर ये जो ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन है वो भी हम आगे अलग से कवर अप करेंगे। तो स्टेप्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स जो हमने समझा, सबसे पहले एस्टिमेशन किया जाएगा बाय स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब कि काइंड ऑफ परचेज ऑर्डर, कि भाई कितने में ये ऑर्डर दिया जाएगा, कितने में ये सर्विसेज ली जाएगी, राइट। थ्रू बजटिंग प्रोसेस, बजट वगैरह बनाएंगे और एस्टिमेट किया जाएगा कि भाई कितना कॉस्ट होगा। जनरली ओवरहेड्स जो है उसको पहले से एस्टिमेट करके देखेंगे कि भाई कितना होगा, क्योंकि वो हर बार एक्चुअल के बेसिस पर हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत सारी डिपार्टमेंट्स का एक साथ आएगा और वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम पीरियड आएगा, तो तब तक हम राह नहीं देख सकते कि भाई कितना आएगा एक्सपेंस और फिर हम चार्ज करें। जैसे कि अगर आपने कोई भी कोर्स परचेस किया, कोई भी क्लासेस परचेस किए, तो उसकी सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको बता दी गई है, राइट। तब आपको पूरे की पूरी सर्विस नहीं दी गई है, तो उसमें ओवरहेड्स कितना होगा वो नहीं पता है एग्जैक्टली। ओवरहेड्स चेंज होगा, वेराई होगा, बट फिर भी उसने सेलिंग प्राइस में वो उसका अलोकेशन, अपोर्शनमेंट सब कुछ करके उन्होंने डेटा मिला लिया होगा और फिर एक सेलिंग प्राइस डिसाइड की होगी। समझ में आ रहा है? तो वो रिकवर पहले कर दिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि भाई अंडर एब्जॉर्ब्ड है या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज किया जा सकता है। Allocation of overheads directly attributable to department or cost center. Apportionment of overheads on the basis of benefit received on the basis of cause and effect or other suitable basis. Apportionment क्या है? जो भी common expenditure है वो सभी को हम अपोर्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एब्जॉर्प्शन बाय एक्चुअल यूनिट्स एट प्री डिटरमाइंड रेट। ये समरी आप एग्जाम के टाइम पर रेफर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? पहले एस्टिमेशन होगा, फिर एलोकेशन होगा जो डायरेक्टली पता है डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंस का, फिर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर जो सारे कॉमन एक्सपेंडिचर है वो प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट में हम अपोर्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है उसको रीअपोर्शन किया जाएगा टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और उसके बेसिस पर एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया जाएगा। एस्टिमेशन ये फिर से थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, आप एक बार पढ़ सकते हैं कि भाई एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स कैसे करेंगे, बट हमने आगे ऑलरेडी जो एक पैराग्राफ समझ लिया उसमें जो क्रक्स थे वो हमें पता चल गए, राइट। अलोकेशन का भी वही है, आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको कलेक्ट करने के क्या बेनिफिट्स है, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। The collection of overheads department wise give rise to the following advantages. Better estimation of expense. Some expenses which relate to the department will be estimated almost on exact basis, and to that extent accuracy of estimation of overheads will be higher. जिस डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर हम एक्जेक्टली पता कर सकते हैं कि भाई इसमें इतना ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो अगर वो पहले से ही पता है, अच्छे से कर पाएंगे, तो क्या बेनिफिट होगा कि हमारा जो ओवरहेड्स है वो एक्यूरेट आएगा, उतने पार्ट तक तो एक्यूरेट आएगा, जो एट द एंड जो हमारा ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स जो है उनसे वेराई नहीं होगा। सो फर्स्ट एडवांटेज इज बेटर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंस। Second, better control. For the purpose of controlling expense in a department, it is obviously necessary that the figures in relation to each department should be separately available. अगर आपको कोई एक डिपार्टमेंट का एक्सपेंस कंट्रोल करना है तो उसके लिए उस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे आपको भी अगर आप कोई भी रीजन अगर फेल होता है कोई भी एग्जाम में, तो आप कौन सा सब्जेक्ट में वीक है वो उस सब्जेक्ट के मार्क्स का पता चलेगा, तभी आपको आइडिया आएगा। फिर आपको देखेंगे भाई कि इसमें मुझे इस पॉइंट के लिए, इस टॉपिक के लिए इसमें मैं ये गलती करता हूँ, वो मुझे पता चलेगा। लिखने में प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में गलतियां होती है, क्या प्रॉब्लम होती है वो तभी पता चल पाएगा और उसी के ऊपर आप फोकस कर पाएंगे। इसीलिए आपको भी एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही पेपर में सारे सब्जेक्ट कवर अप नहीं किए जाते हैं, राइट। आपको पेपर वाइज अलग अलग पढ़ाया जाता है, पेपर वाइज अलग अलग एग्जाम ली जाती है और उसका अलग अलग रिजल्ट दिया जाता है ताकि आप अच्छे से कंट्रोल कर पाए, राइट। It is one of the main principle of control that one should know for each activity how much should have been spent and how much is actually spent.
कंट्रोल करने के लिए कितना होना चाहिए, कितना स्पेंड करना चाहिए और कितना स्पेंड किया है वो पता चलना चाहिए, और वो डिपार्टमेंट वाइज होगा तभी पता चलेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे और तभी उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। If information about expenses is available only for factory as a whole, it will not be possible to know which department has been overspending. अगर पूरी फैक्ट्री का ही सिर्फ हमें एक्सपेंस पता है तो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा एक्सपेंस कर रहा है। उसके लिए हमें डिपार्टमेंट वाइज अगर इंफॉर्मेशन होगी तो पता चलेगा कि भाई इसकी गलती है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। सो फॉर बेटर कंट्रोल इट इज एडवाइजेबल टू हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन इन ओवरहेड्स, राइट? Ascertainment of cost for each department. From the point of view of ascertaining the cost for each job, the expense incurred in the departments through which the job or the product has passed should be known. कहाँ से वो प्रोडक्ट पास हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ पर गई है, वो हमें पता चलेगा। तो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट का एक्चुअल ओवरहेड्स हमें पता चलेगा और ओवरऑल कॉस्ट, और फिर हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। It is only then that cost of the job or a product can be charged with the appropriate share of indirect expenses. वो कौन से डिपार्टमेंट में ऐसा पास हुई है, उसका कॉस्ट का शेयर कितना है वो पता चलेगा, फिर ही हम एक्चुअल कॉस्ट पता कर पाएंगे। It is not necessary that job must pass through all departments or that the work required in each department should be the same for all job. ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में से पास होगी। कुछ प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होगी XYZ तीनों की, हो सकता है, पर किसमें से कितना, किस डिपार्टमेंट ने कितना उसके लिए उसके ऊपर काम किया है वो पता चलना चाहिए, तभी उस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट हमें पता चल सकता है। It is therefore necessary that only appropriate charge in respect of the work done in the department is made. This can be done only if overheads for each department are known separately. अगर सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग पता होगा तभी हम सर्टेन कर पाएंगे किसमें से कितना पास हुआ है और उसका कॉस्ट क्या। And last, suitable method of costing. A suitable method of costing can be followed differently for each department. For example, batch costing when a part is manufactured, but single or output costing when product is assembled. अब various methods भी है जो हमने चैप्टर 1 में समझा था, तो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी यूज की जा सकती है। तो कौन से डिपार्टमेंट में क्या एक्चुअल में हो रहा है, कौन से प्रोसीजर हो रही है, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा विच मेथड टू बी चूजन, राइट? तो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन किया हुआ है तो कॉस्टिंग मेथड अलग अलग हो सकती है जो बेस्ट सूटेबल है फॉर दैट डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये फोर्थ बेनिफिट है। क्लियर? ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको ये एक बार रीड करके जाना। देन अपॉर्शनिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस ओवर वेरियस डिपार्टमेंट। अलोकेशन कर दिया, डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना एक्सपेंडिचर है वो पता चल गया, बट अब कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर होंगे उसको अपोर्शन किया जाएगा। तो ये जो पैराग्राफ है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने वो समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब उसके हमें यहाँ पर कुछ बेसिस, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि इस टाइप के ओवरहेड्स होंगे तो उसका बेस फॉर अपॉर्शनमेंट क्या हो सकता है। रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस है, राइट? वो जनरली स्पेस एरिया कितना कवर अप होता है उसके बेसिस पर होता है। लाइटिंग एंड हीटिंग है, कंडीशनिंग कितना लाइट पॉइंट्स है, कितने जगह पर लाइट है उसके हिसाब से। फायर प्रिकॉशन सर्विसेज है, एयर कंडीशनिंग है, तो फ्लोर एरिया और वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट के बेसिस पर उसको हम अपोर्शन कर सकते हैं कि XYZ जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स है उसमें कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसका वॉल्यूम कितना प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बेसिस पर उसको अपोर्शन किया जा सकता है। आपको ये थियोरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP, राइट? क्योंकि आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि ये ओवरहेड कॉस्ट आपको दे देंगे और आपको बेस लिखना होगा कि इसके क्या क्या बेसिस हो सकते हैं, और प्रैक्टिकल में हमें दिया जाएगा सिर्फ एक्सपेंडिचर और आपको बेस दिया जाएगा, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से कॉस्ट के लिए कौन सा बेस चूज करें, राइट? तो प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम नहीं जाता और उसमें पूरे के पूरे मार्क्स आने के भी चांसेस हैं, और फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो ये अच्छे से करके ही जाना चाहिए। फिर है परक्विजिट्स है। परक्विजिट्स मतलब जो भी फैसिलिटीज वगैरह एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, राइट? क्वार्टर्स है या फिर कार दी जाती है तो वो परक्विजिट्स हो जाएंगे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, टाइम कीपिंग है, राइट? टाइम कीपिंग हमने लेबर वाले चैप्टर में देखा था कि जो अटेंडेंस वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि भाई एम्प्लॉय कब आता है कब जाता है। देन पर्सनल ऑफिस है, HR डिपार्टमेंट हो गया। सुपरविजन है तो वो नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पर हो सकता है,
क्योंकि जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उस बेसिस पर ये सारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे, राइट। देन कंपेंसेशन टू वर्कर्स है, हॉलीडे पेमेंट है, ईएसआई एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन है, परक्विजिट्स है, तो उसको डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर भी किया जा सकता है। परक्विजिट्स ऊपर भी था और यहाँ पर भी है, तो मतलब परक्विजिट्स के लिए आपके पास दोनों ही बेस अवेलेबल है, नंबर ऑफ वर्कर्स एज वेल एज डायरेक्ट वेजेस। अगर डायरेक्ट वेजेस है तो उसके बेसिस पर कीजिए, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर कीजिए। समझ में आ रहा है। फिर है जनरल ओवरहेड्स है। जनरल ओवरहेड्स मतलब कि उसका एग्जैक्टली क्या, किस तरह से, किस वजह से एक्सपेंडिचर हुआ है वो नहीं पता है, तो वो डायरेक्ट लेबर आर और डायरेक्ट वेजेस और मशीन आवर्स के बेसिस पर किया जा सकता है। जनरली कोई भी ओवरहेड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ओवरहेड्स जनरली आवर्स की वजह से ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, राइट। कोई भी चीज आप क्यों यूज करते हैं तो उसमें कितना आवर्स स्पेंड करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए जनरली ओवरहेड्स के बारे में अगर आपको कोई भी अच्छा बेस नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बेस यूज करें, तो आप डायरेक्ट लेबर आवर्स या डायरेक्ट मशीन आवर्स यूज कर सकते हैं। उसमें से कौन सा ज्यादा डोमिनेंट है वो आपको देखना चाहिए कि मशीन ओरिएंटेड है या फिर लेबर ओरिएंटेड, उसके बेसिस पर अलोकेट किया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ये सब कुछ कैपिटल वैल्यू, कितना उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बेसिस पर हम अपोर्शन कर सकते हैं। पावर एंड स्टीम कंजम्पशन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, मैनेजरियल सैलरीज, टेक्निकल एस्टिमेट्स के बेसिस पर हो सकता है। लाइटिंग एक्सपेंस, लाइट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स और एरिया और मीटर्ड यूनिट्स, कितना यूनिट्स उन्हें कंज्यूम किया, कितने लाइट पॉइंट्स है या फिर एरिया कितना ऑक्यूपाई करता है। इलेक्ट्रिक पावर, मशीन ऑपरेशन, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ मशीन आवर और वैल्यू ऑफ मशीन्स और यूनिट्स कंज्यूम्ड। हॉर्स पावर ऑफ मशीन कितना है, राइट, मशीन आवर्स कितने हुए, अलग अलग बेस हो सकता है। मटेरियल हैंडलिंग और स्टोर्स ओवरहेड, मटेरियल हैंडलिंग मतलब कि मटेरियल को मूवमेंट करना या फिर उनको कैरी करना, मैनेज करना। वेट ऑफ मटेरियल्स और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स और वैल्यू ऑफ मटेरियल और यूनिट ऑफ मटेरियल, वेट, उनकी वैल्यू या फिर नंबर ऑफ रिक्विजिट्स क्या है, या फिर उनका यूनिट क्या है, उसके बेसिस पर कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिस थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी बहुत बार आएंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आएंगे। हम इसके इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करें उसके पहले आपको ये अच्छे से एक दो बार पढ़ लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, तब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशंस करने में ज्यादा मजा आएगा। सम अदर बेसिस ऑफ अपोर्शनिंग ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट को और भी बेसिस पर हम अलोकेट कर सकते हैं, अपोर्शन कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमें बेसिस दिए हैं। एनालिसिस और सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन, एबिलिटी टू पे एंड एफिशिएंसी और इंसेंटिव्स, वो देखते हैं। एनालिसिस और सर्वे of existing conditions, at time it may not be possible to determine the advantage of an item of expense without undertaking an analysis of expenditure, expenditure क्यों, किस वजह से हो रहा है, उसका सर्वे करेंगे तभी पता चलेगा कि किस बेसिस पर हम अपोर्शन कर सकते हैं। हर बार वो बेस जो हमें ऊपर दिए थे वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तभी पता चलेगा, तो वो उसके बेसिस पर भी आप अपोर्शन कर सकते हैं। For example, lighting expense can be distributed over departments only on the basis of number of light points fixed in each department. हमें देखना होगा कि भाई कितने लाइट पॉइंट्स है, सभी में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे तभी पता चल पाएगा, प्रॉपरली उसको हम अपोर्शन कर पाएंगे। Ability to pay. It is a principle of taxation which has been applied in cost accounting as well as for distributing the expenditure on the basis of income of the paying department on a proportionate basis. यहाँ पर इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कितनी इनकम अर्न करते हैं उसके बेसिस पर आपको टैक्स पे करना है, जिसकी इनकम ज्यादा है उसको ज्यादा टैक्स पे करना रहेगा। इसी तरीके से कॉस्ट में भी एबिलिटी टू पे के हिसाब से, कि मतलब कौन सा डिपार्टमेंट कितना अर्न करता है, जितना अर्न करता है उतना ही उनको ज्यादा अपोर्शन किया जाएगा, एक्सपेंस जो है उनको ज्यादा दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी हम अपोर्शन कर सकते हैं एक्सपेंस को। For example, if a company is selling 3 different products in a territory, it may decide to distribute the expenses of the sales organization to the amounts of sales of different articles in this territories. Sales related expense है, तो उसका sales कितना होता है उस territory में, उसके basis पर apportion किया जा सकता है। This basis, though simple to apply, may be inequitable since the expenditure charged to an article may have no relation to the actual effort involved in selling it.
कई बार एक्सपेंस जो है वो कितना इनकम हुई है उस हिसाब से नहीं होता, क्योंकि कई बार कुछ इनकम ऐसी होती है कि जिसमें लेस एफर्ट्स से भी ज्यादा इनकम हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए फिर भी इनकम कम हुई। एक्चुअल में जो एक्सपेंस है वो ड्यू टू एफर्ट्स होते हैं, नॉट जस्ट बाय अलोकेट बाय रिलेटिंग इट टू द इनकम, क्योंकि वो हर बार इनकम से रिलेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस टाइम पर ये जो बेस है, ये जो थियरी है, ये इतनी यूजफुल नहीं होगी। इजी सेलिंग लाइंस thus may have to bear the largest proportion of expense, while on the other hand this should bear the lowest charge। इजी सेलिंग लाइन जहां पर सेल्स ज्यादा होता है उनको ज्यादा कॉस्ट बेयर करना रहेगा, और जहां पर कम सेल होता है उनको कम बेयर करना पड़ेगा, जबकि एफर्ट्स और जो एक्सपेंस है वो एक्चुअल में अलग तरीके से भी हुए हो सकते हैं। And last one, efficiency or incentives. Under this method, the distribution of overheads is made on the basis of predetermined levels of production or sales. When distribution of overhead cost is made on the basis, and if the level of production exceeds the predetermined level of production, the incidence of overhead cost gets reduced and the total cost per unit of production or of sales lowered. यहाँ पर उनकी efficiency वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उसके बेसिस पर ओवरहेड्स एलोकेट किए जा सकते हैं। अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उनका जो एक्चुअल ओवरहेड्स है वो कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा। समझ में आ रहा है? तो ऑपोजिट इज द इफेक्ट इफ द अज्यूम्ड लेवल्स आर नॉट रीच्ड। अगर उन्होंने जो रिक्वायर्ड या फिर जो अज्यूम्ड लेवल था वो अगर अचीव नहीं किया तो उसका ओवरहेड ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से उस डिपार्टमेंट का कॉस्ट ज्यादा लग सकता है या फिर प्रॉफिट कम दिख सकता है, उसी वजह से वो ज्यादा काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, राइट। तो ये तीन तरीके से भी अपोर्शन हो सकता है, एनालिसिस और सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन, एबिलिटी टू पे एंड एफिशिएंसी और इंसेंटिव्स। ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। चलिए, डिफरेंस बिटवीन अलोकेशन और अपोर्शनमेंट। अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट के बीच क्या डिफरेंस है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। Allocation deals with the whole items of cost which are identifiable with any one department। डायरेक्टली पता है कि किस डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उसे अलोकेट किया जाएगा, उसे अलोकेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट वेजेस ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स आर सेपरेटली obtained and hence each department will be charged by the respective amount of wages individually। तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सपेंस हुए हैं, तो किस डिपार्टमेंट का कितना एक्सपेंस हुआ है वो डायरेक्टली अलोकेट कर दिया, दैट इज अलोकेशन। While apportionment deals with the proportion of an item of cost, for example, the cost of the benefit of a service department will be divided between those departments which has availed those benefits। apportionment में क्या होगा, जो भी कॉमन एक्सपेंडिचर है जो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में हुए हैं, सभी ने थोड़ा थोड़ा बेनिफिट रिसीव किया है, तो सभी को अपोर्शन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट इज apportionment। Allocation is a direct process of charging expense to different cost center। ये डायरेक्ट प्रोसेस है क्योंकि पता है कि भाई किस डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया। While apportionment is an indirect process because there is a need for the identification of the appropriate portion of an expense to be borne by the different departments benefited। ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर पता करना होगा कि भाई किस डिपार्टमेंट ने कितना बेनिफिट रिसीव किया है, उस बेसिस पर उसको वो एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा। समझ में आ रहा है? The allocation or apportionment of an expense is not dependent on its nature, but the relationship between the expense and the cost center decides that whether it is to be allocated or apportioned। किस एक्सपेंस को allocate करना है, किस एक्सपेंस को apportion करना है, वो देखना होगा, वो कॉस्ट सेंटर के बेसिस पर डिसाइड होगा, एक्सपेंस के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। Allocation is a much wider term than apportion। ठीक है, अब है रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है वो रीअपोर्शन किया जाएगा, रीअसाइन किया जाएगा टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके भी हमें यहाँ पर बेसिस दिए है और ये कॉस्ट वाइज बेसिस दिए है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि भाई ये कॉस्ट है, इसको आप किस बेसिस पर रीअपोर्शन करेंगे, और ये हमारे थियोरेटिकल हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इसकी एप्लीकेशन आएगी। चलिए, कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स एंड बेसिस। मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप या प्लानिंग एंड प्रोग्रेस है या फिर टूल रूम है, तो उसको डायरेक्ट लेबर आवर्स के भी कितने लेबर आवर्स का यूज किया गया है इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या फिर मशीन आवर्स अगर वो मशीन ओरिएंटेड है, डायरेक्ट लेबर वेजेस, या फिर असेट वैल्यू एंड आवर्स वर्क, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकता है।
कैंटीन एंड वेलफेयर है, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी और पर्सनल डिपार्टमेंट। ये जो भी रिक्वायरमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट है वो जनरली एम्प्लॉयज के लिए है, राइट। एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो जनरली उसका बेस क्या होगा, एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। टाइम कीपिंग है, वो भी एम्प्लॉयज के बेसिस पर है, नंबर ऑफ कार्ड्स पंच्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा। कंप्यूटर सेक्शन है, तो उसमें कंप्यूटर आवर्स कितनी है, स्पेसिफिक अलोकेशन टू डिपार्टमेंट, इसमें कितने कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। पावर हाउस, इलेक्ट्रिक लाइटिंग कॉस्ट, फ्लोर एरिया, क्यूबिक कंटेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, वोल्टेज एटसेट्रा। पावर हाउस, इलेक्ट्रिक पावर कॉस्ट, हॉर्स पावर, किलोवाट आवर्स, हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स, किलोवाट आवर्स इनटू मशीन आवर्स, इस तरीके से हो सकता है। आपको जो दिया है उसके बेसिस पर आपको करना है। अगर आपको सिर्फ हॉर्स पावर दिया है तो इसके बेसिस पर कीजिए, अगर आपको हॉर्स पावर भी दिया है और मशीन आवर्स भी दिए हुए हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल है। समझ में आ रहा है? स्टोर्स डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, वेट और वैल्यू ऑफ मटेरियल्स इश्यूड, कितने रिक्विजिशन आए कि जिसके बेसिस पर उन्होंने इश्यू किया मटेरियल को, राइट, या फिर उसका वेट या फिर कितनी वैल्यू है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्रेन आवर्स, ट्रक माइलेज, ट्रक टोनेज, ट्रक टन आवर्स, टोनेज हैंडल्ड, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ स्टैंडर्ड साइज, इसके बेसिस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक्सपेंस रीअपोर्शन किया जाएगा। देन फायर प्रोटेक्शन, कैपिटल वैल्यूज, कहां पर कितना असेट है, कितना कैपिटल वैल्यू है। इंस्पेक्शन को इंस्पेक्शन आवर्स के बेसिस पर रीअपोर्शन करेंगे। Repairs included in repair shop cost, building maintenance cost included in maintenance shop cost, etc. should be apportioned on the basis of capital values. किसका कितना asset value है उसके basis पर reapportion किया जाएगा। Economy, practicability, equitability and reliability are the matters of consideration for selection of the base. ये सारा consider करेंगे इस points को और उसके basis पर हम reapportion करेंगे, right? अब है methods of reapportionment, ये important है। अलग अलग मेथड्स दी गई है, 3 मेथड्स दी गई है, उसके बेसिस पर हम रीअपोर्शन करेंगे। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब रीअपोर्शनमेंट का मतलब है कि सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करना है। और ये जो डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उसमें हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विस नहीं देता। मतलब कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस देते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट से एक दूसरे को कोई भी सर्विस नहीं देता। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा माने कि भाई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी चेक जो करते हैं, राइट, वो भी सर्विस डिपार्टमेंट है क्योंकि वो भी डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता है। और तो और जो कैंटीन डिपार्टमेंट है वो भी डायरेक्टली कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो क्वालिटी कंट्रोल एज वेल एज कैंटीन दोनों ही क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट, राइट। क्यूसी डिपार्टमेंट और कैंटीन ये दोनों ही सर्विस डिपार्टमेंट है। समझ में आ रहा है? बट ये दोनों में क्या होगा कि क्यूसी वाला जो है वो कैंटीन में, ऑब्वियसली क्यूसी डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज है वो कैंटीन में जाते ही होंगे खाना खाने। समझ में आ रहा है? मतलब कि कैंटीन डिपार्टमेंट है वो क्यूसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट अगर हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई क्यूसी कैंटीन वाले को कुछ भी सर्विस नहीं देता और कैंटीन वाला जो है वो क्यूसी को कोई भी सर्विस नहीं देता। ये दोनों ही सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस देते हैं, राइट। ये एक अजम्पशन है क्योंकि ये मेथड है तो मेथड में अलग अलग अजम्पशन हो सकते हैं। तो अजम्पशन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रैक्टिकली कहीं पर ऐसा है कि सर्विस डिपार्टमेंट कोई भी सर्विस एक दूसरे को नहीं देते हैं, तो उस केस में ये मेथड यूज होती है। समझ में आ रहा है? चलिए, इजी मेथड है। इसका हम क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे की मेथड्स देखेंगे। Direct redistribution method. Service department cost under this method are apportioned over the production departments only, ignoring the services rendered by one service department to the other. Service departments एक दूसरे को कोई भी सर्विस नहीं देते, ऐसा assume करके हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके लिए हमें इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन 1। Excel Limited has 3 production departments and 4 service departments. The expenses for these departments are primary as per primary distribution summary are as follow. यहाँ पर 7 डिपार्टमेंट्स है, उसमें से 3 डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 4 डिपार्टमेंट्स आर सर्विस डिपार्टमेंट्स।
सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए, बी एंड सी, उसका हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं प्राइमरीली जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो। और सर्विस डिपार्टमेंट्स है स्टोर्स, टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स, पावर एंड कैंटीन, और उसका भी हमें एक्सपेंस दिया हुआ है, राइट। The following information also available in respect of the production department, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में हमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है ए, बी एंड सी के लिए। हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स 300, 300 एंड 200, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है 20, 15 एंड 15, वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन इन रुपीज दिया है 250, 150 एंड 1 लाख रुपीज। Prepare a statement apportioning the cost of service departments over the production department using डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब कि हमें यहाँ पर ऐसा अज्यूम करना है कि ये चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोई भी सर्विस नहीं देता है, ये चारों की सर्विसेज का जो भी सर्विसेज है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दी जाती है, और ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम रीअपोर्शन करेंगे। अब कौन से बेसिस पर करेंगे उसके लिए यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी। चलिए, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट है। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट है उसमें क्या होता है कि गुड्स रिसीव या होते हैं या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन है उसके बेसिस पर हम स्टोर्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को एबीसी में रीअपोर्शन कर सकते हैं, राइट। फिर टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स है। टाइम कीपिंग जो है वो एम्प्लॉयज से जुड़ा हुआ है कि भाई कितने एम्प्लॉयज कब आते हैं, राइट, और अकाउंट्स उसके साथ दिया गया है। तो हम नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस ले सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर एबीसी को ये जो टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स का जो एक्सपेंस है 3 लाख रुपीज वो हम रीअपोर्शन करेंगे। फिर जो पावर एक्सपेंस है, पावर के लिए हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया हुआ है एबीसी का, तो उसके बेसिस पर रीअपोर्शन करेंगे। और फिर जो कैंटीन है, कैंटीन की सर्विसेज भी एम्प्लॉयज को दी जाती है, डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनको दी जाती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर हम उसे रीअपोर्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये जो 4 लाख रुपीज है स्टोर्स का वो हम करेंगे अपोर्शन इन 250 is to 150 is to 100, मतलब कि 25 is to 15 is to 10। उसको भी अगर हम और भी कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा 5 is to 3 is to 2 के बेसिस पर हम उसको रीअपोर्शन करेंगे। इसी तरीके से इन दोनों का भी हम रेशियो निकालेंगे और रीअपोर्शन कर देंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आइटम ऑफ कॉस्ट दिया है, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट और उसकी टोटल अमाउंट, और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन किया है। सबसे पहले तो कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो पहले से ऑलरेडी एबीसी का दिया हुआ था एक्सपेंडिचर, दैट इज 80 लाख रुपीज, वो लिखा हुआ है क्योंकि वो भी ओवरहेड्स तो है और हमें टोटल ओवरहेड्स निकालना है। फिर जो स्टोर्स का है तो उसको 5:3:2 मतलब कि वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन के बेसिस पर अपोर्शन करेंगे। तो 4 लाख रुपीज टोटल थे तो उसको 5:3:2 में एलोकेट किया तो 2 lakhs 120 and 80,000, राइट। फिर टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स है, उसको नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर किया है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है 20, 15 एंड 15। तो यहाँ पर हम 5 को कॉमन निकाल दे तो क्या हो जाएगा 4:3:3। यहाँ पर 4:3:3 3 लाख रुपीज टोटल एक्सपेंस था, उसको एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स वो कितना है 300, 300 एंड 200, तो 3:3:2 हो जाएगा, राइट। तो ये 3:3:2 में ये जो 1,60,000 है वो सभी में रीअपोर्शन किए हैं। एंड लास्ट कैंटीन, वो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पर करेंगे, राइट, दैट इज 4:3:3 1 लाख जो है टोटल उसको 40, 30 एंड 30 और इन सभी का टोटल कर देंगे तो हमें ए, बी का और सी का टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा, राइट। इजी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्लियर? काफी इजी मेथड है। चलो सेकंड मेथड है स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप मेथड और नॉन रेसिप्रोकल मेथड। स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड में क्या है, मतलब कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस देता है बट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले को कुछ भी सर्विस नहीं देता। जैसे कि हमने आगे एग्जांपल में देखा कि भाई क्यूसी और कैंटीन दोनों ही सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। अब क्यूसी डिपार्टमेंट है वो सिर्फ रॉ मटेरियल को चेक करता है या फिनिश गुड्स को चेक करता है, फूड इंग्रेडिएंट्स को चेक नहीं करता है। तो उस केस में क्या होगा कि भाई क्यूसी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज है, राइट, वो खाना खाने जाएंगे कैंटीन में, मतलब कि कैंटीन जो है वो क्यूसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो कैंटीन है वो क्यूसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट क्यूसी कैंटीन को कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करेगा बट दूसरा पहले को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। वो स्टेप और भी हो सकता है, मतलब कि ए, बी और सी है, राइट। तो ए बी को देता है
सर्विस, समझ में आ रहा है। और ए सी को भी सर्विस प्रोवाइड करता है, बट बी सिर्फ सी को प्रोवाइड करता है, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। बट सी ए को भी नहीं देता है सर्विस, ना ही बी को सर्विस प्रोवाइड करता है। बी भी ए को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। ए बी और सी दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है। बी सिर्फ सी को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट बी ए को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, और सी बी या ए किसी को भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। तो ये स्टेप मेथड या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड हो जाएगा। नॉन रेसिप्रोकल मतलब कि क्या, जैसा एक करता है वैसा ही दूसरा करता है, तो उसे रेसिप्रोकल कहा जाएगा। जब दोनों ही एक जैसा काम नहीं करेंगे तो उसे नॉन रेसिप्रोकल कहा जाएगा। तो ए बी को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट बी ए को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो वो नॉन रेसिप्रोकल। ए है वो सी को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट सी ए को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो वो नॉन रेसिप्रोकल है। बी सी को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट सी बी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो वो नॉन रेसिप्रोकल है। अगर ए जो है वो बी और सी को सर्विस प्रोवाइड करे, बी जो है वो ए और सी दोनों को सर्विस प्रोवाइड करे, सी जो है वो बी और ए दोनों को सर्विस प्रोवाइड करे, राइट, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी जो ये मेथड है उसमें हम क्या समझ रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट दूसरा पहले को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तो किस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीअपोर्शनमेंट होगा, वो देखते हैं। This method gives cognitions to the service rendered by service department to another service department. Therefore, as compared to previous method, this method is more complicated because the sequence of apportionment has to be selected here. यहाँ पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। That is more practical, but it is more difficult as well, right? The sequence here begins with the department that renders maximum number of services to other service departments. यहाँ पर हम अज्यूम भी ऐसा करते हैं कि भाई एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को देता है, बट दूसरा पहले को नहीं देता। तो यहाँ पर जो जिसको ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है उसको हम कंसिडर करेंगे, उसका एक्सपेंस दूसरे को हम रीअपोर्शन करेंगे, बट दूसरे का पहले को रीअपोर्शन नहीं किया जाएगा। तो मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है उसको का एक्सपेंस जो है वो सबसे पहले हम रीअपोर्शन कर देंगे। इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। सपोज द एक्सपेंसेस ऑफ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए एंड बी एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई आर एज फॉलो। यहाँ पर डिपार्टमेंट एक्स ए एंड बी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और एक्स एंड वाई जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो उसका डिपार्टमेंट और उसका हमें एक्सपेंडिचर दिया है, और अपोर्शनमेंट भी दिया है कि कौन कितना किसको सर्विस देते हैं। तो जो डिपार्टमेंट एक्स है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका एक्सपेंस है 2 लाख रुपीस। जो वाई को दिया जाता है 25%, ए को दिया जाता है 40% और बी को दिया जाता है 35%। फिर डिपार्टमेंट वाई जो और एक सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका टोटल एक्सपेंस है 1,50,000, बट वाई में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, खुद को सर्विस नहीं देगा। बट यहाँ पर एक्स का भी नहीं दिया है, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि एक्स जो है वो वाई को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट वाई जो है वो एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि ये नॉन रेसिप्रोकल मेथड। समझ में आ रहा है। अगर ये डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन होता तो एक्स और वाई सिर्फ ए और बी को ही देते हैं, ये भी नहीं दिया जाता कि भाई एक्स है वो वाई को कुछ भी सर्विस नहीं देता। समझ में आ रहा है। बट नॉन रेसिप्रोकल में हम ऐसा मानेंगे कि भाई एक्स है वो वाई को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट वाई एक्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। और जो y है उसका 40% ए को जाएगा और 60% बी को जाएगा, और फिर ए और बी का भी हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप मेथड या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड। चलिए, काफी इजी है। समरी ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट जो हमें दी गई है क्वेश्चन में एक्स वाई और ए बी की, वो लिख दिया हमने। अब x का जो है वो y, a और b तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 25:40:35। तो यहाँ पर एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट x इज अपोर्शन अमंग अदर डिपार्टमेंट्स y, a and b इन द रेशियो ऑफ 5:8:7, राइट, दैट इज 25%, 40% एंड 35%। तो ये 2 लाख पूरा का पूरा इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये 2 लाख यहाँ पर नेगेटिव, मतलब कि ये 0 हो गया, और फिर इन तीनों को अलोकेट कर दिया, तो इन तीनों का टोटल इंक्रीज हो चुका है। अब y का पहले 1,50,000 था, बट उसका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, क्योंकि x का भी जो अलोकेशन था, x भी जो y को सर्विस प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पर कंसिडर किया, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 2 लाख रुपीस। अब ये 2 लाख a और b को अलोकेट हो जाएगा, और एट द एंड जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस था वो सिर्फ a और b को मिल जाएगा।
तो यहाँ पर एक्सपेंस ऑफ डिपार्टमेंट वाई अपोर्शन बिटवीन डिपार्टमेंट्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3, वो कैसा आया 40% है 60%, तो वो हो जाएगा 2:3, राइट। तो 2 लाख रुपीज पूरा का पूरा इन दोनों को अलोकेट कर दिया, राइट। और इसी तरह से एक्स और वाई का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 0 हो चुका, और ए और बी का जो टोटल एक्सपेंडिचर वो बढ़ गया, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स और वाई का था उसके भी एक्सपेंडिचर ए और बी को हमने रीअपोर्शन कर दिया। क्लियर, इजी था, राइट। चलिए, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है तो वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा आ जाए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 है, पेज नंबर 4.70 पर दिया है, वो देखते हैं। Deccan Manufacturing Limited have 3 departments which are regarded as production departments. 3 production departments हैं। Service departments cost are distributed to this production departments using step ladder method of distribution, मतलब कि non reciprocal method. Estimates of a factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follow. हमें यहाँ पर जो next year उसके लिए कितना overhead expenditure होगा production as well as service departments उसका दिया हुआ है। Data required for distribution is also shown against each department, और उसके लिए कुछ डेटा भी दिया हुआ है। डिपार्टमेंट्स है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जेड एंड सर्विस डिपार्टमेंट पी क्यू आर एंड एस, उसका फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, ये तीनों का हमें दे दिया है। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है उसका हमें रीअपोर्शनमेंट करना होगा टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए है, और एरिया इन स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। The overhead cost of the 4 service departments are distributed in the same order with P, Q, R and S respectively on the following basis. हमें P, Q, R, S के सीक्वेंस में करने हैं। मतलब क्या होगा कि ये जो P है उसका जो एक्सपेंस है दैट इज 45,000 वो XYZ को तो अलोकेट होंगे, प्लस QRS को भी अलोकेट किए जाएंगे। फिर ये जो Q है उसका एक्सपेंडिचर XYZ को तो दिया जाएगा, राइट, प्लस R और S को भी दिया जाएगा। स्टेप मेथड है इसीलिए P का Q को जाएगा एक्सपेंस, बट Q का P को एक्सपेंस नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लियर इट, राइट। मैं सभी को आंसर तो करता ही हूं, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगा इस तरीके से कि आपको समझ में आ जाए, राइट। फिर जो Q का हो जाएगा XYZ और RS में, फिर जो R है उसका XYZ में भी जाएगा और सिर्फ S को जाएगा, और S का जो है वो सिर्फ XYZ में अलोकेट किया जाएगा। मतलब कि P QRS को देती है सर्विस, Q जो है वो सिर्फ R और S को सर्विस देती है, R जो है वो सिर्फ S को सर्विस देता है। समझ में आ रहा है? S किसी भी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं देता है। स्टेप मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। क्लियर? इस तरीके से अलोकेट करना है। और उसके हमें बेसिस भी दिए हैं। P का जो एक्सपेंडिचर है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पर होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें दे रखा है। Q जो है उसका डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर किया जाएगा, वो भी हमें दिया हुआ है। R का जो है वो एरिया इन स्क्वायर मीटर के बेसिस पर किया जाएगा, वो भी हमें दिया हुआ है। और S जो है उसका डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर होगा, राइट। समझ में आ रहा है? You are required to prepare a schedule showing the distribution of overhead cost of the 4 service departments to 3 production departments. जो 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स है उसका जो भी 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको किस तरह से रीअपोर्शन करेंगे उसका पूरा हमें शेड्यूल स्टेटमेंट बनाना है। एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और रिकवरी रेट मतलब कि एब्जॉर्प्शन रेट भी कैलकुलेट करना है यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जो PQRS है उसका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर हमें XYZ में अलोकेट करना है। P का XYZ और QRS में होगा, Q का RS और XYZ में होगा। इस तरीके से स्टेप लैडर मेथड का हमें यूज करना है, और जो भी हमें बेसिस दिए थे उनको कंसिडर करने के बाद। चलिए यहाँ पर है शेड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट अमंग डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन के है XYZ और सर्विस के है PQRS। यहाँ पर टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट P जो 45,000 रुपीज है उसको हम अलोकेट करेंगे। उसका जो बेस था उसको कंसिडर करके हम XYZ QRS इन 6 डिपार्टमेंट से में हम अलोकेट करें। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर जो टोटल हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 0। और एडवाइजेबल है कि आप एक टोटल की एक रो भी ऐड कर दे। अगर हम उसमें लिखेंगे तो कितना हो जाएगा
1,93,000 प्लस 10,000 दैट इज 2,03,000। फिर यहाँ पर 64,000 प्लस 12,500 दैट इज 76,500। फिर यहाँ पर हो जाएगा 83,000 प्लस 8,500 दैट इज 91,500। यहाँ पर जीरो हो जाएगा, Q का हो जाएगा 80,000, फिर R का हो जाएगा 1,09,000 और S का हो जाएगा 35,000। ये टोटल लिखने से हमें क्या फायदा होगा कि जो हमारा नेक्स्ट अलोकेशन है, मतलब कि Q का जो एक्सपेंस है दैट इज 80,000, वो इजीली हम अलोकेट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों का हमें टोटल करना है, सिर्फ 75,000 को हम रीअपोर्शन नहीं कर सकते। उसका जो Q का अपोर्शन ओवरहेड था वो था 75,000, बट जो P का उसको ओवरहेड मिला दैट इज 5,000 रुपीज, वो होकर कितना हो गया टोटल 80,000। तो पूरा का पूरा 80,000 XYZ और RS में रीअपोर्शन किया जाएगा। वो ध्यान में रखिएगा, Q का जो ओवरहेड है वो जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो रीअपोर्शनमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं कि जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिल जाए, राइट। तो ये जो 80,000 है वो डायरेक्ट लेबर्स के बेसिस पर, डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर XYZ और RS को अलोकेट किए जाएंगे, राइट। फिर से टोटल करेंगे तो 2,03,000 X का जो है 2,03,000 जो ऑलरेडी हमने किया था प्लस 16,000 उसमें ऐड किए जाएंगे दैट इज 2,19,000। फिर जो Y था उसमें 76,500 प्लस 12,000 तो वो हो जाएगा 88,500। फिर जो Z था उसका 91,500 प्लस 16,000 तो वो हो जाएगा 1,07,500। यहाँ पर तो जीरो है। अब Q का भी जीरो हो जाएगा क्योंकि 80,000 थे वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब जो R है, राइट, उसका कितना हो जाएगा 1,09,000 प्लस 24,000 तो 1,13 प्लस 1,33,000। फिर जो S है, राइट, उसका कितना हो जाएगा 35,000 प्लस 12,000 दैट इज 47,000, राइट। अब ये जो Q है उसका 1,33,000 है, वो हम XYZ और S में अलोकेट करेंगे बेस्ड ऑन एरिया, राइट। तो ये XYZ को अलोकेट किया और फिर R में हो जाएगा जीरो, माइनस में आ जाएगा 1,33,000 और यहाँ पर 19,000, राइट। अब फिर से हम टोटल कर देंगे तो 2,19,000 प्लस 57,000, राइट। 226 प्लस 50 मतलब कि 276, 88,500 प्लस 28,500 मतलब कि 89,000 प्लस 97, 1,17,000। फिर 1,07,500 प्लस 28,500 तो 1,08,000 1,36,000। यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर R में भी जीरो हो जाएगा और S का हो जाएगा 47,000 प्लस 19,000 मतलब कि 66,000। अब ये जो 66,000 है वो XYZ को अलोकेट किए जाएंगे और वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर थे तो वो यहाँ पर अलोकेट कर दिए। यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा तो एट द एंड टोटल जीरो हो जाएगा, राइट। और फिर इन दोनों का टोटल मतलब कि ये 3 लाख, इन दोनों का टोटल, राइट, मतलब कि 135 एंड 1,60,000, राइट। मतलब कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपेंस थे वो जीरो हो चुके हैं और वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चला गया। देखिए यहाँ पर आपको स्टेप दिख रहे होंगे, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इस तरह से हो रहा है ना, इसीलिए स्टेप लैडर में खड़े कि P का Q RS में अलोकेट हुआ, Q का RS में अलोकेट हुआ, R का S में अलोकेट हुआ और S का सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलोकेट हुआ। नॉन रेसिप्रोकल मेथड है। P Q को सर्विस देता है बट Q P को सर्विस नहीं देता है। समझ में आ रहा है? चलो तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमें ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करना था, एब्जॉर्प्शन रेट हमें कैलकुलेट करना है। तो वो सिर्फ XYZ का निकलेगा और वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर हमें करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टोटल अपोर्शन ओवरहेड है वो हम लिखेंगे, जो हमारे ये आंसर मिला उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख, 1,35,000 एंड 1,60,000। फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स को लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हमें क्वेश्चन में दिया है 4,000, 3,000 एंड 4,000। और फिर ये जो ओवरहेड है उसको डायरेक्ट लेबर आवर्स से हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिकवरी रेट मिल जाएगा।
तो 3 लाख डिवाइड बाय 4000 दैट इज 75 रुपीज, 1,35,000 डिवाइड बाय 3,000 दैट इज 45 रुपीज एंड 1,60,000 डिवाइड बाय 4,000 दैट इज 40 रुपीज। तो ये जो है ये है ओवरहेड रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। मतलब कि अगर डिपार्टमेंट एक्स में अब जितने भी आवर्स काम किए जाएंगे तो उसका ओवरहेड अगर हमें चार्ज करना है किसी भी जॉब किसी भी प्रोडक्ट में अगर हमें एलोकेट करना होगा तो वो पर आवर ₹75 होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये हमने फोर्थ कमिंग ईयर का बजट दिया था, राइट, कि फोर्थ कमिंग ईयर में इतना ओवरहेड्स होगा। तो अब फ्यूचर में जितने भी प्रोडक्शन किया जाएगा और उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड की जाएगी तो उसमें डिपार्टमेंट एक्स में जितने भी आवर्स काम किया है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा विथ ₹75 पर आवर। अगर 5 आवर्स XYZ में काम किया है तो इन तीनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा विथ 5 आवर्स और फिर जो अमाउंट आएगा उसको सेलिंग प्राइस के लिए ऐड किया जाएगा ताकि टोटल कॉस्ट हमें एक्चुअल में पता चले। ये एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन या रिकवरी रेट इन डिटेल हम आगे भी समझने वाले हैं, थ्योरी प्लस सब कुछ बेस वगैरह समझेंगे कि भाई ये डायरेक्ट लेबर आवर्स क्यों लिए है वो भी हम इन डिटेल समझेंगे। समझ में आ रहा है? तब ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बट यहाँ पर अभी आपको इतना तो इजीली समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। क्लियर? तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट? चलिए, तो हमने रीअपोर्शनमेंट, हमने पहले एलोकेशन क्या है, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट समझा और रीअपोर्शनमेंट की हमने दो मेथड समझी। डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपेंस है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। एंड सेकंड स्टेप या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड जिसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है बट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले को नहीं देता है सर्विसेज। उस हिसाब से हमने रीअपोर्शनमेंट किया, राइट? उसके लिए हमने इलस्ट्रेशन 1, 2 और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 देखा। होपफुली आपको समझ में आ गया है, राइट? अब जो थर्ड मेथड है रीअपोर्शनमेंट की वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, राइट? तो चलिए थर्ड मेथड समझते हैं, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में क्या होता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है, ओवरहेड्स है, वो किस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन किया जाएगा वो यहां पर हम समझने वाले हैं, राइट? This method recognizes the fact that where there are two or more service departments, they may render services to each other, and therefore, this interdepartmental services are to be given due weight while redistributing the expenses of the service departments. Service departments भी एक दूसरे को services provide करते हैं, उसको भी हम consider करेंगे और उस basis पर हम ये service department के expenses को हम reapportion करेंगे, right? तो reciprocal method के अंदर 3 सब methods दी गई हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट? उसमें से सबसे पहले हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सीखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में इक्वेशन बनाए जाते हैं और उनको सोल्व करके जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके एक्चुअल एक्सपेंसेस निकाले जाते हैं और फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिअपोर्शन किए जाता है। According to this method, firstly, the cost of service departments are ascertained. This costs are redistributed to production departments on the basis of given percentages. Right? इसके लिए हमें एक एग्जांपल इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 3, वो हम सोल्व करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंसेस, बॉयलर हाउस है 3 लाख रुपीस, बॉयलर हाउस है वो सर्विस डिपार्टमेंट है और उसका एक्सपेंस हुआ है 3 लाख रुपीस। पंप रूम दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका एक्सपेंस हुआ है 60,000, टोटल 3,60,000। The allocation basis is प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ए और बी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और बॉयलर हाउस और पंप रूम 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है। तो जो बॉयलर हाउस जो सर्विस डिपार्टमेंट है जिसका 3 लाख रुपीस एक्सपेंस है वो किस तरह से अलोकेट होगा, ए को 60%, बी को 35% और पंप रूम को 5%। जबकि पंप रूम का एक्सपेंस जो है वो ए को 10%, 40% बी को और बॉयलर हाउस को जाएगा 50%। मतलब कि पंप बॉयलर हाउस पंप रूम को सर्विस देता है और पंप रूम बॉयलर हाउस, मतलब कि एक दूसरे को सर्विसेज यहाँ पर दी जाती है, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, राइट? तो यहाँ पर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का यूज करके हम सोल्व करेंगे। अब देखिए, अब अभी हमें पता है वो कितना है कि बॉयलर हाउस का एक्सपेंस है 3 लाख, बट एक्चुअली 60,000 में से भी कुछ एक्सपेंस बॉयलर हाउस को जाएगा। पंप रूम का जो भी 60,000 रुपीज है उसमें से भी कुछ एक्सपेंस बॉयलर हाउस को जाएगा। वैसे ही पंप रूम का एक्सपेंस वैसे 60,000 है बट एक्चुअल में 3 लाख में से भी कुछ आएगा। तो वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि बॉयलर हाउस और पंप रूम का टोटल एक्सपेंस कितना है, क्योंकि एक दूसरे को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी रीअपोर्शनमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे।
अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि बॉयलर हाउस का जो एक्सपेंस है वो बी है और पंप रूम का एक्सपेंस पी है, राइट, बॉयलर हाउस का जो एक्सपेंस है वो बी है और पंप रूम का टोटल एक्सपेंस है वो पी है, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा देन बी बॉयलर हाउस का टोटल एक्सपेंस 3 लाख जो ऑलरेडी हमें दिया था प्लस 0.5 ऑफ पी। ये कैसा आया, देखिए हमें ये यहां पर बताया गया था कि पंप रूम का जितना भी एक्सपेंस है, राइट, उसमें से 50% किसको जाएगा, बॉयलर हाउस को। तो पंप रूम का जितना भी एक्सपेंस उसका 50% बॉयलर हाउस को जाएगा, तो वो भी बॉयलर हाउस के एक्सपेंस में ऐड किया जाएगा। सो यहाँ पर 3 लाख जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए थे प्लस 0.5 ऑफ पी, पी फॉर पंप रूम का एक्सपेंस, राइट, तो वो भी ऐड किया जाएगा। और जो पी है पंप रूम का एक्सपेंस वो कितना होगा, जो ऑलरेडी हमें 60,000 दिए थे प्लस 0.05 ऑफ बी। अब ये 0.05 ऑफ बी कैसे आया, यहां पर हमें दिया हुआ है जो बॉयलर हाउस का एक्सपेंस है उसमें से 5% किसका है, पंप रूम का। तो बॉयलर हाउस का टोटल एक्सपेंस जो होगा उसका 5% किसको जाएगा, पंप रूम को। तो पंप रूम का टोटल एक्सपेंस मिलेगा 60,000 प्लस 0.05 पी, राइट। मतलब कि हमारे पास यहां पर अब दो इक्वेशन बन गए हैं, B is equal to 3 lakhs plus 0.5 P and P is equal to 60,000 plus 0.05 B। क्लियर, यहां पर गलती हो सकती है ये 0.5 P और 0.05 B में, क्योंकि कंफ्यूजन ये हो जाता है कई बार कि लोग बॉयलर हाउस का ले लेते हैं 5%, तो 5% ही उसमें प्लस कर देते, 0.05 पी कर देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। बट एक्चुअल में ये क्या है कि बॉयलर हाउस का एक्सपेंस पंप रूम में कितना जाएगा, 5%। तो ये जो 5% है वो पंप रूम के एक्सपेंस में ऐड किया जाएगा, और ये पंप रूम का जो एक्सपेंस है उसका 50% बॉयलर हाउस को जाएगा, इसीलिए बॉयलर हाउस के एक्सपेंस में 50% ऑफ पंप रूम ऐड करना है। तो यहां पर बॉयलर हाउस का हम जब टोटल करेंगे उसमें 3 लाख प्लस 0.5 पी आएगा, और जब हम पंप रूम का एक्सपेंस टोटल करेंगे उसमें 60,000 प्लस 0.05 बी आएगा। यहां पर ध्यान रखेगा, ये इक्वेशन बनाने में गलतियां हो सकती है, राइट। चलिए, तो अब हम कोई भी एक इक्वेशन के अंदर बी या पी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पी इज इक्वल टू 60,000 प्लस बी, या फिर बी इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5 पी, राइट। तो सब्सटीट्यूट करते हैं द वैल्यू ऑफ बी, मतलब कि p इज इक्वल टू 60,000 प्लस 0.05 b था, तो b इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5 p। तो ऐसा करेंगे तो सोल्व करेंगे तो 60,000 3 लाख इंटू 0.05 दैट इज 15,000 एंड 0.5 इंटू 0.05 तो 0.025 p हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास तो 1 p तो है ही, राइट। तो 15 प्लस 60,000 दैट इज 75,000 प्लस 0.025 p। सो ये जो P था उसमें से 0.025 यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 75,000। सो P इज इक्वल टू ₹76,923। तो टोटल पंप रूम का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 76,923। ये कैसा आया, 60,000 था, अब ये 76,000 कैसे आया। तो जो पंप रूम में जो है उसमें बॉयलर हाउस का भी एक्सपेंस आएगा, बॉयलर हाउस का भी जितना एक्सपेंस पंप रूम को जाएगा वो भी इसमें ऐड हो चुका है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होके टोटल बन जाएगा 76,923, राइट। अब ये जो P की वैल्यू है वो हम B वाले जो हमारा इक्वेशन था B इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.5 P उसमें हम ऐड करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। टोटल एक्सपेंस ऑफ द पंप रूम इज 76,923 एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बॉयलर हाउस वुड बी 3,38,462। कैसा आया, 3 लाख प्लस 0.5 P, समझ में आ रहा है। तो अब ये 3,38,462 बॉयलर हाउस का टोटल एक्सपेंस और 76,923 पंप रूम का टोटल एक्सपेंस है। अब ये बॉयलर हाउस और पंप रूम का जो टोटल एक्सपेंस है वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 60% एंड 35%। मतलब कि यहां पर जो अलोकेट किया जाएगा सिर्फ वो 95% ही किया जाएगा, 5% अलोकेट नहीं किया जाएगा। और पंप रूम का एक्सपेंस वो 10% और 40% ही जाएगा, मतलब कि 50% ही जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो इन दोनों को अलोकेट करना था वो हमने ऑलरेडी अलोकेट कर चुके हैं, और उसी हिसाब से ये जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वो बढ़ चुका है। पंप रूम का पहले 60,000 था, अब हो चुका है 76,923, और बॉयलर हाउस का पहले 3 लाख था, अब हो चुका है 3,38,462। तो अब हमें सिर्फ ए और बी को ही अलोकेट करना है, और वो भी जो यहाँ पर रेशियो दिया है उतना ही, मतलब कि 100% अब अलोकेट नहीं होगा। चलिए,
expense will be allocated to the production department, department A and department B. बॉयलर हाउस का जो है एक्सपेंस 3,38,000 था, वो 60% एंड 35% ए और बी को रिस्पेक्टिवली जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,03,077 एंड 1,18,462। और पंप रूम का 10% एंड 40% ऑफ ₹76,923 जाएगा 7,692 एंड 30,769। यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि ये 60:35 में नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा 3,38,462 अलोकेट हो जाएगा ए और बी को, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर 76,923 भी 10:40 के रेशियो में नहीं जाएगा, 10% एंड 40% ही जाएगा, क्योंकि बाकी का ऑलरेडी इन दोनों में आ चुका है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दोनों का ऑलरेडी एक्सपेंस बढ़ चुका है। एक्चुअल में हमें अलोकेट कितना करना है, सिर्फ 3,60,000 ही करना है, बट अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 3,60,000 से ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। 338 + 76 करेंगे तो अराउंड 4 लाख से भी ज्यादा आएगा, तो हमें उतना तो अलोकेट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ 3,60,000 ही अलोकेट करना है। इसीलिए जो ए और बी के परसेंटेज है उतना ही हम अलोकेट करेंगे। तो ये अलोकेट कर दिया। अब इसका जो टोटल मिला है ये टोटल 3,60,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों का आप टोटल करेंगे तो वो 3,60,000 हो जाएगा, मतलब कि सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी टोटल एक्सपेंस था पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी को अलोकेट हो चुका है। समझ में आ रहा है? राइट? और थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनका टोटल एक्सपेंस हमें निकालना है। तो टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए उनको जो ऑलरेडी अपोर्शन कॉस्ट है प्लस जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट है उसका जितना भी पार्ट इस सर्विस डिपार्टमेंट को जाता है वो हम ऐड करेंगे। फिर उसमें सर्विस डिपार्टमेंट कोई भी एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें दूसरा भी पॉइंट मिल जाएगा। राइट? फिर उनका जो कॉस्ट आया है जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनका, उसमें जितना प्रोपोर्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है उतना ही हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलोकेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी बढ़ा दिया है बाय अलोकेटिंग ईच अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स एक्सपेंस पार्ट। राइट? इसीलिए सिर्फ जितना प्रोपोर्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है उतना ही हमें अलोकेट करना है, अपोर्शन करना है। राइट? और फिर जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है सर्विस डिपार्टमेंट का वो अपोर्शन हो जाएगा, तो उसका टोटल इज इक्वल टू जो एक्चुअल क्वेश्चन में हमें दिया था सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड्स उतना ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? चल, अब जो दूसरी मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, वो हम बाद में करेंगे। उसके पहले जो थर्ड मेथड है वो हम समझते हैं, दैट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंस है वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज अदर सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन करेंगे। फिर जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है उसका सभी में हम अपोर्शन करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट। वो करते ही जाएंगे जब तक सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस ऑलमोस्ट निल या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट ना हो जाए। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे। राइट? Under this method, service department costs are distributed to other service and production departments on agreed percentage, and this process continued to be repeated till the figures of service departments are either exhausted or reduced to too small a figure. जब तक वो अमाउंट काफी कम ना हो जाए तब तक हम उसको रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। राइट? ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स को जो भी परसेंटेज हमें दिए हैं उसके बेसिस पर हम अलोकेट करते रहेंगे। राइट? और फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा या फिर काफी नेग्लिजिबल अमाउंट आ जाएगा, फिर हम वो अपनी जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देंगे। वहां पर ऑलमोस्ट मतलब कि स्टॉप कैसे करेंगे, जो सर्विस डिपार्टमेंट का सबसे कम आया, राइट, अराउंड 100 रुपीज के आसपास, फिर वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलोकेट किया जाएगा, फिर सर्विस डिपार्टमेंट को अलोकेट नहीं करेंगे, और फिर सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस 0 हो जाएगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्सपेंस का टोटल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। राइट? चलो, इसका इलस्ट्रेशन बाद में देखेंगे, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिया है वो देखेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 हम सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 4.67 पर दिया हुआ है। The ABC company has the following account balances and distribution of direct charges on 31st March. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट का हमें एक्सपेंस दिया हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम मशीन शॉप एंड पैकिंग
और सर्विस डिपार्टमेंट में है जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। अलोकेटेड ओवरहेड्स है, इनडायरेक्ट लेबर है, टोटल 14,650 है, 4,000, 3,000, 2,000 एंड 5,650 ये अलोकेटेड है। फिर मेंटेनेंस मटेरियल भी अलोकेट किया हुआ है, मिसलेनियस सप्लाई भी अलोकेट किया हुआ है। सुपरिटेंडेंस सैलरी 4,000 टोटल है, सिर्फ जनरल प्लांट में ही गया हुआ है। कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी है 10,000, वो भी सिर्फ जनरल प्लांट में ही गया हुआ है। राइट, ये अलोकेटेड एक्सपेंस था, अलोकेशन था। ओवरहेड्स टू बी अपोर्शन, अपोर्शनमेंट करना बाकी है, मतलब कि ये कॉमन एक्सपेंडिचर है जो अभी तक प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट में अपोर्शन नहीं किए गए हैं। पावर 8,000, रेंट 12,000, फ्यूल एंड हीट 6,000, इंश्योरेंस 1,000 रुपीज, ट्रेड लाइसेंस फीस 2,000, डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज। राइट, चलिए ये अपोर्शन का ही अभी जो अलोकेटेड था उसी का हमें टोटल दिया है, अपोर्शन का अभी करना बाकी है। The following data were compiled by means of a factory survey made in the previous year. हमें previous year का कुछ allocation का basis दिए हुए हैं। फ्लोर स्पेस इन स्क्वायर फीट है, यहाँ पर ये सारे बेसिस है। और ये मशीन शॉप एंड पैकिंग, ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जनरल प्लांट, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट। ये चारों ही डिपार्टमेंट के लिए हमें कुछ बेसिस दिए जिसके को कंसिडर करके हम जो ये कॉस्ट है उनको अपोर्शन कर पाएंगे। राइट, तो फ्लोर स्पेस स्क्वायर फीट में दिया है, रेडिएटर सेक्शन दिया है। रेडिएटर सेक्शन जो है वो जनरली कूल डाउन करता है, जो हीट वगैरह है उनको कम करता है। राइट, उनका टेम्परेचर मेंटेन करता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है और एचपी आवर्स, हॉर्स पावर आवर्स दिए हुए हैं। राइट, तो देखिए पावर जो है उसको हम कौन से बेसिस पर कर सकते हैं, हॉर्स पावर आवर्स के बेसिस पर हम अपोर्शन कर सकते हैं। चारों का ही दिया हुआ है, जिसमें भी होगा उसका दिया हुआ है। राइट, यहाँ पर जनरल प्लांट में नहीं दिया तो वहां पर यूज नहीं होता। ठीक है, फिर रेंट दिया हुआ है 12,000, तो उसको फ्लोर स्पेस स्क्वायर फीट में हम अलोकेट कर सकते हैं, अपोर्शन कर सकते हैं। फिर फ्यूल एंड हीट दिया हुआ है, तो वो रेडिएटर सेक्शन, क्योंकि रेडिएटर सेक्शन का काम ही हीट मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना है। फिर इंश्योरेंस जो है 1,000 रुपीज, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कर सकते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि जनरली इंश्योरेंस जो है वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ही उसका प्रीमियम पे किया जाता है। ट्रेड लाइसेंस फीस वो भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कर सकते हैं कि भाई ये लाइसेंस चाहिए बिजनेस करने के लिए। राइट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है, उसके बेसिस पर हम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई भी ऐसा बेस अवेलेबल नहीं है। फिर डेप्रीशिएशन वो भी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ही होगा। राइट, expenses charged to the stores and maintenance departments are to be distributed to the other departments by following percentages। जो stores department है, stores and maintenance है, right, तो वो service department हो गया, उसका हमें production department को allocate करना है। और तो और जो दूसरा service department है that is general plant, उसको किस तरह से हम allocate करेंगे, उसके percentage दिए हैं। मशीन शॉप में 50%, पैकिंग में 20%, जनरल प्लांट में 30%। जनरल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये जनरल प्लांट का जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो कौन से बेसिस पर जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पर, मतलब कि 20:10:5। प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, हमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट मतलब कि ये जो अपोर्शन करेंगे उसका स्टेटमेंट बनाना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है वो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करना है। उसकी मेथड नहीं बताई गई है, तो हम यहाँ पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड के हिसाब से करेंगे। तो जो अपोर्शन करना है वो तो मैंने ऑलरेडी बेस बता दिया, उसके बेसिस पर हम करेंगे। और फिर जो टोटल आएगा ये जनरल प्लांट और सर्विस डिपार्टमेंट का, उसको हमें रीअपोर्शन करना है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज अदर सर्विस डिपार्टमेंट। राइट, उसके लिए हमें स्टोर्स डिपार्टमेंट में दिया है 50, 20 और 30% में हम अलोकेट करेंगे, और जो जनरल प्लांट है उसका 20:10:5 के रेशियो में करेंगे। राइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, ये चारों ही डिपार्टमेंट्स है। राइट, अलोकेटेड एक्सपेंस तो एज इट इज आपको लिखने ही है, जो क्वेश्चन में दिया है वही कॉपी पेस्ट करना है। राइट, यहाँ तक का आपको ऑलरेडी दे दिया था। फिर है टोटल अलोकेटेड ओवरहेड्स। राइट, इसका टोटल किया है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। राइट, फिर अपोर्शन्ड एक्सपेंस उन्होंने अलग से शेड्यूल में दिखाया है, आप यहाँ पर ही नीचे कंटिन्यू कर सकते हैं तो भी चलेगा। राइट, अलग से स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप यहीं पर अलोकेट कर सकते हैं। चलिए, शेड्यूल ऑफ अपोर्शन एक्सपेंसेस दिया हुआ है जिसमें बेसिस और टोटल अमाउंट
की कॉलम्स भी ऐड की गई है, बाकी ये चारों डिपार्टमेंट्स की कॉलम है, राइट। सबसे पहले था पावर, तो उसको एचपी आवर्स, हॉर्स पावर आवर्स के बेसिस पर अपोर्शन किया गया है, टोटल 8000 था, तो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर रेंट है वो फ्लोर स्पेस के बेसिस पर 12000 था, इन चारों को अपोर्शन किया है। फ्यूल एंड हीट रेडिएटर सेक्शंस का है 6000 रुपीज, ये चारों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंश्योरेंस है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर 1000 रुपीज, फिर ट्रेड लाइसेंस फीस भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ही किया है, 2000 रुपीज टोटल है। डेप्रीशिएशन भी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर ही किया हुआ, राइट। तो इन सभी का टोटल कर दिया और ये जो हमारा फर्स्ट टेबल था उसमें ऐड कर दिया, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इजी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है, राइट, इनका हमें पूरा का पूरा एक्सपेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करना है, राइट, यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं की है, तो आपको तीन मेथड जो अवेलेबल है, एक तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड समझ लिया, वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हम समझने वाले हैं, और जो तीसरी है ट्रायल एंड एरर मेथड, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉन रेसिप्रोकल मेथड होगी तो आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा, राइट, क्योंकि उसमें एक अजम्पशन दिया जाता है। अदरवाइज ऐसा ही माना जाएगा कि एक दूसरे को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और रेसिप्रोकल मेथड में से ही कोई आपको चूज करना होगा। क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो कोई भी तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर चारों डिपार्टमेंट्स और फिर उसका टोटल एक्सपेंसेस लिख लिया है। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एडवाइजेबल ये है कि जिस सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस सबसे ज्यादा है उसको पहले हमें अपोर्शन करना चाहिए, रीअपोर्शन करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्टेप्स है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, बेनिफिशियल रहता है, राइट। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट का 30,000 रुपीज का एक्सपेंस था, तो वो पहले हम अलोकेट करेंगे, राइट। अगर गलती से आप जनरल प्लांट भी पहले कर देंगे तो कुछ गलती नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, बट एडवाइजेबल है कि जिसका एक्सपेंस ज्यादा है वहां से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो ये जो 30,000 है ये हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, मशीन शॉप एंड पैकिंग और जो जनरल प्लांट है, इन तीनों में हमें रीअपोर्शन करना है। कौन से बेसिस पर रीअपोर्शन करना है, उसके लिए हमें परसेंटेज दिए थे 50:20:30%, तो 5:2:3 में हम अलोकेट कर देंगे, रीअपोर्शन कर देंगे। तो ये 15,000, 6,000, 9,000 और ये 30,000 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर एडवाइजेबल है कि आप एक टोटल की कॉलम बना दे, राइट, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कितनी अमाउंट अब हमें अलोकेट करनी है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 920, 5 + 3 8 और 8 + 1 9, यहाँ पर हो जाएगा 36,500, यहाँ पर हो जाएगा 29,000 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हमें ये जो 29,000 है जनरल प्लांट के, उसको हमें रीअपोर्शन करना है टू द मशीन शॉप, पैकिंग एंड स्टोर्स, राइट। वो कौन सा रेशियो होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर किया जाएगा, तो वो रेशियो बन जाता है 4:2:1, तो वो है 16,571, 8286 और यहाँ पर 4143, और जनरल प्लान में तो ये माइनस में आ जाएगा 29,000। समझ में आ रहा है। चलो, यहाँ पर भी आपको टोटल की कॉलम हो सके तो ऐड करनी चाहिए। अब जो हमारा जो जनरल प्लांट है उसका 0 हो चुका है, बट पहले स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का 0 हो चुका था, बट फिर से हमने जो जनरल प्लांट का हमने रीअपोर्शन किया उस वजह से वो बढ़ गया 4143, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि जनरल प्लांट स्टोर्स को भी देता है सर्विस, स्टोर्स है वो जनरल प्लांट को भी देते हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया था, मतलब कि जो नॉन रेसिप्रोकल में था, उसमें क्या था, जो जनरल प्लांट है वो स्टोर्स को सर्विस देता है, बट स्टोर्स वाला शायद जनरल प्लांट को नहीं देता है, ऐसा अजम्पशन किया जाता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। नॉन रेसिप्रोकल मेथड में भी ऐसा ही था, बट उसमें एक ए बी को देता है सर्विस, ए सी को देता है, ए डी को देता है, बट बी जो है वो सी और डी को देगा, बट बी ए को सर्विस नहीं देगा। सी जो है वो डी को सर्विस देगा, बट ए बी को नहीं देगा, राइट। इस तरह से हम समझते थे, इसीलिए यहाँ पर एक बार 0 हो जाता था तो उसको फिर से रिपीट करके हमें डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें करना पड़ेगा। तो ये जो 4143 है, अब फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज वेल एज जनरल प्लांट को हमें रीअपोर्शन करना होगा इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। तो ये 4143 को हम 5:2:3 में रिपीटेडली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 207 to 8 to 9 एंड 1 to 4 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर से समझ में आ रहा है।
अब क्या होगा, जनरल प्लांट का फिर से पहले 0 हो चुका था, अब फिर से अमाउंट बढ़ गई, दैट इज 1242। अब वो हमें फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टोर्स को हमें रीअपोर्शन करना होगा इन द रेशियो 4:2:1। तो वो 710 355 माइनस में 1242 और यहाँ पर आ जाएगा 177। अब ये जो 177 है वो फिर से हम अलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एज वेल एज जनरल प्लांट। और 177 काफी छोटी अमाउंट है तो उसको आप सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर एक स्टेप किया हुआ है तो ठीक है। तो वो 5:2:3 में हम अलोकेट करेंगे, तो 89 35 एंड 53 रुपीज और यहाँ पर 0 हो जाएगा, राइट। अब ये 53 रुपीज है, ये काफी छोटी अमाउंट है, 100 के नीचे आ जाए फिर तो अमाउंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही दिया जाएगा, क्योंकि फिर से करेंगे तो वो कभी उसका एंड ही नहीं आएगा, राइट। तो ये 53 रुपीज है वो सिर्फ हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे इंटू 4:2 के रेशियो में। तो ये 35 एंड 18 रुपीज और यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा और यहाँ पर 0 कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर अब इन दोनों का टोटल सर्विस डिपार्टमेंट जो है जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, उसका टोटल हो जाएगा 0। और पूरा का पूरा जो उनका एक्सपेंस था 20,000 एंड 30,000 वो किसको अलोकेट हो चुका, हमारे जो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, राइट, दैट इज मशीन शॉप एंड पैकेजिंग को अलोकेट हो चुका। और उसके बाद इन दोनों का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1,18,397 एंड 46,023 रुपीज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि सर्विस डिपार्टमेंट का हम एक्सपेंस तब तक रीअपोर्शन करेंगे जब तक काफी नेग्लिजिबल अमाउंट तक ना पहुंच जाए, मतलब कि 100 के नीचे पहुंच जाए, फिर सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमें रीअपोर्शन करना है और फिर उसका टोटल कर देना है। क्लियर, इजी। अब हम आज जाते हैं हमारी जो थर्ड मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड, जो हमारी पेंडिंग है वो हम समझ लेते हैं। जो ट्रायल एंड एरर मेथड है पेज नंबर 4.23 पर है, ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसमें भी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, बट सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस और उनको ही रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉलम्स है वो भी हमें नहीं बनानी है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सर एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को हम रीअपोर्शन करेंगे, फिर दूसरे का पहले का दूसरे को, वो करते जाएंगे जब तक नेग्लिजिबल अमाउंट ना आए और उनका जितना प्रोपोर्शन है उतना ही उनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर उन दोनों का जो टोटल आएगा उसको हमें सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जितना प्रोपोर्शन है उसको उतना हमें अलॉट करना रहेगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, बट इसमें सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का किया जाए। कैसे, वो देखते हैं। According to this method, the cost of one service cost center is apportioned to another service cost center. The cost of another service center plus the share received from the first cost center is again apportioned to the first cost center. जो पहला कॉस्ट सेंटर था उसका एक्सपेंस हम दूसरे को देंगे, फिर दूसरे का कॉस्ट सेंटर का जो एक्सपेंस था प्लस उनको जो शेयर मिला वो दोनों को मिलाकर हमें फर्स्ट सेंटर को अलोकेट करना है। अब जो वो शेयर मिला उसमें से थोड़ा सा दूसरे को जाएगा, दूसरे का जो शेयर मिला उसमें से थोड़ा सा फर्स्ट को जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा जब तक नेग्लिजिबल अमाउंट ना आ जाए। फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट जो है जितने भी है उन सभी का टोटल किया जाएगा और फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलॉट किया जाएगा। This process is repeated till the amount to be apportioned becomes negligible. That means repeated distribution method is followed to the extent of service departments only. यहाँ पर भी हम repeated distribution ही करेंगे जो हमने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में देखा, बट यहाँ पर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स में ऐसा किया जाएगा। All apportioned amounts for each service cost centers are added to get the total apportioned cost. This total service cost center cost are redistributed to the production department. Production department को ये जो total कॉस्ट आया सर्विस सेंटर्स का, राइट, वो उनको अलॉट किया जाएगा, बट उनका जितना प्रोपोर्शन होगा उतना ही हम उनको अलॉट करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड गिव्स द सेम रिजल्ट। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करेंगे, इवन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से भी करेंगे, तो हमारा जो आंसर है ऑलमोस्ट सेम आएगा, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, राइट। चलिए इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो समझते हैं। सेंस लिमिटेड, ये इलस्ट्रेशन 4 में हम तीनों ही मेथड अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि इलस्ट्रेशन 4 में ट्रायल एंड एरर मेथड बताई है, इलस्ट्रेशन 5 जो है ये सेम डेटा का यूज करके हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करना है, और इसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इस डेटा में यूज करेंगे ताकि आपको तीनों ही मेथड में क्लैरिटी आ जाए। Sens Limited is a manufacturing company having 3 production departments A, B and C and 2 service department X and Y. The following is the budget for December 22.
3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। टोटल एबीसी एक्स वाई डायरेक्ट मटेरियल है, पांचों का दिया है। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट एक्चुअल में तो कोई भी प्रोडक्शन में डायरेक्टली कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो उनका डायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज डायरेक्ट वेजेस ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ओवरहेड्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा। जबकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो है वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा, ये तीनों ओवरहेड्स का पार्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको हमें कहीं पर अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट में कंसिडर नहीं करना है, बट ये जो दोनों के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट है उसको हमें अलोकेट किया ही हुआ है, उसको हमें ओवरहेड्स में कंसिडर करना है और फिर टोटल में भी कंसिडर करेंगे और उसका रीअपॉर्शनमेंट भी किया जाएगा। फिर हम फैक्ट्री रेंट 4 लाख, इसका हमें अलोकेशन नहीं दिया है तो अपॉर्शनमेंट किया जाएगा। फिर पावर है 2,50,000, डेप्रीशिएशन है 1 लाख और अदर ओवरहेड्स है 9 लाख रुपीस। और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब कि किस तरह से हम अलोकेट कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन है। एरिया इन स्क्वायर फीट, ये ए बी सी एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन है, राइट। फिर कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स है, मशीन आवर्स है एंड हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स है, राइट। इतनी डिटेल्स दे रखी है। तो ये जो फैक्ट्री रेंट है उसको हम एरिया के बेसिस पर अपोर्शन कर सकते हैं। फिर पावर जो है उसको हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स और मशीन आवर्स दोनों ही दिए हैं, तब एडवाइजेबल है कि आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कंसीडर करें, क्योंकि हॉर्स पावर मशीन का दिया है पर मशीन आवर्स कितनी यूज हुई है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके हम पावर एक्सपेंस को अपोर्शन करेंगे, राइट। वो आगे हमने जो बेसिस देखे थे उसमें भी ये दिया हुआ था। मैंने आपको तब भी बताया था कि हॉर्स पावर और मशीन आवर्स दोनों ही दिए है, तब एडवाइजेबल है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके रखें। अगर हमें दोनों में से सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है, मतलब कि आगे के जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें पावर के लिए सिर्फ हॉर्स पावर दिया था, तो सिर्फ हॉर्स पावर के बेसिस पर हमने किया था। अगर उसके लिए सिर्फ मशीन आवर्स या और कुछ चीजें दी है तो सिर्फ उसी का यूज करेंगे। फिर डेप्रीशिएशन है तो उसको हम कैपिटल वैल्यू के बेसिस पर हम अपोर्शन कर सकते हैं। अदर ओवरहेड्स एग्जैक्टली नहीं पता है तो एडवाइजेबल है कि आवर्स का यूज करें, मशीन आवर्स या फिर लेबर आवर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लेबर आवर्स नहीं दे रखी है तो हम मशीन आवर्स का यूज कर सकते हैं। अगर मशीन आवर्स भी नहीं दे रखी होती तो हम ये डायरेक्ट वेजेस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जनरली ओवरहेड्स जो है वो ड्यू टू आवर्स ज्यादा ड्राइव होते हैं, राइट। जितनी आवर्स काम किया जाता है वो लेबर्स काम करे या फिर मशीन काम करे, उस वजह से ओवरहेड्स इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए आवर्स के बेसिस पर ओवरहेड्स को अलोकेट करना ऑलवेज एडवाइजेबल रहता है। तो जब कोई भी आपको बेस एग्जैक्टली पता नहीं चलता है तब आवर्स के बेसिस पर आपको अपोर्शन करना चाहिए। यहाँ पर हम मशीन आवर्स के बेसिस पर अपोर्शन करेंगे अदर ओवरहेड्स को, राइट। तो यहाँ पर हमारा पूरा ही अपोर्शनमेंट हो जाएगा। A technical assessment of the apportionment of expense of service department is as under। सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसका किस तरह से अपोर्शनमेंट करना है उसके लिए हमें डेटा दिया है, एक्स एंड वाई का दिया है, एबीसी एक्स वाई के लिए। तो जो एक्स डिपार्टमेंट है उसकी जो सर्विसेज है वो ए को 45%, बी को 15%, सी को 30% और वाई को 10% दिया जाता है। जबकि वाई की जो सर्विसेज है वो ए को 60%, बी को 35% और एक्स को 5% दिया जाता है। मतलब कि एक्स वाई को सर्विस प्रोवाइड करता है और वाई जो है वो एक्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। मतलब कि एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, तो हमें रेसिप्रोकल मेथड का ही यूज करना रहेगा। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब कि एलोकेटेड ओवरहेड्स प्लस अपोर्शन ओवरहेड्स हमें दिखाने हैं। Prepare a statement showing redistribution of service department expense to production department using trial and error method। फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपोर्शन करना है यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। चलो, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई गई है, जो ऑलरेडी पहले से अलोकेटेड एक्सपेंस है, राइट, वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर टोटल और बेसिस भी दिया हुआ है एबीसी एंड एक्स। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस जो है, राइट, वो एबीसी के डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट के पार्ट होंगे, बट एक्स एंड वाई जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस कंसिडर किए जाएंगे और वो ओवरहेड्स के पार्ट होंगे, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी मटेरियल या लेबर जो है वो डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन में
कोई प्रोडक्ट में उसका हाथ नहीं होता है, इसीलिए उसमें जो भी मटेरियल है, जो भी लेबर है, वो सब कुछ इनडायरेक्ट कंसिडर किया जाएगा और ओवरहेड्स होगा। इसीलिए इन दोनों का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस पार्ट ऑफ ओवरहेड्स हो जाएगा, ये डायरेक्टली हमें दिया हुआ है। फिर हमें फैक्ट्री रेंट दिया था जो हम एरिया के बेसिस पर अपोर्शन करेंगे, 4 लाख रुपीस था, तो इन सभी को एरिया के बेसिस पर अपोर्शन किया। फिर पावर है तो उसको हॉर्स पावर एंड मशीन आवर्स का मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे, 2,50,000 था इन सभी में, राइट। फिर डेप्रीशिएशन बेस्ड ऑन कैपिटल वैल्यू 1 लाख रुपीस था टोटल, इन सभी में अपोर्शन होगा। और फिर अदर ओवरहेड्स बेस्ड ऑन मशीन आवर्स 9 लाख रुपीस टोटल था, इन सभी में टोटल अपोर्शन किया जाएगा और इन सभी का टोटल कैलकुलेट किया है। इजी। चलो यहाँ पर हॉर्स पावर और इनटू मशीन आवर्स कैसे किया है उसका भी कैलकुलेशन दिया है, आप वहां पर भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं या फिर अलग से वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं। अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होगा बट सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को ही किया जाएगा। चलिए, तो सर्विस डिपार्टमेंट से एक्स एंड वाई, उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया वो कितना आया, 4,75,000 एंड 5,35,000। तो 4,75,000 एंड 5,35,000। क्लियर। अब अपोर्शन करेंगे डिपार्टमेंट एक्स का जो एक्सपेंस है उसको डिपार्टमेंट वाई को दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर परसेंटेज दिए थे, जो डिपार्टमेंट एक्स का जो सर्विस है वो वाई को 10% दिया जाएगा और जो वाई का है वो 5% एक्स को दिया जाएगा, राइट। तो ये जो 4,75,000 है उसका 10% वाई को दिया जाएगा, दैट इज 47,500, राइट। यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो 5,82,500 रुपीस आ जाएगा। यह 5,82,500 एक्स को दिया जाएगा, कितना, 5% ऑफ टोटल, क्योंकि वाई की जो सर्विसेज है वो एक्स को 5% ऑफ टोटल सर्विसेज दिया जाता है। तो जो डिपार्टमेंट वाई का है वो 5% दिया जाएगा, 29,125। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। अब ये 29,125 है वो x को दिया जाएगा, सॉरी y को दिया जाएगा। 29,125 जो है x का वो y को दिया जाएगा, कितना, 10%। तो ये आ जाएगा 2913, मतलब कि अब ये हमारा 29,125 भी हमारा अपोर्शन हो चुका है। अब ये जो 2913 है वो x को दिया जाएगा, कितना, 5%। तो ये आ जाएगा 146 रुपीस, मतलब कि हमारा ये 2913 भी हो चुका। अब सिर्फ रहा है 146 रुपीज। अब 146 में से वाई को देने की जरूरत नहीं है, वो काफी छोटा अमाउंट हो जाएगा, 15 रुपए से कम, राइट। तो वो करने की जरूरत नहीं है, वो 146 एज इट इज रखेंगे हम, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक्स का वाई को, वाई का एक्स को, एक्स का वाई को, वाई का एक्स को, बट सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का ही हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और इस वजह से हमारा यहाँ पर एट द एंड सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल 0 नहीं आया। कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी एलोकेट किया दैट इज 4,75,000 प्लस 29,125 प्लस 146 का हमें टोटल करना है और वाई का भी ये 5,82,500, राइट, और 2913 को हमें टोटल करना है, दैट इज 5,85,413। अब ये जो हमारा एक्सपेंस आया, मतलब कि एक्स और वाई का टोटल एक्सपेंडिचर हमने बढ़ा दिया है। पहले सिर्फ 4,75,000 और 5,35,000 था, अब वो हो चुका है 5,04,000 एंड 5,85,000। अब ये जो एक्सपेंस है वो सिर्फ ए, बी और सी में ही हम अपोर्शन करेंगे और वो भी ए, बी और सी का जितना पोर्शन है उतना ही। ये हमने बढ़ाया है, क्यों? क्योंकि हमें जो एक दूसरे को जो एक्स और वाई जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उसका हमने अलोकेट कर दिया। अब हमें सिर्फ ए, बी और सी में जो एक्स का है उसको 45, 15 एंड 30%, मतलब कि वो सिर्फ 90% आएगा और वाई का जो है वो 60 एंड 35%, मतलब कि 95% आएगा। और हमारा जो पूरा का पूरा ए, एक्स और वाई का जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज 475 प्लस 535 पूरा का पूरा ए, बी, सी को अलोकेट हो जाएगा, राइट। Distribution of service departments overhead to production departments A, B and C. Overheads as per primary distribution जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, A का 2,70,370 and 6 lakhs,
राइट, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम x और y का अपोर्शन करेंगे, तो जो डिपार्टमेंट x है उसका सिर्फ 90% जाएगा ए बी सी को, जो परसेंटेज ऊपर हमें क्वेश्चन में दिए था, राइट। 226 900, 75 600 एंड 151 300। इसका टोटल कभी भी 5,04,300 नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 50,430 रुपीज है, राइट, वो नहीं जाएंगे, 10% किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। और डिपार्टमेंट वाई है उसका 95% ऑफ रुपीज 5,85,400 जाएगा, जो पोर्शन हमें क्वेश्चन में दिया था। ए और बी को ही जाएगा, क्योंकि सी में 0% था, मतलब कि वाई जो है वो सी को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। तो अब ये हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इन सभी का टोटल करना है। इन सभी का हम टोटल करेंगे तो ए, बी और सी का हमें टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको चेक करना है कि भाई ये सही है या नहीं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इन पांचों का टोटल कीजिए, मतलब कि 226 900 प्लस 75,600 प्लस 151 300 प्लस 3,51 300 प्लस 2,04,900। जो हमने एक्स और वाई का अलोकेट किया है एबीसी को, उसका टोटल एग्जैक्टली सेम आएगा। ये जो ऑलरेडी एक्स और वाई को अलोकेट किया था एक्सपेंस, दैट इज 475 प्लस 535, इन दोनों का टोटल और इन पांचों का टोटल सेम आएगा। मतलब कि एक्स और वाई का जितना भी एक्सपेंस था वो हमने एबीसी को अपोर्शन प्रॉपर्ली कर दिया है यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। समझ में आ रहा है? इन पांचों का टोटल और इन दोनों का टोटल सेम आएगा, राइट? समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा एबीसी को हमने अपोर्शन कर दिया है। ये था ट्रायल एरर मेथड, जिसमें सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को ही एक दूसरे को हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राइट? और फिर जो टोटल आया उस टोटल को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर दिया अप टू द पार्ट और अ प्रोपोर्शन ऑफ दैट डिपार्टमेंट ओनली, राइट? चलो, अब इसी इलस्ट्रेशन जो 4 में जो डेटा था उसी को कंसिडर करके हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखेंगे। Taking all the information from illustration 4 above, prepare a statement showing redistribution of service department expense to production department using repeated distribution method. और फिर कैलकुलेट करना है मशीन आवर रेट्स ऑफ दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी, वो बाद में करते हैं, पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो एबीसी एक्स वाई, तो यहाँ तक का जो हमारा पार्ट था वो तो हमें कुछ भी करना नहीं है, यहाँ से हम सीधा टोटल एक्सपेंस ले लेंगे और फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलिए, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब हमें एक्स का एबीसी और वाई में देना है और वाई का एबीसी और एक्स में देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स का करते हैं 4,75,000, राइट? मैंने बताया था कि जिसका ज्यादा है उसको पहले करना चाहिए, बट आप कोई भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एट द एंड आंसर सेम आएगा। चलिए, तो डिपार्टमेंट एक्स का जो है वो एबीसी और वाई में अलोकेट होगा इन द रेशियो ऑफ जो परसेंटेज आपको दिए थे, 45%, 15%, 30% एंड 10%। तो यहाँ पर उतना दिया जाएगा। यहाँ पर एट द एंड एक्स का कितना हो जाएगा, 0 रुपीज। फिर जो वाई का है इन दोनों का टोटल किया जाएगा, 535 प्लस 47,500, तो वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 8, 5,82,500 रुपीज। ये 5,82,500 है वो ए, बी और एक्स में अलोकेट किया जाएगा, क्योंकि सी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, इन द रेशियो ऑफ 60%, 35% एंड 5%, राइट? यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर अब y का टोटल हो जाएगा 0 और x का पहले 0 था वो अब हो जाएगा 29,125। तो फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 29,125 जो x का एक्सपेंस है वो a, b, c और y में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 45:15:30:10। तो ये फिर से अपोर्शन किया, फिर से x का 0 हो चुका, y का 0 हो चुका था, अब वो हो चुका 2912। अब 2912 फिर से a, b, c और x में जाएगा, c को नहीं देते इसलिए a, b और x में जाएगा 60, 35 एंड 5% के बेसिस पर। तो 1747,190 एंड 146 रुपीज, राइट? और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा तो 0 हो जाएगा y का। पहले x का 0 हो चुका था, फिर से 146 रुपीज आए, वो a, b, c और y में जाएगा, राइट? 45, 15, 30 एंड 10 का रेशियो। अब फिर से x का 0 हो चुका, y का पहले 0 हो चुका था, फिर से 15 रुपीज आए, अब वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये काफी छोटी अमाउंट है तो आप सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपोर्शन कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज तो इसका कोई एंड ही नहीं है, नेग्लिजिबल अमाउंट आ जाएगी तो फिर आप सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलोकेट कर सकते हैं। तो ये 15 रुपीज हम सिर्फ ए और बी को देंगे 60%, 60:35 के रेशियो में, सिर्फ 60% और 35% नहीं,
60 एंड 35 के रेशियो में, तभी वो अमाउंट पूरी की पूरी 15 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। तो वो हो जाएगा 9 एंड 6, और यहाँ पर 0 0, और यहाँ पर 15 भी नेगेटिव में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब x और y का टोटल हो गया है 0, a b c का हमें टोटल कर लेना है, तो हमारा ये टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमें मिल जाएगा, राइट। 8,48,177, 650 एंड 751। जो हमने आगे का क्वेश्चन किया था उससे अप्रोक्सीमेटली सिमिलर आंसर आएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड में जो हमारा आंसर आया था उससे काफी नजदीक ही आंसर आएगा। आप कोई भी मेथड यूज करेंगे तो सिमिलर आंसर ही आएंगे, राइट। और फिर जो हमें पूछा है मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट क्या होगा, जो भी ये टोटल ओवरहेड्स आया है उसको मशीन आवर्स से हमें डिवाइड करना है। मशीन आवर्स से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन, राइट, ऑफ ओवरहेड्स। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी हमें मिला है ये ओवरहेड्स हम लिख देंगे। फिर जो मशीन आवर्स हमें क्वेश्चन में दी थी ABC की, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इनको डिवाइड करेंगे, ओवरहेड्स को मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे। तो 848.18, 325.27 एंड 187.82। ये जो मशीन आवर है ये क्या है, मतलब कि ए डिपार्टमेंट के अंदर अगर 1 आवर का मशीन आवर यूज किया जाता है तो उसमें ओवरहेड्स कितना है 848 रुपीज पर आवर, बी में है 325 रुपीज पर आवर और सी में है 187 रुपीज पर आवर। क्लियर। यही क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं। किस तरह से मैं आपको बता देता हूं, आप थोड़ा सा समझ जाएंगे तो इजीली आप अपने आप भी सोल्व कर पाएंगे। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है ABC XY का हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर है, राइट। हमें दो इक्वेशन बनाने हैं x और y के लिए। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि x का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो x है और y का टोटल एक्सपेंडिचर y है। तो देखिए x का हो जाएगा ₹4,75,000 और y का हो जाएगा ₹5,35,000। बट इसमें x का y को जाएगा और y का भी x को जाएगा, तो उसको भी हमें कंसिडर करना होगा, राइट। तो हमें x जो है वो y को कितना सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो x है वो y को कितना सर्विस प्रोवाइड करता है 10%, और y जो है वो x को कितना देता है 5%, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ₹4,75,000 प्लस x का जो एक्सपेंडिचर है उसमें किसका सर्विस ऐड होगा, y का सर्विस ऐड होगा, राइट। देखिए यहाँ पर जो y का अलोकेट हुआ वो यहाँ पर ऐड होता है, इसीलिए y की कितनी सर्विस दी जाती है, y कितनी सर्विस प्रोवाइड करता है 5%, मतलब कि यहां पर हम ऐड करेंगे 0.05 y, और जो y है उसका एक्सपेंस में क्या ऐड किया जाएगा, x का कितना 10%, x का 10%, तो वो हो जाएगा 0.1 x। समझ में आ रहा है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x या y कोई भी एक इक्वेशन को लेकर उसमें आपको अमाउंट फिल करनी है। जैसे कि अगर y में ही अगर हम करेंगे ₹5,35,000 प्लस 0.1, x की क्या वैल्यू है ₹4,75,000 प्लस 0.05 y। अब ये आप सोल्व करेंगे तो आपको y की कुछ अमाउंट मिल जाएगी, राइट। उस अमाउंट को आप इस इक्वेशन में ऐड करेंगे तो आपको x की अमाउंट मिल जाएगी, राइट। ये x और y का टोटल अपोर्शन कॉस्ट है। ये जो कॉस्ट है उसको हमें ABC में अपोर्शन करना है, जैसा हमने इलस्ट्रेशन 3 में किया था या फिर इलस्ट्रेशन 4 में किया था। x और y का टोटल जो कॉस्ट होगा वो जो हमारा ये कॉस्ट है उसके आसपास होगा, जो हमने इलस्ट्रेशन 4 किया था उसमें ये जो रिपीटेड ट्रायल एंड एरर मेथड से जो हमें मिला था उसके अराउंड कॉस्ट आएगा, राइट। और फिर इसी तरीके से हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC में। जो x का कॉस्ट आएगा वो 90% दिया जाएगा ABC को, जो उनका रेशियो है उसमें, और जो y है उसका 95% दिया जाएगा A और B को, फिर उसका टोटल इसके आसपास ही आएगा। समझ में आ रहा है। आप एक बार अपने आप सोल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 4 और 5 था, जिसमें हमने तीनों ही रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड करके सोल्व किया, समझने की ट्राई किया, राइट। चलिए अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 है वो हम देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 पेज नंबर 4.69 पर दिया हुआ है। Modern Manufacturers Limited has 3 production departments, P1, P2 and P3, and 2 service departments, S1 and S2, details pertaining to which are as under। ये 5 डिपार्टमेंट्स है, उसमें से 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स है। उसका डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। इसमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस है वो हमें
ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट है, तो वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट जाएगा। जबकि सर्विस कॉस्ट जो भी है, राइट, उसका जो डायरेक्ट वेजेस है वो ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। ये दोनों ओवरहेड्स है, राइट। फिर वर्किंग आवर्स दिया हुआ है, ये अब वर्किंग आवर्स मशीन आवर्स है या लेबर आवर्स वो स्पेसिफाई नहीं किया है। वैल्यू ऑफ मशीन्स है, राइट, पांचों की दिया है। एचपी हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स दिया है, लाइट पॉइंट्स दिए हुए हैं, फ्लोर स्पेस इन स्क्वायर फीट दिया हुआ है। द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एज अंडर। रेंट एंड रेट्स है 5000 रुपीज। तो इसको किस तरह से हम पोर्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें फ्लोर स्पेस दिया है, तो फ्लोर स्पेस के बेसिस पर हम रेंट एंड रेट्स को हम अपोर्शन कर सकते हैं। फिर जनरल लाइटिंग है, तो वो लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर कर सकते हैं। फिर इनडायरेक्ट वेजेस है, अब इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर हम कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट वेजेस जितना है उतना इनडायरेक्ट वेजेस होगा। अब देखिए डायरेक्ट वेजेस का इनडायरेक्ट वेजेस से क्या लेना देना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लासरूम की बात करूं, क्लासरूम जो है, राइट, उसमें फैकल्टी जितने आवर्स पढ़ाता है उसके बेसिस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है उनको भी बैठना पड़ता है, राइट। तो जो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर क्या होगा, फैकल्टी एक्सपेंस। इनडायरेक्ट वेजेस क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की जो सैलरी है। तो डायरेक्ट वेजेस है वो इनडायरेक्ट वेजेस से वो डायरेक्ट वेजेस से कनेक्टेड है। तो अगर और कोई बेस नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट वेजेस को आप डायरेक्ट वेजेस पर अपोर्शन कर सकते हैं। पावर जो दिया है वो यहाँ पर एचपी ऑफ मशीन, यहाँ पर हमें मशीन की आवर्स नहीं दी है तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। ये वर्किंग आवर्स में मशीन प्लस लेबर आवर्स हो सकती है, राइट। और इवन एचपी ऑफ मशीन से वो ये S1 डिपार्टमेंट के लिए भी दिया है, जबकि वर्किंग आवर्स S1 डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। तो हम वैसे भी पावर को मशीन वर्किंग आवर्स और एचपी ऑफ मशीन के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ एचपी ऑफ मशीन से ही हमें अपोर्शन करना होगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स है, वो हम वैल्यू ऑफ मशीन्स के बेसिस पर कर सकते हैं। सन्ड्रीज है, सन्ड्रीज का कुछ भी नहीं दिया है तो वो डायरेक्ट वेजेस पर हम कर सकते हैं, राइट। और वैसे भी वर्किंग आवर्स सिर्फ इन तीनों का दिया है तो हम नहीं कर सकते हैं उसके बेसिस पर। चलिए, द एक्सपेंस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स आर अलोकेटेड एज अंडर। सर्विस डिपार्टमेंट जो S1 है और S2 है उसका किस तरह से हम अलोकेट करेंगे। S1 का है P1 P2 P3 और S2 में जाएगा 20 30 40 एंड 10%। S2 है उसका P1 P2 P3 और S1 में जाएगा 40 20 30 एंड 10%। Determine the total cost of product X which is processed from manufacture in department P1, P2 and P3 and P3 for 4, 5, 3 hours respectively, given that its direct material cost is ₹50 and direct labor cost is ₹30। यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दिया है और P1, P2, P3 में कितनी आवर्स काम किया है वो दिया है। तो अब कोई भी टोटल कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ओवरहेड्स होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, बट यहाँ पर ओवरहेड्स के लिए डिटेल्स दी है तो ओवरहेड्स का हम रेट निकालेंगे और उस बेसिस पर हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो आपको ये यहाँ पर बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। पहले अलोकेशन तो ऑलरेडी हमें बताया हुआ है, S1 और S2 का डायरेक्ट वेजेस दिया है। फिर हम ये सब कुछ जो एक्सपेंसेस है उसको अपोर्शन करेंगे। उसके बाद S1 और S2 जो है उसका हमें P1, P2, P3 में रीअपोर्शनमेंट करना है। उसके बाद हमें वर्किंग आवर्स से जो भी P1, P2, P3 का टोटल ओवरहेड जाएगा उसको हमें वर्किंग आवर्स से डिवाइड करना है, तो हमें ओवरहेड रिकवरी रेट मिलेगा। वो रेट पर वर्किंग आवर है और फिर उसको हमें 453 P1, P2, P3 का जो रेट आएगा उसको 453 रिस्पेक्टिवली के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट मिलेगा फॉर दिस जॉब, राइट। और उसमें उसको हमें 50 और 30 रुपीज जो मटेरियल कॉस्ट और वेजेस कॉस्ट है उसमें हम वो ओवरहेड्स को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। चलिए करते हैं, वो टोटल कॉस्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। इसका आंसर दिया है पेज नंबर 4.82 पर। चलिए, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। डायरेक्ट वेजेस जो है वो एक्चुअल वो सिर्फ S1 और S2 के ही होंगे क्योंकि P1, P2, P3 का डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा, वो ओवरहेड्स नहीं है। रेंट एंड रेट्स एरिया के बेसिस पर अलोकेट किया जाएगा। जनरल लाइटिंग लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। पावर जो है वो हॉर्स पावर के बेसिस पर, एचपी के बेसिस पर। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन्स के बेसिस पर कर सकते हैं हम। सन्ड्रीज जो है वो डायरेक्ट वेजेस पर, राइट। और इसके का हमें टोटल करेंगे तो हमें टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा सारे ही डिपार्टमेंट्स का।
अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड काफी इजी है, मतलब उसमें गलती होने का चांसेस नहीं है। और टाइम सेविंग मेरे हिसाब से साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, क्योंकि उसमें आपको वर्किंग काफी कम करना पड़ता है, बट वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आता है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, तो आप अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एटलीस्ट आंसर उसमें सही आएगा, राइट। चलिए, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स है P1, P2, P3 एंड S1, S2। अब S1 और S2 का हमें जो भी एक्सपेंस है, राइट, ये 4700 और 929 वो P1, P2, P3 में हमें अपोर्शन करना है। तो डिपार्टमेंट S1 का ओवरहेड्स जो है वो P1, P2, P3 और S2 में जाएगा इन द रेशियो ऑफ 20, 30, 40 एंड 10%। तो ये 4700 है वो P1, P2, P3 और S2 में गया, और ये जो S1 का एक्सपेंस है वो 0 हो चुका, राइट। अब S2 का टोटल कितना हो जाएगा, 9 + 7 + 2 9 एंड 9 + 4 30, तो 1399। अब ये 1399 है वो P1, P2, P3 और S1 में जाएगा इन द रेशियो 40, 20, 30 एंड 10%, राइट। तो इन सभी को ये गया, यहाँ पर ये नेगेटिव में आएगा तो ये 0 हो जाएगा। S1 का पहले 0 हो चुका था, अब फिर से ये 139.9 रुपीज आ गए, तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, टू P1, P2, P3 एंड S2 इन द रेशियो ऑफ 20, 30, 40 एंड 10, राइट। तो यहाँ पर सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये 139.9 नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पर फिर से 0 हो चुका। अब ये 13.9 रुपीज हो गया। अब ये 13.9 काफी छोटी अमाउंट है, तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो S2 का जो एक्सपेंस है वो 40, 20, 30 के रेशियो में P1, P2 और P3 को जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा 100% अलोकेट कर दिया जाएगा। S1 में 0 और यहाँ पर नेगेटिव में, तो ये भी 0 हो चुका, ये भी 0 हो चुका। अब P1, P2, P3 में ही है और उनका हम टोटल कर देंगे तो टोटल ओवरहेड्स हमें मिल जाएगा। क्लियर, रीअपोर्शनमेंट हो चुका। अब हमें एब्जॉर्ब करना है कि पर आवर पर प्रोडक्ट कितना होगा, तो यहाँ पर हम वर्किंग आवर्स से ये जो ओवरहेड्स है उसको डिवाइड करेंगे। जो टोटल ओवरहेड्स हमें दिया था प्लस जितना रीअपोर्शन हुआ उन सभी को हमें पर आवर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर वो हम करेंगे, जो आवर्स है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। तो यहाँ पर आवर आपका रेट मिल गया, ओवरहेड रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट। तो P1 का है 3 रुपीज पर आवर, P2 का है 2.02 पर आवर एंड P3 का है 5.03 रुपीज, राइट। अब हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया था 50 रुपीज फॉर जॉब फॉर प्रोडक्ट एक्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया था 30 रुपीज। ओवरहेड का कॉस्ट यहाँ पर हमें दिया है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो ये रेट मिला है उसको जो हमें आर्स दे रखी थी P1, P2, P3 की, राइट, क्वेश्चन में जो लास्ट पैराग्राफ में दिया था उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 रुपीज इंटू 4 आवर्स, 2.2 रुपीज इंटू 5 आवर्स एंड 5.3 रुपीज इंटू 3 आवर्स। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो 37.19 रुपीज ये यहाँ पर ऐड किया जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 117.19 रुपीज, राइट। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो हमारा ओवरहेड का जो एंड है ये यही है, मतलब कि आप रीअपोर्शन कीजिए, फिर रीअपोर्शन करके कुछ बेसिस से आप डिवाइड कीजिए तो आपको ओवरहेड रिकवरी रेट मिलेगा। वो रेट है वो आप जो भी आपने बेस लिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज आपको कॉस्ट मिलेगा, राइट। ये जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वो इन डिटेल हम आगे कवर अप करेंगे, बट यहाँ पर हमारा रीअपोर्शनमेंट का जो पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसकी मेथड्स थी, उसके इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्लियर, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का पार्ट 4। इसमें हम एब्जॉर्प्शन समझने वाले हैं। तो उसके लिए पहले जो हमने ओवरहेड्स के बारे में समझा है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे की प्रोसेस है। तो उसके पहले जो हमने ऑलरेडी जो प्रोसेस समझी हुई है वो हमें एक बार समझना, याद करना जरूरी हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स करने से पहले जो भी ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स मतलब कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किए जाते हैं वो सारे, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाता है, उसमें इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाता है और बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। वो सबको सम अप करके हमें ओवरहेड्स मिलते हैं। तो वो जो ओवरहेड्स है उनको सबसे पहले अलोकेट किया जाता है। जो डिपार्टमेंट, जो कॉस्ट सेंटर के लिए हमें पता है कि ये एक्सपेंस जो है ये इसी डिपार्टमेंट, इसी कॉस्ट सेंटर का है, तो वो पूरा का पूरा उसको अलोकेट किया जाता है, दैट इज अलोकेशन।
फिर जो कॉमन एक्सपेंडिचर है, जो कॉमन हुए हैं फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट और फॉर मोर देन वन कॉस्ट सेंटर, उसको हमें सभी डिपार्टमेंट में डिवाइड करना होता है ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस, जिसे अपोर्शनमेंट कहा जाता है। जो डायरेक्टली पता है कि ये इसी डिपार्टमेंट के एक्सपेंस है, उनको अलोकेट किया जाता है। जो कॉमन एक्सपेंडिचर है फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स और फॉर मोर देन वन डिपार्टमेंट, उसको कोई अप्रोप्रिएट बेसिस पर हमें डिवाइड करना होता है, जिसे हम अपोर्शनमेंट कहते हैं। उसके बाद हमें जो डिपार्टमेंट है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। जो हमारी मेन प्रोडक्ट बनाने में या फिर हमारी मेन सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज वेल एज सर्विस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही कहे जाते हैं, जो हमारे इनकम अर्न करने के लिए हेल्प करते हैं। बट ये जो मेन डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनको हेल्प करने के लिए सर्विस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो कुछ भी अर्न करके नहीं आते हैं, इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपेंस है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे इनडायरेक्ट कहे जाएंगे, इसलिए उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है अलोकेटेड है या फिर अपोर्शन्ड है, वो सारा का सारा सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा एक्सपेंसेस ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जिसे रीअपोर्शनमेंट कहा जाता है। रीअपोर्शनमेंट के लिए हमने अलग अलग मेथड्स भी देखी थी, जिसमें डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड था। हम ऐसा मानते थे कि सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है और पूरा का पूरा सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया जाता था ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस। दूसरी मेथड थी नॉन रेसिप्रोकल मेथड या फिर स्टेप मेथड, जिसमें हम ऐसा मानते थे कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, बट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है, और वो कंटिन्यूअसली उस बेसिस पर हम रीअपोर्शनमेंट करते जाते हैं। उसी तरीके से पूरा का पूरा सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। और जो थर्ड मेथड थी वो थी रेसिप्रोकल मेथड, जिसमें ऐसा माना जाता था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट सभी सर्विस डिपार्टमेंट को, मतलब कि एक दूसरे को ये सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में हम किस तरह से सर्विस डिपार्टमेंट को एक्सपेंस को रीअपोर्शन करेंगे वो देखा था। उसके लिए भी तीन मेथड्स थी। एक था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसमें हम सर्विस डिपार्टमेंट के लिए के टोटल एक्सपेंसेस के लिए इक्वेशन बना देते हैं और उसके हिसाब से उन दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनका टोटल एक्सपेंडिचर निकालते थे, और फिर वो सिर्फ जितना पोर्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है उतना उनको रीअपोर्शन किया जाता था। सेकंड मेथड उसमें थी ट्रायल एंड एरर मेथड, और थर्ड थी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनको रीअपोर्शन करते जाते थे ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस, अंटिल सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस नॉमिनल ना हो जाए या फिर जीरो ना हो जाए। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो भी काइंड ऑफ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, बट वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स के ही अंदर किया जाता है, और फिर वो जो सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर आता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन किया जाता है ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस। ये तीनों ही मेथड, मेन तीनों मेथड और जो रेसिप्रोकल मेथड की जो तीन सब मेथड्स है, वो सब कुछ हमने इन डिटेल समझा हुआ है। उनके रिलेटेड इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए, राइट। तो अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा एक्सपेंडिचर है आफ्टर अलोकेशन, आफ्टर अपोर्शनमेंट एंड आफ्टर रीअपोर्शनमेंट, वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो है उसको हम क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन। वो जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आता है उसको कोई बेस लेकर बेस से डिवाइड करते हैं और एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। ऐसा करने की क्या जरूरत होती है? देखिए, ओवरहेड्स है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप्स के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो कई बार प्रोडक्शन करने से पहले जानना या फिर ईयर एंड ना हो तब तक जानना काफी डिफिकल्ट होता है। बट एक्चुअल में जब भी कोई भी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है तो उनको सेलिंग प्राइस डिसाइड करना होता है या फिर कितना टोटल कॉस्ट हुआ है वो जानना होता है। तो उसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर जानना जरूरी है, ताकि उसके बेसिस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके, या फिर टोटल कॉस्ट जानकर उसको कंट्रोल करे, या फिर कितना कर रहा है, वो सब कुछ के लिए भी हेल्प कर सकता है। तो उसके लिए प्रोडक्ट वाइज या फिर जॉब वाइज या किस तरह से कितना एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उसके लिए उसको ओवरहेड्स भी जानना जरूरी है। बट वो जब तक पूरा का पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता या फिर सारे एक्सपेंडिचर खत्म नहीं हो जाते, तब तक हमें नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड्स कितना हुआ है। इसीलिए जनरली
जो बजट बनाया जाता है कि भाई पूरे साल में कितना ओवरहेड्स हो सकता है, और जो भी बेस रखेंगे मतलब कि लेबर आवर्स के बेसिस पर हो सकता है, मशीन आवर्स के बेसिस पर, क्योंकि मोस्टली जो ओवरहेड्स है वो आवर्स की वजह से ज्यादा इनकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्लास में पढ़ने जाते हैं तो जो ओवरहेड्स है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, रेंट वगैरह हो जाता है, राइट। तो वो जनरली आप कितनी देर आपको पढ़ाया जाता है उस हिसाब से वो ज्यादा बढ़ता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी अगर आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा, राइट। रेंट में भी कई बार कैसा हो सकता है कि अगर बहुत सारी बैचेस है तो आपको कितना पढ़ाते हैं उस हिसाब से वो सारी बैचेस में हम अलोकेट या अपोर्शन कर सकते हैं। तो वो जितनी आवर्स पढ़ाते हैं उस हिसाब से वो पूरी जो फ्लोर स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया जाता है। तो मोस्टली जो ओवरहेड्स है एट द एंड कोई बेसिस से डिवाइड किया जाता है, जो लेबर आवर्स हो सकती है, मशीन आवर्स हो सकती है, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट हो सकता है, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट हो सकता है, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट हो सकता है, या फिर टोटल यूनिट्स, टोटल आउटपुट जो है उनसे डिवाइड किया जाता है। ये 6 बेसिस का यूज करके हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिलता है, और वो एब्जॉर्प्शन रेट का यूज करके हम प्री डिटरमाइंड रेट या फिर एक्सपेक्टेड ओवरहेड है वो निकालते हैं, ताकि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिल पाए। अभी तक एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता है, बट बजटेड ओवरहेड, बजटेड बेस के कंसीडर करके हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, और उसी एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पर ओवरहेड्स कितने हुए होंगे ऑन कंसीडरिंग एक्चुअल बेस कितने हुए होंगे वो निकालते हैं, ताकि हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिल पाए, और उसके बेसिस पर हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाए, क्वोट कर पाए, या फिर कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए, राइट। तो इस तरह से किया जाता है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन रेट निकालना जरूरी बन जाता है, राइट। तो वो क्या होता है वो इन डिटेल समझते हैं, उसके टाइप्स और मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है वो समझते हैं। मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको 4.29 पर दिया हुआ है, बट उसके पहले हमें टाइप्स ऑफ ओवरहेड समझना है, जो इसके तुरंत बाद दिया हुआ है 4.36 पर दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट्स। 4 टाइप्स के हैं, नॉर्मल रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, ब्लैंकेट रेट एंड डिपार्टमेंटल रेट। नॉर्मल रेट क्या होता है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल ओवरहेड से उसको एक्चुअल बेस से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल रेट मिल जाएगा, वो एक्चुअल रेट है। जबकि प्री डिटरमाइंड रेट उसका पूरा ऑपोजिट है, बजटेड ओवरहेड्स को कंसीडर करके एक्सपेक्टेड ओवरहेड्स को कंसीडर करेंगे और एक्सपेक्टेड बेस से डिवाइड करेंगे तो हमें प्री डिटरमाइंड रेट मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। नॉर्मल रेट, दिस रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल ओवरहेड्स बाय एक्चुअल बेस, इट इज आल्सो नोन एज एक्चुअल रेट। हमारा पूरा एक्सपेंडिचर हो गया, हमारा ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर हमें ओवरहेड रेट निकालना है तो नॉर्मल ओवरहेड रेट मिल सकेगा। उसकी फॉर्मूला दे रखी है, नॉर्मल ओवरहेड रेट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड अपॉन एक्चुअल बेस। सेकंड वन इज प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट जो है वो बजटेड ओवरहेड रेट है, जो जनरली ईयर स्टार्ट होने से पहले निकाला जाता है, और पूरे साल में ओवरहेड इसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितना होगा। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहे हैं, तो सभी में ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट का यूज करके किया जाता है। प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से ओवरहेड हम एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक्चुअल ओवरहेड से प्लस या माइनस हो सकता है, जिसे हम अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड कवर कहते हैं, और उसकी फिर बाद में ट्रीटमेंट दी जाती है, राइट। वो क्या होता है वो हम इसके बाद कवर अप करेंगे, ये पूरा एब्जॉर्प्शन का पार्ट कवर अप कर लेंगे, उसके बाद अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के बारे में भी हम समझेंगे। तो जो ओवरहेड है वो पहले प्री डिटरमाइंड रेट, बजटेड रेट के हिसाब से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और उसके हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। फिर जितना भी ओवरहेड एक्चुअल है उसमें प्लस या माइनस जितना भी है उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है, राइट। दिस रेट इज प्री डिटरमाइंड in advance by estimating the amount of the overhead for the period in which it is to be used। जो भी पीरियड में होने वाला है इन एडवांस देखा जाता है कि भाई कितना ओवरहेड हो सकता है, उसके लिए हम प्रीवियस ईयर का बेस ले सकते हैं, और जो भी चेंजेस होने के चांसेस है उनको कंसिडर करते हैं। इट इज कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, प्री डिटरमाइंड रेट, बजटेड अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस। ये जो बेस है वो कौन से हो सकते हैं वो मेथड्स ऑफ ओवरहेड्स में आएगा, मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में आएगा, तो वहां पर हम कवर अप करेंगे जो 6 बेसिस मैंने आपको बताए, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट के परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट के परसेंटेज, लेबर कॉस्ट के परसेंटेज एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। तो इन डिटेल हम समझने वाला है। The amount of overhead rate of expenses for absorbing them to production may be estimated on the following basis।
The figure of the previous year or period may be adopted as the overhead rate to be charged to production in the current year. The assumption is that the value of production as well as overheads will remain constant or that the two will change proportionately. हम previous year या फिर पीरियड को अडॉप्ट करते हैं, उनके बेसिस पर इस नेक्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर होगा वो हम सोचते हैं और उसके हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं, ओवरहेड्स को प्री डिटरमाइंड रेट निकालते हैं, उसमें जितना भी चेंजेस होने वाले हैं उनको कंसिडर किया जाता है. The overhead rate for the year may be determined on the basis of estimated expenses and anticipated volume of production activity. जो भी anticipated volume of production हम सोच रहे हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन होगा, उस हिसाब से हम बजटेड ओवरहेड्स निकालते हैं और उस हिसाब से प्रीडिटरमाइंड रेट निकालते हैं. इस तरीके से हो सकता है. For example, if expenses are estimated rupees 10,000 and output at 4,000 units, the overhead rate will be rupees 2.5 per unit. कैसे? Budgeted overheads upon budgeted base 10,000 divided by 4,000, so हमें absorption rate मिल जाएगा, predetermined rate मिल जाएगा rupees 2.5 per unit. अब जो नेक्स्ट ईयर में हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसमें जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे उस हिसाब से हमें टोटल ओवरहेड्स मिल सकता है कि भाई कितना ओवरहेड्स हुआ होगा. तो जितने भी यूनिट्स बने हैं, फॉर एग्जांपल अगर 200 यूनिट्स बनेंगे तो 200 इंटू 2.5 करके 500 रुपीज का ओवरहेड है वो लगाया जाए. समझ में आ रहा है? The overhead rate for a year may be fixed on the basis of the normal volume of the business. या फिर जो overhead rate है उसको fixed volume के भाई इतना प्रोडक्शन हम जनरली करते हैं तो उस हिसाब से इतना overheads होना चाहिए, उस हिसाब से भी predetermined rate निकाला जा सकता है. राइट? तो ये two types of the overhead rate था. राइट? Absorption rate था, एक तो normal and predetermined. दो में से कोई एक हो सकता है at a time. राइट? जनरली predetermined rate का यूज किया जाता है क्योंकि पहले से या फिर जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब हम एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं निकाल सकते. वो जनरली ईयर एंड पर ही पता चलता है कि एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ. राइट? चलो, और ये प्रीडिटरमाइंड रेट निकालना भी जरूरी है सेलिंग प्राइस पता करने के लिए, और तो और हमें जो कॉस्ट कंट्रोल करना है उसके लिए भी हेल्प कर सकता है. अब जो बाकी के दो टाइप है, दैट इज ब्लैंकेट ओवरहेड रेट एंड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट. ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है. ब्लैंकेट ओवरहेड रेट मतलब कि पूरी फैक्ट्री, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही ओवरहेड रेट निकाला जाएगा. जब भी आप बहुत ही कम प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स में से पास होकर जाती है, तब आप ब्लैंकेट ओवरहेड रेट यूज कर सकते हैं. अदरवाइज डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक्सपेंस अलग है, उनका बेस अलग है, तब आपको डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट यूज करना चाहिए. हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ओवरहेड रेट हो जाएगा. राइट? तो ये दोनों में से भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं. राइट? चलिए ये देखते हैं. Blanket overhead rate refers to the computation of one single overhead rate for the whole factory. It is to be distinguished from the departmental overhead rate, which refers to a separate rate for each individual cost center or department. The use of blanket rate may be proper in certain factories producing only one major product in a continuous process or where the work performed in every department is fairly uniform or standardized. ये कहाँ पर beneficial है? जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनाई जाती है या फिर जो प्रोसेस है फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वो सेम है, मतलब कि सारे डिपार्टमेंट्स में से वो पास होगी, उतना ही टाइम लेगी सारे डिपार्टमेंट में प्रोसेस करने के लिए. राइट? तब हम ब्लैंकेट रेट यूज कर सकते हैं क्योंकि सभी के लिए वो रेट सेम होगा. पर अगर आपकी जो प्रोडक्शन है, आपकी जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, वो अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट में से अलग अलग तरीके से पास होते हैं, अलग अलग लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, तो उस केस में डिपार्टमेंटल रेट है वो ज्यादा प्रेफरेबल रहता है. चलिए इसकी फॉर्मूला देखते हैं. ब्लैंकेट रेट इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड फॉर द फैक्ट्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स और बेस फॉर द फैक्ट्री. पूरा जो फैक्ट्री का टोटल ओवरहेड है उसको टोटल बेस से डिवाइड किया जाएगा. ब्लैंकेट रेट शुड बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग केसेस. हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन या केसेस दिए हैं, उसी केस में आपको ब्लैंकेट रेट यूज करना चाहिए. फर्स्ट, वेयर ओनली वन मेजर प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. जहां पर सिर्फ एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाई जाती है, आपको वहां पर ब्लैंकेट रेट का यूज करना चाहिए, कर सकते हैं. राइट? वेयर सेवरल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बट ऑल प्रोडक्ट्स पास थ्रू ऑल डिपार्टमेंट्स. अगर आपको मोर देन वन प्रोडक्ट बनाते हैं पर वो जो भी प्रोडक्ट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में से पास होती है, एंड
ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम इन ईच डिपार्टमेंट, और सारे के सारे डिपार्टमेंट में वो सेम लेंथ ऑफ टाइम के लिए वो प्रोड्यूस होती है, तो उस केस में आप ब्लैंकेट रेट का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ब्लैंकेट रेट आपको कब यूज करना चाहिए, या फिर सिर्फ एक ही मेजर प्रोडक्ट है या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट है, बट वो जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में से पास होती है, और तो और उस जो भी डिपार्टमेंट है उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है या फिर पूरा का पूरा सेम है, तभी आपको ब्लैंकेट रेट का यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपको डिपार्टमेंटल रेट का यूज करना चाहिए, राइट। Where this condition do not exist, departmental rate should be used. Clear? ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी चाहिए, मतलब कि कब आपको ब्लैंकेट रेट यूज करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आई थिंक ओल्डर कोर्स में एक बार पूछा हुआ। चलिए अब देखते हैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। If it refers to the computation of one single overhead rate for a particular production unit or department. डिपार्टमेंट के लिए कोई एक ही सिंगल रेट का यूज करना, दैट इज हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रेट का यूज करना, दैट इज डिपार्टमेंटल रेट। पूरी फैक्ट्री के लिए एक नहीं होगा, हर डिपार्टमेंट हर कॉस्ट सेंटर का अलग अलग रेट होगा। Where the product lines are varied or machinery used to vary in degree in the different departments, that is where conditions throughout the factory are not uniform, the use of departmental rate is to be preferred. जहां पर आपकी जो प्रोडक्ट लाइन्स है वो अलग अलग है, उसमें जो प्रोसेसिंग होता है, उसमें जो मशीन का यूज होता है, टाइम या फिर आवर्स जितने भी लगते हैं प्रोसेसिंग के, वो सभी अलग अलग है, उस केस में आपको डिपार्टमेंटल रेट का यूज करना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर रेट मिल सके। समझ में आ रहा है? अगर आपकी फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बनती है या फिर सेम प्रोसेसिंग होता है तो ब्लैंकेट रेट यूज कीजिए, अदरवाइज डिपार्टमेंटल रेट का यूज कीजिए। इसकी फॉर्मूला दे रखी है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट इज इक्वल टू ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस। जो भी डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है उसको उस डिपार्टमेंट के टोटल बेस से डिवाइड कीजिए तो आपको डिपार्टमेंटल रेट मिल जाएगा। तो ये ब्लैंकेट रेट और जो डिपार्टमेंटल रेट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। दोनों में से कोई एक यूज किया जा सकता है, पूरी फैक्ट्री के लिए एक या फिर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग, राइट। तो ये जो डिपार्टमेंटल रेट या फिर जो ब्लैंकेट रेट हम यूज करेंगे वो नॉर्मल या फिर एक्चुअल बेसिस पर भी हो सकता है या फिर बजटेड के बेसिस पर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि नॉर्मल या फिर प्री डिटरमाइंड में से कोई एक होगा इन केस ऑफ ब्लैंकेट और इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट है तो नॉर्मल या प्री डिटरमाइंड में से एक होगा और ब्लैंकेट या डिपार्टमेंटल में से एक होगा। मतलब कि ये दो एक कैटेगरी है और ये दो कैटेगरी है, दोनों ही कैटेगरी में से एक एक कोई भी ओवरहेड रेट होगा वो कोई दोनों ही कैटेगरी में एक एक में फॉल होगा, या फिर वो नॉर्मल और प्री डिटरमाइंड में से एक होगा और साथ में वो ब्लैंकेट या डिपार्टमेंटल में से भी कोई एक कैटेगरी में फॉल होगा। क्लियर? मोस्टली प्रीडिटरमाइंड रेट यूज किया जाता है क्योंकि वो पहले से जानना जरूरी है ताकि हमें टोटल कॉस्ट पहले से पता चल पाए, उस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस चार्ज कर पाए। क्लियर? चलिए ये थे टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब देखते हैं मेथड्स ऑफ ओवरहेड्स। जो ये बेस हम क्या क्या ले सकते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे, पेज नंबर 4.29 पर दिया हुआ है। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स टू वेरियस प्रोडक्ट्स और जॉब। हम किस किस तरीके से कौन से मेथड्स है, कौन से बेस का यूज करके हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 6 बेसिस है। परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट किस तरह से मिलता है? मटेरियल प्लस लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, राइट। तो ये जो मटेरियल और जो लेबर कॉस्ट है उनको कंसिडर कर सकते हैं और साथ में प्राइम कॉस्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ वन इज लेबर आवर्स, फिफ्थ वन इज मशीन आवर्स एंड सिक्स्थ वन इज नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आउटपुट। इसमें से कोई भी बेस ले सकते हैं। अब ये बेसिस क्या किस तरह से होते हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा यूज करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर समझाई है, वो समझते हैं। ये पॉइंट जो है वो थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए हेल्पफुल है, तो आपको अच्छे से समझना चाहिए। The method selected for charging overheads to products or a job should be such as will ensure, जो भी आप मेथड यूज करें उसमें आपको नीचे के पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने होंगे। That the total amount charged or recovered in a period does not differ materially from actual expenses incurred in the period। आपको ऐसा बेस चूज करना चाहिए जो भी आपने
अमाउंट चार्ज की है या रिकवर की है वो जनरली प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर होती है। वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से बहुत ही ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा डिफर करेगा तो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएंगे, उसकी आपको फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, उसका फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आपका जो बेस है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्चुअल से काफी नियरर हो, राइट। एंड that the amount charged to individual jobs or products is equitable. In case of factory overheads, this means जो भी आप जॉब या प्रोडक्ट वगैरह में आप जो भी ओवरहेड्स को चार्ज करते हैं वो इक्विटेबल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बराबर होने चाहिए मतलब क्या, वो हमें यहाँ पर समझाया है। That the time spent on completion of each job should be taken into consideration. कितना टाइम स्पेंड किया है इन ईच जॉब इन प्रोडक्शन वो हमें उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द ओवरहेड्स है वो टाइम की वजह से डिफर होते हैं, वो टाइम की वजह से ड्रिवन होते हैं, इसीलिए टाइम स्पेंट जो है उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। जो लेबर आवर्स है या फिर मशीन आवर्स है वो टाइम स्पेंट को सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं, राइट। अगर लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो लेबर आवर्स को कंसिडर कीजिए। अगर मशीन ओरिएंटेड आपका डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट है तो उसमें मशीन आवर्स का यूज करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेटर बेस रहता है, राइट। That a distinction should be made between jobs done by skilled workers and those done by unskilled workers. कौन सी जॉब कौन सा प्रोसेस है वो स्किल्ड वर्कर ने किया और कौन सा अनस्किल्ड वर्कर ने किया, उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बट ये सिर्फ लेबर कॉस्ट को अगर हम यूज करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट में क्या होता है कि लेबर आवर एज वेल एज उनको वेज रेट कौन सा कितना दिया जाता है उसको भी देखा जाता है। तो वेज रेट जो है मतलब कि स्किल्ड का कुछ अलग होगा, अनस्किल्ड का कुछ अलग होगा, वो सिर्फ लेबर कॉस्ट में ही देखा जाता है, बाकी प्राइम कॉस्ट में होगा बट वो इनडायरेक्टली होगा, राइट। एंड that job done by manual labor and those done by machine should be distinguished. कौन सी जॉब मशीन ने की, कौन सी जॉब लेबर मैन्युअली लेबर ने की, वो अलग डिफर होना चाहिए। तो वो जनरली लेबर आर या फिर मशीन आर से पता चल सकता है, राइट। तो ये सारी प्री रिक्विजिशन या फिर आइडियल जो ओवरहेड रेट होगा उसमें ये होनी चाहिए। हर बार सारी की सारी पॉसिबल नहीं होती कि आपको फुलफिल कर पाए, ये पर ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहली कंडीशन है कि एक्चुअल और जो प्री डिटरमाइंड जितना भी रिकवर्ड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है वो डिफर नहीं होना चाहिए, और दूसरा इक्विटेबल होना चाहिए ओवरहेड्स। इक्विटेबल होना मतलब क्या, उसके लिए हमें तीन चीजें बताई कि टाइम स्पेंड को ध्यान में रखना चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का जो काम है उसको डिफर करना चाहिए, और तीसरा मशीन आवर्स, मशीन का कितना काम हुआ और लेबर का कितना काम हुआ वो अलग होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब ये जो मेथड्स है वो समझते हैं। ये सारे उसके नाम दे रखे हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट एंड रेट पर यूनिट। इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें क्या करेंगे, हमारा जो भी टोटल ओवरहेड्स है या फिर बजट ओवरहेड्स है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से, राइट, और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में मिल जाएगा। Under this method, the cost of direct material consumed is the base of calculating the amount of overhead absorbed. उसकी फॉर्मूला है overhead rate is equal to total production overhead of department upon budgeted direct material cost of all products into 100. Budgeted या total overheads upon budgeted या total direct material cost into 100. Second है percentage of प्राइम कॉस्ट मेथड। यहाँ पर हम टोटल ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट हमें मिल जाएगा। This method is based on the fact that both material as well as labor contributes in raising factory overheads. यहाँ पर हम क्या ध्यान में रखते हैं कि भाई मटेरियल कॉस्ट से भी आपका ओवरहेड्स बढ़ता है एज वेल एज लेबर कॉस्ट से भी बढ़ता है, उन दोनों को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। Hence the total of the two, that is prime cost, should be taken as a base for absorbing the factory overheads. इसकी फॉर्मूला है total production overhead of a department upon total prime cost into 100. बट ये दोनों ही मेथड इतनी यूजफुल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ओवरहेड्स मटेरियल की वजह से नहीं बढ़ता है, बट आप कितनी आवर्स स्पेंड करते हैं उस वजह से बढ़ता है, राइट। आपका मटेरियल चाहे कितना भी अच्छा हो, हीरे मोती जड़े हुए हो, बट उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? वो जितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंज्यूम करते हैं कि भाई आपने कितने टाइम तक वो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स यूज किए और उसके कितना रेट है। अब मतलब कि मोस्टली जो आपका एक्सपेंस है वो कितने
यूनिट्स यूज किए, मतलब कि कितने आवर्स के लिए वो यूनिट्स यूज किए, उस वजह से पढ़ते हैं। मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसीलिए जनरली मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट को एज अ बेस ऑफ ओवरहेड्स, मेथड ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन यूज नहीं किया जा सकता है। ये रेयरली यूजेबल मेथड्स है, राइट। इसको हमें एग्जांपल देके समझाया हुआ है। सपोज कि हमें एक्चुअल फिगर्स दिए हैं, एक्चुअल फिगर्स आर एस्टिमेटेड एज फॉलो। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 2 लाख रुपीस, डायरेक्ट लेबर दिया है 1 लाख और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है 90,000। सो इस हिसाब से, ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स है ₹90,000 डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ₹2 lakhs इंटू 100 करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये जो भी रेट आएगा आपको परसेंटेज में, जो भी रेट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्लियर, यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है इसका आंसर। तो इस तरह से करेंगे तो 45% आ जाएगा। अब अगर हमारा जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो कोई भी जॉब के लिए, कोई भी, ये जो पूरा था, ये जो हमें दिया हुआ था, ये पूरे फैक्ट्री के लिए, पूरे साल के लिए दिया हुआ है, राइट। उसमें से कोई भी अगर हम एक जॉब करते हैं जिसमें मटेरियल यूज हुआ है 10,000 का और लेबर यूज हुआ है 7,000 का, क्योंकि हमने ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हर प्रोडक्ट के लिए, हर जॉब के लिए मिल जाएंगे, बट ओवरहेड्स हमें पता नहीं चल पाएंगे, इसीलिए हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई ये जॉब हमने काम किया, ये जो ऑर्डर फुलफिल किया उसमें 10,000 का मटेरियल गया था और 7,000 का लेबर गया था। अब हमें ओवरहेड्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अगर करना है तो क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 7,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को किसके बेसिस पर होगा, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और वो कितना है 45% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो 10,000 का 45% मतलब कि 4500। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे दैट इज 21,500 हमारा कॉस्ट हो जाएगा इंक्लूडिंग ओवरहेड्स। तो जॉब के पास से हमें 21,500 एज ए कॉस्ट रिकवर करना चाहिए, उसमें जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो ऐड कर सकते हैं, उतनी आपकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ये आपको पता चलेगा। अभी तक ये पूरे साल का एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं पता चला है, इसलिए ये एक्जैक्टली 4500 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, प्लस या माइनस हो सकता है, बट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई टोटल कॉस्ट कितना हुआ है, इस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस चार्ज कर सके। इसीलिए पहले से एब्जॉर्ब करना, ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना जरूरी बन जाता है, राइट। अगर हम दूसरा बेस कंसिडर करें एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 3 लाख। तो हमें पहले एब्जॉर्प्शन रेट निकालना होगा। एब्जॉर्प्शन रेट प्री डिटरमाइंड है, तो वो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड्स वो कितना है ₹90,000 अपॉन टोटल प्राइम कॉस्ट दैट इज ₹3 लाख, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएंगे दैट इज 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट, राइट। तो अगर सेम जॉब है जिसमें 10,000 रुपीज का मटेरियल और 7,000 रुपीज का लेबर यूज हुआ है, दैट इज टोटल 17,000 का प्राइम कॉस्ट हुआ है, तो हमें जो ओवरहेड्स निकालने हैं वो किस तरह से निकालने हैं, 17,000 के 30%। 17,000 के 30% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 22,100 रुपीज हो जाएगा। 17,000 का आप 30% करेंगे, राइट, तो 4,100 रुपीज हो जाएगा, राइट। तो 17,000 प्लस 4,100 दैट इज 22,100 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरी जॉब का कॉस्ट मिल जाएगा यूजिंग परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट जैसे ओवरहेड रिकवरी रेट या फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्लियर। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट की वजह से जनरली आपके ओवरहेड्स ड्रिवन नहीं होते, ओवरहेड्स ड्राइव नहीं होते, बढ़ते नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही कम यूज किया जाता है। तो यही हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। ऑफ दिस मेथड्स द फर्स्ट एंड सेकंड आर जनरली कंसिडर्ड टू बी अनसूटेबल ऑफ अकाउंट्स ऑन अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जनरली ये दोनों ही इतने सूटेबल नहीं है, इतने ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। क्यों, वो हमें यहाँ पर रीजंस दिए हुए हैं।
Manufacturing overhead expenses are mostly a function of time. That is, time is the determining factor for the incurrence and application of manufacturing overhead expense. Generally manufacturing overhead है वो टाइम की वजह से ड्रिवन होते हैं और फंक्शन ऑफ टाइम या टाइम जो है वो मैटर करता है, बट मटेरियल कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट में जनरली ये यूज नहीं किया जा सकता है। मटेरियल कॉस्ट में तो पूरा का पूरा टाइम को इग्नोर किया जाता है। प्राइम कॉस्ट में लेबर कॉस्ट को ध्यान में लिया जाता है और लेबर कॉस्ट के अंदर लेबर आवर्स यूज की जाती है, बट वो बहुत ही इनडायरेक्ट फैक्टर हो जाता है। इसीलिए प्राइम कॉस्ट में लेबर आवर्स ध्यान में रखिए, बट वो इनडायरेक्टली है, इसीलिए उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है और इसी वजह से टाइम इतना ज्यादा दिखता नहीं है, राइट। That they are so would be clear if we recall that overhead expenses, especially manufacturing expenses, can in ultimate analysis be regarded as expenditure incurred in providing the necessary facilities and service to workers employed in the productive process. Generally manufacturing overheads है वो facilities जो भी workers को दी जाती है उस वजह से बढ़ते हैं, बट यहाँ पर मतलब कि क्या है कि जो वर्कर्स को फैसिलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा यूज कब होती है, जब वर्कर्स काम करते हैं। इसीलिए जो लेबर आवर्स है उस हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। अगर आपका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है या फिर मोस्टली मशीन ओरिएंटेड है तो उसमें मशीन कितने टाइम चला उसको फैसिलिटेट करने के लिए ओवरहेड्स होते हैं, इसीलिए वो जो फैसिलिटी है वो मशीन आवर्स के बेसिस पर एब्जॉर्ब होनी चाहिए। बट यहाँ पर मतलब कि मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट एज अ बेस लेंगे तो उसमें ये लेबर आवर्स या मशीन आवर्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा और वो जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो इतना सूटेबल नहीं होगा। The question of facilities and services made available to workers naturally is dependent on the length of time during which workers make use of the facilities. Right? वो कितने टाइम के लिए facilities का यूज करते हैं उस हिसाब से उसका एक्सपेंस बढ़ता है। It may therefore be said that the job or product on which more time has been spent would entail larger manufacturing expenses than the job requiring less time. इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो जॉब करने के लिए ज्यादा टाइम जाता है उसमें ज्यादा एक्सपेंसेस होगा कंपेयर टू जिसमें कम टाइम जाता है। The factor is ignored altogether by the first method and largely by the second method. Time factor जो है वो first method मतलब कि material cost में टोटली इग्नोर किया जाता है, जबकि दूसरी मेथड जो है प्राइम कॉस्ट उसमें लार्जली इग्नोर किया जाता है क्योंकि इसमें लेबर आवर्स जो है वो काफी इग्नोर्ड है, काफी इनडायरेक्टली यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट रीजन है कि इसमें टाइम फैक्टर जो है फंक्शन ऑफ टाइम है उसको खास इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, इसी वजह से ये दोनों मेथड इतनी सूटेबल नहीं है। दूसरा रीजन, overheads are neither related to prime cost nor a direct material cost except to a very small extent. Mostly जो overheads हैं वो material cost या prime cost से इतने related नहीं होते हैं, उस वजह से इतने ज्यादा incur नहीं होते हैं, इसीलिए उन दोनों को generally use नहीं किया जाता। If the percentage of material cost is used when there are two jobs requiring the same operational time but using material having a varying prices, their manufacturing overhead cost would be different, whereas this should not normally be so. यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर कोई दो जॉब है जिसमें ऑपरेशनल टाइम जो है वो सेम है बट दोनों में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो बहुत ही अलग है, दोनों की प्राइसेस बहुत ही अलग है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इन दोनों में जो ओवरहेड्स आएगा वो अलग अलग आएगा, बहुत ही डिफरेंट आएगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में उन दोनों के ओवरहेड सेम होने चाहिए क्योंकि मटीरियल क्या यूज हो रहा है उस वजह से ओवरहेड्स को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इस वजह से परसेंटेज ऑफ मटीरियल कॉस्ट इतनी एडवाइजेबल मेथड नहीं है। Second, the method of absorbing overhead cost on the basis of prime cost also does not take into consideration the time factor. दूसरा प्राइम कॉस्ट भी टाइम फैक्टर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, इनडायरेक्टली देखता है। The fact that the amount includes labor cost in addition to material cost does not render prime cost to be more suitable. In fact, the results are liable to be more misleading because of the cumulative error of using both the labor and material cost as the basis of allocation of overhead expense, on neither of which they are already dependent. प्राइम कॉस्ट में लेबर कॉस्ट को ध्यान में लिया जाता है, मतलब कि लेबर आवर को ध्यान में लिया जाता है, बट वो काफी कम है, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा सूटेबल नहीं है। इवन इसमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों ही यूज करने की जितनी भी एरर्स है वो दोनों ही होने के चांसेस हैं, उस वजह से परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है वो एडवाइजेबल नहीं है, राइट।
थर्ड रीजन हमें बताया है, सिंस मटेरियल प्राइसेस आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट एंड वाइड फ्लक्चुएशंस, द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इफ बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट आल्सो वुड फ्लक्चुएट वायलेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अगर आपके मटेरियल जो है वो उसकी प्राइसेस काफी चेंज होती है, काफी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, तो उस वजह से आपके जो ओवरहेड रिकवरी है वो भी चेंज होगी इन परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट एज वेल एज परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो उस केस में ओवरहेड रिकवरी के लिए ये दोनों मेथड का यूज करना एडवाइजेबल नहीं है, राइट। Fourth reason, the skill of the worker involved and whether machine were used or not are ignored when these methods are used. वर्कर की जो स्किल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, मटेरियल कॉस्ट में तो टोटली इग्नोर्ड, और प्राइम कॉस्ट में थोड़ा सा दिया जाता है बट वो काफी इनडायरेक्ट है तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता। और तो और जो मशीन का यूज हुआ है या नहीं उसको टोटली इग्नोर किया जाता है, इसीलिए ये मेथड इतनी एडवाइजेबल नहीं है। तो हमें 4 रीजन दिए इस वजह से मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट को एज अ परसेंटेज टू रिकवर ओवरहेड्स, राइट, इतना एडवाइजेबल नहीं है। फर्स्ट, टाइम फंक्शन को ध्यान में नहीं लेते। दूसरा, मटेरियल की प्राइसेस, मटेरियल की वजह से ओवरहेड्स आपके नहीं चेंज होते, इसलिए दोनों ही मेथड एडवाइजेबल नहीं है। थर्ड, मटेरियल की प्राइसेस चेंज हो सकती है। फोर्थ, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर को ध्यान में नहीं लिया जाता और मशीनर्स को भी, मशीन के वर्क को भी ध्यान में नहीं लिया जाता। इस वजह से ये दोनों मेथड मिनिमल या फिर रेयर केसेस में यूज करनी चाहिए, राइट। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। Percentage of material cost may, however, be used for the limited purposes of absorbing material handling and store overheads. Generally, material cost को use कब किया जा सकता है as a base of overhead absorption, जबकि material handling मतलब कि material को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, उनको कैरी करना, उसको होल्ड करना, ऐसे कॉस्ट जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें उनकी वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है, वो मैटर कर सकती है, राइट। बाकी जनरली यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर आपको चूज करना है विच मेथड टू बी यूज्ड, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट एज अ परसेंटेज टू एब्जॉर्ब ओवरहेड सबसे लास्ट में आना चाहिए। अगर आपके पास और कोई मेथड नहीं है अवेलेबल टू यूज टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, तभी आपको ये मेथड का यूज करना चाहिए, अदरवाइज ये मेथड हो सके उतना आपको अवॉइड करना चाहिए टू एब्जॉर्ब ओवरहेड्स। क्लियर। ये ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल या थियरी में पूछ सकते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट मेथड समझते हैं, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो भी है या फिर बजटेड जो भी है उसको टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से या फिर बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें मिल जाएगा, राइट। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए है। एडवांटेजेस को इस तरह से भी देख सकते हैं कि कब ये मेथड आपको यूज करनी चाहिए, और डिसएडवांटेजेस को इस तरह से कि कब ये मेथड आपको यूज नहीं करनी चाहिए, राइट। एडवांटेजेस, द मेथड इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल टू अप्लाई, इजी है, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो और इतना कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो आपको कैलकुलेट करना ही है, तो उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। The time factor is given recognition even if indirectly, इसमें टाइम फैक्टर को ध्यान में लिया जाता है भले ही इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि इसमें हम अमाउंट एज वेल एज जो आर्स है दोनों को ही कंसिडर करता है। थर्ड, टोटल एक्सपेंसेस रिकवर्ड विल नॉट डिफर मच फ्रॉम द एस्टिमेटेड फिगर सिंस टोटल वेजेस पेड आर नॉट लाइकली टू फ्लक्चुएट मच। जो भी एक्सपेंस रिकवर होंगे वो एक्चुअल से डिफर होने के चांसेस कम है, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा वेराई नहीं होता, बहुत ही ज्यादा चेंज नहीं होता, अनलाइक मटेरियल कॉस्ट, राइट। मटेरियल चेंज होने के चांसेस है क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है, मटेरियल प्राइसेस जो है वो अनकंट्रोलेबल है, बट वेजेस जो है उसका जो रेट है वो कंट्रोलेबल कह सकते, राइट। Disadvantages, it gives rise to certain inaccuracies due to the time factor not being given full importance, but ये इतनी भी important method या फिर बहुत ही ज्यादा बेस्ट मेथड नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर को इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, इसीलिए टाइम फैक्टर मेन नहीं है, राइट। तो कई बार ये इतना एडवाइजेबल नहीं होता। Where machinery is to some extent in the process of manufacture and allowance for such a factor is not made, जहां पर भी मशीनरीज यूज कर रहे हैं वहां पर मशीनरीज को ध्यान में नहीं लिया जाता, उनकी आर्स को ध्यान में नहीं लिया जाता, इसलिए उस केस में बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर वेराइंग स्किल्स ऑफ वर्कर, वर्कर्स की जो अलग अलग स्किल्स है उसको उतना ध्यान में नहीं लिया जाता है, राइट। क्योंकि दोनों का टाइम, आर्स, वेजेस सभी को इतने इंपॉर्टेंस एक साथ ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो कई बार उसको इतना ध्यान में नहीं लिया जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट मेथड है लेबर आर रेट मेथड। लेबर आर रेट मेथड में क्या होगा, टोटल ओवरहेड्स को लेबर आवर्स जो है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा और पर आर हमें
एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा, ओवरहेड रेट मिल जाएगा। लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के लिए ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, राइट। This method is an improvement on the percentage of direct wages basis as it fully recognizes the significance of the element of time in the incurring and absorption of manufacturing overhead expense। यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान जो है वो टाइम के ऊपर दिया जाता है, लेबर आवर्स कितनी हुई है, राइट। This method is admirably suitable to operations which do not involve any large use of machinery। जहां पर बहुत ही ज्यादा मशीनरीज का यूज नहीं किया जा सकता है जाता है, वहां पर ये लेबर आवर मेथड है वो एडवाइजेबल है। उसकी मेथड उसकी फॉर्मूला दे रखी है, राइट। डायरेक्ट लेबर आर रेट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉन डायरेक्ट लेबर आर। यहाँ पर ये इनटू 100 है, वो गलत है, वो नहीं आएगा। ये परसेंटेज निकालने होते हैं तभी 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज वो करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। सपोज फैक्ट्री ओवरहेड आर एस्टिमेटेड एट ₹90,000 एंड लेबर आवर्स एट ₹1,50,000। तो 90,000 डिवाइड बाय 150 करेंगे तो हमें पर आवर रेट मिल जाएगा, दैट इज ₹0.60। तो हर लेबर आवर के हिसाब से हर लेबर आवर के लिए 0.60 से मल्टीप्लाई करना होगा। इफ 795 डायरेक्ट लेबर आवर्स आर स्पेंट ऑन अ जॉब, अगर कोई भी जॉब है, राइट, ये जो 1,50,000 है वो पूरी फैक्ट्री का पूरे ईयर का है कि इतना लेबर आवर्स होंगे, उसमें से कोई एक जॉब जो की गई है उसमें 795 लेबर आवर्स का यूज किया गया है, तो उस जॉब के लिए ओवरहेड्स कितने होंगे, 795 इंटू ₹0.6 पर आवर, तो वो हो जाएगा 477 एब्सॉर्ब हुआ है ओवरहेड्स फॉर दैट जॉब, राइट। चलिए क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, राइट। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए नेक्स्ट मेथड है मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट मेथड में क्या होगा, जो भी टोटल टोटल ओवरहेड्स है उसको टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड किया जाएगा। इसमें भी आवर्स को कंसिडर किया है, जहां पर मशीन ओरिएंटेड वर्क है, जहां पर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर मशीन पर किया जाता है, वहां पर ये मशीन आवर रेट मेथड यूजफुल रहेगी। मशीन आवर रेट implies cost of running of machine for an hour to produce goods। इसको भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्ट मशीन आवर रेट या फिर कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। अगर आप सिर्फ मशीन के एक्सपेंसेस को ध्यान में रखेंगे और उसको मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डायरेक्ट मशीन आवर रेट। और अगर आप जितने भी ओवरहेड्स उन सभी को टोटल करके मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली मशीन से जुड़े हुए नहीं है, उनको भी अगर आप ध्यान में लेके टोटल ओवरहेड्स निकालकर मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर मिल जाएगा, राइट। सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपेंस हो जाता है कई बार फैक्ट्री को, जो डायरेक्टली मशीन से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी उसको टोटल ओवरहेड्स में हम ऐड करेंगे और मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट होगा। अगर सिर्फ मशीन रिलेटेड एक्सपेंस को ध्यान में रख के उसको मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट मशीन आवर रेट मिलेगा, राइट। चलिए तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, वो इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, वही है। ये मशीन आवर रेट मेथड यूज करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, वो समझते हैं। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। Where machine are the main factor of production, it is usually the best method of charging machine operating expenses to production। मशीन आवर्स रेट का यूज कब किया जाएगा, जब आपके लिए मशीन जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन प्रोडक्शन, तब आपको मशीन आवर रेट का यूज करना चाहिए, वो ज्यादा सूटेबल मेथड रहेगा। The under absorption of machine overheads would indicate the extent to which the machines have been idle। आपको under absorption of overheads मिलेगा तो उससे ये भी पता चलेगा, मतलब कि आपका जो overhead जो है वो आपका जो एक्चुअल है वो ज्यादा है, जबकि बजटेड overhead जो है कम है। मतलब कि आपको ये पता चलेगा कि भाई आपका मशीन जो है वो आइडल है, उस टाइम पर मशीन का यूज नहीं किया गया है, तो आपको मशीन को एफिशिएंटली यूज करने के लिए भी इंडिकेटर पता चल पाएगा। It is particularly advantageous where one operator attends to several machines, for example, automatic screw manufacturing machine, or where several operators are engaged on the machine, for example, the belt press used in making conveyor belts। मतलब कि एक ही ऑपरेटर बहुत ज्यादा more than one machines का यूज करते हैं, या फिर एक ही मशीन पर बहुत ही ज्यादा more than one operators जो है वो उसके ऊपर काम करते हैं। उस केस में आपको मशीन रेट का यूज करना चाहिए, ना कि लेबर आवर्स का, राइट। उसके डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। एडिशनल डेटा कंसर्निंग द ऑपरेशन टाइम ऑफ मशीन नॉट अदरवाइज नेसेसरी मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड।
मशीन आवर्स जो पहले और किसी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जरूरी नहीं था, वो चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। आपको मशीन आवर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। अब तक जो भी हमने 5 बेसिस, अब तक हमने जो भी 4 बेसिस देखे एक्सक्लूडिंग मशीन आवर्स, तो वो परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट था, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट हमें कॉस्ट के टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जरूरी है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते थे बेस निकालने के लिए। चौथा लेबर आवर्स था, तो लेबर आवर्स भी हमें जरूरी है ताकि उसी के बेसिस पर हम लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ओवरहेड्स निकालने के लिए भी लेबर आवर्स को अलग से हम कैलकुलेट नहीं करते थे, बट अगर आपको ओवरहेड्स बेस्ड ऑन मशीन आवर कैलकुलेट करना है तो आपको मशीन आवर्स अलग से निकालने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है, राइट। As general department rates for all the machines in a department may be suitable, the computation of a separate machine hour rate for each machine or group of machines would mean further additional work. हर मशीन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग अलग मशीन आवर रेट निकालना एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है टास्क, उससे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, आपको पर्सन अलॉट करने पड़ेंगे, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, टाइम टेकिंग टास्क बन सकता है, राइट। तो ये डिसएडवांटेज बन सकता है, क्लियर। एंड लास्ट मेथड है रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड। जितने भी आउटपुट्स यूनिट्स आपने बनाए हैं उसके हिसाब से, तो उसमें टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल यूनिट्स जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें ओवरहेड रेट पर यूनिट मिल जाएगा, राइट। अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये काफी सिंपल मेथड, राइट। तो ये 6 मेथड से हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं ओवरहेड्स का, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, बट ये दोनों ही रेयरली यूज्ड और अनसूटेबल मेथड्स हैं, राइट। उसके रीजंस हमने देखे थे। थर्ड वन परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, ये यूज कर सकते हैं। फोर्थ लेबर आवर्स, फिफ्थ मशीन आवर्स। फोर्थ और फिफ्थ जो है लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, ये सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड्स है क्योंकि आवर्स को कंसिडर किया जाता है लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री में लेबर आवर्स, मशीन ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में मशीन आवर्स का यूज कीजिए। एंड सिक्स्थ वन रेट पर यूनिट, मतलब कि आउटपुट या फिर यूनिट्स जितने भी प्रोड्यूस किए हैं उस हिसाब से आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, राइट। ये 6 मेथड्स थी, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल में तो आपको काफी यूज किया जाएगा, राइट। क्लियर। चलिए अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद इलस्ट्रेशन 6 दिया हुआ है वो हम यहाँ पर कवर अप करते हैं, राइट। अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years। एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज और उसकी यूजफुल लाइफ ऐसा लग रहा है कि वो 10 years के लिए चलेगा। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली टू बी ₹9 lakhs। एट द एंड ऑफ 10 lakhs इसकी स्क्रैप वैल्यू 9 lakhs रुपीज हो सकती है, ऐसा लग रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन से हमें डेप्रिसिएशन मिल सकता है। डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, तो हमें डेप्रिसिएशन मिल सकता है। Repairs during the whole life of the machine are expected to be ₹18 lakhs। पूरी जो यूजफुल लाइफ है मतलब कि 10 years, उसमें कितना रिपेयर्स हो सकता है 18 lakhs रुपीज का। And the machine is expected to run 4380 hours per year on an average। हर साल ये मशीन 4380 आवर्स के लिए यूज हो सकता है, इतने आवर्स के लिए वो चलेगा ऐसा लग रहा है। Its electricity consumption is 15 units per hour, the rate per unit being ₹5। जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसमें पर आवर 15 यूनिट्स यूज होते हैं इन द मशीन, और उसका जो रेट है वो है ₹5 पर यूनिट। The machine occupies 1/4 of the area of the department and has 2 points out of total 10 for lighting। जो ये मशीन है वो 1/4 ऑफ टोटल एरिया ऑक्यूपाई करता है और 2 लाइटिंग पॉइंट्स आउट ऑफ टोटल 10 लाइटिंग पॉइंट्स। पूरी फैक्ट्री में या फिर पूरे स्पेस में 10 लाइटिंग पॉइंट्स होंगे, उसमें से 2 लाइटिंग पॉइंट ये मशीन के लिए यूज किया जाता है। The foreman has to devote about 1/6 of his time to the machine। फोरमैन मतलब कि काइंड ऑफ सुपरवाइजर, तो वो जो सुपरवाइजर है वो 1/6 टाइम, अपना जो टोटल टाइम है उसमें से 1/6 टाइम इस मशीन को देते हैं। The monthly rent of the department is ₹30,000। ये जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका रेंट है वो 30,000 रुपीज है। एंड द लाइटिंग चार्जेस अमाउंट टू ₹8,000 पर मंथ, और लाइटिंग चार्जेस 8,000 होता है पर मंथ के लिए।
The foreman is paid a monthly salary of rupees 19,200. जो foreman जो सुपरवाइजर है उनको कितनी सैलरी देते हैं पर मंथ? 19,200 रुपीज. फाइंड आउट द मशीन आर रेट. हमें मशीन आर रेट निकालना है. Assuming insurance is at 1% per annum and the expense on oil etc. are rupees 900 per month. इंश्योरेंस ऑफ मशीन है वो 1% पर annum है और जो ऑयल एटसेट्रा में जो एक्सपेंस होता है वो रुपीज 900 पर मंथ है. राइट, ये सभी एक्सपेंसेस को कंसिडर करके हमें मशीन आर रेट निकालना है. मशीन आर रेट कैसे मिलेगा? टोटल ओवरहेड्स, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल मशीन आवर्स. यहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस मंथ में दे रखे हैं तो हम सारे ही एक्सपेंसेस को मंथ में कवर अप करेंगे. मतलब कि टोटल मंथली ओवरहेड्स उसको हम टोटल मंथली आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आर रेट मिल जाएगा. राइट, तो ये स्टार्ट करते हैं. इलस्ट्रेशन 6 है. स्टेटमेंट शोविंग मशीन आर रेट. स्टेटमेंट शोविंग मशीन आर रेट. इसमें हम दो कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस. हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है वो मंथ के लिए निकाल रहे हैं. राइट, चलिए यहाँ पर हमें जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे रखी है वो डेप्रिसिएशन के लिए है. टोटल 1 करोड़ रुपीस का मशीन है, उसकी 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू 9 लाख रुपीस एस्टिमेटेड है. तो हमें डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? 1 करोड़ माइनस 9 लाख डिवाइड बाय 10 इयर्स. पर ये पूरे साल के लिए मिलेगा, जबकि हमें जो एक्सपेंडिचर चाहिए वो पर मंथ के लिए चाहिए. राइट, तो चलिए डेप्रिसिएशन फॉर अ मंथ. एक महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? रुपीज 1 करोड़ माइनस रुपीज 9 लाख जो स्क्रैप वैल्यू है डिवाइड बाय 10 इयर्स. बट इससे हमें एक साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा. उसको हमें 12 मंथ्स से भी डिवाइड करना होगा. तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर देंगे 12 मंथ्स, क्योंकि ये जो हमारा न्यूमरेटर में ही 12 मंथ्स है. राइट, तो भी हमें पर मंथ का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. राइट, चलिए तो 1 करोड़ माइनस 9 लाख करेंगे तो 91 लाख. उसको हम डिवाइड करेंगे 120 से तो हमारा पर मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 75,833.33 है. तो 75,833 हम ले सकते हैं. देन जो सेकंड इंफॉर्मेशन है, रिपेयर्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ मशीन आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 18 लाख. पूरे जो 10 साल की जो यूजफुल लाइफ है उसमें हमें 18 लाख रुपीस का मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस करने की जरूरत होगी, ऐसा हमें लग रहा है. राइट, हमें यहाँ पर रिपेयर मेंटेनेंस का पर मंथ का एक्सपेंडिचर निकालना है. तो 18 लाख डिवाइड बाय 10 इयर्स करेंगे तो हमें पर ईयर का रिपेयर मेंटेनेंस मिलेगा, दैट इज 1,80,000. उसको हमें 12 मंथ से डिवाइड करना होगा तो हमें पर मंथ का रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस मिल जाएगा. आप ये 10 इयर्स से भी कर सकते हैं या फिर ये जो आर्स दे रखी है उससे भी कर सकते हैं. अगर हमें एक साल की आर्स जो है वो 4380 है तो पूरे 10 साल की कितनी होगी? 43,800. तो आप 18 लाख को 43,800 से डिवाइड कीजिए तो आपको पर ईयर की पर आर की मिलेगी. फिर आपको उसको जो मंथ में जितनी आवर्स हम यूज करने वाले हैं उनसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको उस तरह से फिर मिल सकता है. एट द एंड आंसर सेम आएगा कि दोनों में ही 10 इयर्स को ही कंसिडर किया जाता है. राइट, तो हम यहाँ पर 18 लाख को 10 इयर्स से डिवाइड करेंगे और उसको 12 मंथ से डिवाइड करेंगे. तो हमें रिपेयर फॉर द मंथ मिल जाएगा. रिपेयर कॉस्ट फॉर अ मंथ रुपीज 18 lakhs डिवाइड बाय 10 years into 12 months, क्योंकि हमें मंथ में चाहिए. तो 18 lakhs सॉरी 1,08,000 15,000 रुपीज होंगे पर मंथ. क्लियर. चलिए फिर जो हमें नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दिया है वो है इट्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज 15 यूनिट्स पर आवर, द रेट पर यूनिट बीइंग ₹5. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है? इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना है? 15 यूनिट्स पर आवर और एक यूनिट का कॉस्ट है ₹5. अब हमें
जो मंथ में हम कितनी आवर्स यूज करने वाले हैं वो कैसे मिलेगा? टोटल आवर्स हम 4380 आवर्स यूज करने वाले हैं, उसको हम 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें पर मंथ की आवर्स मिल जाएगी। तो 4380 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ की आवर्स, उसको हमें 15 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है और उस यूनिट्स को ₹5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर अ मंथ मिल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 4380 hours divided by 12 months into 15 units into ₹5। तो 4380 divided by 12 into 15 into 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा फॉर अ मंथ 27,375। क्लियर? कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया, राइट? टोटल जो एरिया है उसका 1/4 ये मशीन ऑक्यूपाई करता है। और आगे हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द मंथली रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज ₹30,000, और ये पर मंथ है। पर मंथ का जो रेंट है वो 30,000 है। तो यहाँ पर हमें मंथ में तो डिवाइड नहीं करना है, ऑलरेडी मंथ में ही दिया हुआ है 30,000, ये पूरे महीने का है। बट ये मशीन कितना ऑक्यूपाई करता है? सिर्फ 1/4। तो 30,000 इंटू 1/4 हमें करना होगा, तो 7,500 हमारा रेंट एक्सपेंस होगा फॉर दिस मशीन फॉर अ मंथ। रेंट ₹30,000 डिवाइड बाय 4, या फिर आप 30,000 इंटू 1/4 कर सकते हैं। आप जो भी अमाउंट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दे रखी है उसका वर्किंग नोट या फिर उसका कैलकुलेशन आपको आंसर में देना ही चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो भी कैलकुलेशन है उनके मार्क्स होते हैं, राइट? तो कोई भी फिगर डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके सीधा ही अपने आंसर में मत लिखिए, वो किस तरह से आपने आए हैं, किस तरह से वो कैलकुलेट किए जाते हैं वो आपको दिखाना होगा, तभी आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, राइट? तो ये खास ध्यान में रखिएगा। चलिए, फिर जो आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट में 2 लाइटिंग पॉइंट्स है आउट ऑफ टोटल 10 लाइटिंग पॉइंट्स, राइट? और जो लाइटिंग का चार्जेस है वो है ₹8,000 पर मंथ। यहाँ पर भी हमें पर मंथ का एक्सपेंस है, तो वो हमें सिर्फ इस मशीन के लिए ही डिवाइड करना है। लाइटिंग चार्जेस ₹8,000 इंटू 2/10, क्योंकि यहाँ पर ये मशीन में 2 लाइटिंग पॉइंट्स यूज होते हैं आउट ऑफ टोटल 10। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये कॉस्ट हो जाएगा 1600। 8,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो पर लाइटिंग पॉइंट हो जाएगा 800 इंटू 2। क्लियर? फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉस्ट है कि फोरमैन हैज टू डिवोट अबाउट 1/6 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन, और जो फोरमैन है उसकी सैलरी है ₹19,200, राइट? फोरमैन जो है वो 1/6 टाइम देता है और उसकी जो सैलरी है वो है ₹19,200 पर मंथ। तो 19,200 इंटू 1/6 करेंगे तो हमें फोरमैन की सैलरी फॉर द मंथ फॉर दिस मशीन हमें मिल जाएगी, राइट? फोरमैन सैलरी ₹19,200 इंटू 1/6, तो वो हो जाएगा ₹3,200। क्लियर? फिर हमें दिया हुआ है कि मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है, इंश्योरेंस रेट 1% पर एनम। इंश्योरेंस जो है वो मशीन की वैल्यू पर होगा, तो 1 करोड़ रुपीज उसकी वैल्यू है, तो 1 करोड़ के 1% करेंगे तो 1 लाख रुपीज इंश्योरेंस होगा, वो पर ये पर एनम के लिए, जबकि हमें चाहिए पर मंथ के लिए। तो वो जो भी 1 लाख रुपीज आया उसको हमें डिवाइड बाय 12 मंथ्स करना होगा। तो इंश्योरेंस ₹1 करोड़ into 1% divided by 12 months, तो 1 लाख रुपीज उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8,333.333 है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, चलेगा। फिर दिया है एक्सपेंस ऑन ऑयल एटसेट्रा ₹900 पर मंथ, ये मंथ का ही है तो हमें उसको सिर्फ ऐड करना है, एक्सपेंस ऑन ऑयल एटसेट्रा ₹900। क्लियर?
तो ये सारे ही एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब हम टोटल ओवरहेड्स करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। So 75833 plus 15,000 plus 27375 plus 7500 plus 1600 plus 3200 plus 8333 plus 900। तो हमारा टोटल हो जाएगा 1,39,741। ये हमारा टोटल ओवरहेड्स है, इसको हम ए कहेंगे। फिर यहाँ पर हम टोटल मशीन आवर्स फॉर अ मंथ निकालेंगे, जिसको हम बी कहेंगे। वो कैसे मिलेगा? तो टोटल आवर्स कितनी है? 4380 आवर्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स। तो ऑलरेडी हमने आगे निकाला हुआ था, राइट, फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वो आता है 365 आवर्स। तो ए डिवाइड बाय बी करेंगे तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाएगा। टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स, ए डिवाइड बाय बी। तो 139,741 डिवाइड बाय 365, वो करेंगे तो हमें मिल जाएगा रुपीज में 382.85 रुपीज, 382.85 रुपीज। क्लियर? तो इस तरीके से हम मशीन आवर रेट निकाल सकते हैं। इजी है, राइट? चलिए, तो ये रहा 382.8685 चलेगा। क्लियर? कोई भी डाउट है? राइट? हम अब समझने वाले हैं इलस्ट्रेशन 7, जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.39 पर। A machine shop cost center contains 3 machines of equal capacities। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो मशीन शॉप है वहां पर 3 मशीन से, 3 मशीन से, और सभी की कैपेसिटी सेम है। To operate these 3 machines, 9 operators are required, that is 3 operators on each machine। यहाँ पर ये मशीन्स को चलाने के लिए 9 ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है। तो पर मशीन कितने हुए? 3 ऑपरेटर्स, क्योंकि 9 ऑपरेटर्स हैं एंड 3 मशीन है, तो पर ऑपरेटर 3 पर मशीन 3 ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑपरेटर्स आर पेड एट ₹20 पर आवर। उसको आर्ली बेसिस पर ₹20 पे किया जाता है हर ऑपरेटर को। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक व्हिच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम। टोटल जो फैक्ट्री है वो 48 आवर्स के लिए काम करती है इन अ वीक, और उसमें से 4 आवर्स किसके लिए है? सेटअप। तो 44 आवर्स है वो प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए उसके लिए काम किया जाता है। सेटअप क्या होता है कि मशीन जो है उसको एज इट इज वर्क करने के लिए, उसका प्रॉपरली प्रोडक्शन करने के लिए उनको सेटअप किया जाता है। वो सेटअप अलग अलग तरीके से हो सकता है, हर मशीन के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो आपने अगर ओवन का यूज समझा हो, तो ओवन में अगर कुछ भी चीज बेक करनी है तो उसके लिए माइक्रोवेव को प्रीहीट किया जाता है, ओवन को प्रीहीट किया जाता है। तो वो प्रीहीट जो है वो काइंड ऑफ सेटअप है, कि वो 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए जो प्रीहीट किया जाता है, दैट इज अ सेटअप, कि उसमें ओवन बेकिंग के लिए यूजेबल है। वो 30 सेकंड्स 1 मिनट के लिए ओवन जो प्रीहीट होता है, उसके बाद उसमें बेकिंग किया जाएगा तो अच्छे से होगा। उसमें भी जो 30 सेकंड्स या 1 मिनट का जो प्रीहीट टाइम है, उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ओवन जो है वो अंदर से गर्म होता है, जो भी उसके लिए बेकिंग के लिए नेसेसरी है। उसके बाद जो भी चीज बेक करनी है वो अंदर रखी जाती है, केक वगैरह जो भी है, फिर वो ओवन एक्चुअल में बेकिंग स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो प्रीहीट जो है वो सेटअप टाइम है, मशीन को यूज करने के लिए यूज किया गया। ऐसे कोई भी प्रोडक्शन के लिए कई बार मशीन को प्रीहीट करना जरूरी होता है, मशीन को सेटअप करना जरूरी होता है, फिर ही वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाता है। तो एक्चुअल में सेटअप टाइम में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, बट वो प्रोडक्शन करने के लिए नेसेसरी चीज है। समझ में आ रहा है? चलो, तो इसमें 48 आवर्स जो पूरे हफ्ते में काम करते हैं, उसमें से 4 आवर्स जो है वो सेटअप टाइम के लिए है। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर्स। 3 ऑपरेटर जो एक मशीन में काम करते हैं वो तीनों जॉइंटली काम करते हैं। तो ऑपरेटर्स आर पेड फुल्ली फॉर द 48 आवर्स। उन जो तीनों ऑपरेटर्स हैं उन तीनों को 48 आवर्स के लिए पे किया जाता है। एक्चुअली उनका काम 44 आवर्स के लिए होगा। 4 आवर्स तो मशीन को ही सेटअप होने में लगता है। In addition, they are paid a bonus of 10% of a productive time।
जो 20 रुपीज पर आवर के बेसिस पर उनको वेजेस दिए जाएंगे, उसके ऊपर उनको प्रोडक्शन बोनस भी दिया जाएगा, बट वो सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम के लिए दिया जाएगा, मतलब कि वो सिर्फ 44 आवर्स के लिए पे किया जाएगा। 10% ऑफ वेजेस है, तो जो 44 आवर्स के वेजेस होते हैं उसका 10% एज अ बोनस दिया जाएगा। Costs are reported for this company on the basis of 13 4 weekly period। ये समझना जरूरी है, यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 13 4 वीकली पीरियड के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। 4 वीकली पीरियड मतलब 4 वीक का एक पीरियड है, ऐसा पूरे साल में 13 टाइम ऐसा होगा, राइट, क्योंकि टोटल कितने होते हैं 365 डेज होते हैं, राइट, समझ में आ रहा है। और हम क्या समझते हैं कि 365 डिवाइड बाय 7 डेज अगर करेंगे तो हमें वीक्स मिल जाते हैं, और हम जनरली वो कितना कंसिडर करते हैं 52 वीक्स होते हैं, समझ में आ रहा है। अब 52 वीक्स के हमारे लिए क्या बनता है 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में हम क्या नॉर्मली समझते हैं कि एक महीने में 4 हफ्ते है, कई बार वो 4 वीक्स से ज्यादा भी होता है, क्योंकि अगर हम 4 वीक्स कंसिडर करें 4 वीक्स इंटू 7 डेज मतलब वो सिर्फ 28 डेज होते हैं, पर 28 डेज का सिर्फ फेब्रुआरी मंथ होता है, वो भी 3 साल के लिए, फिर लीप ईयर भी आता है तो उसमें 29 डेज होता है। बाकी सारे मंथ जो है वो 30 या 31 डेज के लिए है, समझ में आ रहा है। तो 4 वीक से तो ज्यादा ही होगा, कोई भी मंथ होगा तो 4 वीक से ज्यादा का थोड़ा सा हफ्ता बनता है। तो यहाँ पर मंथ बेसिस पर नहीं किया है, मंथ बेसिस पर करेंगे तो 12 मंथ्स होता है, यहाँ पर 13 4 वीकली पीरियड को कंसिडर किया है, मतलब कि ये जो 52 वीक्स टोटल होते हैं, राइट, 52 वीक्स को अगर हम 7 डेज से कंसिडर करेंगे कि 7 डेज का एक वीक है, ऐसा 52 वीक्स है, तो टोटल 52 वीक्स जो है उसको 4 से डिवाइड किया है, 4 से डिवाइड किया हुआ है, तो 52 वीक्स को 4 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 30, मतलब कि एक पीरियड में कितने हैं 4 वीक्स हैं, ऐसे टोटल 13 पीरियड बनेंगे। जैसे एक महीने में 30 या 31 डेज है, ऐसे 12 मंथ्स है, उससे पूरा साल बनता है। वैसे यहाँ पर एक पीरियड कितने टाइम का है 4 वीक्स का, 4 वीक में 7-7 दिन के 4 वीक, बस 28 डेज का। तो इस तरीके से कितने पीरियड हो जाएंगे 13, क्योंकि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स को 4 से डिवाइड किया तो मिलेंगे 30, समझ में आ रहा है। इसीलिए 4-4 हफ्ते के पूरा महीना, 4 हफ्ते में पूरा महीना नहीं बन जाता है, उससे ज्यादा होता है थोड़ा सा, 2-4 दिन, समझ में आ रहा है। तो बाकी के जो बचते हैं हफ्ते, राइट, उसी से 52 वीक्स होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 13 4 वीकली पीरियड का यूज किया जाता है, पूरे साल को डिवाइड करते हैं तो 13 4 वीकली पीरियड में किया जाता है। मतलब कि कैसे करते हैं कि अब तक जो भी क्वेश्चन में कोई भी एक एग्जाम एक्सपेंस जो है वो पूरे साल के लिए होता था, और अगर हमें उसे मंथ में कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय 12 मंथ्स। अगर उसे हमें पर डे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय 365 डेज। अगर उसको वीक में कन्वर्ट करना है तो टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय 52 वीक्स। यहाँ पर जो भी अगर एक्सपेंस है, अगर उसको हमें 4 वीकली पीरियड में कन्वर्ट करना है, मतलब एक पीरियड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी एक्सपेंस है उसको 13 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि पूरे साल में 13 ऐसे पीरियड है। कैसे पीरियड 4 वीकली पीरियड, एक पीरियड में 4 हफ्ते हैं, ऐसे 13 4 वीकली पीरियड, समझ में आ रहा है, राइट। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। The company for the purpose of computing machine hour rate includes the direct wages of the operator and also recoups the factory overheads allocated to the machine। जो कंपनी है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब कि मशीन आवर रेट कंप्यूट करने के लिए डायरेक्ट वेजेस, ये जो ऑपरेटर को जो वेजेस और जो बोनस पे किया जाता है उसको भी कंसिडर करते हैं। मतलब कि हमें जो फैक्ट्री ओवरहेड्स मशीन आवर रेट निकालना है, मशीन आवर रेट कैसे निकालेंगे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय मशीन आवर्स। तो उस फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये जो डायरेक्ट वेजेस है, ऑपरेटर के जो वेजेस है उसको और बोनस को भी ऐड करना रहेगा। The following details of factory overheads applicable to the cost center are available। ये जो पूरी cost center है जिसमें 3 मशीन है, उन सभी के लिए कुछ कुछ हमें cost दिए हुए हैं। Depreciation 10% per annum on original cost of the machine। 10% depreciation लगता है original cost पर, मतलब कि यहाँ पर SLM method यूज हो रही है, right? Original cost of the each machine is rupees 52,000। हर एक मशीन की कॉस्ट कितनी है 52,000 रुपीज, और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% पर एनम के लिए है, राइट। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक पर मशीन इज रुपीज 60।
ये जो मेंटेनेंस का एक्सपेंस है वो पर वीक पर मशीन का है ₹60। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन ₹75 है। पावर 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट। जो पावर यूज होता है वो 20 यूनिट्स होता है पर आवर पर मशीन में, और उसका जो रेट है वो है 80 पैसा, मतलब कि ₹0.8। नो पावर इज यूज ड्यूरिंग द सेटअप आवर्स। सेटअप आवर्स जो है उसमें कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होता है, मतलब कि जो वीकली 4 आवर्स है राइट, उसमें पावर यूज नहीं होता है। पावर वीकली 44 आवर्स में ही यूज होता है। समझ में आ रहा है राइट। फिर है अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर को कितना कॉस्ट अपोर्शन हुआ है, जो भी कॉमन एक्सपेंडिचर हुआ होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट को अपोर्शन किया जाता है, वो कितना कितना हुआ है। कॉस्ट सेंटर के अंदर 3 मशीन्स है, वो हमें ध्यान में रखना होगा। रेंट पर एनम है ₹5400, पूरे साल का रेंट इसको अपोर्शन हुआ है 5400। हीट एंड लाइट पर एनम है ₹9720। फॉरमैन्स सैलरी पर एनम है 12960। फॉरमैन मतलब कि जनरली सुपरवाइजर। एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम है ₹18,000। ये जो चारों ही एक्सपेंडिचर है, रेंट, हीट एंड लाइट, सैलरी और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, सारे ही पर एनम है, और ये पूरे कॉस्ट सेंटर के लिए है, मतलब कि 3 मशीन्स के लिए है। समझ में आ रहा है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर अ 4 वीक पीरियड। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन, एक मशीन को चलाने के लिए 4 वीक पीरियड के लिए, मतलब कि जो 13 4 वीकली पीरियड है, ऐसे एक 4 वीक पीरियड के लिए 4 वीक पीरियड में मशीन को चलाने के लिए कॉस्ट कितना हुआ, वो टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, सिर्फ एक मशीन के लिए कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो आंसर में दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना भूल गए हैं, हमें मशीनर रेट भी निकालना है। इसके साथ हमें मशीनर रेट भी निकालना है, मतलब कि ये जो 4 वीकली पीरियड का टोटल कॉस्ट आएगा उसको हम मशीन आर, टोटल मशीन आर फॉर 1 4 वीकली पीरियड के लिए जितना होगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आर रेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों ही हमें कैलकुलेट करना रहेंगे। चलिए समझते हैं, वो करते हैं कैलकुलेट। जो मशीन आवर रेट आएगा वो सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के लिए निकाला जाता है, मतलब कि 44 आवर्स पर वीक के हिसाब से, राइट। हमारी जो सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन है उसी हिसाब से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते जाते हैं ताकि कुछ भी रह ना जाए, राइट। यहाँ पर हमें बताया कि 3 ऑपरेटर्स है, हमें सिर्फ एक मशीन का निकालना है, तो एक ही मशीन के एक्सपेंस के ऊपर हम फोकस करेंगे, वो ध्यान में रखना, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली पूछा है कि 4 वीक के पीरियड के लिए एक मशीन का कॉस्ट कितना आएगा, तो सिर्फ हम 4 वीक के पीरियड के लिए ही निकालेंगे, पूरे साल का भी नहीं निकालेंगे। जो पूरे एनम पर एनम का है, जो पूरे साल का है, उसको हम 4 वीक पीरियड में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। और जो वीकली या कुछ इस तरीके से दिया है उसको हम 4 वीक पीरियड में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। और सिर्फ एक मशीन के लिए निकालेंगे। तो एक मशीन में 3 ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, हर ऑपरेटर को ₹20 पर आवर के हिसाब से पे किया जाता है। फैक्ट्री में 48 आवर्स के लिए काम किया जाता है और 4 आवर्स जो है वो सेटअप टाइम है, और जो भी वेजेस है वो फुल 48 आवर्स के लिए पे किया जाता है, और जो प्रोडक्शन बोनस है वो 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम देना है। यहां से हमें वेजेस की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम पूरा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेजेस जो है वो कितना पे किया जाएगा, 3 ऑपरेटर्स है, उनको पे किया जाएगा फॉर 48 आवर्स, एक हफ्ते में 48 आवर्स है। ऐसे कितने हफ्ते हैं, 4 वीक, राइट। हमें 4 वीक के लिए करना है और एक ही मशीन के लिए करना है, तो एक मशीन में सिर्फ 3 ऑपरेटर है, तो 3 ऑपरेटर्स इंटू 48 आवर्स इंटू 4 वीक्स, और उनका रेट कितना है, ₹20 पर आवर। समझ में आ रहा है। इन सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वेजेस, बेसिक वेजेस इतने हो जाएंगे। फिर जो बोनस बोला है वो कितना होगा, 3 ऑपरेटर्स इंटू 44 आवर्स, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम के लिए देना है, उसके 4 वीक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ₹20, पर इसका कितना, इसका 10% करना होगा, तो हमें बोनस मिल जाएगा। यहाँ पर 44 आवर्स लेने हैं क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम बोला है, सेटअप टाइम जो है वो प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता। क्लियर। इस तरीके से हमें यहाँ से वेजेस मिल जाएंगे और यहाँ से बोनस मिल जाएगा, राइट। चलिए इसको आंसर में देखते हैं।
ये देखिए ये वेजेस है 48 आवर्स 4 वीक्स 20 रुपीज और 3 ऑपरेटर्स का मल्टीप्लीकेशन और बोनस जो है वो 176 आवर्स। वो कैसे आए होंगे 44 आवर्स, राइट, 44 आवर्स इंटू 4 वीक्स, 44 आवर्स जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है और 4 हफ्ते के लिए इंटू ₹20 इंटू 3 ऑपरेटर्स और उसका 10%। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन की सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। फिर इस पैराग्राफ में कुछ भी हमें कैलकुलेशन नहीं करना है तो हम इग्नोर करेंगे। आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखते हैं। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, राइट, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करना है। और ईच मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 52,000, एक मशीन की ही 52,000 है तो 52,000 के 10% करेंगे, 5200 हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा, राइट। डेप्रिसिएशन पर 5200 पूरे एनम पर एनम के लिए होगा, हमें सिर्फ 4 वीकली पीरियड के लिए करना है तो 5200 डिवाइड बाय 13 होगा। ये खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनम के लिए दिया है पर हमें मंथली नहीं, हमें 4 वीकली पीरियड के लिए निकालना है तो 5200 जो भी आता है पर एनम का डेप्रिसिएशन उसको हम 13 4 वीकली पीरियड से डिवाइड करेंगे, मतलब 5200 डिवाइड बाय 13 करेंगे, राइट। तो उस हिसाब से 4 वीकली पीरियड के लिए कितना कॉस्ट आ जाएगा 400 रुपीज, एक मशीन का ही निकालना है इसीलिए। चलिए फिर जो नेक्स्ट हमें दिया है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक पर मशीन ₹60 है, राइट। एक वीक में एक मशीन के लिए कितना होता है 60 रुपीज, तो 60 रुपीज ये एक वीक के लिए है, इंटू कितने वीक है 4 वीक्स, और हमें तो सिर्फ एक ही मशीन का निकालना है तो 60 रुपीज इंटू 4 वीक्स करेंगे, राइट, तो 240 रुपीज हो जाएंगे। फिर दूसरा है कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन जो है वो कितना है ₹75, तो उसमें क्या करेंगे 75 रुपीज इंटू 4 वीक्स, राइट, एक ही मशीन का निकालना है तो 75 रुपीज इंटू 4 वीक्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300 रुपीज, राइट। तो ये मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल का कॉस्ट हो गया, ये देख लेते हैं आंसर में, राइट। रिपेयर मेंटेनेंस एंड कंज्यूमेबल्स 240 एंड 300। क्लियर। चलिए यहाँ पर जो आंसर दिया है वो स्टैंडिंग चार्जेस मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट और मशीन एक्सपेंस मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट में दिया है। आप ऐसा बाइफरकेशन नहीं करेंगे तो चलेगा, सीधा ही टोटल आप सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन में लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा और मार्क्स भी मिल जाएंगे। फिर दिया है पावर, पावर में क्या दिया है 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट और नो पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग सेटअप आवर्स, मींस के 44 आवर्स में ही वो यूज किया गया है पावर जो भी है। तो 44 आवर्स जो हमारा प्रोडक्टिव है उसमें कितना 20 यूनिट्स पर आवर है, राइट, और ऐसे कितने वीक्स है 4 वीक्स, और उसका रेट कितना है ₹0.8, 80 पैसा मतलब कि 0.8, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें पावर का कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। इसका आंसर देख लेते हैं। पावर 176 आवर्स मतलब कि 44 आवर्स इंटू 4 वीक्स 20 यूनिट्स इंटू ₹0.8। क्लियर। चलिए अब जो अपोर्शनमेंट टू कॉस्ट सेंटर है, रेंट पर एनम है, हीट एंड लाइट पर एनम है, फोरमैन सैलरी पर एनम है और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम है, ये चारों ही पर एनम के लिए दिए हैं, हमें एक 4 वीकली पीरियड के लिए निकालना है तो ये चारों ही एक्सपेंस को हमें डिवाइड बाय 13 करना होगा। समझ में आ रहा है। और ये अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर है, मतलब कि 3 मशीन के लिए है, जबकि हमें कितने के लिए निकालना है कॉस्ट सिर्फ एक मशीन के लिए। तो ये जो भी एक्सपेंडिचर है उसको पहले 13 से डिवाइड करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें जो कॉस्ट है कॉस्ट पर मशीन फॉर अ 4 वीकली पीरियड हमें मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये 5400 डिवाइड बाय 13 और उसको 3 से डिवाइड करेंगे। 9720 को भी इस तरह से करेंगे, 12960 को भी ऐसे करेंगे और 18000 को भी ऐसे करेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं इन चारों का टोटल निकालेंगे और चारों का टोटल जो भी आएगा उसको 13 से डिवाइड करेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर इन चारों का टोटल किया है और फिर टोटल एक्सपेंस फॉर 1 मशीन फॉर 4 वीक पीरियड दिखाया है, 46080 डिवाइड बाय 3 मशीन्स एंड डिवाइड बाय 13 आवर्स, 13 4 वीकली पीरियड, राइट। तो ये आ जाएगा 1181.54। तो ये 1181.54 ये वेजेस इन सभी का टोटल आ गया 13,757.54। फिर ये जो मशीन के एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, कंज्यूमेबल्स है और पावर, इन सभी का टोटल 3756। तो ये 3756 और ऊपर जो 13,000 थे
13,757, उसका टोटल हो जाएगा 17,513। ये हमारा टोटल ओवरहेड्स है, टोटल ओवरहेड्स फॉर वन मशीन फॉर 4 वीकली पीरियड, राइट। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है मशीन आवर रेट निकालना है, तो ये जो भी कॉस्ट है उसको हमें टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड करना होगा। टोटल मशीन आवर्स में सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम निकाला जाएगा, मतलब कि 44 आवर्स पर वीक, और हमें यहाँ पर 4 वीकली पीरियड दिया है, तो 44 आवर्स इंटू 4 वीक पीरियड मतलब कि 44 इंटू 4 मतलब कि 176 आवर्स। तो ये जो भी टोटल कॉस्ट है उसको 176 आवर्स से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाएगा, राइट। मशीन आवर रेट 17,513.54 divided by 176 hours, that is rupees 99.51 rupees per hour। समझ में आ रहा है? तो जो भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन वगैरह होगा तो उसमें जितने भी मशीन आवर्स लगे होंगे उसको रुपीज 99.51 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ताकि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना होगा, राइट, फॉर दैट प्रोडक्ट फॉर दैट जॉब वो हमें मिल जाएगा और हम टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है? यही यूज है एब्जॉर्प्शन का। क्लियर? चलिए, ये था हमारा इलस्ट्रेशन 7। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 करेंगे, जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.71 पर। जेमिनी एंटरप्राइजेस अंडरटेक्स 3 डिफरेंट जॉब्स A, B एंड C। ये जो भी एंटरप्राइज है वो 3 जॉब कर रही है, A, B एंड C। All of them require the use of special machine and also the use of computer। ये जो भी जॉब्स है उसमें मशीन और कंप्यूटर दोनों का यूज किया जाता है। The computer is hired and hire charges work out to rupees 4,20,000 per annum। कंप्यूटर है वो हायर पर लिया गया है और उसका जो हायर चार्जेस है वो कितना है 4,20,000 पर एनम। पूरे ईयर के लिए कितना कॉस्ट होता है 4,20,000 हायर चार्जेस। The expenses regarding the machine are estimated as follow। मशीन के लिए जितना कॉस्ट है वो अलग से दिया हुआ है, रुपीज में है। रेंट फॉर अ क्वार्टर, मशीन का जो रेंट फॉर अ क्वार्टर है वो कितना है 17,500। ये क्वार्टरली है, ये खास ध्यान में रखिएगा। ऊपर का जो हायर चार्जेस था कंप्यूटर का वो पर एनम में था, यहाँ पर क्वार्टर है, राइट। गलतियां यहाँ पर हो सकती है। फिर डेप्रिसिएशन पर एनम है 2 लाख रुपीज, मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो है 2 लाख रुपीज। इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम है वो है 1,50,000। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको ये डाउट हो सकता है कि भाई रेंट है तो डेप्रिसिएशन क्यों दिया है, तो वो अलग अलग मशीन का भी हो सकता है कि एक मशीन है वो रेंट पर लिया गया है, दूसरा मशीन जो है वो डेप्रिसिएशन उसका जो है वो डेप्रिसिएशन है। बट यहाँ पर ये भी है कि द मशीन लिखा है, तो यहाँ पर मशीन जो है वो हो सकता है कि फाइनेंशियल लीज पर हो, कुछ भी हो सकता है। वो हमें यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि ये रेंट और डेप्रिसिएशन दोनों क्यों दिया है। आपको दिया है तो आपको वो कंसिडर करके आपको सिर्फ जो भी क्वेश्चन में आंसर पूछा है वो कैलकुलेट करना होगा। चलिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है वो मंथ की है, राइट। फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन द फॉलोइंग डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम द जॉब रजिस्टर। जॉब रजिस्टर में से हमें पहले मंथ की इंफॉर्मेशन दे रखी है, जॉब जो है A, B एंड C। नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वाज यूज्ड, मशीन जितने आवर्स के लिए यूज हुआ है उसकी डिटेल्स है। विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बिना मशीन का जो यूज हुआ है, जॉब A में 600 आवर्स और जॉब B में 900 आवर्स, जॉब C में कुछ भी नहीं। और विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर जो है वो जॉब A में 400 आवर्स, B में 600 आवर्स और C में 1000 आवर्स के लिए यूज किया गया है। समझ में आ रहा है? यहां से हमें टोटल मिल सकता है जॉब A, B और C का विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर कितना होगा 600 प्लस 900 दैट इज 1500 टोटल। समझ में आ रहा है? और विथ यूज ऑफ कंप्यूटर में 400 प्लस 600 प्लस 1000 मतलब कि 2000। तो विद द यूज ऑफ कंप्यूटर मशीन कितने आवर्स के लिए काम किया है 2000, और विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर मशीन कितने आवर्स के लिए काम किया है 1500 आवर्स, राइट। तो इन दोनों का टोटल कितने आवर्स के लिए काम किया है 3500 आवर्स के। समझ में आ रहा है? You are required to compute the machine hour rate for the firm as a whole for the month when the computer was used and when the computer was not used। आपको machine hour rate निकालना है as a whole firm, पूरी firm के लिए, when the computer was used and when the computer was not used, मतलब when used and when not used दोनों के लिए अलग अलग machine hour rate निकालना है। और फॉर द इंडिविजुअल जॉब A, B एंड C, और जॉब A, B एंड C के लिए भी आपको इंडिविजुअल मशीन आवर रेट निकालना है, राइट। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एक्सपेंडिचर है, राइट, ये मशीन के है,
तो मशीन का जो यूसेज है वो तो कंप्यूटर के साथ भी हुआ है और विदाउट कंप्यूटर भी हुआ है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है तो वो तो दोनों में ही आएंगे, विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? बट ये जो 4,20,000 है वो सिर्फ विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर में ही आएंगे। समझ में आ रहा है? और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, फॉर द फर्स्ट मंथ, मतलब कि ये जो भी जॉब के आवर्स जो दिए है वो मंथली है, तो हमें सारे एक्सपेंडिचर को सबसे पहले तो मंथ में कन्वर्ट करना होगा। ये जो रेंट फॉर क्वार्टर है 17,500, तो क्वार्टर में कितने महीने आते हैं? 3 मंथ्स, तो 17,500 डिवाइड बाय 3 करना होगा। फिर ये जो डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट चार्जेस है वो 2,150 वो पर एनम के लिए है, तो उसको डिवाइड बाय 12 मंथ्स करना होगा। समझ में आ रहा है? तो हमें पर मंथ का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। इन तीनों का टोटल करेंगे, वो जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आएगा उसको हमें टोटल आवर्स 3500 से डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाएगा। विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर के लिए भी वही होगा और विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर के लिए भी वही होगा, बट विद द यूज ऑफ कंप्यूटर में और एक एक्सपेंडिचर आएगा, दैट इज 4,20,000 पर एनम का जो हायर चार्जेस है। और वो जो 4,20,000 पर एनम का जो हायर चार्जेस है उसको हमें मंथ में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? 4,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो वो पर मंथ के लिए मिल जाएगा। वो जो भी एक्सपेंडिचर आएगा उसको सिर्फ हमें विद द यूज ऑफ कंप्यूटर दैट इज 2,000 आवर्स से डिवाइड करना होगा। वो जो रेट आएगा प्लस जो मशीन आवर रेट विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर का जो हमने निकाला था उसमें प्लस कर देंगे तो हमारा ये विद द यूज ऑफ कंप्यूटर का भी मशीन आवर रेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? राइट, वो मिल जाएगा, फिर हम जॉब के लिए भी निकाल लेंगे। कैसे, उसका आंसर देखते हैं। चलिए, ये आंसर आपको 4.85 पेज नंबर पर दिया हुआ है। राइट, टोटल मशीन आवर्स निकाली है, फिर टोटल मशीन आवर्स विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर निकाली है और टोटल मशीन आवर्स विद द यूज ऑफ कंप्यूटर निकाली है। आप वो जो हमने टेबल क्वेश्चन में दिया था वो एज इट इज कॉपी करके सिर्फ बाजू में एक टोटल की कॉलम ऐड कर देंगे तो वो ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। बाकी यहाँ पर जिस तरह से किया है वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर निकाला है टोटल ओवरहेड्स ऑफ द मशीन पर मंथ। राइट, तो रेंट पर क्वार्टर था तो 17,500 डिवाइड बाय 3 मंथ्स दैट इज 5,833.33। फिर डेप्रिसिएशन ₹2 लाख पर एनम था तो उसको डिवाइड बाय 12 मंथ्स करेंगे दैट इज 16,666.67। फिर इनडायरेक्ट चार्जेस 150 थे वो भी पर एनम थे तो उसको भी 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो 12,500 और टोटल बन जाएगा 35,000। ये 35,000 पूरी की पूरी 3,500 आवर्स के लिए हुआ है। तो हमें जो मशीन आवर रेट निकालना है उसके लिए जो मशीन आवर रेट विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर और विथ यूज ऑफ कंप्यूटर दोनों में ही ये 35,000 तो अलोकेट किए ही जाएंगे। तो 35,000 डिवाइड बाय 3,500 ₹10 जो है पर आवर वो तो दोनों में ही आएगा। समझ में आ रहा है? और विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर का तो आंसर ही क्या बन जाएगा, 35,000 डिवाइड बाय 3,500 ₹10 पर आवर। और जबकि विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर में हमें जो 4,20,000 हायर चार्जेस ऑफ कंप्यूटर थे उसको भी कंसिडर करना है। तो कंप्यूटर हायर चार्जेस फॉर अ मंथ कितना हो जाएगा, 4,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स दैट इज ₹35,000। तो वो ये जो 35,000 है उसको हम 3,500 आवर्स से मिला डिवाइड करेंगे तो ₹10 पर आवर मिल जाएगा। जबकि ये 35,000 रुपीज जो कंप्यूटर हायर चार्जेस के हैं उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2,000 आवर्स, क्योंकि 2,000 आवर्स ही विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर है। समझ में आ रहा है? तो 35,000 डिवाइड बाय 2,000 आवर्स हम करेंगे। राइट, तो जो भी रेट आएगा उसको हमें ₹10 पर आवर में ऐड करना है तो हमें मशीन आवर रेट विथ यूज ऑफ कंप्यूटर मिल जाएगा। बाकी ये ₹10 पर आवर क्या हो जाएगा, मशीन आवर रेट विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर। राइट, यहाँ पर अलग तरीके से किया है, इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या किया है, 35,000 डिवाइड बाय 3,500 इंटू 1,500 आवर्स। 1,500 आवर्स क्या है, मशीन आवर विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, तो वो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा ₹15,000। अब ये 15,000 है उसको 1,500 आवर्स जो भी विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर है उनसे डिवाइड किया और ₹10 निकाला। हम सीधा ही 35,000 को 3,500 से डिवाइड कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा। और ओवरहेड यूजिंग मशीन विथ यूज ऑफ कंप्यूटर है उसमें क्या किया, 35,000 डिवाइड बाय 3,500 इंटू 2,000 तो उससे आएगा, उससे हमें मिलेगा 2,000 आवर्स के लिए जो मशीन का ओवरहेड है वो, और फिर उसमें 35,000 ऐड किया। ये क्या है, कंप्यूटर हायर चार्जेस के पर मंथ का जो हमें मिला है वो।
तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 55,000। 55,000 को ये 2000 से डिवाइड करेंगे ताकि मशीन आर रेट फॉर मशीन विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर हमें मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर ये किया हुआ है। व्हेन कंप्यूटर वाज यूज्ड 55,000 डिवाइड बाय 2000 आवर्स, तो वो हो जाएगा 27.5 पर आवर। When the computer was not used, 15,000 divided by 1500 hours, that is rupees 10 per hour. क्लियर? ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपको मशीन आवर रेट निकालना है फॉर अ फॉर्म एज अ होल, जिसमें विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर और विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर कंसिडर करना। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा था मशीन आवर रेट फॉर इंडिविजुअल जॉब, हर एक जॉब के लिए आपको निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमें ये रेट मिले हैं विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, उसको जो भी आवर्स है जॉब वाइज उससे मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर जो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगा फॉर अ जॉब, मतलब जो भी विद द यूज ऑफ कंप्यूटर है उसको 27.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर है उसको ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वो जो कॉस्ट आएगा उसका टोटल किया जाएगा, और वो जो टोटल कॉस्ट है उसको टोटल आवर्स ऑफ अ जॉब से डिवाइड किया जाएगा, तो जॉब की जो हमें जॉब का जो मशीन आवर रेट है वो मिल जाएगा। चलिए कैसे वो देखते हैं। ये है जॉब A, B एंड C, और रेट पर आर दिया हुआ है, रुपीज एंड आवर्स है सभी के लिए, ओवरहेड्स है। विदाउट कंप्यूटर जो है, विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, उसका रेट कितना है 10 रुपीज। जॉब ए के अंदर ऐसी कितनी आवर्स है 600, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, तो 600 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 रुपीज। फिर विथ कंप्यूटर का रेट कितना है 27.5 रुपीज, जो हमने आगे के क्वेश्चन में निकाला। ऐसी जॉब ए में कितनी ऐसी आवर्स है 400 आवर्स, तो 400 इंटू 27.5 तो कितना हो जाएगा 11,000 रुपीज। तो 11,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा 17,000 रुपीज, और आवर्स कितनी टोटल हो जाएगी 1000 आवर्स। समझ में आ रहा है? तो 17,000 रुपीज को हम 1000 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 17 रुपीज, और ये 17 रुपीज हो जाएगा मशीन आवर रेट फॉर जॉब ए। जॉब ए का मशीन आवर रेट कितना हो जाएगा 17 रुपीज। इसी तरीके से जॉब बी में करेंगे। जॉब बी में विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर कितनी आवर्स थी 900, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 9,000 रुपीज। फिर विथ यूज ऑफ कंप्यूटर वाली आवर्स कितनी थी 600, उसको हम जो उसका रेट है 27.5 उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16,500, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो मिल जाएगा 25,500 रुपीज, और जो आवर्स है वो है 1500 आवर्स, तो 25,500 डिवाइड बाय 1500 आवर्स तो मिल जाएगा 17 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो ये जॉब बी की मशीन आवर, जॉब बी का मशीन आवर रेट है 17 रुपीज, राइट। फिर जॉब सी का निकालेंगे। यहाँ पर विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर कोई भी आवर काम नहीं हुआ है। विथ यूज ऑफ कंप्यूटर में कितना हुआ है 1000 आवर्स के लिए काम, और उसका रेट क्या है 27.5 पर आवर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27,500। फिर से वही करना है 27,500 डिवाइड बाय 1000 आवर्स, तो क्या मिल जाएगा 27.5। समझ में आ रहा है? राइट। तो जॉब सी का मशीन आवर रेट क्या हो जाएगा 27.5। क्लियर? राइट। ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4। अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 जो है वो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.71 पर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा, रीड कीजिएगा और समझिएगा। A machine shop has 8 identical drilling machines manned by 6 operators। जो मशीन शॉप है वहां पर 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन से मतलब कि सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है वो मशीन्स में, और उसमें कितने ऑपरेटर्स काम करते हैं 6। The machine cannot be worked without an operator wholly engaged on it। मशीन जो है अगर उस पे एक ऑपरेटर ना हो, यहाँ पर हमें बोला है मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर, मतलब कि एक ऑपरेटर हर मशीन पर होना चाहिए तभी वो मशीन काम कर पाएगा। मतलब कि यहाँ पर मशीन हमारे पास 8 है जबकि ऑपरेटर्स 6 है, तो एट ए टाइम कितना मशीन वर्क कर पाएंगे 6। समझ में आ रहा है? मतलब कि हर टाइम पर हर जो भी ऑपरेटर है वो कोई ना कोई मशीन पर होगा तभी वो मशीन काम कर पाएगा, अदरवाइज वो मशीन काम नहीं करेगा। The original cost of all these machines work out to ₹8 lakhs। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है ये सारे मशीन्स की 8 लाख रुपीस, राइट। दिस पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर अ 6 months पीरियड। हमें यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो 6 months पीरियड के लिए। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ कितने हैं, नॉर्मली कितने आवर्स पर मंथ है 208 आवर्स, ये एक महीने के लिए है, और ये जो 208 आवर्स है, समझ में आ रहा है,
208 आवर्स अवेलेबल है, तो ये क्या है कि महीने में हम 208 आवर्स के लिए काम कर सकते हैं, बट एट ए टाइम हमारे पास 6 मशीन्स है, सॉरी 8 मशीन्स है और 6 ऑपरेटर्स है, तो एट ए टाइम कितने मशीन्स काम करते होंगे? 6 मशीन्स। समझ में आ रहा है? एक महीने में कितनी आवर्स अवेलेबल है? 208 आवर्स, और हमारे पास 6 ऑपरेटर्स है। समझ में आ रहा है? तो ये जो 6 ऑपरेटर्स है वो हर एक 208 आवर्स के लिए काम करेगा, राइट? तो उनको जो वेजेस पे किए जाएंगे उसमें ये ध्यान रखना है 6 ऑपरेटर्स इंटू 208 आवर्स होगा। हमारे पास टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हो जाएंगे? 6 ऑपरेटर्स इंटू 208 आवर्स, क्योंकि हर टोटल नॉर्मल अवेलेबल आवर्स कितनी है? 208। ऐसे हमारे पास 8 मशीन्स हैं, पर 8 मशीन्स में काम कितने कर पाएंगे? सिर्फ 6 ऑपरेटर्स कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास एट ए टाइम हम 6 मशीन पर ही काम करवा पाएंगे। तो टोटल आवर्स कितनी हो जाएगी? 6 मशीन या 6 ऑपरेटर्स इंटू 208 आवर्स। समझ में आ रहा है? इतनी अवेलेबल है। उसमें से एब्सेंटिज्म विदाउट पे आवर्स, एब्सेंटिज्म राइट, कि मतलब उस टाइम पर इतने आवर्स के लिए जो ऑपरेटर्स है वो अवेलेबल नहीं है, 18। ये पूरे 6 मंथ्स के लिए है, बट यहां पर हमें पर एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमें 6 ऑपरेटर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमें जो अवेलेबल आवर्स में से भी जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स है वो हमें पता चल पाएगी, जिसके लिए पेमेंट करना है वो हमें पता चल पाएगा एक्चुअली। तो ये जो 208 आवर्स इंटू 6 है वो हमारी टोटल अवेलेबल आवर्स होगी, उसमें से भी 18 आवर्स इंटू 6 ऑपरेटर्स जो है उसको हमें माइनस करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितने आवर्स के लिए हमें पे करना है, क्योंकि ये जो एब्सेंटिज्म है वो विदाउट पे है, इसके लिए हम पे नहीं करेंगे, और ये पूरे 6 महीने के लिए है। तो इसको 6 मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हाँ इसको 6 मंथ से भी मल्टीप्लाई करना होगा, जो 208 आवर्स है उसको, ये 208 आवर्स एक महीने के लिए है, ऐसे 6 महीने है, और ऐसे 6 ऑपरेटर्स है, तो 6 ऑपरेटर्स एट ए टाइम 6 मशीन को चला पाएंगे, तो उनका हमें टोटल अवेलेबल आवर्स मिल जाएगा, राइट? ये काफी ट्रिकी पार्ट है, ये जो दोनों चीजें हैं वो काफी ट्रिकी पार्ट है। एक तो यहाँ पर ये पर मंथ में ध्यान में रखना, तो 208 जो है वो एक ही मशीन के एक ही ऑपरेटर के लिए हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसको 6 ऑपरेटर्स और 6 मशीन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें टोटल अवेलेबल आवर्स मिलेगा, इस इतने घंटे के लिए काम कर सकेंगे। पर उसमें से हमें एब्सेंटिज्म 18 आवर्स जो पूरे 6 महीने के लिए है, और ये सिर्फ एक ऑपरेटर के लिए दिया है, यहां पर हमें स्पेसिफिकली नहीं बताया, तो ये एक ऑपरेटर के लिए कंसिडर करें। लिव विथ पे है आवर्स 20, ये जो 20 आवर्स है उसके लिए पेमेंट किया है, बट एक्चुअल में इसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ है। 20 आवर्स जो है उसमें काम हुआ ही नहीं है, पर पेमेंट दिया गया है, तो ये पेमेंट कंसिडर करेंगे, तब हमें इससे माइनस नहीं कर सकते, इसको माइनस नहीं कर सकते, बट प्रोडक्शन इसमें नहीं हुआ है, तो जो प्रोडक्टिव आवर्स कैलकुलेट करने हैं, जो हमें मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे, उसमें से ये माइनस हो जाएंगे, और ये 20 जो है पर ऑपरेटर होंगे पर पूरे 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर ये 6 महीने से मल्टीप्लाई एब्सेंटिज्म नहीं होगा, वैसे ये भी 6 महीने से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट 6 ऑपरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? फिर है नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल आवर्स, 10 आवर्स जो है वो पूरे 6 महीने में ऐसे है कि आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, और आइडल टाइम है तो उसमें काम तो होगा ही नहीं, राइट? इसको भी 6 ऑपरेटर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करने होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो इंफॉर्मेशन है, राइट, इसमें से जो नॉर्मल अवेलेबल आवर्स है 208 आवर्स पर मंथ है, उसको 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 6 ऑपरेटर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 ऑपरेटर्स इज इक्विवेलेंट टू 6 मशीन्स यूज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर एक मशीन में एक ऑपरेटर होगा ही, 8 मशीन से, पर एट ए टाइम हम 8 के 8 मशीन यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑपरेटर्स कम है। समझ में आ रहा है? तो 208 आवर्स इंटू 6 मंथ्स इंटू 6 ऑपरेटर्स करेंगे तो टोटल अवेलेबल आवर्स मिल जाएंगे। उसमें से जो एब्सेंटिज्म है उसको हमें माइनस करना होगा। एब्सेंटिज्म 18 आवर्स फॉर 6 मंथ्स है, बट ऐसे 6 ऑपरेटर्स है तो 18 इंटू 6 ऑपरेटर्स करना होगा, तो हमें पेएबल आवर्स मिलेगा कि भाई इतने आवर्स के लिए हमें जो भी हमारे ऑपरेटर्स है उनको पे करना है। समझ में आ रहा है? पर उसमें से ये जो लीव विथ पे आवर्स है उसको माइनस करना होगा, दैट इज 20 आवर्स फॉर 6 मंथ्स इंटू 6 ऑपरेटर्स, मतलब 20 इंटू 6, क्योंकि उसमें काम नहीं हुआ है, पेमेंट दिया है बट काम नहीं हुआ है, राइट?
और ये जो नॉर्मल आइडल टाइम है, आइडल टाइम उसे ही कहा जाता है जिसके लिए पे किया है बट प्रोडक्शन नहीं हुआ है, राइट। तो ये जो 10 आवर्स फॉर 6 मंथ्स है उसको भी 6 ऑपरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 आवर्स इंटू 6 ऑपरेटर्स, 6 ऑपरेटर्स इंटू 10 आवर्स, उसको भी हमें जो हमारे पास पेएबल आवर्स थी उसमें से माइनस करना है, तो हमें प्रोडक्टिव आवर्स मिलेंगे, राइट। मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, राइट, उसमें से हमें पेएबल आवर्स मिलेंगे। वो जो पेएबल आवर्स है उसमें से लीव और नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस करेंगे तो प्रोडक्टिव आवर्स या फिर मशीन आवर्स मिलेंगे, जो हमारे मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने में हमें हेल्पफुल होंगे। क्लियर? चलिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो 4-6 मंथ्स है, वो कंसिडर करना है। सिर्फ ये नॉर्मल अवेलेबल आवर्स में पर मंथ लिखा था स्पेसिफिकली, इसीलिए वो पर मंथ है, बाकी सारी चीजें 6 मंथ्स के लिए है। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स अ डे कितना है? ₹800। 8 आवर्स अ डे के लिए कितना पे किया जाता है? ₹800। तो पर आर कितना हो जाएगा? ₹100। तो हमारी जो पेएबल आवर्स आएगी उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें वेजेस मिल जाएंगे। प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड 15% ऑन वेजेस, जो वेजेस आएगा उसका 15% क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन बोनस। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम ₹80,500, ये पूरे 6 मंथ्स के लिए ही दिए गए हैं क्योंकि ऊपर ही हेडिंग था 6 मंथ्स के लिए है। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर है ₹33,000। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी है ₹12,000, राइट। फिर जो है दिस पर्टिकुलर्स आर फॉर, अब ये जो नीचे की चीज है वो सारी पूरे ईयर के लिए है, राइट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स, जो 8 लाख रुपीस के मशीन्स है, राइट, टोटल, उसका 3% हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, पर ये पूरे साल के लिए है। अब हमारी जो सारी चीजें वो 6 मंथ्स में है, तो इसको भी हम 6 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाय 2 करना होगा। फिर इंश्योरेंस ₹40,000, ये भी पर एनम है, तो उसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फॉर 6 मंथ्स मिल जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट ₹8 लाख से, तो उसका 10%, उसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फॉर 6 मंथ्स मिल जाएगा। फिर अदर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंस है ₹12,000, इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस एलोकेटेड है ₹54,530, इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे। You are required to compute a comprehensive machine hour rate for the machine shop. मशीन शॉप के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट में मशीन रिलेटेड एक्सपेंस हो या ना हो, सभी को कंसिडर करके डिवाइड बाय मशीन आवर्स करना होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम टोटल ये पूरा ये सारे एक्सपेंडिचर जो 6 मंथ्स के है और ये जो पर एनम के है उसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करके टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, और जो हमारी प्रोडक्टिव आवर्स है, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल अवेलेबल आवर्स जिसमें से हम एब्सेंटिज्म माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पेएबल आवर्स, उसमें से लीव के आवर्स और नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस करेंगे तो हमें प्रोडक्टिव आवर्स मिलेंगे, उससे हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.86 पर। चलिए सबसे पहले हम मशीन आवर रेट मशीन आवर्स जो निकाली है वो देखते हैं। वर्किंग नोट में दे रखा है कंप्यूटेशन ऑफ आवर्स फॉर विच 6 ऑपरेटर्स आर अवेलेबल फॉर 6 मंथ्स। तो नॉर्मल अवेलेबल आवर्स जो है वो 208 आवर्स फॉर अ मंथ इनटू 6 मंथ्स इनटू 6 ऑपरेटर्स, तो वो हो जाएगा 7488। ये नॉर्मल अवेलेबल आवर्स है, बट इसमें से कुछ एब्सेंटिज्म है, मतलब कि उतने घंटे के लिए जो ऑपरेटर्स है वो नहीं अवेलेबल है। अगर ऑपरेटर्स नहीं अवेलेबल तो मशीन भी काम नहीं करेगा। तो लेस एब्सेंटिज्म आवर्स, दैट इज 18 आवर्स फॉर 6 मंथ्स इंटू 6 ऑपरेटर्स, तो सीधा ही 18 इंटू 6 करना है, उसको 6 मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि वहां पर मंथ नहीं लिखा था, तो ऊपर जो लिखा था 6 मंथ्स वही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 18 आवर्स इंटू 6 ऑपरेटर्स, दैट इज 108। 7488 में से 108 को माइनस करेंगे तो 7380। इतने आवर्स के लिए हमें वेजेस पे करने होंगे, क्योंकि ये जो 18 आवर्स थे वो विदाउट पे थे, एब्सेंटिज्म विदाउट पे थे, राइट। फिर इसमें से लीव आवर्स जो विथ पे थे उसको माइनस करेंगे 20 आवर्स, ये भी पूरे 6 महीने के लिए थे बट एक ही ऑपरेटर का था, तो 20 आवर्स इंटू 6 ऑपरेटर्स करेंगे तो हो जाएगा 120 आवर्स। और जो आइडल टाइम था फॉर 6 मंथ्स थे 10 आवर्स और 6 ऑपरेटर्स थे, तो उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 60, उसको भी हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 7200, जो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स है, मतलब कि प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स है। समझ में आ रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने के चांसेस है। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इसमें गलती होने के पूरे चांसेस है। क्लियर? राइट? ये आप टिक मार्क करके जाइएगा और ये आपको एग्जाम के पहले भी ये देखना चाहिए।
क्लियर? चलिए, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट जो है वो टेलीग्राम पर अगर पूछना है तो मेरा जो टेलीग्राम का हैंडल है वो कृपेन हाथी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां पर भी अगर पर्सनली कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ भी अपडेट्स वगैरह के लिए। राइट, व्हाट्सएप चैनल भी है, उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप मेल आईडी पर भी अगर आप अपना डाउट पूछेंगे तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। राइट, चलो अब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। ऑपरेटर्स जो वेजेस है, ऑपरेटर्स वेजेस कैसे मिलेंगे? जो हमारी पेएबल आवर्स थी, राइट, दैट इज 7380, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ रेट, वेज रेट। जो हमारा वेज रेट है वो कैसा आएगा? ₹800 डिवाइड बाई 8 आवर्स, दैट इज ₹100 पर आवर। तो जो भी 7380 आवर्स है उसको ₹100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा वेजेस? 7,38,000। फिर जो प्रोडक्शन बोनस है वो बोला था 15% ऑफ वेजेस, तो 7,38,000 का 15% दैट इज 1,10,700। फिर ये जो पावर कंज्यूम, सुपरविजन और लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी थे वो 6 महीने के लिए थे, और वो हमें एज इट इज लिखने हैं, कुछ भी उसमें कंप्यूटेशन करना नहीं है। फिर जो सारे एक्सपेंडिचर थे वो पर एनम के लिए, तो उसको हमें फॉर 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि सारे एक्सपेंडिचर को डिवाइड बाय 2 करना होगा। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमें बोला था 3% ऑफ मशीन वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट जो है 8 लाख रुपए, तो 8 लाख के 3% और उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो 3% ऑफ 8 लाख डिवाइड बाय 2 दैट इज ₹12,000। फिर इंश्योरेंस था 40,000, उसको भी सीधा डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 20,000। फिर डेप्रिसिएशन था वो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट था, ओरिजिनल कॉस्ट ₹8 लाख थी, तो ₹8 लाख के 10% डिवाइड बाय 2 दैट इज ₹40,000। सन्ड्री वर्क एक्सपेंस था ₹12,000 डिवाइड बाय 2 ₹6,000। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस था ₹54,530 डिवाइड बाय 2 दैट इज ₹27,265। और इन सभी का हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 10,79,465। ये टोटल कॉस्ट है फॉर 6 मंथ्स पीरियड, और हमारी 6 मंथ्स की जो आवर्स है, प्रोडक्टिव आवर्स, वो है 7,200। तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको हम 7200 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मशीन आवर रेट मिल जाएगा। राइट, टोटल ओवरहेड्स ऑफ मशीन शॉप डिवाइड बाय आवर्स ऑफ मशीन ऑपरेशंस, 10,79,465 डिवाइड बाय 7200 आवर्स, तो हो जाएगा 149.93 रुपीज पर आवर। क्लियर? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। राइट, चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6, जो दिया हुआ है पेज नंबर 4.72 पर। राइट, जॉब नंबर 198 was commenced on October 10, 2022। जॉब नंबर 198 है वो 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है एंड कंप्लीटेड ऑन November 1, 2022। Material used were ₹6,000 and labor charge directly to the job was ₹4,000। ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस है फॉर द जॉब। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा। मशीन नंबर 215 used for 40 hours, the machine hour rate being ₹35। मशीन नंबर 215 इस जॉब में यूज हुआ है कितने आवर्स के लिए? 40 आवर्स के लिए, और इसका रेट कितना है? ₹35। तो 40 आवर्स इंटू ₹35 करेंगे तो ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो मिलेगा। राइट, ये भी हमें मटेरियल कॉस्ट और वेजेस में ऐड करना होगा। मशीन नंबर 160 used for 30 hours, तो मशीन आवर रेट बीइंग ₹40। मशीन नंबर 160 यूज हुआ था 30 आवर्स के लिए और उसका रेट कितना है? ₹40। तो 30 आवर्स इंटू ₹40 वो भी ओवरहेड्स हो जाएगा, वो भी ऐड करना होगा। 6 welders worked on the job for 5 days of 8 hours each। The direct labor hours per welder is ₹20। ये जो मशीन है उसी में वेल्डर का भी यूज किया गया है, वेल्डर ने भी काम किया है। वेल्डर ने कितना काम किया है? 5 डेज के लिए काम किया है। 6 वेल्डर्स थे, 8 आवर्स के लिए काम किया है। राइट, और डायरेक्ट लेबर आवर कितना है? ₹20। डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना है? ₹20। तो 6 डेज इंटू 5, सॉरी 6 वेल्डर्स है, सॉरी 6 वेल्डर्स इंटू 5 डेज इंटू ₹20 इंटू 8 आवर्स करेंगे तो हमें इनका वेजेस मिल जाएगा, और ये भी ओवरहेड ही होगा क्योंकि मशीन में काम किया, इनडायरेक्टली काम किया है। राइट, तो ये सभी का हमें टोटल करना है।
फिर हमें दिया है जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग ईदर द मशीन आर और डायरेक्ट लेबर आर रेट, टोटल ₹20,000, टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड बीइंग ₹2 lakhs। 20,000 रुपीज का जनरल एक्सपेंस हुआ है, राइट, वो टोटल है, ये जॉब का नहीं है, टोटल है, जो ना ही मशीन आर रेट कैलकुलेट करने में यूज हुआ है, ना ही डायरेक्ट लेबर आर का रेट जो है उसे कैलकुलेट करने में यूज हुआ है। और टोटल वेजेस फॉर द पीरियड है 2 लाख रुपीज। पूरी ही फैक्ट्री या पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट वेजेस कितना हुआ है? 2 लाख रुपीज का। तो ये जो जनरल एक्सपेंस है वो अभी तक अलोकेट नहीं हुआ है, मतलब कि उसका अपॉर्शनमेंट अपॉर्शनमेंट वगैरह जो भी है वो नहीं हुआ है। पर हमें क्या करना है? कंप्यूट द वर्क्स कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 198। हमें वर्क्स कॉस्ट निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, राइट, मतलब कि जो भी प्राइम कॉस्ट है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है। तो ये जो जनरल एक्सपेंस है उसको भी हमें अपॉर्शनमेंट रीअपॉर्शनमेंट करके यहाँ पर हमें एब्जॉर्ब करके दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 20,000 और हमें बेस क्या ले सकते हैं? हमारे पास 6 बेसिस है ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए। मटेरियल कॉस्ट के परसेंटेज को यूज कर सकते हैं, प्राइम कॉस्ट के परसेंटेज को यूज कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट के परसेंटेज को यूज कर सकते हैं, लेबर आवर्स को यूज कर सकते हैं, मशीन आवर्स को यूज कर सकते हैं या फिर आउटपुट को यूज कर सकते हैं। अब ये एक्सपेंस टोटल है तो उसका जो बेस है वो भी हमें टोटल चाहिए। तो ये जो 6 बेसिस है उसमें से हमें टोटल किसका दिया हुआ है? सिर्फ एक ही, दैट इज टोटल डायरेक्ट वेजेस। कितने हैं? 2 लाख रुपीज। तो उसी को हमें कंसिडर करना होगा, ना ही मटेरियल कॉस्ट, ना ही प्राइम कॉस्ट, ना ही मशीन आवर, ना ही लेबर आवर्स, ना ही आउटपुट, क्योंकि उसका टोटल नहीं दिया है। सिर्फ जॉब के लिए कितना होगा वही दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना होगा? ₹20,000 जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको 2 लाख जो टोटल वेजेस है उनसे डिवाइड करना होगा, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में जाएंगे। तो ये टोटल वेजेस के कितने परसेंटेज हो जाएंगे? 10%। तो हमारा यहाँ पर जो टोटल वेजेस एक्सपेंस है दैट इज 4,000 रुपीज, उसका 10% हमें यहाँ पर एब्जॉर्ब करवाना होगा जनरल एक्सपेंसेस, राइट। तो उन सभी का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। क्लियर? यहाँ पर बाकी सारे पॉइंट्स इजी थे, सिर्फ ये जनरल एक्सपेंसेस वाला जो पॉइंट है वो डिफिकल्ट है, तो ये खास टिक करके रखिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको पेज नंबर 4.88 पर दिया हुआ है। मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है 6,000 4,000, टोटल हो जाएगा 10,000। प्राइम कॉस्ट उसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो मशीन नंबर 215 का था वो था 40 आवर्स एट ₹35, दैट इज 1,400 रुपीज। मशीन नंबर 160 था उसका था 30 आवर्स इंटू ₹40, दैट इज 1,200 रुपीज। फिर जो वेल्डर ने काम किया था 240 आवर्स कैसे आया था? 6 वेल्डर्स इंटू 5 डेज इंटू 8 आवर्स और उसका रेट था ₹20, तो 4800। और फिर जो जनरल एक्सपेंस है वो 10% ऑफ वेजेस दैट इज 400 रुपीज। ये जो 4,000 है उसके 10%। क्लियर? और टोटल हो जाएगा 7800। 10,000 प्लस 7800 मतलब कि 17,800, ये टोटल वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर? अब तक जो हमने आगे के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 या इलस्ट्रेशन 7 या प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 5 जो किए उसमें हमने ये मशीन आवर रेट निकाले थे, 35 40 कैसे है वो समझा था, और यहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो समझा है, राइट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड अब हम समझने वाले हैं, पर उसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले का जो पार्ट है, क्योंकि अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड भी जो प्रोसेस है ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करने की उसी का पार्ट है। तो उसकी प्रोसेस में जो आगे हमने किया था वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो ये पार्ट समझने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। ऑलरेडी हमने जो भी ओवरहेड्स है वो सारे डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जो ओवरहेड्स पता है कि ये एक्सपेंस जो है वो इसी डिपार्टमेंट का है तो उसको डायरेक्टली अलोकेट किया जाता है, दैट इज अलोकेशन, कि भाई ये डिपार्टमेंट का इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, डायरेक्टली पता चल जाता है। देन जो कॉमन एक्सपेंडिचर बचते हैं वो सारे ही प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट को कोई रीजनेबल अप्रोप्रिएट बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिसको कहा जाता है अपॉर्शनमेंट। उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट एक्चुअली कोई भी अर्निंग नहीं करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट निकालने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एक्चुअली
अर्न करके लेकर आते हैं, जो मेन प्रोडक्ट या मेन सर्विसेज से जुड़े हुए होते हैं, तो उनका कॉस्ट निकालना ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट जो है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सभी का जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी ओवरहेड्स है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन सम अप्रोप्रिएट बेसिस और यूजिंग सम अप्रोप्रिएट मेथड। उसे कहते हैं रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट की वेरियस मेथड्स भी देखी थी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप मेथड या नॉन रेसिप्रोकल मेथड और रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड के अंदर भी तीन मेथड्स थी, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया जाता है। उसके बाद हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाता है। वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है, उसे हमें एब्जॉर्ब करना होता है। कोई वैलिड बेसिस का यूज करके हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं। वो एब्जॉर्ब करना मतलब कि जो भी बेस है, उसके हिसाब से पर यूनिट कितना कॉस्ट आता है। वो बेस हो सकता है परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टाइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड आउटपुट या फिर यूनिट्स। ये 6 बेसिस में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? जनरली हम टाइप्स ऑफ ओवरहेड में देखें तो प्री डिटरमाइंड रेट निकालते हैं ओवरहेड का इस 6 बेसिस में से किसी को भी यूज करके। जनरली लेबर आवर्स और मशीन आवर्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस, क्योंकि जनरली टाइम की वजह से ओवरहेड्स बढ़ते हैं। तो वो जो टाइम की वजह से बढ़ते हैं, इसीलिए लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स का यूज करके हम ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब कि पर लेबर आवर या फिर पर मशीन आवर कितना कॉस्ट हुआ वो निकालते हैं। प्री डिटरमाइंड रेट होता है, मतलब कि बजटेड ओवरहेड कितना होगा, उसको बजटेड लेबर आवर, बजटेड मशीन आवर या फिर और कोई भी बेस जो है, उसका बजट निकाल के, उसका एस्टिमेशन निकाल के हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, पर आवर जो भी आएगा वो उसे एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, ओवरहेड रिकवरी रेट कहा जाता है। तो जब भी प्रोडक्शन होता है, जब भी जॉब होती है, जब भी सर्विसेज दी जाती है, तब हम एक्चुअल बेस को कंसिडर करके उस जो प्री डिटरमाइंड रेट है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी रेट या प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्प्शन रेट है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उस प्रोडक्ट, उस सर्विस, उस जॉब में ओवरहेड कितना हुआ वो पता चले। फिर जब ईयर एंड होता है तब हमें एक्चुअल ओवरहेड्स पता चलते हैं। जनरली ड्यूरिंग द ईयर प्री डिटरमाइंड रेट के बेसिस पर ओवरहेड निकालकर ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन रेट से, रेट को एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई करके हम टोटल ओवरहेड्स निकालते हैं फॉर दैट प्रोडक्ट, सर्विस या जॉब, ताकि हमें उस प्रोडक्ट, सर्विस, जॉब का टोटल कॉस्ट मिल सके। राइट, टोटल कॉस्ट मिलेगा तो उसमें प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, या फिर हमें जस्ट कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन कुछ करना है तो उसके बारे में आइडिया। तो ये जो एब्जॉर्प्शन करने की नेसेसिटी बन जाएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट मिलेगा और उसी में हम सेलिंग प्राइस उससे डिसाइड कर पाएंगे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो प्री डिटरमाइंड बजटेड के बेसिस पर होगा, जो एक्चुअल से शायद अलग हो सकता है। राइट, तो एक्चुअल और जो बजटेड है, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही अंडर एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स बन जाएंगे। राइट, अंडर एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स क्या होगा? जो भी बजटेड ओवरहेड्स, जो हमने बजटेड ओवरहेड्स सोचा था कि भाई इतना होगा, उसके हिसाब से जो ओवरहेड का रिकवरी रेट निकाला, उसको हम एक्चुअल बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मिलेंगे। ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है। हमारा रेट जो है वो बजटेड के हिसाब से है, बट जो उनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल बेस से। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लेबर आवर्स कंसीडर किया है तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड लेबर आवर्स होगा, जो पूरे ईयर में या पूरे पीरियड में होगा। फिर जो भी प्रोडक्ट या जो भी जॉब बनाने में जितने आवर्स गए हैं, जितने लेबर आवर्स गए हैं, उसको उस रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिलेगा, वो होगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो एक्चुअल ओवरहेड से थोड़ा सा अलग हो सकता है। एक्चुअल ओवरहेड्स ईयर एंड या पीरियड एंड के बाद पता चलेगा। तो जो एक्चुअल ओवरहेड्स और जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड होगा। अगर आपने जो एब्जॉर्ब किया है वो एक्चुअल ओवरहेड जो है उनसे कम है, मतलब कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा है बट आपने जो एब्जॉर्ब किया वो कम है, तो ये जो डिफरेंस है वो है अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और अगर आपने एक्चुअल एक्सपेंस इतना किया बट आपने जो एब्जॉर्ब किया है वो ज्यादा किया है, आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, तो उसे ओवर एब्जॉर्ब कहा जाएगा। अंडर एब्जॉर्ब मतलब कि आपने एक्सपेंडिचर कम बुक किया है तो आपको ज्यादा रिकॉर्ड करना होगा। ज्यादा रिकॉर्ड करने के लिए हम कोई भी एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे। जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो कोई भी अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। कौन सा अकाउंट, वो हम देखें, क्योंकि एक्सपेंस बुक नहीं हुआ है तो बुक करना है, बुक करने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर को डेबिट किया जाता है।
सिंपल। और अगर हमने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है उनसे ज्यादा बुक कर लिया है, ऑलरेडी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसको हमें रिवर्स करना होगा। और एक्सपेंस को रिवर्स करने के लिए एक्सपेंस को क्रेडिट किया जाएगा। एक्सपेंस अगर ज्यादा बुक हो चुका है एक्चुअल से, तो उसको हमें रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा वो हम देखें। समझ में आ रहा है? तो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से वो डेबिट किया जाएगा और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से वो क्रेडिट किया जाएगा। मतलब कि अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड क्या है? अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है, राइट, वो ज्यादा है और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है, मतलब कि आपने एब्जॉर्ब कम किया है, दैट इज अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। और अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो कम है और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा है, तो आपने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, दैट इज ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये डिफरेंस आने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं कि प्राइसेस चेंज हो गई, जो ओवरहेड्स की जो हमने सोचा था, जो भी एक्सपेंसेस हमने सोचे थे उनसे प्राइस चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया, दोनों में चेंज हुआ। दोनों में प्रोपोर्शनेटली चेंज भी हो सकता है। अगर दोनों में प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा तो ना अंडर एब्सॉर्ब्ड आएगा ना ओवर एब्सॉर्ब्ड आएगा। दोनों में से कोई एक में भी चेंज हो सकता है, दोनों में भी चेंज हो सकता है। दोनों में ही इस तरह से चेंज है कि दो अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड बन रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों में इस तरह से चेंज है कि कोई भी अंडर एब्जॉर्ब्ड या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ना बने। राइट? चलिए, ये हम मॉड्यूल में से देखते हैं, इन डिटेल समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। Overhead expenses are usually applied to production on the basis of predetermined rates। जो हमने types of overheads पढ़े थे उसमें था predetermined rate, मतलब कि budgeted rate। जनरली ओवरहेड जो अप्लाई किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, वो प्रीडिटरमाइंड रेट का यूज करके किया जाता है। Production overhead are to be determined in advance for fixing selling price, quote tender price and to formulate budgets etc। जनरली ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हमें टोटल कॉस्ट पता चले और उस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सके या फिर क्वोट कर सके टेंडर प्राइस के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये प्रीडिटरमाइंड रेट कैसे निकाला जाएगा? एस्टिमेटेड और नॉर्मल ओवरहेड फॉर द पीरियड अपॉन बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स को कंसिडर किया है, इसके अलावा भी जो 5 बेसिस हमने समझे और मैंने अभी आपको रिवाइज करवाए वो हम यूज कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स। क्लियर? The actual overhead rate will rarely coincide with the predetermined overhead rate due to variation in predetermined overhead rate and actual overhead rate। Generally predetermined rate और actual overhead rate सेम नहीं होगा और टोटल भी सेम नहीं होगा और उसी वजह से अंडर एब्सॉर्ब्ड या फिर ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स बनेंगे। Such a variation may arise due to any of the following situation। यहाँ पर हमें अलग-अलग situation दी है, right? Estimated overhead for the period under consideration may remain the same or they coincide with actual overheads, but the number of units produced during the period is either more or less in comparison with budgeted figure। ऐसा हो सकता है कि जो हमने एस्टिमेटेड ओवरहेड, जो ओवरहेड एक्सपेंस जो हमने एस्टिमेट किया था वो एक्चुअल सेम है, बट जो हमारा बेस है वो चेंज हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर जो भी बेस है वो चेंज हो गया। In the former case, actual overhead rate will be less, and in the latter case, actual overhead rate will be more than predetermined overhead rate. Hence, overabsorption and underabsorption will occur respectively। अगर जो हमारा बेस है, जो हम यूनिट्स कंसिडर कर रहे हैं, वो लेस हो सकते हैं, सॉरी, वो इधर मोर और लेस हो सकते हैं। अगर जो एक्चुअल ओवरहेड्स हमने कंसिडर किया उसमें जो यूनिट्स है वो अगर बढ़ गए तो फिर क्या होगा कि जो एक्चुअल ओवरहेड है रेट है वो कम आएगा, प्रीडिटरमाइंड रेट ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने जो प्रीडिटरमिनेशन किया था उसमें हमने यूनिट्स कम लिए थे बट एक्चुअल में ज्यादा है, तो उस वजह से एक्चुअल ओवरहेड रेट कम आएगा। और जो लेटर केस है, दैट इज जो एक्चुअल ओवरहेड के लिए जो यूनिट्स है वो कम आएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि एक्चुअल ओवरहेड रेट बढ़ जाएगा, विल बी मोर देन प्रीडिटरमाइंड रेट। तो उस केस में ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन होगा रिस्पेक्टिवली। Second situation, similarly, if the number of units actually produced during the period remains the same as budgeted figure, but the actual overhead incurred are more or less than the estimated overhead for the period, then a situation of under absorption or over absorption will arise respectively। यहाँ पर units as it is रह रहे हैं, but जो expense जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एस्टिमेट किया था, वो चेंज हो रहा है, तो उस वजह से अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हो सकता है।
If changes occur in different proportion both in actual overheads and in the number of units produced during the period, then a situation of under or over absorption depending upon the situation will arise. हो सकता है कि दोनों में ही चेंज हो जाए, मतलब कि ओवरहेड्स भी चेंज हो जाए और यूनिट्स या फिर जो बेस है वो भी चेंज हो जाए, राइट? तो ओवर एब्जॉर्प्शन या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है. If the change in the numerator, that is actual overheads, and denominator, that is number of units produced, occur uniformly without changing the proportion between the two, then a situation of neither under nor of over absorption will arise. दोनों में proportionate change हो रहा है और इस तरह से हो रहा है कि under absorb या फिर over absorbed overhead नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, राइट? ठीक है, ये सारी सिचुएशन हो सकती है. ये आप एक बार पढ़ने के लिए ठीक है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. थियोरी में पूछने के बहुत ही कम चांसेस है, प्रैक्टिकल में ये सिचुएशन नहीं समझेंगे फिर भी आपको आ जाएगा, राइट? चलो, अब यहां पर उसको थ्रू एग्जांपल हमें समझाया हुआ है. बजटेड फिगर और एक्चुअल फिगर दिए हैं रुपीस और यूनिट्स, राइट? तो क्या है कि 100 रुपीज है बजटेड एक्सपेंस है 100 रुपीज और बजटेड यूनिट्स है 100 यूनिट्स. तो 100 रुपीज डिवाइड बाय 100 यूनिट्स करेंगे तो हमें प्री डिटरमाइंड रेट मिल जाएगा. तो 100 रुपीज डिवाइड बाय 100 यूनिट्स, तो वो कितना हो जाएगा? 1 रुपी एब्जॉर्प्शन रेट है. अब एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 100, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यूनिट्स को एब्जॉर्प्शन रेट जो है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मिलेंगे. तो 100 into 1, दैट इज 100 रुपीज एब्जॉर्ब्ड अमाउंट है. और जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस है वो कितना है? 110 रुपीज. मतलब कि क्या हुआ, आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कितना है? 110, और आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना है? 100. एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 100 है और एक्चुअल ओवरहेड्स 110 है. मतलब कि आपका जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है वो कम है, एक्चुअल से वो कम है, तो वो क्या हो जाएगा? अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स. समझ में आ रहा है? तो ये 10 रुपीज क्या हो जाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन. सेकंड सिचुएशन में भी अब यहाँ पर बजटेड फिगर्स जो है वो सेम है, दोनों ही 100 है, 100 यूनिट्स और 100 रुपीज. तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट 1 रहेगा इन ऑल सिचुएशंस. अब जो यूनिट्स है वो कितने हैं? 100 यूनिट्स 1 रुपी. तो हमारा एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा? एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं? 100 और हमारा एब्जॉर्प्शन रेट है 1, तो 1 into 100 यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा? 100 रुपीज हो जाएगा हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, राइट? और एक्चुअल जो ओवरहेड्स हुआ है वो है 90. मतलब कि जो हमारा एक्चुअल है वो 90 है और एब्जॉर्ब्ड है वो 100 है. मतलब कि ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है. ज्यादा एब्जॉर्ब मतलब कि ओवर एब्जॉर्प्शन, 10 रुपीज का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है. समझ में आ रहा है? चलिए, फिर 1 रुपी एब्जॉर्प्शन रेट, एक्चुअल यूनिट्स है 90, राइट? तो हमारा एब्जॉर्प्शन ओवरहेड का कितना हो जाएगा? 90 रुपीज. 90 यूनिट्स इंटू रुपी 1, तो 90 रुपीज हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है और एक्चुअल ओवरहेड्स है 100. मतलब कि जो हमने एब्जॉर्ब किया है वो कम है और जो एक्चुअल है वो ज्यादा है. एक्चुअल ज्यादा है, राइट? एब्जॉर्ब्ड कम है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट सिचुएशन, 110 यूनिट्स एक्चुअल है, हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है ₹1, तो ₹1 into 110 यूनिट्स, दैट इज 110 हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हो जाएगा. और जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है वो है 100. मतलब कि हमारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है और जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कम है, राइट? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओवर एब्जॉर्प्शन. देन अगेन ₹1, तो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट सेम रहेगा. 90 यूनिट्स एक्चुअल में बने हैं, तो हमारा एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा? 90 यूनिट्स इंटू ₹1, दैट इज 90 रुपीज. और जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 90. तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और एक्चुअल दोनों ही सेम है, मतलब नो अंडर एब्जॉर्प्शन, नो ओवर एब्जॉर्प्शन. सिंपल, 0. क्लियर? फिर नेक्स्ट सिचुएशन में 110 यूनिट्स बने हैं एक्चुअल में, ₹1 हमारा एब्जॉर्प्शन रेट है, तो एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना हो जाएगा? 110 रुपीज. और एक्चुअल ओवरहेड्स कितना है? 110, तो वो भी दोनों सेम है, नो अंडर एब्जॉर्प्शन, नो ओवर एब्जॉर्प्शन. क्लियर? देन नेक्स्ट जो हमारा है 90 यूनिट्स एक्चुअल में बने हैं, तो एब्जॉर्प्शन कितना होगा? 90 यूनिट्स इंटू ₹1, 90 रुपीज, और एक्चुअल ओवरहेड्स है 110, राइट? यहाँ पर जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो कम हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड्स ज्यादा है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 20 रुपीज का. क्लियर? फिर एक्चुअल यूनिट्स बने हैं 110, ₹1 into 110, दैट इज 110 रुपीज हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है. और 90
रुपीज एक्चुअल ओवरहेड्स है। तो यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड्स कम है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्ब्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए फिर अब अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, राइट? अगर बहुत ही कम अमाउंट है, छोटी अमाउंट है, राइट, अंडर एब्जॉर्ब्ड या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन की, तो उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे। अगर कोई एब्नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल रीजन की वजह से ये अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो उसको भी हम कॉस्टिंग पीएनएल के में चार्ज कर देंगे, राइट? कोई फैक्ट्री इनएफिशिएंसी या फैक्ट्री प्लानिंग बराबर नहीं हुआ है, उस वजह से जो भी अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज करेंगे। अगर जो अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है उसका रीजन जो है वो प्राइस, नॉर्मल प्राइस चेंजेस या फिर ऐसा कुछ है, राइट, नॉर्मल रीजन की वजह से, तो उसको हमें यूनिट्स जितने भी है उसका जो एक्सपेंसेस है उनको बेयर करना पड़ेगा, राइट? अगर जो फिनिश गुड्स बन गए हैं और जो फिनिश गुड्स अभी भी स्टॉक में है उसमें जितना ओवरहेड्स था उसमें प्राइसेस बढ़ गए, उसमें जितने यूनिट्स थे उसमें उसके ओवरहेड्स का प्राइसेस बढ़ चुके हैं या फिर कम हो चुके हैं, तो उसमें फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में हमें उसको एंट्री देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर जो वर्क इन प्रोग्रेस में अभी भी है उसमें चेंजेस हुए, उसके यूनिट्स में प्राइसेस चेंज हुए और उस वजह से ओवरहेड में अंडर एब्जॉर्प्शन या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट में हम इफेक्ट देंगे। और जो यूनिट्स हमने ड्यूरिंग द पीरियड सेल कर दिए, जो फिनिश गुड्स इस साल बने थे और उसी में से सेल हो चुके हैं, तो अगर वो जो सेल हो चुके हैं उस यूनिट्स के ओवरहेड्स में प्राइसेस चेंज हुए हैं, तो उस कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो हमारा पूरा टोटल कॉस्ट है और उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनाया जाता है, उसमें हम चार्ज करेंगे। अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तो डेबिट किया जाएगा और ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। सेम विद जो स्मॉल अमाउंट या फिर एबनॉर्मल रीजन की वजह से अंडर एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब था, उसमें भी अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और अगर वो ओवर एब्जॉर्ब है तो कॉस्टिंग पीएनएल को क्रेडिट किया जाएगा, राइट? चलो इसकी ट्रीटमेंट हमें फ्लो चार्ट से समझाई हुई है। Is there any under or over absorption of overheads? Yes. Amount of under or over absorption is small? Yes. Then charge to costing PNL. If amount is not small and it is due to wrong estimation and abnormal reason, wrong estimation या abnormal reason की वजह से, if it is yes, then costing PNL में charge कीजिए. If it is not, then calculate supplementary rate and charge to cost of sales account, finished goods account and WIP account. फिर हमें supplementary rate calculate करना होगा। supplementary rate क्या होगा? जो भी अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है उसको हमें नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना होगा, राइट? ताकि हम जो भी हमारा रिस्पेक्टिव अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जब भी हमने सेल्स किया है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट जो हमारा फिनिश स्टॉक में अभी भी पड़े हुए हैं, और WIP अकाउंट जो वर्क इन प्रोसेस है, राइट, उसमें चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है और थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। चलिए, as regards the treatment of such debit or credit balances, the general view is that if the balances are small, they should be transferred to costing P&L account, and the cost of individual product should not be increased or reduced, as this would be representing normal cost. अगर छोटा मोटा कॉस्ट में चेंजेस हुआ है उस वजह से है, तो स्मॉल अमाउंट है तो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर दो, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि छोटी अमाउंट है तो उसके लिए ज्यादा प्रोसेस ट्रीटमेंट करना टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग टास्क है, तो उसमें हमें टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए, उसको कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर दो। अब स्मॉल अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। Where, however, the difference is large and due to wrong estimation is wrong due to unavoidable reasons, it would be desirable to adjust the cost of products manufactured, as otherwise the cost of figures would convey a misleading impression. अगर कोई unavoidable reason की वजह से है तो it is advisable कि आप क्या करें, cost को change करें, under या over absorption की treatment जो production, जो भी finished goods, जो भी WIP, जो भी cost of sales account है उसमें treat करें। Such adjustment usually take the form of supplementary rates. ये supplementary rate हम कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। Supplementary rate under or over absorbed overheads upon units produced. जितना भी under या फिर over absorbed overheads है उसको units से हम divide कर देंगे। Supplementary rate, overhead rate is calculated above is applied to finished goods, semi-finished goods and goods finished and sold. जो भी finished goods अभी भी stock में है
जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिर WIP है या फिर गुड्स फिनिश्ड एंड सोल्ड है, उन सभी के लिए बनाया जाएगा। तो ये जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है उसमें हम जो फिनिश्ड गुड्स बना है ड्यूरिंग द पीरियड, उसमें से जितना सेल हुआ या फिर जितना स्टॉक में है वो प्लस WIP यूनिट्स, बट WIP यूनिट्स इक्विवेलेंट यूनिट्स होने चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब क्या कि WIP है वो 100% कंप्लीट नहीं है, राइट, बट फिनिश्ड गुड्स है वो 100% कंप्लीट है। तो WIP फिनिश्ड गुड्स के कितने मतलब कितना कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल अगर WIP में 100 यूनिट्स है, WIP में 100 यूनिट्स है और हमें ऐसा पता है कि भाई ये 70% कंप्लीट हो चुके हैं, 70% कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है उसमें हमें 100 यूनिट्स कंसिडर नहीं करने हैं, पर 100 यूनिट्स का 70% मतलब कि 70 यूनिट्स को कंसिडर करना है, वो इक्विवेलेंट यूनिट हो जाएगा। 100 यूनिट्स जो है WIP में है बट वो 70% कंप्लीट है, मतलब कि वो 70 इक्विवेलेंट यूनिट्स टू फिनिश गुड्स है, 70 इक्विवेलेंट यूनिट्स टू फिनिश गुड्स है। अगर ये 40% कंप्लीट होते हैं तो 40 यूनिट्स हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इक्विवेलेंट यूनिट्स को हमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में कंसिडर करना होगा। क्लियर? चल, therefore under or over absorbed overheads are distributed among the unsold stock of finished goods, semi-finished goods WIP and cost of sales, goods produced and sold। जनरली ये ओवरहेड्स किसके लिए किया गया होगा? जो भी फिनिश गुड्स बन चुके हैं इस पीरियड में, जो इस पीरियड में हमने बनाए हैं और जो इस पीरियड में अभी भी वर्क इन प्रोसेस में है, उसी के लिए हुआ होगा। हाँ, उस फिनिश गुड्स में से थोड़ा सा सेल भी हो चुका होगा, तो उन सभी के लिए ओवरहेड्स किया गया था, तो उन सभी को ही ये सप्लीमेंट्री रेट लगाकर अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की ट्रीटमेंट देनी रहेगी, राइट। चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग कैसे होगा? अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तब जो भी अकाउंट है उसमें डेबिट किया जाएगा, और जब भी ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो उस केस में हमें क्रेडिट करना होगा। जो भी ओवर एब्जॉर्प्शन होगा उस केस में हम क्रेडिट करेंगे, और जब भी अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तब हम डेबिट करेंगे। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा कितने से? यूनिट्स ऑफ फिनिश स्टॉक जो अभी तक सेल नहीं हुआ है इनटू सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट, राइट। WIP अकाउंट डेबिट होगा इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स इनटू सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट। यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स को कंसिडर करना होगा, मतलब कि जो भी टोटल अमाउंट टोटल यूनिट्स है WIP में, उसको जितना भी परसेंटेज कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से कंसिडर करना होगा। वो आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट यूनिट सोल्ड इनटू सप्लीमेंट्री रेट पर यूनिट। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जितने यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द ईयर बने हैं उसी को कंसिडर करना होगा। प्रीवियस पीरियड में अगर कुछ भी बना है, ओपनिंग स्टॉक में से कुछ भी अगर सेल किया गया है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर यूनिट सोल्ड बट जो करंट पीरियड में बने हैं उतने ही, क्योंकि ये जो ओवरहेड्स है उसमें अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन सिर्फ करंट ईयर के प्रोडक्शन से ही हुआ है। समझ में आ रहा है? चलिए, ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए क्रेडिट किया जाएगा, बाकी जो अमाउंट है वो सेम वे में मिलेगी। समझ में आ रहा है? और कुछ डिफरेंस नहीं होगा। However, over or under recovery of overheads due to abnormal reasons such as abnormal over or under capacity utilization should be transferred to the costing P&L। अगर अंडर या फिर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी की वजह से अगर अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बनते हैं तो उसको कॉस्टिंग P&L में चार्ज करना रहेगा। देन चलिए अब इसके रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कवर अप करते हैं। इलस्ट्रेशन 8, The total overhead expenses of a factory is ₹4,46,380। ये एक्चुअल ओवरहेड से कितना हुआ है? 4,46,380 रुपीज। Taking into account the normal working of the factory, overhead was recovered in a production at ₹1.25 per hour। ओवरहेड किस तरह से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? ₹1.25 पर आवर के हिसाब से। एक्चुअल बेस जो भी होगा, एक्चुअल आवर्स इंटू ₹1.25 करेंगे तो हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मिलेंगे। The actual hours worked were 2,93,104 hours। 2,93,104 hours into ₹1.25 करेंगे तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मिलेगा। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और ये जो एक्चुअल ओवरहेड्स है उन दोनों का डिफरेंस अंडर एब्जॉर्ब्ड या फिर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बन जाएगा। State how would you proceed to close the books of accounts assuming that besides 7,800 units produced of which 7,000 were sold, there were 200 equivalent units in WIP। मतलब कि 7,800 फिनिश गुड्स थे जिसमें से 7,000 यूनिट्स सेल कर दिए हैं, और 7,800 के बिसाइड्स कितने थे? 200 यूनिट्स
जो WIP में है, और ये 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट टू फिनिश गुड्स, मतलब कि टोटल कितने प्रोड्यूस हुआ है 7800 प्लस 200 दैट इज 8000 यूनिट्स, और ये 8000 यूनिट्स में से 7000 है वो सेल हो चुके हैं, मतलब कि उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में दी जाएगी। 800 यूनिट्स जो अभी भी फिनिश गुड्स में है, स्टॉक में है, तो फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में जाएगा, और ये जो 200 यूनिट्स है उसकी ट्रीटमेंट WIP अकाउंट में जाएगी। On investigation, it was found that 50% of the under-absorbed overhead was on account of increase in the cost of indirect materials and indirect labor, and the remaining 50% was due to factory inefficiency. जो भी अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएगा, यहाँ पर हमें क्लियरली बता दिया है कि अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएगा, तो जो भी अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएगा उसमें से 50% अंडर एब्सॉर्ब्ड क्यों हुआ है? ड्यू टू इंक्रीज इन द इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर प्राइसेस, राइट, जो एक्सपेक्ट किया था उनसे ज्यादा हो चुका है। ये जो 50% की ट्रीटमेंट है वो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट और WIP अकाउंट में देनी रहेगी, और जो बाकी की रिमेनिंग 50% है वो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की वजह से है, तो उसको हमें कॉस्टिंग पेनल में चार्ज करना होगा। ये एबनॉर्मल रीजन है, समझ में आ रहा है, राइट। तो जो भी अंडर एब्सॉर्ब आएगा उसका 50% कॉस्टिंग पेनल में जाएगा, और जो बाकी का 50% है उसको सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करके हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट और WIP अकाउंट में 7800 यूनिट्स और 200 यूनिट्स के प्रोपोर्शन में कंसिडर करना रहेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकालेंगे, तो एक्चुअल ओवरहेड्स है 4,46,380, और जो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स मिलेगा वो होगा 293,104 hours into rupees 1.25, राइट। ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स है 446,380, ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड है 293,104 hours into rupees 1.25 दैट इज 366380, मतलब कि यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कम है, तो ये हो जाएगा अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। इन दोनों का डिफरेंस है 80,000 रुपीज। अब 80,000 रुपीज में से 50% जो है, मतलब कि 40,000 रुपीज कहाँ जाएंगे? कॉस्टिंग PNL में, जो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की वजह से है, और बाकी की जो 40,000 है उसको हमें तीनों अकाउंट में सप्लीमेंट्री रेट से निकालना होगा, और यहाँ पर अंडर एब्सॉर्ब्ड है तो ये तीनों अकाउंट डेबिट किए जाएंगे, इवन कॉस्टिंग PNL भी डेबिट किया जाएगा, राइट। चलिए, तो ये रीजंस बताया जो ऑलरेडी हमने समझ लिया। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो भी है 40,000 रुपीज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, राइट, उसके लिए सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे 40,000 रुपीज डिवाइड बाय 7800 प्लस 200 यूनिट्स, तो 8,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? ₹5 पर यूनिट सप्लीमेंट्री रेट बन जाएगा। तो ये 40,000 में से स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जो है कितना है? 800 यूनिट्स। कैसे मिले? तो 7,800 यूनिट्स जो है वो टोटल प्रोड्यूस किए थे, उसमें से 7,000 सेल कर दिए तो 800 यूनिट्स बचे। इंटू ₹5 तो 4,000 रुपीज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। फिर जो WIP में है 200 यूनिट्स इंटू ₹5,000 वो WIP अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, और जो कॉस्ट ऑफ सेल से जितना सेल कर दिया है 7,000 यूनिट्स इंटू ₹5 35,000, तो यहाँ पर उसको भी डेबिट किया जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, और इस तरह से ये जो 40,000 है उसका अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स की ट्रीटमेंट की जाएगी। और जो बाकी के 40,000 है, राइट, उसको फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की वजह से तो उसको कॉस्टिंग PNL अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, राइट। इस तरह से ट्रीटमेंट दी जाएगी। क्लियर? होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब इलस्ट्रेशन जो हमने 8 देखा, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमारे रिलेटेड टू अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स और ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स है वो देखते हैं। हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 1 to 6 कर लिए हैं, अब 7th जो है इससे रिलेटेड है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7 कवर अप करते हैं जो आपको 4.72 पेज नंबर पर दिया हुआ। इन अ फैक्ट्री, overheads of a particular department are recovered on the basis of ₹5 per machine hour। जो फैक्ट्री है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है? ₹5 पर मशीन आवर। The total expenses incurred and the actual machine hours for the department for the month of August were ₹80,000 and 10,000 hours respectively। अगस्त मंथ में कितना एक्सपेंस हुआ था? एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ₹80,000 ओवरहेड्स, और जो मशीन आवर्स वर्क की है वो कितनी है? 10,000 आवर्स। तो हमें एब्जॉर्प्शन करना है, वो कैसे करेंगे? 10,000 आवर्स इंटू ₹5 दैट इज 50,000 रुपीज, राइट। Of the amount of ₹80,000, ₹15,000 became payable due to an award of the labor court, and ₹5,000 was in respect of expenses
ऑफ द प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करंट मंथ अगस्त। ये जो 80,000 का टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से 15,000 लेबर कोर्ट ने जो अवार्ड देना पड़ा, मतलब कि लेबर्स को देने पड़े, उसका जो डिसीजन आया, जजमेंट आया, उसकी वजह से देने पड़े, तो वो एबनॉर्मल है, वो रेगुलर नहीं है, तो उसको हम पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम ओवरहेड्स में से निकाल देंगे। और ये जो 5,000 रुपीज है वो भी किस वजह से है, प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस है, वो इस ईयर के इस पीरियड के एक्सपेंस नहीं है। तो ये जो 15,000 और 5,000 है वो 80,000 में से निकल जाएंगे, 20,000 निकल जाएंगे, तो कितना बचेगा, ₹60,000। वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के साथ कंपेयर करना है। हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना हो जाएगा, 10,000 आवर्स इंटू ₹5, दैट इज ₹50,000। इतना एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, राइट। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस, ₹10,000। और ये क्या हो जाएगा, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 60,000 है जबकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है 50,000, वो कम है, इसलिए ये हो जाएगा अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है, चलिए। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 40,000 यूनिट्स ऑफ व्हिच 30,000 यूनिट्स वर सोल्ड। टोटल प्रोडक्शन कितना किया गया था, 40,000 यूनिट्स, और 30,000 यूनिट्स उसमें से सेल कर दिए गए हैं। On analyzing the reasons, it was found that 60% of the under-absorbed overhead was due to defective planning and the rest was attributed to normal cost increase. जितना भी under-absorbed overheads होगा उसमें से जो 60% है वो due to defective planning है, मतलब कि वो abnormal है, तो 60% पार्ट कहाँ पर जाएगा, कॉस्टिंग पीरियड में, जबकि रेस्ट मतलब कि 40% किस वजह से, नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज की वजह से हम, तो वो कहां जाएगा, फिनिश गुड्स अकाउंट, WIP अकाउंट या कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। सो द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इन द कॉस्ट अकाउंट्स, राइट। अब हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि भाई टोटल अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना है, 10,000। उसमें से दो डिवीजन करेंगे, एक 60% और एक 40%। 60% जो प्लानिंग वगैरह में गलती है उस वजह से है, तो ये कॉस्टिंग पीरियड में जाएगा। 60% मतलब कि 6,000 रुपीज, 40% मतलब कि 4,000 रुपीज, तो ये कॉस्टिंग पीरियड में जाएगा, 6,000 रुपीज डेबिट किया जाएगा। जबकि ये 4,000 है उसके लिए हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालना है। सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकालेंगे, ₹4,000 जो हमारा अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है उसको यूनिट से डिवाइड करना है। यहाँ पर यूनिट्स कितने हैं, टोटल 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए थे, तो ₹4,000 डिवाइड बाय 40,000 यूनिट्स, तो वो हो जाएगा 0.1 पर यूनिट। समझ में आ रहा है। और हमारा टोटल 40,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए थे उसमें से 30,000 सेल हो चुके हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट है उसमें कितना आएगा, तो 30,000 यूनिट्स इंटू ₹0.1, दैट इज 3,000 रुपीज। और जो फिनिश गुड्स अकाउंट में कितना जाएगा, 10,000 यूनिट्स, सॉरी 10,000 यूनिट्स, क्योंकि टोटल 40,000 है, टोटल 40,000 उसमें से 30,000 सेल हो चुके, तो कितना बचेगा, 10,000। तो 10,000 यूनिट्स इंटू ₹0.1, दैट इज 1,000 रुपीज। ये भी डेबिट किया जाएगा, ये भी डेबिट किया जाएगा, क्योंकि अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स है। इतना एक्सपेंस हमने कम बुक किया है तो हम ज्यादा बुक करेंगे, ज्यादा बुक करने के लिए डेबिट करना होगा। क्लियर। तो इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7। इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैंने पूरा समझा दिया, राइट। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 है, वो भी इससे रिलेटेड है। In a manufacturing unit, factory overhead was recovered at a predetermined rate of ₹25 per man day. यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है उसमें रिकवरी किस तरह से होती है, ₹25 पर मैन डे के हिसाब से। The total factory overhead expenses incurred and the man days actually worked for ₹41.50 lakhs and 1.5 lakhs man days respectively. Actual expenditure कितना है, 41.50 lakhs रुपीज, और जो मैन डेज ने काम किया है वो कितना है, 1.5 लाख मैन डेज। तो 1.5 लाख मैन डेज इंटू ₹25 करेंगे तो हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मिल जाएगा। आउट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पीरियड 30,000 वर सोल्ड। 40,000 में से 30,000 सेल हो चुके हैं, मतलब कि 30,000 की जो इम्पैक्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी और 10,000 की फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। On analyzing the reasons, it was found that 60% of the under-absorbed overheads were due to defective planning and the rest were attributable to increase in overhead cost.
जो भी अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आएगा उसका 60% किस वजह से, डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, मतलब वो कहां पर जाएगा, कॉस्टिंग P&L। और जो बाकी का रेस्ट मतलब कि 40% वो नॉर्मल इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट की वजह से, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में या फिर फिनिश गुड्स में जाएगा। यहाँ पर WIP नहीं दे रखा है। एक्सप्लेन हाउ वुड अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। हमें यहाँ पर बताना है कि कॉस्ट अकाउंट में अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे निकाले जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हमें टोटल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस कितना बताया है, ₹41.50 लाख, राइट। अब हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, 1.5 लाख मैन डेज है, राइट, इनटू पर मैन डे का रेट कितना है, ₹25, तो 1,50,000 इंटू 25 दैट इज 37.50 लाख। तो यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड्स है वो ज्यादा है 41.50 लाख, और जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है वो कम है 37.50 लाख। तो 41 जो है 41.5 माइनस 37.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज जो है हमारा क्या बन जाएगा, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है, राइट। अब इसमें से दो डिवीजन हो जाएगा, एक 60% जो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से, और 40% नॉर्मल इंक्रीज इन द प्राइस की वजह से। तो 4 लाख का 60% हो जाएगा 2.4 लाख। ये कहां पर जाएगा, कॉस्टिंग P&L में जाएगा। कॉस्टिंग P&L में डेबिट किया जाएगा। ओवर एब्जॉर्ब होता तो क्रेडिट करेंगे, अंडर एब्जॉर्ब है तो डेबिट करेंगे। और 40% मतलब कि 1.6 लाख, राइट। इसको सप्लीमेंट्री रेट कंसिडर करके हमें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और जो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट है, उसमें हमें कंसिडर करना होगा, डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर 1.6 लाख है, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से डिवाइड करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से। तो यूनिट्स कितने हमने प्रोड्यूस किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, 40,000, राइट। तो 1.6 लाख डिवाइड बाय 40,000 यूनिट्स, तो कितना हो जाएगा, ₹4 पर यूनिट। अब इसमें से ये जो 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें से 30,000 सेल कर दिए हैं, 10,000 अभी भी स्टॉक में है। तो ये जो 40,000, ये जो भी हमारा 1.6 लाख है, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में कितना जाएगा, 30,000 इंटू ₹4, राइट। तो हो जाएगा 1 लाख, 1.2 लाख या फिर 1,20,000, इतना कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। और जो फिनिश गुड्स बचा है कितना, 10,000 इंटू ₹4, मतलब कि वो हो जाएगा 40,000.4 लाख, वो फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, राइट। इस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर, चलिए ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इजी था, राइट। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11, ये भी इसी से रिलेटेड है। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.75 पर। ABC Limited manufactures a single product and absorbs the production overheads at a predetermined rate of ₹10 per machine hour. ₹10 per machine hour के हिसाब से यहाँ पर ओवरहेड की रिकवरी की जाती है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। At the end of current financial year, it has been found that actual production overhead incurred were ₹6 lakh. Actual overheads कितना है, 6 lakhs rupees. It includes ₹45,000 on account of return of obsolete stores and ₹30,000 being wages paid for the strike period under an award. 6 लाख रुपीज में 45,000 है वो ऑब्सोलेट स्टॉक की वजह से, जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है। और ये जो 30,000 है वो भी स्ट्राइक पीरियड में मतलब लेबर ने स्ट्राइक की होगी और उस वजह से जो पे करने पड़े वो है, ये भी एबनॉर्मल है। तो ये 45,000 और 30,000 को 6 लाख में से हटाना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल ओवरहेड्स मिलेंगे, क्योंकि हम वो पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते और उसको हमने कभी भी प्रीडिटरमाइंड रेट में कंसिडर नहीं किया होगा। इवन ये जो एक्सपेंसेस एबनॉर्मल रीजन की वजह से, तो ये कॉस्टिंग P&L में जनरली चार्ज करेंगे, ओवरहेड सभी में डिवाइड नहीं किया जाता। तो ये 6 लाख में से 45,000 और 30,000 हट जाएंगे, तो जितना बचेगा, राइट, 45 और 30,000 मतलब कि 75,000 ये हटा दिया जाएगा, तो बचेगा ₹5,25,000 जो हमने हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स बन जाएगा। ये एक्चुअल ओवरहेड्स, राइट। फिर दिया है द प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर द करंट ईयर इज एज अंडर। प्रोडक्शन हुआ है फिनिश गुड्स 20,000 यूनिट्स बने हैं इस ईयर में, वर्क इन प्रोग्रेस है 8,000 यूनिट्स, और उसके लिए बताया है 50% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट।
8000 यूनिट्स अंडर प्रोसेस है, बट 50% में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने बन जाएंगे, 8000 यूनिट्स इंटू 50%, दैट इज 4000 यूनिट्स। तो हम जब भी सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे तब कितना कंसिडर करेंगे, 4000 यूनिट्स को कंसिडर करेंगे। और सेल्स है फिनिश गुड्स 18000 यूनिट्स, ये 20000 में से ही 18000 होंगे। तो सप्लीमेंट्री रेट निकालने के लिए 20000 और 4000 यूनिट्स मतलब कि 24000 यूनिट्स को कंसिडर करेंगे। उसमें से जो हम डिवीजन करेंगे वो कैसे होगा, ये 18000 यूनिट्स के लिए जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, WIP में 4000 यूनिट्स के हिसाब से जाएगा, और FG अकाउंट में कितना जाएगा, 20000 में से 18000 हमने सेल कर दिया है तो कितना जाएगा, 2000 यूनिट्स के लिए। समझ में आ रहा है, तो 2000 प्लस 18000 प्लस 4000 दैट इज 24000। चल फिर दिया है द एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड ड्यूरिंग द पीरियड वर 48000। एक्चुअल मशीन आवर्स कितनी है, 48000, और हमारा जो रेट दिया था वो 10 रुपीज था। तो हमारा एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, 10 रुपीज इंटू 48000 आवर्स, तो हो जाएगा 4,80,000। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हो जाएंगे 4,80,000। समझ में आ रहा है। और हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स था 5,25,000, तो 5,25,000 और 4,80,000 उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ₹45,000। तो ये 45,000 क्या होगा, अंडर एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब, 45,000 अंडर एब्जॉर्ब होगा या ओवर एब्जॉर्ब। 480 एब्जॉर्ब्ड है जबकि एक्चुअल 525 है, मतलब कि एक्चुअल ज्यादा है, एब्जॉर्ब्ड कम है। एब्जॉर्ब्ड कम है मतलब कि अंडर एब्जॉर्ब्ड। ये 45,000 हो जाएंगे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, राइट। It has been found that 1/3 of the under absorption of production overhead was due to lack of production planning and the rest was attributable to normal increase in cost। 45,000 का जो under absorption overhead है उसमें से 1/3 किस वजह से है, due to प्रोडक्शन प्लानिंग, लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, और बाकी का नॉर्मल इंक्रीज इन प्राइस की वजह से। मतलब कि 45,000 जो है उसका दो डिवीजन बनेगा, एक 1/3 और बाकी का 2/3। तो 1/3 है वो ड्यू टू इनफेक्टिव प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से है, मतलब कि वो हो जाएगा ₹15,000 और ये हो जाएगा ₹30,000। तो ये जो 15,000 है वो कहां पर जाएंगे, कॉस्टिंग पैनल में डेबिट होंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन है, राइट। और ये जो ₹30,000 है उसको सप्लीमेंट्री रेट निकालकर फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट, WIP अकाउंट और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमें डेबिट करना रहेगा, राइट। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। ये ऑलरेडी हमने निकाल दिया, कितना है, 45,000 रुपीज। एंड सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। चलिए कॉस्टिंग पैनल में 15,000 जाएगा, बाकी का 30,000 कैसे करेंगे। 30,000 है उसके लिए हमें जो सप्लीमेंट्री रेट निकालना है वो 24,000 यूनिट्स को कंसिडर करके निकालना होगा। तो 30,000 रुपीज जो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दैट इज 24,000 यूनिट्स। उसमें हमने WIP के इक्विवेलेंट यूनिट्स को कंसिडर किया है, राइट। तो 30,000 रुपीज डिवाइड बाय 24,000 यूनिट्स करेंगे तो कितना आ जाएगा रेट, ₹1.25 पर यूनिट, राइट। अब जो फिनिश गुड्स है उसके कितने यूनिट्स है, 2,000 यूनिट्स। तो 2,000 यूनिट्स इंटू ₹1.25, राइट। तो वो हो जाएगा 2500 रुपीज। तो फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में डेबिट कितना करेंगे, 2500 रुपीज। WIP में हमारे पास है 4,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो 4,000 इंटू 1.25 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 5,000 आई थिंक, 5,000 रुपीज हम डेबिट करेंगे। और जो बाकी का है कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें कितना हमने सेल किया, 18,000 यूनिट्स। तो 18,000 यूनिट्स इंटू 1.25 करेंगे तो वो हो जाएगा 18,000 यूनिट्स इंटू 1.25 तो हो जाएगा 22,500 रुपीज, राइट। और इन सभी का टोटल हो जाएगा 30,000 रुपीज, राइट। ये तीनों ही डेबिट होंगे रिस्पेक्टिव अकाउंट। क्लियर। इस तरीके से अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड की हमारी ट्रीटमेंट की जाएगी, राइट। इसका आप आंसर देख सकते हैं, राइट। चलिए तो ये सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है।
अब हम देखते हैं केस सिनेरियो जो May 25 के मॉड्यूल में ऐड किए गए हैं। May 25 की एडिशन वाली जो मॉड्यूल है, राइट, उसमें कुछ चैप्टर्स में, ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर में, एक आध चैप्टर को छोड़ के सभी में केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज है वो ऐड किए गए हैं, राइट। बाकी कुछ मेजर चेंज नहीं किया गया है। ये जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है वो है RTP May 24 का केस सिनेरियो 3, राइट। मोस्ट ऑफ द केस सिनेरियो जो ऐड किए हैं वो RTP या MTP के ही लिए गए हैं। मोस्टली May 24 और September 24 अटेम्प्ट जो RTP MTP है वही है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ड्यूरिंग हाफ ईयर ending inter-department review meeting of P Limited, cost variance report was discussed and the performance of the department were assessed. The following figures were presented. कुछ मीटिंग थी जिसमें जो भी डिफरेंसेस आ रहे थे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और जो भी एक्चुअल कॉस्ट में, उसके लिए मीटिंग थी, तो उसका प्रेजेंटेशन के लिए सब कुछ फिगर्स निकाले गए हैं। For a period of first 6 months of the financial year, following information were extracted from the book. Actual production overhead है ₹34,08,000. The above amount is inclusive of the following payments made. Paid as per court's order ₹4,50,000. Expenses of a previous year booked in the current year ₹1 lakh. Paid to workers for strike period under an award ₹4,20,000. Obsolete stores written off ₹36,000. एक्चुअली ये सारे ही एक्सपेंडिचर को हमें ये जो भी एक्चुअल ओवरहेड से 34,08,000 उसमें से माइनस करना होगा, क्योंकि सबसे पहले ये जो पेड एज पर कोर्ट्स ऑर्डर है वो भी एस्टिमेटेड नहीं होता, पीएनएल में जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में। बुक्ड प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में गया है तो वो भी ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होगा। स्ट्राइक पीरियड वो भी एबनॉर्मल लॉस है। ऑब्सोलेशन की वजह से जो हुआ है वो भी एबनॉर्मल लॉस है। तो 34,08,000 में से हमें ये सारे ही एक्सपेंडिचर को माइनस करना होगा, तभी हमें एक्चुअल ओवरहेड्स मिलेगा। तो वो कितना आता है, 4,50,000 and 1 lakh and 4,20,000 and 36,000 रुपीज। तो हो जाएगा 24,02,000 हमारा एक्चुअल ओवरहेड्स आ जाएगा आफ्टर एडजस्टिंग ऑल दिस फिगर्स। प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर 6 मंथ्स दे रखा है। प्रोडक्शन है फिनिश गुड्स 1,10,000 यूनिट्स, WIP है 80,000 यूनिट्स, बट 50% कंप्लीट इन एवरी रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 80,000 इंटू 50%, दैट इज 40,000 यूनिट्स। समझ में आ रहा है, राइट। एंड सेल कितना किया है फिनिश गुड्स का, 90,000। ये जो 1,10,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के बने हैं उसी में से 90,000 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो फिनिश गुड्स के स्टॉक में कितना होगा, 20,000 यूनिट्स। मशीन वर्कड ड्यूरिंग द पीरियड वाज 3,000 आवर्स। 3,000 आवर्स के लिए मशीन ने काम किया है। At the preparation of revenue budget, it was estimated that a total of ₹50,40,000 would be required for budgeted machine hours of 6,000 at production overhead for the entire year. ये पूरे साल के लिए एक्सपेंस कितना एस्टिमेट किया है, 50,40,000, और एस्टिमेटेड आवर्स कितनी है, 6,000 आवर्स पूरे साल के लिए। प्री डिटरमाइंड रेट जनरली पूरे ईयर के लिए निकाला जाता है बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड बेस। तो यहाँ पर भी बजटेड रेट निकालेंगे कैसे, 50,40,000 डिवाइड बाय 6,000, तो वो हो जाएगा ₹840। कैसे, 50,40,000 डिवाइड बाय 6,000 बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। समझ में आ रहा है। अब तक हमें ये सब कुछ दे रखा था, मतलब कि ये प्री डिटरमाइंड रेट दे देते थे, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पर ये इजी है क्योंकि ऑलरेडी हमने वो आगे के क्वेश्चंस में कवर अप किए हुए हैं। Then during the meeting, a data analytic report revealed that 40% of over or under absorption was due to defective production policies and the balance was attributable to increase in cost. 40% है वो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है उस वजह से, और बाकी का 60% नॉर्मल प्राइस इंक्रीज डिक्रीज वजह से है। तो ये जो 40% है वो कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में, राइट। और बाकी का 60% सप्लीमेंट्री रेट निकालकर फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स और WIP में हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। You were also present at the meeting. The chairperson of the meeting has asked you to be ready with the following for the performance appraisal for the department heads. आपको कुछ questions पूछे हैं, उसका आपको आंसर देना है, वो मीटिंग के लिए आपको बताए गए। First question, how much was the budgeted machine hour rate used to recover overhead? कितना budgeted machine hour rate होगा जो overhead को recovery के लिए use किया जाएगा, right? वो already हमने निकाल दिया है, 840 रुपीज I think, right? 840 रुपीज कैसे मिला था,
जो भी हमारा बजटेड एक्सपेंस है 50,40,000 डिवाइड बाय 6,000 हमारे बजटेड आवर्स है, राइट। तो 840 रुपीज के हिसाब से 840 रुपीज पर आवर के हिसाब से रिकवर किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड हैज बीन रिकवर्ड और एब्सॉर्ब्ड अप टू द एंड ऑफ हाफ ईयर एंड। हाफ ईयर एंड तक कितना ओवरहेड्स एब्सॉर्ब हुआ है, तो उसका रेट होगा ₹840 पर आवर और आवर्स कितने हैं 3000, तो 3000 इंटू 840 हमें करना होगा, तो ये हो जाएगा 25,20,000, 3000 आवर्स इंटू ₹840। समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ पर एमसीक्यूज में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन गलत आया तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी गलत आएगा, जबकि इसमें आपको दोनों ही एमसीक्यू में 0 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है तो अगर आपका इसमें से कोई भी एक स्टेप भी सही होता है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं, राइट। यहाँ पर आपके 4 मार्क्स का लॉस हो सकता है अगर आपका एक भी एमसीक्यू गलत हो जाए, मतलब 4 नहीं पूरा 10 मार्क्स भी कई बार चले जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन हर एमसीक्यू ऊपर वाले एमसीक्यू से प्रीवियस एमसीक्यू से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए एमसीक्यूज खास ध्यान से पढ़ के अच्छे से कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स अंडर और ओवर एब्सॉर्ब। ओवर या फिर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमें निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड है 25,20,000 उसको कंपेयर करेंगे विद एक्चुअल ओवरहेड्स दैट इज 24,02,000। 24,02,000 हमारा क्या है एक्चुअल ओवरहेड्स, उसको हमें 25,20,000 से कंसिडर करना है, तो 24,02,000 और 25,20,000 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1,18,000। अब ये 1,18,000 अंडर एब्सॉर्ब्ड है या ओवर एब्सॉर्ब्ड। एक्चुअल ओवरहेड्स कितना है 24,02,000, जबकि एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना है 25,20,000, मतलब कि एब्सॉर्ब किया है वो ज्यादा है, राइट। एब्सॉर्ब किया है वो ज्यादा है तो ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल आंसर होगा ए 1,18,000 ओवर एब्सॉर्ब। देखिए 1,18,000 दिया है पर अंडर और ओवर भी आपको पूछा है और इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री रेट फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ओवर डब्ल्यूआईपी फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमें यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट बताना है। हमारा 1,18,000 का ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ है, राइट। 1,18,000 जो हमारा ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स हुआ है उसमें से 2 पार्ट पड़ेंगे 40% एंड 60%, क्योंकि 40% था वो ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसीज था और 40% ड्यू टू नॉर्मल इंक्रीज इन प्राइस था। तो जो 60% हमारा नॉर्मल इंक्रीज इन प्राइस है उसका ही सिर्फ सप्लीमेंट्री रेट निकाला जाएगा, राइट। यहाँ पर गलती हो सकती है, सीधा ही 1,18,000 को प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड नहीं करना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में वो भी दिया हुआ है, ऑप्शन में ऐसा भी दिया है 1,18,000 डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स आप कर देंगे तो भी 0.787 पर यूनिट आ जाएगा, तो आपको सही लगेगा, बट एक्चुअल आंसर वो नहीं है। 1,18,000 में से जो ये 40% है, राइट, दैट इज 47,200, ये कहां पर जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, क्योंकि वो प्रोडक्शन पॉलिसीज में जो गलती है उस वजह से। जबकि 1,18,000 का जो 60% है, राइट, दैट इज 70,800 रुपीज, ये नॉर्मल इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन प्राइस की वजह से है, तो इसको हमें सप्लीमेंट्री रेट के लिए यूज करना है। तो 70,800 जो हमारा अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, राइट, उसको हमें टोटल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करना है। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं, टोटल प्रोड्यूस हुए हैं 1,10,000 जो फिनिश गुड्स बने हैं, और जो WIP के इक्विवेलेंट यूनिट्स है उसको भी हमें कंसिडर करना है, दैट इज 1,10,000 प्लस 40,000 तो हो जाएंगे 1,50,000। तो 1,50,000 यूनिट से हमें डिवाइड करने रहेंगे, तो 70,800 डिवाइड बाय 1,50,000 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 0.472 पर यूनिट। यहाँ पर एमसीक्यू में गलती हो सकती है, मैंने जो आपको बताया 1,18,000 को अगर आप सीधा ही डिवाइड कर देंगे 1,18,000 डिवाइड बाय 1,50,000 तो ये 0.787 पर यूनिट आ जाएगा, जो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए एमसीक्यूज में ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर कई बार आपका जो गलत आंसर है उसको भी ऐसे ऑप्शन दिया हुआ होता है और आप जल्दी जल्दी में उसको ही टिक करके आ जाते हैं और मार्क्स कट जाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड अपोर्शन टू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो है,
राइट, उसमें कितना चार्ज किया जाएगा, उसमें कितना अमाउंट जाएगा। तो 0.472 पर यूनिट जो हमारा रिकवरी रेट है उसको हमें यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। WIP में टोटल 80,000 यूनिट्स थे बट 50% कंप्लीट है, तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स जो 40,000 है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो वो हो जाएगा 18,880 जो हमारा ऑप्शन सी है, राइट। 40,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स इंटू ₹4.472 पर यूनिट, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,880 रुपीज, राइट। चलिए, तो ये हमारा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू था। ये आरटीपी में 24 का भी केस सिनेरियो 3 है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। और यहाँ पर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का जो रिकवरी वाला पार्ट था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। हम अब समझने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 जो दिया हुआ है आपको पेज नंबर 4.73 पर। A factory has 3 production departments. The policy of the factory is to recover the production overheads of the entire factory by adopting a single blanket rate based on the percentage of total factory overheads to total factory wages. यहाँ पर अभी फैक्ट्री में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है और यहाँ पर जो अभी एब्जॉर्प्शन हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स का वो बेस्ड ऑन फैक्ट्री वेजेस है और सिंगल ब्लैंकेट रेट है, मतलब कि पूरी फैक्ट्री के लिए सिर्फ एक ही एब्जॉर्प्शन रेट है। तो उसमें क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है उसको फैक्ट्री वेजेस से डिवाइड करते हैं और जो परसेंटेज आते हैं उसके बेसिस पर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। द रिलेवेंट डेटा फॉर अ मंथ आर गिवन बिलो। हम एक महीने के लिए कुछ रिलेवेंट डेटा दिया गया है। जो भी डिपार्टमेंट्स है, राइट, उसका बजट और एक्चुअल फिगर्स हमें दिए हैं। 3 डिपार्टमेंट है, मशीनिंग, असेंबली एंड पैकिंग। उसका बजट और ये उसका एक्चुअल फॉर अ मंथ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है, 650, 170 एंड 1 लाख बजटेड है। एक्चुअल कितना है, 780, 136 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, बजटेड है 80,000, 350 एंड 70,000 और एक्चुअल है 96,000, 270 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, बजटेड है 360, 140 एंड 125 जबकि एक्चुअल है 390, 84 एंड 135। देन डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो 20,000, 1 लाख एंड 50,000 है जबकि एक्चुअल है 24,000, 90,000 एंड 60,000। और मशीन आवर्स जो है वो है 80,000 एंड 10,000। पैकिंग में 0 है, मतलब कि पैकिंग में कोई भी मशीन का यूज नहीं होता है, उसमें सिर्फ लेबर ही काम करते हैं। एक्चुअल है 96,000 एंड 11,000, पैकिंग में अगेन 0। क्लियर। The details of one of the representative jobs produced during the month are as under. जो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जॉब है जिसमें ये सारी चीजें यूज की गई है उसके बारे में हमें डिटेल्स दे रखी है। जॉब नंबर CW7083। उसमें 3 डिपार्टमेंट, मशीनिंग, असेंबली और पैकिंग। उसका क्या क्या कॉस्ट एक्चुअल में हुआ है वो दिया है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 1200, 600 एंड 300। डायरेक्ट वेजेस है 240, 360 एंड 60। डायरेक्ट लेबर आवर्स है 60, 120 एंड 40 एंड मशीन आवर्स है 180 एंड 30। पैकिंग में 0, राइट। The factory adds 30% on the factory cost to cover administration and selling overheads and profit. जो कंपनी है वो 30% ऐड करते हैं किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का। अब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। और जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसका 30% ऐड करेंगे टू रिकवर एडमिन, सेलिंग एंड प्रॉफिट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स और प्रॉफिट को कवर अप करने के लिए 30% ऐड किया जाएगा। अब हमें 4 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं रिक्वायर्ड। Compute the overhead absorption rate as per the current policy of the company and determine the selling price of the job number CW7083। हमें यहाँ पर पूछा है कि आपको ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है जो करंट पॉलिसी है उस हिसाब से, और ये जो जॉब CW7083 है उसके लिए सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करनी रहेगी, राइट। तो सबसे पहले हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालना है, उसका एब्जॉर्प्शन रेट क्या है वो निकालना है। करंट पॉलिसी क्या है कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो टोटल फैक्ट्री वेजेस के बेसिस पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो जब भी प्री डिटरमाइंड रेट निकाला जाता है, एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है, तो उसके लिए बजटेड फिगर्स को कंसीडर करना है। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बेस जो भी है, यहाँ पर हमारा जो बेस है वो डायरेक्ट वेजेस है, तो बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड फैक्ट्री वेजेस करेंगे तो हमें एब्जॉर्प्शन रेट
मिल जाएगा। यहाँ पर बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगर हम तीनों का टोटल करें 3,60,000 प्लस 140 दैट इज 5 लाख प्लस 125 तो ये हो जाएगा 6,25,000 राइट। और जो हमारा फैक्ट्री वेजेस है 80,000 प्लस 350 प्लस 70 80 प्लस 70 150 और 350 मतलब कि ये 5 लाख हो जाएगा राइट। तो 6,25,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 करेंगे तो हमें जो हमारा फैक्ट्री वेजेस का एब्जॉर्प्शन रेट है वो मिल जाएगा राइट। तो 625 डिवाइड बाय 5 लाख ये हो जाएगा 125% ऑफ फैक्ट्री वेजेस। मतलब कि जो ओवरहेड्स है वो 125% ऑफ फैक्ट्री वेजेस के हिसाब से एब्जॉर्ब किए जाएंगे राइट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट सब पार्ट था कि कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो वो हो जाएगा 125% राइट। और सेकंड पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर CW7083। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें फैक्ट्री कॉस्ट पहले चाहिए होगा। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए प्राइम कॉस्ट राइट। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पर 1200 प्लस 600 प्लस 300 तो हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है राइट वो कितना हो जाएगा 1200 प्लस 600 1800 प्लस 300 दैट इज 2100। फिर जो डायरेक्ट वेजेस है दैट इज 240 प्लस 360 प्लस 60 वो 240 प्लस 60 300 300 प्लस 360 660 राइट। तो यहाँ पर हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा राइट। अब यहाँ पर अगर आप अलग से प्राइम कॉस्ट नहीं निकालेंगे और सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स भी निकाल लेंगे ऐड कर देंगे इसमें तो भी चलेगा राइट। तो ये हो जाएगा 2760। यहाँ पर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे वो कैसे 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस राइट क्योंकि उस तरह से एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन है वो बजटेड रेट पर किया जाता है बट जो एक्चुअल में एब्जॉर्ब किया जाता है वो एक्चुअल बेस को कंसीडर करते हैं। बजटेड रेट के हिसाब से आपने एब्जॉर्प्शन कर लिया 125% मिल रहा है। अब जो हमें एब्जॉर्ब करना है वो एक्चुअल वेजेस को कंसीडर करके करना है ताकि टोटल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मिल जाए। फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जाएगा वो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब हो सकता है राइट। तो यहाँ पर 660 के 125% करेंगे दैट इज 825 रुपीज। तो 2760 प्लस 825 तो ये हो जाएगा 3585 और ये हमारा हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज 3585 और उसमें हमें बोला है कि भाई 30% आपको एडमिन सेलिंग और प्रॉफिट के लिए ऐड करना है। तो इसमें हम ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट के लिए 30% ऐड करेंगे। ये फैक्ट्री कॉस्ट का 30% हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 107.5। तो टोटल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4660.5 ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस राइट। हमें सेलिंग प्राइस जो है जॉब नंबर जॉब CW7083 उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 4660.5। क्लियर। चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है सजेस्ट एनी सूटेबल अल्टरनेटिव मेथड और मेथड्स ब्रैकेट में ऐसा मतलब कि मोर देन वन प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है मतलब एक या उनसे ज्यादा मेथड सजेस्ट कीजिए ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट्स बेस्ड ऑन द मेथड और मेथड सो रिकमेंडेड बाय यू। हमें यहाँ पर अल्टरनेटिव ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की मेथड सजेस्ट करनी है और उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना है। यहाँ पर करंटली क्या हो रहा है करंटली फैक्ट्री वेजेस पे ही टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री पूरी फैक्ट्री का जो ओवरहेड्स है वो एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लैंकेट रेट है राइट। तो हमें अल्टरनेटिव मेथड्स जो है वो सजेस्ट करनी है कि क्या हो सकता है और उस हिसाब से कैलकुलेट करना है एब्जॉर्प्शन का रेट। चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब देखिए हमने समझा था मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन तो हमारे पास 6 बेसिस है जिसका आप यूज कर सकते हैं राइट। परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड आउटपुट या फिर यूनिट्स राइट। परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है वो इतनी सूटेबल मेथड्स नहीं है क्योंकि उससे जनरली ओवरहेड्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है। इसी वजह से जनरली वो दोनों मेथड्स को इग्नोर किया जाता है नॉट सो सूटेबल राइट। वो हमने इन डिटेल थियरी में समझा है। जो परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट है वो तो अभी भी यहाँ पर यूज हो ही रहा है राइट।
डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड डायरेक्ट मशीन आवर्स जो भी है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि मोस्टली ओवरहेड से वो आवर्स की वजह से इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, आवर्स उसका अफेक्टिंग फैक्टर है। तो जब भी ओवरहेड्स आवर्स के बेसिस पर एब्जॉर्ब किए जाएंगे तो वो सबसे ज्यादा सूटेबल माने जाएंगे, राइट। सो बेटर ऑप्शन रहता है कि हर बार आवर्स के बेसिस पर आप एब्जॉर्ब करें जहां पर भी पॉसिबल है। एंड लास्ट जो आउटपुट या यूनिट्स है वो कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो हमें टोटल आउटपुट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी है, तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके बेसिस पर हम एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। सो ये जो 6 मेथड्स है उसमें से 3 तो हम नहीं कर पाएंगे, एक तो मटेरियल कॉस्ट का परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज और यूनिट्स, राइट। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट जो ऑलरेडी हो रहा है तो वो तो हम सजेस्ट करें, तो अल्टरनेटिव नहीं हुआ, राइट, तो उसे हम सजेस्ट नहीं कर सकते। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स। लेबर आवर्स और मशीन आवर्स के लिए हम ब्लैंकेट रेट को भी सजेस्ट कर सकते हैं या फिर डिपार्टमेंटल रेट को भी सजेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ब्लैंकेट रेट भी हो सकता है, लेबर या फिर डिपार्टमेंटल रेट भी हो सकता है। ब्लैंकेट रेट होगा तो सिर्फ लेबर आवर या सिर्फ मशीन आवर फॉर होल फैक्ट्री, तीनों ही डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बेस यूज किया जाएगा। अगर डिपार्टमेंटल रेट होगा तो तीनों ही डिपार्टमेंट में अलग अलग रेट हम सजेस्ट, अलग अलग बेस सजेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग रेट आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर जो हमें डिटेल्स दे रखी है उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए जो हमारे डिपार्टमेंट्स है वो कौन से है, मशीनिंग जिसमें लेबर आवर्स होती है 20,000, जबकि मशीन आवर्स है 80,000। असेंबली जिसमें 1 लाख लेबर आवर्स यूज होती है, जबकि मशीन आवर्स 10,000 आवर्स यूज होती है। पैकिंग 50,000 लेबर आवर्स, जबकि मशीन आवर्स कुछ भी यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगर हम ब्लैंकेट रेट करने जाएंगे तो दिक्कत क्या आएगी, मशीन आवर्स को तो नहीं ले सकेंगे क्योंकि पैकिंग में तो यूज ही नहीं होता है, तो मशीन आवर्स को हम यूज नहीं कर सकते। ब्लैंकेट रेट तभी हो सकता है जब आपकी प्रोडक्ट सिमिलर वे में सारे डिपार्टमेंट में से पास होती है या फिर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आप बनाते हैं। तो मशीन आवर्स तो पैकिंग में यूज ही नहीं होता है, तो मशीन आवर को हम एज अ ब्लैंकेट रेट बेस्ड यूज नहीं कर सकते। और तो और जो डायरेक्ट लेबर आवर है वो मशीनिंग में 20,000 है, जबकि मशीन आवर्स 80,000 है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा 4 टाइम्स मशीन आवर्स यूज होती है। मशीनिंग डिपार्टमेंट में जो मशीन आवर्स है वो 4 टाइम्स ऑफ लेबर आवर्स है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मशीन आवर्स पर डिपेंडेबल है। जबकि असेंबली में लेबर आवर्स है वो 1 लाख है, जबकि मशीन आवर्स सिर्फ 10,000 है, मतलब कि जो लेबर आवर्स है असेंबली डिपार्टमेंट में वो 10 टाइम्स ऑफ मशीन आवर्स है। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही ज्यादा लेबर आवर्स का यूज होता है, मतलब कि असेंबली जो है वो लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, जबकि मशीनिंग है वो मशीन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, और पैकिंग तो पूरा का पूरा लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है। मतलब कि तीनों ही डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा कॉमन फीचर, कॉमन बेस हम नहीं ले सकते, इसीलिए ब्लैंकेट रेट एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ पर हमें डिपार्टमेंटल रेट यूज करना चाहिए, वो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। मशीनिंग में मशीन आवर्स ज्यादा यूज होती है, तो इसमें हम मशीन आवर्स को बेस बनाएंगे, राइट। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज्यादा यूज होती है तो उसको हम बेस बनाएंगे, राइट। असेंबली में लेबर आवर्स ज्यादा यूज होती है तो उसको हम बेस बनाएंगे, और जो पैकिंग है उसमें सिर्फ लेबर आवर्स यूज होती है तो लेबर आवर्स को बेस बनाएंगे। ये ज्यादा एडवाइजेबल और सूटेबल मेथड्स है, तो इसको हम सजेस्ट करेंगे डिपार्टमेंटल रेट, और तीनों के लिए अलग अलग, मशीनिंग के लिए मशीन आवर्स, असेंबली और पैकिंग के लिए लेबर आवर्स, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका सब पार्ट कि भाई आप सजेस्ट कीजिए मेथड या फिर मेथड्स, हम यहाँ पर मेथड सजेस्ट करेंगे, और उसके बेसिस पर हमें एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना है। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए हमें बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड बेस से डिवाइड करना होगा। मशीन आवर्स का यूज करेंगे वहां पर बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन बजटेड मशीन आवर्स। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में बजटेड ओवरहेड्स कितना है 3,60,000। 3,60,000 को 80,000 से हमें डिवाइड करना होगा। 3,60,000 जो हमारा टोटल बजटेड ओवरहेड्स है उसको हम 80,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा ₹4.5 पर मशीन आवर, 4.5 पर मशीन आवर। 3,60,000 जो बजटेड ओवरहेड्स है उसको हमने बजटेड मशीन आवर से डिवाइड किया। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा फर्स्ट मशीनिंग डिपार्टमेंट का हमें ओवरहेड रेट मिल गया।
देन असेंबली, जो लेबर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या करेंगे, जो टोटल ओवरहेड्स है 1,40,000 उसको 1 लाख जो बजटेड लेबर आवर्स है उससे डिवाइड करेंगे। तो बजटेड ओवरहेड्स अपन बजटेड लेबर आवर्स 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये हो जाएगा रुपीज 1.4 पर लेबर आवर फॉर असेंबली डिपार्टमेंट। क्लियर। और जो थर्ड है पैकिंग डिपार्टमेंट, उसमें भी बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड ओवरहेड्स है 1,25,000 और बजटेड लेबर आवर्स है 50,000, तो 1,25,000 डिवाइड बाय 50,000, राइट। तो ये भी हो जाएगा रुपीज 2.5 पर लेबर आवर। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमें 3 डिपार्टमेंटल रेट्स मिल गए, तीनों ही डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ओवरहेड रेट। मशीनिंग के लिए 4.5 रुपीज पर मशीन आवर, असेंबली के लिए 1.4 पर लेबर आवर और पैकिंग के लिए 2.5 पर लेबर आवर। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। Then third question, determine the selling price of job CW7083 based on overhead application rates calculated in 2 above। अब हमें जो जॉब नंबर CW7083 है उसके लिए सेलिंग प्राइस निकालनी है, कंसिडरिंग जो हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की मेथड सजेस्ट की है उसको कंसिडर करके, राइट। तो यहां पर ऑलरेडी हमने प्राइम कॉस्ट तो निकाला हुआ है 2760, राइट। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा लिखना होगा मटेरियल प्लस वेजेस, राइट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स तीनों के लिए अलग अलग आएगा। जो सबसे पहले है मशीनिंग डिपार्टमेंट, राइट। मशीनिंग डिपार्टमेंट जो था उसमें 4.5 रुपीज पर आवर थे, राइट। एब्जॉर्प्शन रेट बजटेड के बेसिस पर होगा, बट जो हम आर्स मतलब कि जो भी बेस लेंगे फॉर दिस जॉब, राइट, वो एक्चुअल पे होगा। तो यहाँ पर जो हमें टेबल में दिया हुआ है, राइट, वो कंसिडर करेंगे हम। मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें 180 आवर्स यूज हुए, तो 180 इंटू 4.5 हमें करना होगा, तो वो हो जाएगा 810 रुपीज। जो मशीनिंग डिपार्टमेंट का एब्जॉर्प्शन होगा वो कितना होगा, 810 रुपीज। कैसे आया, तो 180 आवर्स इंटू रुपीज 4.5। सी, आपको कॉस्टिंग में कोई भी फिगर अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो उसका आपको वर्किंग नोट बनाना है, या फिर यहाँ पर ब्रैकेट में जैसे मैंने बताया उस तरीके से आपको उसका वर्किंग कैलकुलेशन बताना होगा। यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं, फटाफट समझ रहे हैं, इसीलिए मैं इन डिटेल पूरा लिख के नहीं समझा रहा हूँ। बाकी जो भी फिगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है वो आपको अपने आंसर में किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से आपको दिखाना है, ऐसे वर्किंग नोट या फिर उसी आंसर का पार्ट में कहीं पर कैलकुलेशन दिखा दीजिए, राइट। इवन ये 2100 जो हमने डायरेक्ट मटेरियल में टोटल किया था तो वो टोटल भी आपको दिखाना है, ये 660 को भी दिखाना है। कैसे आया वो आपको पूरा का पूरा इन डिटेल बताना होगा, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं, राइट। कोई भी फिगर ऐसे ही आपने कैलकुलेट कर लिया और सीधा ही छाप दिया पेपर में, ऐसा नहीं चलेगा। उसका वर्किंग किसी ना किसी तरीके से आंसर पेपर में आना ही चाहिए, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। चलिए, फिर ये मशीनिंग डिपार्टमेंट हो गया। अब हम देखते हैं असेंबली। असेंबली डिपार्टमेंट है, उसका जो रेट था वो 1.4 रुपीज पर लेबर आवर था, एक्चुअल है 120, तो 120 आवर्स इंटू 1.4 तो वो हो जाएगा 168 रुपीज, राइट। और पैकिंग डिपार्टमेंट का जो रेट था वो रुपीज 2.5 पर लेबर आवर, और यहाँ पर एक्चुअल लेबर आवर है 40, तो 40 इंटू 2.5 तो वो हो जाएगा 100 रुपीज, राइट। ये हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब तीनों ही डिपार्टमेंट का आ गया। इसको हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3838। ये हमारा मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हमें 30% ऐड करना है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट, राइट। तो 3838 के 0.3% मतलब कि 0.3 या 30% वो हो जाएंगे 1151.4, और इसका टोटल करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, दैट इज 4989.4। सिंपल। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, राइट। यहाँ पर दोनों में ही सेलिंग प्राइस डिफर होगी क्योंकि दोनों में ही बेस हमने अलग लिए हैं। समझ में आ रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंटल रेट लेना जनरली ज्यादा एडवाइजेबल होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में से प्रोसेस अलग अलग हुई होगी, अलग अलग तरीके से हुई होगी, तो अलग अलग रेट बेहतर रहता है, और आर्स के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज
and total under or over recovery of overhead based on the company's current policy and the method or methods recommended by you। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिपार्टमेंट वाइज और टोटल अंडर या फिर ओवर रिकवरी, और वो भी दोनों ही मेथड में। मतलब कि एक तो कंपनी की जो करंट पॉलिसी है, मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज वो, और जो मेथड्स आपने सजेस्ट की, हमने कौन से सजेस्ट की है, मशीनिंग के लिए मशीन आवर्स, असेंबली और पैकिंग के लिए लेबर आवर्स, उसको कंसिडर करके अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको हमें कैलकुलेट करके दिखाना होगा। डिपार्टमेंट वाइज भी दिखाना है और टोटल भी दिखाना रहेगा, राइट। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे मिलता है, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर एब्जॉर्प्शन है वो एक्चुअल से कम हुआ है, एब्जॉर्प्शन कम हुआ है, एक्चुअल ज्यादा हुआ है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। और आपका जो एक्चुअल है उनसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है, तो वो ओवर एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन होगा वो जो भी, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब कि एक्सपेंस आपने कम बुक किया है तो ज्यादा बुक करना होगा, इसीलिए अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जबकि ओवर एब्जॉर्प्शन है मतलब कि ज्यादा बुक कर दिया तो उसको रिवर्स करना होगा, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट किया जाए। समझ में आ रहा है, राइट। चलिए ये जो तीनों फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे उसके आंसर आप देख सकते हैं, मैंने जो समझाया वही आएंगे। 4th क्वेश्चन का आंसर हम सीधा ही आंसर में से देख के समझते हैं। ये आपको जो आंसर दिए हुए हैं, पेज नंबर 4.90 पर आंसर दिए हुए हैं, राइट। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, राइट। फिर ये सेलिंग प्राइस निकाली फॉर दैट जॉब। फिर सेकंड क्वेश्चन जो हमें रिकमेंड करना था, राइट, 4.5 रुपीज फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली का 1.4 पर आवर, पैकिंग का 2.5 पर आवर, राइट। फिर सेलिंग प्राइस निकालनी थी 4989.4, राइट। यहाँ तक ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है अंडर या ओवर रिकवरी, वो हम समझते हैं अंडर करंट पॉलिसी। करंट पॉलिसी में फैक्ट्री वेजेस के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन किया जाता था। तो यहाँ पर तीनों ही डिपार्टमेंट का लिखा है और टोटल लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट वाइज और टोटल अंडर या ओवर रिकवरी पूछी है। यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस लिखे है एक्चुअल 96,270 एंड 90,000। जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्चुअल के बेसिस पर होता है। एब्जॉर्प्शन रेट बजटेड के बेसिस पर निकाला जाता है, बट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्चुअल के बेसिस पर होता है। 125% जो निकाले वो हमने बजटेड डेटा का यूज करके किया, जो अब एब्जॉर्ब करेंगे वो एक्चुअल वेजेस पर करेंगे, राइट। तो ओवरहेड रिकवर्ड 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब कि ये 96,000 के 125% दैट इज 1,20,000, 270 के 125% दैट इज 3,37,500 और 90,000 के 125% दैट इज 1,12,500। तो टोटल हो जाएगा 5,70,000, राइट। अब एक्चुअल ओवरहेड्स जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए थे वो है 390, 84,000 एंड 135, टोटल हो जाएगा 6,09,000। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक्चुअल है 3,90,000 जबकि हमने एब्जॉर्ब किया है 120, मतलब कि यहाँ पर कम एब्जॉर्ब हुआ है, तो यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। 390 माइनस 120 करेंगे तो 2,70,000। यहाँ पर लिखा अंडर, ब्रैकेट में है ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, क्योंकि यहाँ पर किया है ए माइनस बी। ए अगर कम होगा तो अंडर रिकवरी, बी अगर ए ज्यादा होगा तो ओवर रिकवरी, राइट। फिर यहाँ पर 84,000 एक्चुअल है जबकि एब्जॉर्ब किए 337,500, बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, तो यहाँ पर ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा 253,500 फॉर असेंबली डिपार्टमेंट। देन 135 एक्चुअल है 125,500, 1,12,500 एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो यहाँ पर कम एब्जॉर्ब किया है तो अंडर एब्जॉर्प्शन। और टोटल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5,70,000 जो है, राइट, वो एब्जॉर्ब है और एक्चुअल है 6,09,000। जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन 39,000। क्लियर। अब हमने जो मेथड सजेस्ट की है उसके हिसाब से कंसिडर करना होगा। तीनों ही डिपार्टमेंट के लिया हुआ है और टोटल जो मशीन आवर्स है वो मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए है, राइट। फिर डायरेक्ट लेबर आवर्स असेंबली डिपार्टमेंट के लिए और डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर पैकिंग डिपार्टमेंट। चलिए, आवर्स वर्कड जो भी रिस्पेक्टिव आवर्स है, मतलब कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ली है, असेंबली और पैकिंग में जो लेबर आवर्स है वो ली है, एक्चुअली है 96,000, 90,000 एंड 60,000। फिर हमारा जो रेट पर आ रहा है 4.5, 1.4 एंड 2.5 जो हमने सेकंड आंसर में कैलकुलेट किया था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल ओवरहेड्स कितने एब्जॉर्ब हुए वो
कैलकुलेट किया है 432, 126, 150, टोटल 7,08,000। और फिर यहाँ पर एक्चुअल ओवरहेड्स जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 390, 84, 135, टोटल 6,09,000। जो हमारा ये ऊपर के में भी था वही सेम रहेगा, राइट। फिर इन दोनों का डिफरेंस, एब्जॉर्ब हुआ है 432 जबकि एक्चुअल है 3,90,000, मतलब कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ है 42,000। असेंबली जो है उसमें 126 एब्जॉर्ब हुआ था जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 84,000 है, तो यहाँ पर भी ओवर एब्जॉर्प्शन है 42,000। पैकिंग में 150 एब्जॉर्ब हुआ था, एक्चुअल है 135, तो यहाँ पर भी ओवर एब्जॉर्प्शन है 15,000 का। और टोटल का डिफरेंस वो भी 99,000 ओवर एब्जॉर्प्शन है, राइट। जो हमारा ब्लैंकेट रेट था तो उसमें जो वेरिएशन है वो काफी बड़ी बड़ी अमाउंट आ रही थी। 270 का अंडर एब्जॉर्प्शन इन मशीनिंग डिपार्टमेंट और असेंबली में 253 का ओवर एब्जॉर्प्शन। जबकि अगर हमने डिपार्टमेंटल रेट लिया तो सभी में सेम टाइप की आपको जो पैटर्न ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर कह सकते हैं कि पैटर्न ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन सेम रही, सभी में ओवर एब्जॉर्प्शन मिला और वो भी अमाउंट काफी कम हो गए। समझ में आ रहा है। तो डिपार्टमेंटल रेट जनरली ज्यादा एडवाइजेबल है और अलग अलग और आर्स के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन करेंगे तो वो ज्यादा एडवाइजेबल रहता है। समझ में आ रहा है, क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांसेस है। अगर आपने ये नहीं क्वेश्चन देखा है तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, राइट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.74 पर। अ लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट्स मशीन पार्ट्स फॉर कस्टमर्स। ये जो फैक्ट्री है वो कस्टमर्स के लिए पार्ट्स वगैरह बनाती है। द फैक्ट्री commenced fabrication of 12 numbers machine parts as per customer specification. The expenditure incurred on the job for the week ending on 21st August is as tabulated below. हमें यहाँ पर एक जॉब जो एक हफ्ते में कंप्लीट हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल ऑल आइटम्स है 780 रुपीज। डायरेक्ट लेबर मैनुअल है 20 आवर्स एट ₹15 पर आवर, 300 रुपीज डायरेक्ट वेजेस है। मशीन फैसिलिटीज, मशीन नंबर 1 यूज हुआ है 4 आवर्स के लिए और उसका रेट है मतलब कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है 45 रुपीज पर मशीन आवर, तो वो हुआ 180 रुपीज। मशीन नंबर 2 के लिए 6 आवर्स एट ₹65, ये हुआ 390, टोटल 570, टोटल ये हुआ 1650। उसमें ओवरहेड्स बाकी के जो ओवरहेड्स होंगे वो ऐड किए एट ₹8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स, लेबर आवर्स के बेसिस पर ये एब्सॉर्ब हुआ है, दैट इज 160 और टोटल कॉस्ट बन गया 1810। The overhead rate of ₹8 per hour is based on 3000 man hours per week। जो भी ये एब्जॉर्प्शन रेट है ₹8, राइट, ओवरहेड रिकवरी के लिए वो किस तरह से मिला है, तो 3000 मैन आवर्स पर वीक। ऐसा सोचा था कि भाई इस हफ्ते में 3000 मैन आवर्स का यूज होगा और उस हिसाब से ₹8 यहाँ पर हमें मिला है, मतलब कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट है और हमारे पास बेस है, तो उस हिसाब से हमें बजटेड ओवरहेड्स मिल सकता है 8 रुपीज। देखिए एब्जॉर्प्शन रेट हमें कैसे मिलता है, रेट जो भी है एब्जॉर्प्शन कैसे मिलेगा, बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड बेस। यहाँ पर बेस क्या है, लेबर आवर्स, तो यहाँ पर रेट हमारे पास है ₹8, बजटेड ओवरहेड्स पता नहीं और बजटेड बेस जो दिया है वो कितना है 3000 लेबर आवर्स। तो यहाँ पर 3000 इंटू ₹8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बजटेड ओवरहेड्स कितना हो जाएगा 24,000 रुपीज, राइट। ये समझने के लिए देखते हैं इसका क्वेश्चन में कुछ यूज है या नहीं। Then similarly the machine hours rate are based on normal working of machine numbers 1 and 2 for 40 hours out of 45 hours per week। यहाँ पर जो मशीन नंबर 1 है और मशीन नंबर 2 है उसका भी जो ये रेट है 45 एंड 65, वो किस तरह से आया है, मशीन नंबर 1 की टोटल आवर्स एक्सपेक्टेड आवर्स बजटेड आवर्स कितनी है 40 आवर्स और मशीन नंबर 2 की 40 या 45, एक्चुअली 40 आवर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर मशीन नंबर 1 एंड 2 फॉर 40 आवर्स आउट ऑफ 45 आवर्स, मतलब कि 45 आवर्स अवेलेबल हो सकते हैं बट उसमें से 40 आवर्स के लिए यूज होता है, तो दोनों में ही 40 आवर्स का यूज किया गया है। बजटेड आवर्स कितनी है 40 आवर्स फॉर मशीन नंबर 1 एंड 2, ना कि 40 एंड 45। क्वेश्चन में कई बार ऐसी गलतियां होती है पढ़ने में, आप फटाफट पढ़ते हैं तो 40 आउट ऑफ 45 की जगह आप पढ़ लेते हैं 40 एंड 45। अगर आपने क्वेश्चन ये नहीं देखा हो
तो शायद ये गलती हो सकती है कि आप मशीन नंबर 1 के लिए 40 आवर्स कंसिडर करें और मशीन नंबर 2 के लिए 45, क्योंकि हमें 1 एंड 2 लिखा है और 40 और फिर थोड़ा सा कुछ वर्ड्स है और फिर 45 है, तो 40 एंड 45 ही होगा। हम थोड़ी ना पढ़ते इतना अच्छे से, राइट। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। मशीन नंबर 1 के लिए 40 आवर्स, मशीन नंबर 2 के लिए भी 40 आवर्स ही है। शायद वीक में टोटल 45 आवर्स अवेलेबल होगी, बट उसमें से 40 आवर्स के लिए ही हमने बजट बनाया कि भाई इतना काम होगा। तो 40 आवर्स लेकर ही ये जो 45 रुपीज और 65 रुपीज का एब्जॉर्प्शन रेट मिला है। तो 40 इंटू 45 करेंगे तो मशीन नंबर 1 का टोटल बजटेड ओवरहेड्स मिल जाएगा और मशीन नंबर 2 का 40 इंटू 65 से मिल जाएगा। क्लियर? After the close of each week, the factory levies a supplementary rate for the recovery of full overhead expenses on the basis of actual hours worked during the week. पूरा हफ्ता कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर सप्लीमेंट्री रेट निकाले जाते हैं और उसके बेसिस पर जो ओवरहेड एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं या फिर ज्यादा ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए हैं उसको ट्रीट किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। During the week ending on 21st August, the total labor hours worked was 2400. एस्टिमेटेड कितना था 3000, जबकि एक्चुअल में कितना हुआ 2400। समझ में आ रहा है? मतलब कि वहां पर जो भी एक्सपेक्टेड था उनसे जो आवर्स है वो कम हुई है, राइट। तो यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। फॉर एंड मशीन नंबर 1 एंड 2 हैड वर्कड फॉर 30 आवर्स एंड 32.5 आवर्स रिस्पेक्टिवली, और मशीन नंबर 1 और 2 भी 30 एंड 32.5 आवर्स के लिए ही काम किया, जबकि सोचा था 40 आवर्स के लिए। तो यहाँ पर भी अंडर एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ पर एंड है, राइट। तो मशीन नंबर 1 के लिए 30 आवर्स कंसिडर करेंगे और मशीन नंबर 2 के लिए 32.5 आवर्स। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आउट ऑफ नहीं है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द जॉब फॉर अ फैब्रिकेशन ऑफ 12 नंबर मशीन पार्ट्स ड्यूली लेविंग द सप्लीमेंट्री रेट। मतलब कि हमें फिर से कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है वो तो हमें लिखना है, राइट। 1810 तक एज इट इज कॉपी करेंगे और उसके बाद सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे फॉर ऑल दिस 3, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको आंसर पेज नंबर 4.94 पर दिया हुआ है, राइट। कॉस्ट शीट जो भी है 16 अगस्त से स्टार्ट हुई, डेट ऑफ कंप्लीशन 21 अगस्त जो है, ठीक है। ये सब नहीं लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर ये मटेरियल, लेबर, मशीन नंबर 1 और ओवरहेड्स एज इट इज 1810 तक एज इट इज क्वेश्चन में से ही कॉपी करना है। फिर यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे, वो देखते हैं। जो ओवरहेड्स है, राइट, बजटेड था 3000 मैन आवर्स और ₹8 हमारा एब्जॉर्प्शन रेट था। तो 3000 इंटू 8 रुपीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000 आपका बजटेड ओवरहेड्स था। और एक्चुअल ओवरहेड्स भी इतना ही होगा, सिर्फ आपका जो बेस है वो चेंज हुआ है। एक्चुअल बेस कुछ अलग है। एक्चुअल बेस है 2400 मैन आवर्स, तो आपको एब्जॉर्ब्ड कितने से करना था 24,000 डिवाइड बाय 2400, मतलब कि 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से करना चाहिए था, आपने 8 रुपीज से किया है। तो 2 रुपीज पर आवर से रिकवरी नहीं हुई है तो वो आपका सप्लीमेंट्री रेट बन जाएगा, मतलब कि 2 रुपीज से और रिकवर करना होगा, तभी आपका जो एक्चुअल ओवरहेड्स है उनसे मैच हो पाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल रेट पर आवर कैसे होगा 24,000 डिवाइड बाय 2400 रुपीज 10। तो सप्लीमेंट्री रेट जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर दिया दैट इज 8 रुपीज, जो बाकी है दैट वुड बी सप्लीमेंट्री रेट, राइट। तो ₹10 माइनस ₹8 पर आवर तो हो जाएगा ₹2। तो यहाँ पर ओवरहेड है, एक्चुअल में इस जॉब में 20 आवर्स लेबर ने काम किया था, तो 20 आवर्स इंटू ₹2 पर आवर दैट इज 40 रुपीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 8 रुपीज के हिसाब से ऑलरेडी हमने रिकवर कर लिया था, बट ये 2 रुपीज से पेंडिंग था तो वो हम अभी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर एक्चुअल एब्जॉर्प्शन रेट 10 रुपीज की जगह पर अगर 7 रुपीज आता, राइट, मतलब कि हमने ओवर एब्जॉर्प्शन किया है, तो हमें 1 रुपीज से माइनस करना होगा। 20 आवर्स इंटू ₹1 मतलब कि 20 को यहाँ से हमें माइनस करना रहता। समझ में आ रहा है? चलो फिर मशीन 1 और मशीन 2 के लिए है बजटेड कैसे मिलेगा? जो हमारा रेट 45 और 65 रिस्पेक्टिवली था उसको 40 आवर्स जो बजटेड आवर्स थी उससे मल्टीप्लाई करना। 40 आवर्स इंटू ₹45 एंड 40 आवर्स इंटू ₹65, 1800 एंड 2600। फिर एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स है 30 एंड 32.5 जो क्वेश्चन में दिया था, तो ये जो हमारा एक्सपेंस उसको हम इस आवर्स से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल ओवरहेड रेट मिलेगा। एक्चुअल रेट पर आवर 1800 डिवाइड बाय 30 दैट इज 60 रुपीज एंड 2600 डिवाइड बाय 32.5 दैट इज 80 रुपीज। हमने लेवी कितना किया था 45 एंड 65, तो 60 और 80 है, उनको हमें 45 और 65 से उसका डिफरेंस निकालना है, तो हमें जो सप्लीमेंट्री रेट है वो मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री रेट पर आवर
60 minus 45 that is rupees 15 and 80 minus 65 that is rupees 15. तो 15 रुपीज से मशीन 1 और मशीन 2 की जितनी भी आवर्स है उनका सप्लीमेंट्री रेट लेवी करना होगा। मशीन नंबर 1 में इस जॉब में 4 आवर्स का काम हुआ था तो 4 आवर्स एट रुपीज 15 दैट इज 60 रुपीज एंड मशीन नंबर 2 में 6 आवर्स का काम हुआ था तो 6 आवर्स इंटू रुपीज 15 दैट इज रुपीज 90। टोटल हो जाएगा 190 इन तीनों का टोटल है तो वो 1810 में 190 रुपीज एड किए जाएंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 2000 रुपीज फॉर दिस जॉब। क्लियर, समझ में आ रहा है? सप्लीमेंट्री रेट अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए ही निकाले जाते हैं जो ऑलरेडी हमने समझा हुआ है। क्लियर, चलिए फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो हम देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.76 पर। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है बट इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। A limited manufactures two products A and B. The manufacturing division consists of two production departments P1 and P2 and two service departments S1 and S2. ये जो भी कंपनी है उसमें A और B दो प्रोडक्ट बनाई जाती है। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1 and P2 और दो सर्विस डिपार्टमेंट्स है S1 and S2। S1 और S2 है वो P1 और P2 को सपोर्ट करते होंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे। तो जो मेन डिपार्टमेंट्स है वो कौन से होंगे? P1 and P2। Budgeted overhead rates are used in the production departments to absorb factory overheads to the product. Budgeted overhead rates का यूज किया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपेंसेस है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। The rate of department P1 is based on direct machine hours. P1 का जो भी ओवरहेड है वो डायरेक्ट मशीन आवर्स के बेसिस पर एब्जॉर्ब होता है, while the rate of department P2 is based on direct labor hours. P1 का जो भी ओवरहेड है वो मशीन आवर्स के बेसिस पर एब्सॉर्ब होता है और P2 का लेबर आवर्स के बेसिस पर, राइट। इन अप्लाइंग ओवरहेड्स द प्रीडिटरमाइंड रेट्स आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। जब भी हम ओवरहेड अप्लाई करेंगे तो उसको क्या कैसा करेंगे? जो भी एस्टिमेटेड रेट है उनको हमें एक्चुअल आवर्स जो भी है P1 के लिए मशीन आवर्स और P2 के लिए लेबर आवर्स को यूज करना होगा। हम एब्जॉर्प्शन वैसे ही करते हैं, राइट। For allocating the service department cost to production departments, the basis adopted is as follow. Service department के expenses production department को कैसे दिए जाएंगे? मतलब कि यहाँ पर reapportionment करना होगा क्योंकि service department actual में कोई भी income नहीं earn करता है, तो service department का जो भी expenses है, जो भी overheads है, वो generally production department को हम reapportion करते हैं on some valid basis या some using some appropriate methods. यहाँ पर हमें basis दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S1 टू डिपार्टमेंट P1 एंड P2 इक्वली। S1 का जो भी एक्सपेंस है वो P1 और P2 को इक्वली हम रीअपोर्शन करेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S2 टू डिपार्टमेंट P1 एंड P2 इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। जो S2 है उसका जो भी एक्सपेंस है, राइट, वो P1 और P2 को 2:1 के रेशियो में दिया जाएगा, राइट। S1 का एक्सपेंस P1 एंड P2 को इक्वली और S2 का एक्सपेंस जो है वो P1 और P2 को 2:1 के रेशियो में दिया जाएगा, राइट। यहाँ पर हमने कौन सी मेथड रीअपोर्शनमेंट की यूज की है? यहाँ पर हमने जो डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसा हम मानते हैं। समझ में आ रहा है, राइट। अगर हम ऐसा मानते हैं कि भाई S1 S2 को देता है या S2 S1 को देता है तो या स्टेप मेथड या फिर रेसिप्रोकल मेथड का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट किया जाएगा, राइट। चलिए, द फॉलोइंग बजटेड एंड एक्चुअल डेटा आर अवेलेबल। एनुअल प्रॉफिट प्लान डेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स बजटेड फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए कितना बजट किया है वो दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का। P1 P2 S1 S2। P1 का है 2550, P2 का है 21,75,000, S1 का है 6 लाख और S2 का है रुपीज 4,50,000। ये जो S1 का 6 लाख है ये दोनों को डिवाइड किया जाएगा इक्वली, मतलब कि 3 लाख और जो S2 का है वो 450 है, वो P1 और P2 को 2:1 के रेशियो में जाएगा, मतलब कि 3 लाख एंड 1,50,000। तो हमें P1 और P2 का टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा। उसको फिर हमें एब्जॉर्ब करना होगा P1 को मशीन आवर्स के बेसिस पर और P2 को लेबर आवर्स के बेसिस पर। जो भी टोटल मशीन आवर्स और टोटल लेबर आवर्स फॉर होल ईयर होगा, बजटेड लेबर आवर्स एंड बजटेड मशीन आवर्स को हमें यूज करना होगा, राइट। बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए के 50,000 और बी के 30,000 यूनिट्स है इन होल ईयर।
बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, प्रोडक्ट ए का ₹120 और प्रोडक्ट बी का ₹150। बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर यूनिट, डिपार्टमेंट P1 उसमें ए को बनने के लिए 1.5 मशीन आवर्स का यूज होता है, बी को बनने के लिए 1 मशीन आवर का यूज होता है। डिपार्टमेंट P2 जहां पर प्रोडक्ट ए को बनने में 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए, जबकि बी को बनने में 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स चाहिए। एवरेज वेज रेट्स बजटेड इन डिपार्टमेंट P2 आर, P2 में वेज रेट कितना है, प्रोडक्ट ए के लिए ₹72 पर आवर एंड प्रोडक्ट बी के लिए ₹75 पर आवर। ऑल मटेरियल आर यूज्ड इन डिपार्टमेंट P1 ओनली, सारा का सारा मटेरियल P1 में डाला जाता है, P2 में वेजेस भी होते हैं, P1 में मशीन का भी यूज किया जाता है और P2 में डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पर हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पर एक्चुअल डेटा दिया है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट ए के 4000 और प्रोडक्ट बी के 3000 यूनिट्स। फिर एक्चुअल डायरेक्ट मशीन आवर्स वर्कड इन डिपार्टमेंट P1 ऑन प्रोडक्ट ए 6100 आवर्स, प्रोडक्ट बी के लिए 4150 आवर्स। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड इन डिपार्टमेंट P2, प्रोडक्ट ए के लिए 8200 और प्रोडक्ट बी के लिए 7400 आवर्स। कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए दिया है रॉ मटेरियल का 4,89,000 और बी के लिए 4,56,000। वेजेस दिए 5,91,900 और 5,52,000 फॉर प्रोडक्ट बी। ओवरहेड डिपार्टमेंट P1 का है 2,31,000, P2 का है 2,04,000, S1 का है 60,000 और S2 का है 48,000। यहाँ पर हमें एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हैं, राइट। तो एक्चुअल ओवरहेड्स में भी P1, P2, S1, S2 के लिए दिए, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी के लिए नहीं दिए हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो P1, P2, S1, S2 लिखा है ये प्रोडक्ट ए और बी का नहीं है, यहाँ पर उसको भी एब्जॉर्ब करना होगा बेस्ड ऑन एक्चुअल ओवरहेड्स। मतलब कि S1 का जो ये 60,000 है ये P1 और P2 को जाएगा इक्वली, दैट इज 30,000, और ये जो 48,000 है वो भी P1 और P2 को जाएगा इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट इज 32,000 एंड 16,000, राइट। You are required to compute the predetermined overhead rate for each production department. हमें absorption overhead rate निकालना है for each department P1 and P2 के लिए, क्योंकि S1 और S2 का तो reapportionment हो जाएगा, राइट। ये सिर्फ predetermined है, मतलब कि budgeted के लिए निकालना है। Second question, prepare a performance report for July 22 that will reflect the budgeted cost and actual cost. हमें performance report बनाना है, निकालना है, जिसमें क्या हमें दिखे, budgeted cost and actual cost, राइट। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने रीअपोर्शनमेंट एब्जॉर्प्शन रेट के लिए किया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रीडिटरमाइंड रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट यूजिंग बजटेड डेटा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1, P2 और सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2। उसका बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर द ईयर जो है वो लिखा है, राइट, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। फिर हम रीअपोर्शन करेंगे, जो S1 का एक्सपेंस है वो P1 और P2 को इक्वली जाएगा, मतलब कि 6 लाख है वो 3 लाख एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, राइट। S2 को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। फिर जो S2 का एक्सपेंस है 4,50,000 वो P1 और P2 को 2:1 के रेशियो में जाएगा, दैट इज 3,150, और यहाँ पर भी अब 0 हो जाएगा, मतलब कि S1 और S2 का अब टोटल एक्सपेंस 0 है। P1 और P2 में हम ये जो उसका ऑलरेडी जो एक्सपेंस था प्लस S1 और S2 का ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 31,50,000 एंड 26,25,000। क्लियर, ये हमारा रीअपोर्शनमेंट हो चुका। अब हमें एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए हमें उसको टोटल बजटेड बेस से डिवाइड करना होगा, P1 को टोटल बजटेड मशीन आवर्स से और P2 को टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, राइट। अब ये टोटल मशीन आवर्स और टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स हमें कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हमें जो बजटेड पर यूनिट कितनी आवर्स चाहिए वो दी थी फॉर ए एज वेल एज फॉर बी, और टोटल यूनिट्स कितने बनाने थे फॉर ए एंड बी वो भी हमें दिया था। तो उनसे मल्टीप्लीकेशन करके हमें टोटल मशीन आवर्स फॉर P1 और टोटल लेबर आवर्स फॉर P2 मिल सकते हैं। ये वर्किंग नोट में दिया हुआ है, राइट। ये रही वर्किंग नोट 1। तो बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बी के 50,000 एंड 30,000 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब बजटेड मशीन आवर्स इन डिपार्टमेंट P1 आपको बताया है, P1 में ए को बनाने के लिए 1.5 मशीन आवर्स पर यूनिट चाहिए था, तो 50,000 बजटेड आउटपुट है, तो 50,000 इंटू 1.5 दैट इज 75,000 बजटेड आवर्स फॉर P1 फॉर प्रोडक्ट ए होगा। अब ये मैं प्रोडक्ट बी के लिए भी निकालना होगा,
राइट तो ये 1 आवर चाहिए पर यूनिट, तो 1 आवर इंटू 30,000 बजटेड आउटपुट, तो ये हो जाएगा 30,000। तो टोटल P1 में कितनी आवर्स चाहिए? 1,05,000 चाहिए, राइट तो P1 का जो एक्सपेंस है उसको 1,05,000 से हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा पर मशीन आवर। और जो P2 है, राइट जो लेबर आवर के बेसिस पर है, तो P2 में प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए पर यूनिट कितनी आवर्स चाहिए? 2 आवर्स, ये बजटेड है, राइट और बजटेड यूनिट्स है 50,000, तो 50,000 इंटू 2 आवर्स दैट इज 1,00,000 आवर्स। एंड बी को बनाने के लिए 2.5 आवर्स चाहिए पर यूनिट, तो 2.5 आवर्स इंटू बजटेड आउटपुट 30,000, तो 30,000 इंटू 2.5 दैट इज 75,000, तो टोटल हो जाएगा 1,75,000। तो P2 का जो ओवरहेड्स है वो 1,75,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा, राइट। चलिए तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये 1,05,000 एंड 175 जो वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेट किया, तो ये जो 31,50,000 है उसको 1,05,000 से डिवाइड करेंगे तो एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा 30 रुपीज पर मशीन आर। P1 का जो ओवरहेड्स है वो 30 रुपीज पर मशीन आर के हिसाब से एब्जॉर्ब किया जाएगा, जबकि P2 का जो है 26,25,000 डिवाइड बाय 1,75,000, तो वो हो जाएगा 15 रुपीज, तो 15 रुपीज पर लेबर आर। एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे? P1 का ₹30 पर मशीन आर और P2 का ₹15 पर लेबर आर। क्लियर? चलिए तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो हमें पूछा था वो आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना है जिसमें बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट आपको दिखाना है, राइट तो वो बनाते हैं फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। फॉर जुलाई मंथ ही हो पाएगा, राइट क्योंकि एक्चुअल डेटा सिर्फ जुलाई मंथ के लिए दिया है और आपको पूछा भी सिर्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर जुलाई मंथ है। तो उसमें 4,000 और 3,000 यूनिट्स ऑफ ए एंड बी बने थे, तो उसके लिए हम बनाएंगे बजटेड और एक्चुअल, जिसमें ए और बी का टोटल लिखा गया है। आपको अगर ऐसा करना है कि बजटेड में भी ए और बी की अलग अलग कॉलम, एक्चुअल में भी ए और बी की अलग अलग कॉलम, ऐसा भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, तो एक्चुअल है वो तो ए और बी के लिए दिया हुआ है 489 और 456। बजटेड के लिए हमें निकालना होगा। बजटेड के लिए हम क्या निकालेंगे? जो बजटेड रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट दिया था उसको जुलाई मंथ के एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4,000 यूनिट्स ऑफ ए बने हैं, उसको जो बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है ₹120 उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4,80,000। फिर बी का 3,000 यूनिट्स बनाया है इन जुलाई मंथ, उसका बजटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है ₹150, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4,50,000। क्लियर? समझ में आ रहा है? इजी। चलिए इस तरीके से वेजेस लेबर कॉस्ट को हम कंसिडर करेंगे। एक्चुअल के लिए 591,900 फॉर ए एंड 552,000 फॉर बी हमें ऑलरेडी दे दिया है, राइट। अब हमें बजटेड बनाना होगा, बजटेड हमें कैलकुलेट करना होगा, राइट। P2 में ही सिर्फ लेबर आवर्स यूज होती है, तो P2 में पर यूनिट बनाने के लिए जितनी आवर्स चाहिए और उसका जो वेज रेट, बजटेड वेज रेट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था फॉर होल ईयर, उसे कंसिडर करना होगा, उसको हमें एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्रोडक्ट के 4,000 यूनिट्स हम बनाने वाले हैं। पर यूनिट P2 में कितना काम होता है? 2 आवर्स, 2 लेबर आवर्स, और उसका रेट है ₹72 पर आवर। तो 4,000 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स इंटू ₹72 करेंगे तो लेबर कॉस्ट मिलेगा फॉर प्रोडक्ट ए बजटेड 5,76,000। क्लियर? और जो बी का हमने जुलाई मंथ में कितना आउटपुट बनाया? 3,000 यूनिट्स, राइट। उसमें P2 की कितनी आवर्स चाहिए? 2.5 और उसका रेट कितना है? 75 रुपीज। तो उन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 562,500। सिंपल। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में बजटेड में कैसे करेंगे? बजटेड में हमें मिला था, राइट, कि P1 के लिए ₹30 पर मशीन आवर और P2 के लिए ₹15 पर लेबर आवर, राइट, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में निकाला। उसको जो भी P1 का जो है उसको पर यूनिट की जो मशीन आवर है उनसे मल्टीप्लाई करना होगा और जो यूनिट्स हमने जुलाई मंथ में बनाए हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होगा। एक्चुअल यूनिट्स लिए जाएंगे बट जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हमें कंसिडर करना होगा। एब्जॉर्प्शन एक्चुअल बेसिस पर किया जाता है इसीलिए, राइट। बट जो आर पर यूनिट है वो बजटेड ली जाएगी। तो 4,000 यूनिट्स 1.5 आवर्स पर यूनिट ऑफ ए इन P1 इंटू ₹30, तो ये हो जाएगा 1,80,000। फिर P2 के लिए फॉर प्रोडक्ट बी के लिए 3,000 यूनिट्स इंटू 1 आवर पर मशीन, 1 आवर पर यूनिट, 1 मशीन आवर पर यूनिट इंटू ₹30 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ढूंढा था, राइट।
उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90,000 रुपीज। फिर P2 का जो ओवरहेड्स है उसका रेट 15 रुपीज था। उसकी जो बजटेड लेबर आवर्स थी पर यूनिट ए और बी के लिए उसको कंसिडर करेंगे और उसको एक्चुअल यूनिट्स ऑफ जुलाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4000 यूनिट्स ऑफ ए इंटू 2 आवर्स पर यूनिट, राइट, 2 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू ₹15, तो ये हो जाएगा 1,20,000 और 3000 यूनिट्स इंटू 2.5 आवर्स इंटू ₹15, दैट इज 1,12,500। क्लियर, यहां तक इजी है, राइट। अब जो एक्चुअल ओवरहेड्स है वो भी हमें डायरेक्टली फॉर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट भी नहीं दे रखा था, वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा बेस्ड ऑन P1 P2 S1 S2 का जो एक्चुअल ओवरहेड्स है उसके बेसिस पर। फिर से हमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज की वो फिर से करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन एक्चुअल। समझ में आ रहा है? चलिए, उसके लिए वर्किंग नोट है, राइट, वो हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जो P1 P2 और S1 S2 का हमें एक्चुअल ओवरहेड्स दिया हुआ है, एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर जुलाई 22 2,31,000 2,04,000 60,000 एंड 48,000, ये सिर्फ जुलाई मंथ के लिए है। बजट हमने जो बनाया था वो पूरे ईयर के लिए था, राइट। अब ये जो S1 का एक्सपेंस है 60,000 वो P1 और P2 को एब्जॉर्ब किए जाएंगे बेस्ड ऑन इक्वल रेशियो, राइट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो 60,000 इक्वली करेंगे तो 30,000 और S2 का जो 48,000 है वो 2:1 के रेशियो में जाएगा, तो 32 एंड 16,000। यहाँ पर S1 और S2 का जो एक्सपेंस है वो 0 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा 2,93,000 एंड 2,50,000 फॉर P1 एंड P2। इसको हमें एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर P1 और एक्चुअल लेबर आवर्स फॉर P2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा। अब ये जो एक्चुअल लेबर आवर्स और मशीन आवर्स है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर जुलाई मंथ, राइट। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी और उसका टोटल एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स 4,000 3,000, एक्चुअल मशीन आवर्स यूटिलाइज्ड इन डिपार्टमेंट P1 6100 4150, दैट इज टोटल 10 to 50, और एक्चुअल लेबर आवर्स यूटिलाइज्ड इन डिपार्टमेंट P2 8200 7400, टोटल 15,600, राइट। इन दोनों से हमें P1 और P2 का टोटल एक्सपेंडिचर को, टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे तो हमें ओवरहेड का रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10 to 50 2,93,000 डिवाइड बाय 10 to 50 दैट इज 28.59 पर मशीन आवर। यहाँ पर एडवाइजेबल है कि आप 28.59 नहीं, मतलब 4 डेसिमल आते हैं वो लीजिएगा, राइट। तो आपका आंसर ऑलमोस्ट नियरर टू टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। यहाँ पर ये जो मॉड्यूल में आंसर दिया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, राइट। उसके मार्क्स कटने के इतने चांसेस नहीं है बट ज्यादा एक्यूरेट आएगा ऐसे। और ये जो P2 का एक्सपेंस है 250, उसको 15,600 लेबर आवर्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16.02। यहाँ पर 4 डेसिमल आता है तो 4 डेसिमल लीजिएगा। कॉस्टिंग के कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको जो भी डिवीजन वगैरह करते हैं वहां पर आपका जो आंसर है वो डेसिमल्स में आता है तो एडवाइजेबल है कि 4 डेसिमल में लिखे। अगर आपको और फर्दर कैलकुलेशन में उसे यूज करना है तो कुछ भी जगह पर अगर आपको कोई भी आंसर जो भी आता है डिवीजन करते हैं वो अगर डेसिमल्स में आता है तो 4 डेसिमल का यूज कीजिए। अगर आपको फर्दर कैलकुलेशन करना है, वो अगर फाइनल आंसर है तो आपको 4 डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 डेसिमल चलेंगे। बट अगर आपको उसको फर्दर कैलकुलेशन में यूज करना है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 4 डेसिमल का यूज करें, तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, राइट। चलिए, तो इसको यूज करके हमें एक्चुअल ओवरहेड्स जो है उसको कंसिडर करना होगा। कैसे? देखिए, यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक टोटल P1 और P2 की जो भी टोटल आर्स है फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट भी दे रखी है, तो उस रेट को इससे मल्टीप्लाई ही करना है, आर्स से मल्टीप्लाई ही करना है। एक ही 6100 आर्स है फॉर P1, राइट, हम मशीन आर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो P1 का ओवरहेड्स मिलेगा, तो 6100 आर्स इंटू ₹28.59 जो आगे की वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 1,74,400। और बी के लिए 4150 आवर्स इंटू ₹28.59, 4150 आवर्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 28.59 हमने आगे की वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, तो ये हो जाएगा 118,649। इन दोनों का टोटल जो है, राइट, वो P1 का टोटल ओवरहेड्स बन जाएगा जो एक्चुअल में लिखा जाएगा। और फिर जो P2 का लेबर आवर्स के बेसिस पर है 8200 आवर्स इंटू ₹16.02, 8200 आवर्स और 7400 आवर्स फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 16.02 हमने आगे की वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 131,364 एंड 118,548, इनका भी टोटल P2 का टोटल ओवरहेड्स बन जाएगा फॉर एक्चुअल। समझ में आ रहा है, राइट। तो वो जो उसका टोटल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट, फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट बी
जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, समझ में आ रहा है, राइट। इन सभी का फिर टोटल कर दिया है और ये परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट था फॉर जुलाई बजटेड एंड एक्चुअल वो हमें मिल गया। समझ में आ रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बट कंफ्यूजन होने के चांसेस है, पहली बार देखेंगे तो इसमें डाउट हो सकते हैं, राइट। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम समझने वाले हैं अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑलरेडी हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में समझ लिया है, इवन इन डिटेल जो स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर था उसमें हमने ओवरहेड के जो टाइप्स थे बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन नेचर, वो सब कुछ समझा था, समझ में आ रहा है। तो उसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बारे में थोड़ा सा समझा था। जो भी ओवरहेड्स, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरल है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, उसके रिलेटेड है, ऑफिस रिलेटेड है, जो जनरली व्हाइट कॉलर जॉब के रिलेटेड एक्सपेंसेस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस में जहां पर काम होता है वहां का जितना भी एक्सपेंस है, उसका रेंट है, उसका डेप्रिसिएशन है, लाइटिंग एक्सपेंस है, उनकी सैलरी है, उनका कैंटीन एक्सपेंस है, जो भी है वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएगा। मतलब कि जनरली अकाउंटिंग, एचआर, लॉयर, लीगल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। उन सभी का जनरली जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी फॉर्मेलिटीज फॉलो करते हैं, जो भी एक्ट वगैरह का फॉलो करते हैं, मतलब कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं रहता है, वो सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर है वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाता है, राइट। ना ही वो प्रोडक्शन करते हैं, ना ही गुड्स का सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वो सारी चीजें जो उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सब कुछ यहाँ पर आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में, राइट। तो उसका कंट्रोल और उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ये चैप्टर 4 है, उसका मेजर पार्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर फोकस करता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, जो हमारी मेन सर्विस है उनसे रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये जो प्रोडक्शन होता है उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन स्मूथली चले, हो सके, कोई भी दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए होता है। समझ में आ रहा है? तो चलिए ये समझते हैं। इसकी डेफिनेशन दे रखी है सीमा की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज डिफाइंड एज द सम ऑफ दोस कॉस्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट and of secretarial accounting and administrative services which cannot be directly related to production, marketing, research and development functions of the enterprise। ये जनरल मैनेजमेंट के और सेक्रेटरियल अकाउंटिंग के ऐसे एक्सपेंडिचर है जो प्रोडक्शन से या मार्केटिंग से या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए नहीं है। अदर देन दोज एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। According to this definition, admin overheads constitute expenses incurred in connection with formulation of policy, directing the organization and controlling the operations of an undertaking। यहाँ पर पॉलिसी बनाई जाती है, उनको किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है, उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस किए जाते हैं। These overheads are also collected and classified in the same way as the factory overhead। ये भी किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स किया जाता है, अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, राइट। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिपार्टमेंट है उनके लिए ये किया जाता है। इसका अकाउंटिंग किस तरह से किया जाएगा, तो 3 अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अकाउंटिंग किया जा सकता है, वो यहाँ पर हमें समझाया हुआ है। फर्स्ट वन, अपॉर्शनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को कोई अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि प्रॉपरली उसमें अलोकेट हो सके, क्योंकि मेन प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो या प्रोडक्शन करता है या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, राइट। इस तरीके से इसमें अकाउंटिंग किया जाता है। According to this method, administrative overheads are apportioned over production and sales department. The reason for the apportionment of overhead expense over these departments recognizes the fact that administrative overheads are incurred for the benefit of both of this department। admin overheads है वो generally production या sales department को help करने के लिए किया जाता है, इसीलिए पूरा का पूरा जो admin overheads है वो इन दोनों डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Therefore, each department should be charged with the proportionate share of the same। When this method is adopted, administrative overhead loses their identity and get merged with production and selling distribution overhead। admin overheads अगर production और selling and distribution overheads सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को दे दिए जाएंगे तो एडमिन ओवरहेड्स खुद का कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड suitable basis of administrative overheads apportionment और प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट में उन दोनों में एडमिन ओवरहेड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका suitable बेस निकालना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस की है, जो भी यूनिट सेल की है, उसके बेसिस पर करेंगे, बट वो भी डिफिकल्ट हो सकता है। प्रोडक्शन कुछ अलग किया होगा, उसमें से कुछ क्लोजिंग इन्वेंटरी भी होगी, सेल्स कुछ अलग यूनिट्स का किया होगा, तो किस तरह से करें तो वो वैलिड बेसिस जो प्रोडक्शन और सेल्स में प्रोपोर्शनेट करने में इजी हो सके, ऐसा सूटेबल बेसिस ढूंढना निकालना डिफिकल्ट हो सकता है, तो ये डिसएडवांटेज बन सकता है। लॉट ऑफ क्लेरिकल वर्क इज इन्वॉल्व इन अपोर्शनिंग ओवरहेड। प्रॉपरली एडमिन ओवरहेड्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसमें टाइम ज्यादा जाएगा, क्लेरिकल वर्क बढ़ जाएगा, तो वो दिक्कत हो सकती है, टाइम ज्यादा जाएगा, कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगा। It is not justified to apportion total admin overheads only over production and sales department when other equally important department like finance is also there. सिर्फ प्रोडक्शन या सेल्स डिपार्टमेंट को एडमिन ओवरहेड्स देना ये सही बात नहीं है, क्योंकि कुछ और भी ऐसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है जिसको भी एडमिन ओवरहेड्स देना चाहिए, उसको भी अपोर्शन करना चाहिए। तो ये जो मेथड है इतनी एडवांटेजियस नहीं है, राइट, ऐसा माना जाता है, राइट। दूसरी मेथड है चार्जिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिसएडवांटेजेस आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, राइट। चार्जिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब कि पूरा पूरा एडमिन ओवरहेड्स जो है वो हम कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे, ना ही प्रोडक्शन को दिया जाएगा ना ही सेलिंग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, राइट। पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएनएल में अलग से चार्ज कर दिया जाएगा। बट इससे दिक्कत क्या होगी कि आपकी जो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ट्रू कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विस है वो नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स also play a vital role, अच्छा रोल होता है उनका भी, क्योंकि उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। कब क्या प्रोडक्शन करना है उसके रिलेटेड हो सकता है, क्या मतलब कहाँ पर करना है, उसके लिए एम्प्लॉयज हायर करना, ह्यूमन रिसोर्सेज का, अकाउंटिंग की हेल्प करना, फाइनेंस लेकर आना, क्योंकि फाइनेंस जो है उसका प्रॉपर्ली मैनेज करना, टैक्सेशन या अदर लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, वो सब कुछ अगर स्मूथली चल रहा है तो आपको प्रोडक्शन मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसमें प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलेगा, तो वो भी किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इवन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है, प्रॉपर्ली सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयज को ढूंढ कर लेकर आना, उनको जो भी फैसिलिटीज चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करना, राइट, सब कुछ मैनेज अच्छे से करना, तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्रोडक्शन या सेल्स में एडमिन ओवरहेड्स भी रोल प्ले करते हैं। तो उसको अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे तो वो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में नहीं दिखाएगा, जो गलत बात है। और उसी हिसाब से जनरली ये मेथड भी इतनी एडवाइजेबल नहीं है। पढ़ लेते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एडमिन ओवरहेड्स आर चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। The reason for charging costing P&L are firstly the admin overheads are concerned with formulation of policies and thus are not directly concerned with either the production or the selling and distribution function। जो पहली मेथड थी उसकी जो डिसएडवांटेज थे कि हमने देखा कि भाई सिर्फ एडमिन ओवरहेड्स है वो सीधा ही डायरेक्टली प्रोडक्शन या सेलिंग से ही जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने से बेटर है कि कॉस्टिंग P&L में चार्ज कर दे। Secondly, it is difficult to determine a suitable basis for apportioning admin overheads over production and sales department। दूसरा एक डिसएडवांटेज ये भी था कि एडमिन ओवरहेड्स को किस तरह से अपोर्शन करें बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो नहीं पता चल रहा था, तो बेटर है कि इसको कॉस्टिंग पैनल में ही चार्ज कर दे। Lastly, these overheads are the fixed cost। In view of this arguments, admin overheads should be charged to P&L account। और तो ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, अब प्रोडक्शन करे या ना करे, कितना करे, डजंट मैटर, एडमिन ओवरहेड्स जितने होने वाले हैं उतने होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्शन में उनका पार्ट नहीं रहता। समझ में आ रहा है, वो एक अलग से ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, उनका सैलरी एक्सपेंस, उनका रेंट, उनका लाइट एक्सपेंस, वो सब कुछ प्रोडक्शन से उतना फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट है तो उसको कॉस्टिंग पैनल में अलग से चार्ज कर दे, प्रोडक्शन कॉस्ट में दिखाए ही ना, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाए ही ना। समझ में आ रहा है, इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज अंडरस्टेटेड एज एडमिन ओवरहेड्स आर नॉट चार्ज टू कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है उसको बनाने का या उसको सेल करने का जो भी एक्सपेंस है या फिर सर्विसेज रेंडर करने का जो एक्सपेंस है, उसमें अगर एडमिन ओवरहेड्स नहीं आएगा तो वो कॉस्ट कम दिखेगा, जो बराबर नहीं है, अंडरस्टेटेड दिखेगा। The exclusion of admin overheads from cost of product is against sound accounting policy। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये बराबर अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है, आपको उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज में चार्ज करना ही चाहिए, तभी वो प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर प्रॉफिट आपको दिखेगा, राइट।
चलिए ये भी डिसएडवांटेजेस थियरी जो है वो पूछ सकते हैं। एंड थर्ड, ट्रीटिंग एडमिन ओवरहेड एज अ सेपरेट एडिशन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। और तीसरी मेथड जिस तरह से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं वो है कि हम उसको अलग एक आइटम के हिसाब से उसको चार्ज करें, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो एक अलग आइटम बनेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन जाएगी, राइट। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, उसको अलग से ही चार्ज किया जाता है, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स रहते हैं। ना ही वो प्रोडक्शन या सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ना ही वो डायरेक्टली कॉस्टिंग P&L में चार्ज किया जाता है। जनरली ये जो थर्ड मेथड है वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे, राइट, हमारा जो पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस रहेगा उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो भी है उसको जनरली अलग आइटम्स के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। This method considers administration as a separate function like production and sales, and as such, costs relating to formulating the policy, directing the organization, and controlling the operations are taken as a separate charge to the cost of the jobs or a product, sold along with the cost of other function। जैसे बाकी सारे ही फंक्शन है उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को भी कंसिडर किया जाएगा और चार्ज किया जाएगा। The basis which are generally used for apportionment are works cost, मतलब कि फैक्ट्री कॉस्ट होता है, सेल्स वैल्यू और क्वांटिटी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कन्वर्जन कॉस्ट एटसेट्रा। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब कि जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का कॉस्ट। तो जनरली रॉ मटेरियल में वेजेस मतलब कि लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स होता है, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है उनसे वो कन्वर्ट होता है इनटू फिनिश गुड्स। समझ में आ रहा है? तो उसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, उसके बेसिस पर ये अपोर्शन किया जा सकता है, राइट। तो ये तीन मेथड है। फर्स्ट, जहां पर एडमिन ओवरहेड्स को प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को दिया जाता है, और चार्जिंग टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अलग से ही दिखाया जाएगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स रहेगा। क्लियर? चलिए ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। कंट्रोल ऑफ एडमिन ओवरहेड्स मतलब कि वो एक्सपेंस हो सके उतना कम करना, या फिर वो एक्सपेंस में से हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो एक्सपेंस हमें इनकर करना चाहिए। तो उस तरीके से कंट्रोल रहता है जनरली, कोई भी ओवरहेड्स कोई भी एक्सपेंस रहता है उसमें। तो वो कंट्रोल किस किस तरीके से हम कर सकते हैं? फर्स्ट वन, classification and analysis of overheads by admin departments according to their functions and comparison with the accomplished results। जो भी एक्सपेंस हुआ है, राइट, उसको हम पूरा कलेक्ट करेंगे और जो accomplished रिजल्ट है मतलब कि प्रीवियस ईयर के जो भी फाइनेंशियल्स है, प्रीवियस ईयर के जो कॉस्ट है उनके साथ हम मैच करेंगे। डिफरेंस है तो क्यों आया उसके रीजंस हम एनालाइज करेंगे। अगर वो एक्सपेंडिचर है उसका जो भी वेरिएंस है, डिफरेंस है, वो बहुत ही ज्यादा है और उसके कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए फ्यूचर में वो ऐसा ना हो, वो हमें कंसिडर करना चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको पूछना चाहिए, उनसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए, वो सारी चीजें की जाएगी ताकि फ्यूचर में हम हो सके उतना ये कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सके। According to this method, the expenses incurred by each admin department are collected under a standing order for each class of expenditure. Standing order kind of purchase order, material के लिए purchase order होता है, जो बाकी के expenses है उसके लिए standing order होता है। तो जो order के हिसाब से जितना जितना expenses हुआ है उनसे हम expense को collect करेंगे कि भाई total expenditure कितना हुआ है। These are compared with similar figures of the previous period in relation to accomplishment। जो भी प्रीवियस पीरियड में अकम्प्लिश किया, जो भी एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है उनसे कंपेयर करेंगे। सच कंपैरिजन विल रिवील एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। वो कंपैरिजन से पता चलेगा कि भाई इस पीरियड में ये जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, ताकि उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होगी और उस हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे। However, this method provides only a limited degree of control and comparison does not give useful result if the level of activity is not constant during the periods under comparison। पर यहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि ये कंपैरिजन इतनी यूजफुल फ्रूटफुल नहीं होगी अगर दोनों ही पीरियड में जो आपका प्रोडक्शन है या फिर जो भी आपका वॉल्यूम है वो चेंज हुआ है,
राइट। आपने एक्सपांशन प्लान किया था और उस वजह से आपने बहुत ही ज्यादा स्टाफ हायर कर लिया इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एज वेल इन द करंट पीरियड। तो प्रीवियस पीरियड से इस पीरियड का जो एक्सपेंस है वो ऑब्वियसली इंक्रीज ही होने वाला है। तो आप अगर उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा, कंट्रोल नहीं दिखेगा, आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका है ऐसा दिखेगा। इसीलिए अगर जो वॉल्यूम क्वांटिटी वगैरह कहीं पर भी जगह पर अगर बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है, बहुत ही वास्ट डिफरेंस आया, तो उस वजह से यहां पर डिफरेंस आने के चांसेस है, राइट। To overcome this difficulty, overhead absorption rates may also be compared from the period to period. Absorption rate जो होता है उसको कंपेयर किया जा सकता है, वो नियर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ा तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम एब्जॉर्प्शन रेट को कंपेयर करेंगे तो वो नियर हो सकता है, भले ही आपका एक्सपेंशन हुआ है, क्वांटिटी वगैरह बढ़ी है। The extent of over or under absorption will reveal the efficiency or otherwise of the department. अगर under absorption या over absorption होगा तो उनसे पता चलेगा कि भाई efficiently काम किया है या नहीं। It may be possible to compare cost of service department with that of similar services obtainable from outside, and a decision may be taken whether it is economical to continue the department or entrust the work outsiders. हम इसको थर्ड पार्टी अगर हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो कितना खर्च होगा उनसे कंपेयर कर सकते हैं, राइट, ताकि हमें पता चले कि हमें ये आउटसोर्स करना चाहिए या हमें कंटिन्यू करना चाहिए फ्रॉम अवर ओन इंटरनल डिपार्टमेंट, राइट। क्योंकि कुछ कुछ एक्सपेंसेस कुछ कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि आपको आउटसोर्सिंग करवाने से, आउटसाइडर के पास से ये काम करवाना सस्ता पड़ सकता है विथ गुड क्वालिटी और विथ एक्सपेक्टेड क्वालिटी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और आपका कंट्रोल, आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा। सेकंड मेथड, कंट्रोल थ्रू बजट्स। आप बजट बनाइए कि भाई आपका एक्सपेंडिचर फॉर दिस पीरियड कितना होना चाहिए, भाई मुझे इतना इतना अलोकेट करना है, ये होना चाहिए, ये चीज होगी, इस हिसाब से मेरा एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए। बजट बनाइए और क्या हुआ है उन दोनों को कंपेयर कीजिए, फिर कंट्रोल कीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि बजट के अंदर ही आपका एक्सपेंडिचर हो। According to this method, admin budgets monthly or annually are prepared for each department. The budgeted figures are compared with actual ones to determine variances. The variances are analyzed and responsibility assigned to the concerned department to control this variances. बजट बनाएंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है वो देखेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे, और जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है, रिस्पॉन्सिबल है, उनको पूछा जाएगा, बताया जाएगा, और उनको मतलब उनसे एक्सपेंस जो है वो कंट्रोल करवाया जाएगा, विद इन बजट हो सके ऐसा ट्राई किया जाएगा, ऐसा एक्शंस लिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल थ्रू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एक्सपेंडिचर सेट किया जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, ये बेस्ट है, आपको इतने में ही इतना काम करवाना चाहिए। बट अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसके वेरिएंसेस, जो डिफरेंसेस है उनको आप एनालाइज कीजिए, और हो सके तब तक आपका एक्सपेंडिचर स्टैंडर्ड में ही हो जाए वैसा देखना रहेगा। Under this method, standard of performance are fixed for each administrative activity, and the actual performance is compared with the standard set. In this way, standards serve not only as yardstick of performance but also facilitates control of cost. यार्डस्टिक मतलब कि इतना हुआ है, इतना होना चाहिए, मेजरमेंट देगा, राइट, और इस तरह से हम कंट्रोल भी कर पाएंगे कि आपका ये स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना होना चाहिए, राइट, और आपने एक्चुअल में कितना किया है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वेरिएंस है, उसको एनालाइज करके उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शंस लेंगे। समझ में? ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर 13 में आएगा, और ये बजट जो है, कंट्रोल थ्रू बजट, ये भी चैप्टर 15 में हम पढ़ने वाले हैं। इन दोनों के अलग अलग चैप्टर है, वो इन डिटेल समझा जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड्स बताए हैं। एक तो अकम्प्लिश्ड रिजल्ट्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कि प्रीवियस पीरियड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो बजट से, उनके साथ आप बजट बनाकर एक्चुअल से कंपेयर करके उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर सेट स्टैंडर्ड्स से एक्चुअल को कंपेयर करके भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी मेथड से आप कंट्रोल कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को, राइट। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, काफी इजी है। क्लियर? अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 9। अच्छा क्वेश्चन है, राइट, इजी है, समझ में आ जाएगा, अगर अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। In an engineering company, the factory overheads are recovered on a fixed percentage basis on direct wages, and administrative overheads are absorbed on the fixed percentage basis on factory cost. यहाँ पर एक कंपनी है जहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस के
फिक्स्ड परसेंटेज का यूज करके एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है वो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पर एब्जॉर्ब किया जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस से प्राइम कॉस्ट मिलेगा, उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। और ये फैक्ट्री कॉस्ट के कुछ परसेंटेज है, राइट, उसके बेसिस पर एडमिन ओवरहेड्स हमें एब्जॉर्ब करना होगा, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमारा आगे का कॉस्ट मिलेगा, राइट। टोटल कॉस्ट हो सकता है अगर और कोई भी कॉस्ट हमें नहीं दी है, और उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स मिल जाएगा। The company has furnished the following data relating to 2 jobs undertaken by it in a period. यहाँ पर हमें 2 जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जॉब 101 एंड 102। डायरेक्ट मटेरियल है 54,000 एंड 37,500 रिस्पेक्टिवली। डायरेक्ट वेजेस है 42,000, 30,000। सेलिंग प्राइस है 1,66,650 एंड 128,250। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट है 10% एंड 20%। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो टोटल कॉस्ट के ऊपर है, राइट। और हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी दे रखी है। रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिन ओवरहेड्स। हमें यहाँ पर ये नहीं दिया है कि ये कौन से परसेंटेज के बेसिस पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स उसको रिकवर करना है, वो रेट हमें कैलकुलेट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। Calculation of the amount of factory overheads, admin overheads and profit for each of the 2 jobs। ये दोनों ही जॉब के लिए हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स और प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड, using the above recovery rates determine the selling price of job 103, the additional data being direct material 24,000, direct wages 20,000 and profit percentage on selling price 12.5%। और हमें जॉब 103 के लिए जो हमने ऊपर रिकवरी रेट्स निकाले हैं उसके हिसाब से जॉब 103 की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी रहेगी, राइट। 3 क्वेश्चंस है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वन है, ये समझ में आ जाएगा तो दोनों ही बाकी के दोनों क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, राइट। चलिए, यहाँ पर हमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया है, तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट। उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, राइट, तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस, राइट। ये पूरा स्टेटमेंट बनेगा सेलिंग प्राइस या सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां पर हमें ना दो रिकवरी रेट नहीं दिए हैं, राइट, ना ही हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स को रिकवर करने के लिए परसेंटेज दिए है, ना ही एडमिन ओवरहेड्स को रिकवर करने के लिए परसेंटेज दिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो बेस्ड ऑन क्या होगा? डायरेक्ट वेजेस रिकवर किया जाएगा, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट हमें यहां पर निकालना होगा। बट यहां पर हमारे पास दोनों ही 2 जॉब्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, दोनों की सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट परसेंटेज है। तो सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट परसेंटेज है, तो उस हिसाब से हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट भी मिल जाएगा और कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट निकाल देंगे और हमारे पास प्राइम कॉस्ट है, बट फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं है तो फैक्ट्री कॉस्ट एग्जैक्टली नहीं मिलेगा और उसी वजह से एडमिन ओवरहेड्स नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मिल जाएंगे तो काम इजी है, बट वो दोनों ही तो हमें ढूंढने हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें रेट नहीं दिए है, तो रेट हम अज्यूम करके इक्वेशंस बनाकर उनको सोल्व करेंगे तो हमारे रेट्स मिल जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए ये जो सारी इंफॉर्मेशन है उसी का हमें यूज करना होगा। चलिए, तो यहां पर जॉब 101 और जॉब 102 को कंसीडर करते हैं और यहां पर पर्टिकुलर्स, राइट। जो इंफॉर्मेशन हमें दी है सबसे पहले वही लिखते हैं। मटेरियल कॉस्ट जो हमें दिया हुआ है वो है 54,000 एंड 37,500। फिर हमें वेजेस दिए हुए हैं 42 एंड 30,000। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएंगे, राइट। तो 54 प्लस 42 मतलब कि 6 एंड यहां पर 96,000 और ये हो जाएगा 67,500। यहां पर हमें क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बोला है कि डायरेक्ट वेजेस के कुछ परसेंटेज रहेंगे और दोनों ही जॉब में सेम रहेंगे, फिक्स्ड परसेंटेज बोला है, राइट। तो हम यहां पर अज्यूम करेंगे, लेट्स अज्यूम
factory overheads as X, right? Factory overheads recovery rate actually. Let's assume factory overheads recovery rate as X. तो X है, राइट? किसका X कितना होगा? मतलब डायरेक्ट वेजेस के X परसेंटेज X हो जाएगा, राइट? तो 42,000 X और यहां पर 30,000 X। समझ में आ रहा है? इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा? 96,000 प्लस 42,000 X और यहां पर 67,500 प्लस 30,000 X। समझ में आ रहा है? अब हमें यहां पर क्या ऐड करना है? एडमिन ओवरहेड्स को ऐड करना है। अभी हमें एडमिन ओवरहेड्स का भी रिकवरी रेट नहीं दिया है, वो हमें फैक्ट्री कॉस्ट के कुछ परसेंटेज के हिसाब से रिकवरी करनी है। नहीं दिए है तो अज्यूम करते हैं एडमिन ओवरहेड्स का जो भी रिकवरी रेट है उसे हम y अज्यूम करते हैं। तो ये जो फैक्ट्री कॉस्ट दिया है 96 हमें मिला है, मतलब कि 96,000 प्लस 42,000 x, उसका हम y परसेंटेज y निकालेंगे तो हमें वो एडमिन ओवरहेड्स मिल जाएगा। और ये 67,500 प्लस 30,000 x का भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एडमिन ओवरहेड्स मिल जाएंगे। तो ये एडमिन ओवरहेड्स कितना होगा? 96,000 y प्लस 42,000 xy और यहां पर 67,500 x, सॉरी 67,500 y प्लस 30,000 xy। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का जो परसेंटेज है, रिकवरी रेट है, वो कितना सोचा है, एज्यूम किया है y। तो जो भी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है उसका y, फैक्ट्री कॉस्ट है उसको y से मल्टीप्लाई करना है। हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है 96,000 प्लस 42,000 x, तो उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96,000 y प्लस 42,000 xy। और जॉब 102 है उसमें 67,500 प्लस 30,000 x हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है, तो उसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 67,500 y प्लस 30,000 xy। क्लियर? चलो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट अब हमें कैसे मिल सकता है? हमारे पास उसकी अमाउंट मिल सकती है। कैसे? देखिए, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल्स मिल जाएगा। और हमें सेल्स हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो सेलिंग प्राइस है जॉब 101 की है 166,650 और y की है 128,250। 166,650 और 128,250, राइट? और हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी दिए है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट है 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। देखिए, अब टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स रहता है, राइट? और हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो टोटल कॉस्ट के ऊपर दिया है, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर टोटल कॉस्ट 100 है दोनों में ही, तो उसके परसेंटेज निकलेंगे। यहाँ पर 10 और 20% है, तो 101 का प्रॉफिट कितना होगा? 100 के 10% मतलब 10, और यहाँ पर कितना होगा? 100 के 20% मतलब 20। और तो सेल्स कितना होना चाहिए? 110 एंड 120। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब कि 110 के सामने 166,650 है, तो 100 के सामने कितना? मतलब 100 इंटू 166,650 डिवाइड बाई 110। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 166,650 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। तो कॉस्ट जो हमारा हो जाएगा फॉर जॉब 101 है वो हो जाएगा 1,51,500, राइट? फिर जॉब 102, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट भी मिल जाएगा। 166,650 माइनस 151,500, तो ये हो जाएगा 15,150। ऑब्वियसली इसके हम सीधा 10% भी कर सकते हैं, सॉरी। फिर 128,250 120 के सामने है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 100 इंटू 128,250 डिवाइड बाई 120, तो 128,250 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो यहाँ पर कॉस्ट जो होगा वो होगा 106,875।
और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा प्रॉफिट, दैट इज 21,375। क्लियर? तो यहां पर हमारी जो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी उससे हमने ये पूरा निकाला। यहां पर हमारा दो इक्वेशन बन जाएगा, राइट? देखिए, ये फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो जॉब 101 के लिए इक्वेशन 1 और जॉब 102 के लिए ये जो है इसका इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो 96,000 प्लस 42,000 एक्स जो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट है फॉर जॉब 101, उसमें हम एडमिन ओवरहेड्स ऐड करेंगे 96,000 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई। तो हमें क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट दैट इज रुपीज 1,51,500। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? फिर जो सेकंड इक्वेशन है 67,500 प्लस 30,000 एक्स, 67,500 प्लस 30,000 एक्स प्लस 67,500 वाई प्लस 30,000 एक्स वाई। तो उसका टोटल कितना हो जाएगा? 106,875, 106,875। और ये हमारा बन जाएगा सेकंड इक्वेशन, राइट? अब हमें इसको इक्वेट करना है, इसमें से x या y किसी एक की वैल्यू हमें मिल जाएगी। किस तरह से करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, पर उसके लिए हमारा कुछ डिडक्ट हो, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तो दोनों में ही कुछ चीज कॉमन होनी चाहिए, राइट? तो देखिए, यहाँ पर 42,000 है और यहाँ पर 30,000 है, तो कौन से टेबल में वो आते हैं? 42 और 30 6 के टेबल में आते हैं, राइट? 6 इंटू 7 करेंगे तो 42 हो जाता है, और 6 इंटू 5 करेंगे तो 30,000 हो जाता है। तो यहाँ पर 6 कॉमन है, तो 7 और 5 जो है वो दोनों में ही अलग अलग है। तो एक दूसरे इक्वेशन, जहां पर 7 है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जहां पर 5 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों की अमाउंट सेम आ जाएगी। तो उसको हम अब जब भी माइनस करेंगे तो वो डिडक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, राइट? वो एलिमिनेट हो जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड जो भी आप कहते हैं, तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन 1 जो है उसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन 2 है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? 96,000 इंटू 5 मतलब कि 4,80,000 प्लस 42,000 इंटू 5 2,10,000 एक्स प्लस 96,000, उसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 4,80,000 वाई हो जाएगा, प्लस 42,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,000 एक्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 151,500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 7,57,500। फिर जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 67,500 इंटू 7 करेंगे तो 4,72,500 प्लस 30,000 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,000 एक्स प्लस 67,500 को अगेन 7 से करेंगे तो 4,72,500 वाई प्लस 2,10,000 एक्स वाई। मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन में वाई नहीं लिखा था, राइट? लिख दिया। और फिर 106,875 है, उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,48,125। फिर यहाँ पर माइनस के निशान, माइनस की जो साइन हो जाएगी, राइट? और यहाँ पर हम एलिमिनेट करेंगे तो ये 210x जो है वो दोनों में ही कॉमन थे तो वो 0 हो जाएंगे। इवन ये 2,10,000 XY भी कॉमन है तो वो भी डिडक्ट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब 480 में से 4,72,500 को अगर हम माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 7,500 प्लस 480 में से 4,72,500 y को माइनस करेंगे तो वो भी हो जाएंगे 7,500 y इज इक्वल टू 757,500 माइनस 748,125, तो ये हो जाएंगे 9,375, राइट? अब ये जो 7,500 है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 7,500 y इज इक्वल टू 9,375 माइनस 7,500, तो ये हो जाएंगे 1,875 रुपीज। सो y इज इक्वल टू 1,875 डिवाइड बाय 7,500, तो ये हो जाएंगे 0.25, दैट इज
जो y है मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का जो रिकवरी रेट है, राइट, वो कितना हो जाएगा 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ रहा है? अब हम कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू 0.25 है वो पुट करके x निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 का अगर हम यूज करें, राइट, उसमें y की 0.25 हम वैल्यू ऐड हम रखते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है 96,000 प्लस 42,000 x प्लस 96,000 y जो है मतलब कि 96,000 इंटू 0.25 प्लस 42,000 XY मतलब कि 42,000 x इंटू y की वैल्यू है 0.25 इज इक्वल टू 151,500। समझ में आ रहा है? तो ये अगर हम सोल्व करेंगे तो 96,000 प्लस 42,000 x प्लस 96,000 इंटू 0.25 मतलब कि 24,000 प्लस 42,000 इंटू 0.25 x मतलब कि 10,500 x इज इक्वल टू 151,500। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर हम 96,000 को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ, इवन 24,000 को भी इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा माइनस में, बट 96 प्लस, हाँ, और यहाँ पर 42,000 x प्लस 10,500 x उन दोनों का हम टोटल कर देंगे तो हो जाएगा 52,500 x इज इक्वल टू 151,500 में से 96,000 और 24,000 को हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 31,500। सो x हमें मिल जाएगा यहाँ पर 31,500 डिवाइड बाय 52,500 दैट इज 0.6। मतलब कि जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो कैसे रिकवर होगा, उसका रिकवरी रेट कितना है 60% ऑफ जो भी डायरेक्ट वेजेस है वो, मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से एब्जॉर्ब किए जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से वो 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट से रिकवर किए जाएंगे। समझ में आ रहा है? राइट, इस तरह से किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर दे दिया, रिकवरी रेट कितना होगा। सेकंड हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स और प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। सो इट इज एडवाइजेबल कि ये जो हमने पूरा स्टेटमेंट बनाया उसमें x और y की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये 42,000 x को x की जगह पर हम 0.6 और y की जगह पर 0.25 करके हमारा पूरा ये स्टेटमेंट बना लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। राइट, अब हम इसका आंसर ही देख लेते हैं। राइट, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दे ऑलरेडी हमने देख लिया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स सॉरी प्राइम कॉस्ट इतना हमने कर लिया था ऑलरेडी। फैक्ट्री ओवरहेड्स 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 42 के 60% और यहाँ पर 30 के 60%, इन सभी का टोटल हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें एडमिन ओवरहेड्स ऐड करेंगे, इनके 25%, इनके भी 25%, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। प्रॉफिट वगैरह हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, उसको ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या करना है कि भाई जॉब 103 की इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, उन दोनों का टोटल करेंगे, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। उसमें हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना है क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है कि आपको अबोव रिकवरी रेट का यूज करना है, तो दैट इज 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 20,000 के 60% ऐड करेंगे तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएगा। उसको प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट में हमें 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एज एडमिन ओवरहेड्स ऐड करना है, वो करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी है 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले इतना आंसर हम देख ले। यहाँ पर 24,000 20,000 डायरेक्ट वेजेस, टोटल प्राइम कॉस्ट, उसमें 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, उसका 25% एडमिन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। अब हमें यहाँ पर बोला है 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई सेलिंग प्राइस है वो 100 है, जो हमारा प्रॉफिट है वो 12.5% है, तो मतलब कि 100 का 12.5% दैट इज 12.5, तो हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा 100 माइनस 12.5 दैट इज
5। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट है 70,000, तो 70,000 87.5 के सामने है, तो 12.5 के सामने कितना, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 70,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 87.5, तो हो जाएगा 10,000, उसको ऐड करेंगे तो 80,000 सेलिंग प्राइस। क्लियर, समझ में आ रहा है? डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 के साथ भी कर सकते हो, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी उन दोनों का, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, राइट? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, ये हमारा पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के रिलेटेड। अब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होता है? जो भी आप सेल्स करते हैं उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स पर्सन की सैलरी है, उनका कमीशन कुछ भी हो गया, राइट? सेल्स डिपार्टमेंट जहां पर बैठता है उनका जो रेंट है, उनका डेप्रिसिएशन है, सेल्स डिपार्टमेंट के जो भी स्टाफ है उनकी सैलरीज है, वो सब कुछ सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जो भी फिनिश गुड्स आपका बन गया वो फैक्ट्रीज से जो भी आपके वेयरहाउस में जाएगा वो वेयरहाउस का एक्सपेंस होगा, स्टोरेज का एक्सपेंस, उनका इंश्योरेंस, उसका रेंट, उनका डेप्रिसिएशन जो भी है, जो भी व्हीकल में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका एक्सपेंडिचर जो भी है, रिपेयर का है या डेप्रिसिएशन है या इंश्योरेंस है, राइट? सेकेंडरी पैकेजिंग अगर आप करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाएगा। इवन जो आप रिटेलर्स को देते हैं, होलसेलर को देते हैं, उनके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। तो ये सब कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। जो आपका फिनिश गुड्स बन गया उसको सेल करने के लिए, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो सब कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएंगे। चलिए, इसका अकाउंटिंग जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसको हम रिकॉर्ड करते जाता है, अलग से ही आइटम दिखाया जाता है ताकि टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता चल पाए, जितना सेल्स हुआ है उसके लिए ये एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। ये सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। इसको एब्जॉर्ब किस तरह से कर सकते हैं? सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स के बेसिस पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्स और यूनिट सोल्ड के बेसिस पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस और उसके बेसिस दिए हैं, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल में कहीं पर काम आ सकते हैं, तो ये हम पढ़ लेते हैं। सैलरीज इन द सेल्स डिपार्टमेंट एंड ऑफ द सेल्समैन, जो सेल्समैन या सेल्स डिपार्टमेंट के जो भी स्टाफ मेंबर है उनकी सैलरी है उसको हम कैसे अपोर्शन कर सकते हैं? एस्टिमेटेड टाइम डिवोटेड टू द सेल्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट में उन्होंने कितना कितना टाइम दिया है उसके बेसिस पर हम अलोकेट अपोर्शन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, actual amount incurred for each product, since these days it is usual to advertise each product separately। जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए आपने जितना एक्सपेंडिचर किया है उसे एक्चुअल बेसिस पर ही आप प्रोपोर्शन करें, क्योंकि मोस्टली अभी हर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग अलग बजट रहता है, अलग अलग एक्सपेंस किया जाता है, तो आपको कॉमन जनरली नहीं मिलेगा, आपको हर प्रोडक्ट के लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना किया है वो पता चलेगा, तो आपको कोई अलोकेशन अपॉर्शनमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। Common expenses such as in an exhibition should be apportioned on the basis of advertisement expenditure on each product। हर प्रोडक्ट को अगर एग्जीबिशन जैसा कोई है जहां पर आपने कॉमन एक्सपेंडिचर किया है, मतलब कि स्टॉल वगैरह आपने रेंट पर लिया है और वहां पर आपने एग्जीबिशन किया है, तो वहां पर मोर देन वन प्रोडक्ट होगी, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, कितनी प्रोडक्ट बेची या किस प्रोडक्ट के लिए आपने कितना खर्च किया है, कोई वैलिड बेसिस आपको सोचना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आपको अपोर्शन करना होगा। शोरूम एक्सपेंसेस, एवरेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच प्रोडक्ट, अगर आपका शोरूम है जिसमें मोर देन वन प्रोडक्ट बेचते हैं तो हर प्रोडक्ट कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है उसके बेसिस पर एक्सपेंस किया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा। रेंट ऑफ फिनिश गुड्स, गोडाउन्स एंड एक्सपेंसेस ऑन ओन डिलीवरी वैन्स, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो जाएंगे, राइट? जो भी गोडाउन है जहां पर फिनिश गुड्स रखे जाता है या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको एवरेज क्वांटिटीज डिलीवर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड, किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिलीवर की है उसके बेसिस पर हम अपोर्शन अलोकेशन कर सकते हैं। चलिए, ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। कंट्रोल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उसको कंट्रोल करना, मतलब कि हो सके उतना कम करना या फिर उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करना ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, वो हम देखेंगे। Control of selling and distribution expenses is a difficult task. The reason of this are as follow। Selling और distribution overheads जो है उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि डायरेक्टली हमें नहीं पता चल सकता कि कौन सा सेलिंग एक्सपेंस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करेंगे तो उससे हमारा सेल्स बढ़ेगा, उसको डायरेक्टली ट्रस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। कई बार एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने बहुत ही ज्यादा खर्च किया है, फिर भी
डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। और कई बार बहुत ही कम खर्चे में भी आपकी एडवर्टाइजमेंट हो गई, आपका सेल्स काफी इंक्रीज हो चुका। समझ में आ रहा है? तो कई बार ये एस्टिमेट करना, उसका डिजायर्ड रिजल्ट एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। The incidence of selling and distribution overhead depends mainly on external factors such as distance of market. मार्केट कितना दूर है जहां पर आपके प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो आपका सेल्स जो है वो बहुत ही सारी और बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेबल होता है। आप कितना भी एक्सपेंडिचर कर ले, कई बार वो प्रोडक्ट नहीं चलती है। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कितनी स्टिफ है, मतलब कि अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत ही ज्यादा सस्ते में वो चीज बेचता है, या फिर बहुत ही ज्यादा अलग अलग फीचर्स के साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी के साथ बेचता है, तो कई बार आपकी प्रोडक्ट नहीं चलती है। टर्म्स ऑफ सेल्स, सेल्स की क्या टर्म्स है, क्या बेसिस पर आप उनको सेल करते हैं, एटसेट्रा, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, कई बार वो मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दिस ओवरहेड्स आर डिपेंडेंट अपॉन द कस्टमर बिहेवियर, राइट? कस्टमर कैसा है, उनका बिहेवियर क्या है, क्योंकि उनकी चॉइसेस कभी भी चेंज हो सकती है, उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग सब कुछ चेंज हो सकता है। their liking and disliking test etc. therefore as such control over the overheads may result in loss of customer, अगर कस्टमर को वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट, तो वो चले जाएंगे, फिर आपको नए कस्टमर्स लेकर आना उनके, या फिर जो भी पुराने कस्टमर्स थे वो जो छोड़कर जाते हैं, उनकी कंप्लेंट्स वो दूसरों को भी बोलते हैं कि भाई यहाँ से मत परचेस कीजिएगा, उन सभी को किसी ना किसी तरीके से आपके जो भी सेल्स है उसमें अफेक्ट करते हैं, आपको लॉस में लेकर जाते हैं। This expenses being of the nature of policy cost are not amenable to control। ये पॉलिसी कॉस्ट है, कभी एडवर्टाइजमेंट पे आपको कितना कॉस्ट करना है, कितने कस्टमर को आपको रिटेन करना है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, या फिर कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ती है, आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है, और ये कई बार डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, राइट? चलो, in spite of the above difficulties the following methods may be used for controlling them। ये डिफिकल्टीज है, फिर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तीन मेथड है। ये तीन मेथड जो हमने एडमिन ओवरहेड्स में देखी थी वही है। आप अकम्प्लिश्ड रिजल्ट जो भी प्रीवियस परफॉर्मेंस है उनके साथ कंपेयर करें, बजट बनाकर कर सकते हैं कि भाई इस पीरियड में हम इतना इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, तो बजट बनाकर कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट कर सकते हैं कि भाई स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, एक्चुअल में कितना हुआ है, कंपेयर कीजिए, वेरिएंस एनालिसिस कीजिए और उसको कंट्रोल कीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये वही चीज है जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में समझा, कंपैरिजन विद पास्ट परफॉर्मेंस, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं, काफी इजी है, राइट? ये एक बार पूछा भी हुआ है, अभी रिसेंटली कोई अटेम्प्ट में पूछा गया है, जनवरी 25 या मई 25 समथिंग, राइट? इजी है पर। चलिए, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड था, उसका कंट्रोल कैसे करेंगे। अब उसके रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 10, काफी इजी है, काफी फालतू सा क्वेश्चन है, फटाफट हम यहाँ पर समझ लेते हैं। A company which sells 4 products, some of these are unprofitable। कंपनी 4 प्रोडक्ट सेल करती है और उसमें से कुछ प्रोडक्ट अनप्रॉफिटेबल है। कंपनी proposes to discontinue to sell one of this product। कंपनी कहती है कि भाई चलो इस 4 में से कोई एक को हम बंद कर देंगे, फोकस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। The following information is available regarding income, cost and activity for the year ended on 31st March। प्रोडक्ट्स हमें दे रखी है ABCD, सेल्स उसका दे रखा है 30 लाख, 50 लाख, 25 लाख एंड 45 लाख। उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 20 लाख, 45 लाख, 21 लाख एंड 22 50 लाख। मतलब कि ये मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको सेल करने में कितना खर्चा हुआ, सेल जितने भी किए उस गुड्स का कॉस्ट कितना हुआ। अभी भी उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग ओवरहेड्स ऐड नहीं किए होंगे, फिर हमें एक्चुअल टोटल कॉस्ट मिलता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। एरिया ऑफ स्टोरेज दिया है स्क्वायर फीट में 50,000, 40,000, 80,000 एंड 30,000। नंबर ऑफ पार्सल्स सेंट, कितने पार्सल हमने दिए, 1 लाख, 150, 75 एंड 175। नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट, कितने इनवॉइसेस बनाकर दिए हैं कस्टमर्स को फॉर दिस प्रोडक्ट्स, 80,000, 140, 60 एंड 120। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड द बेसिस ऑफ अलोकेशन आर। यहाँ पर हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स और उसके बेसिस फॉर अलोकेशन दे रखे हैं, अमाउंट है और बेसिस फॉर अलोकेशन टू प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट एंड इंश्योरेंस 3 लाख रुपीस है, और एरिया ऑफ स्टोरेज के बेसिस पर करना है। तो ये जो 3 लाख है ये 50, 40, 80 और 3, मतलब कि 5:4:8:3 के रेशियो में हम अपोर्शन करेंगे। फिर डिप्रिशिएशन है 1 लाख रुपीस, उसको नंबर ऑफ पार्सल सेंट के बेसिस पर हमें अपोर्शन करना है। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है 1 लाख, 150, 75 एंड 175, तो ये रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
फिर सेल्समैन सैलरीज एंड एक्सपेंस, सेल्स वॉल्यूम पर दे रखा है। जनरली वॉल्यूम है वो क्वांटिटी को कंसीडर किया जाता है, बट यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली क्वांटिटी नहीं दे रखी है, तो हम सेल्स के बेसिस पर कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स जो है उसमें ऑब्वियसली वॉल्यूम इनडायरेक्टली आ जाएगा, भले ही उसमें प्राइस भी है बट उसमें वॉल्यूम क्वांटिटी इनडायरेक्टली आ जाएगा। तो सैलरीज जो है वो हम सेल्स के बेसिस पर हम अपोर्शन करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी अलग से नहीं दे रखी है, ना ही सेलिंग प्राइस दे रखी है जिससे हम सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करके वॉल्यूम निकाल सके, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। Then administrative wages and salary 5 lakhs rupees and number of invoices sent, ये भी हमें दिया हुआ है 80, 140, 60 and 120, तो वो भी हम अपोर्शन कर सकते हैं। Then variable cost है पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल है ₹2 पर पार्सल, तो यहाँ पर जो भी पार्सल्स हैं राइट 1 लाख, तो उसको फॉर प्रोडक्ट है 1 लाख को ₹2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स हमें मिल जाएगा। इस तरीके से चारों के लिए करना होगा। कमीशन जो है 4% ऑफ सेल्स, कमीशन हम ये जो सेल्स की अमाउंट दे रखी है हमें 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख एंड 45 लाख, उसके हमें परसेंटेज जो 5%, 4% है वो हमें कमीशन के लिए देने रहेंगे। देन स्टेशनरी ₹1 पर इनवॉइस, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इनवॉइसेस फॉर ऑल दिस प्रोडक्ट्स हमें दे रखे हैं, तो उसको ₹1 मतलब कि सीधा यहाँ पर जो इनवॉइसेस सेंट है उसी को यहाँ पर हमें लिख देना है फॉर द स्टेशनरी एक्सपेंस, राइट। You are required to prepare costing P&L statement showing the percentage of profit or loss to sales for each product। हमें costing profit and loss statement से बनाना है for all this product और total भी कर देंगे। और फिर क्या करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू सेल्स हमें बताना है कि भाई ये प्रॉफिट और लॉस सेल्स के कितने परसेंटेज है, तो प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाय सेल्स कर देंगे। समझ में आ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिए ABCD और ये टोटल है राइट, सेल्स, फिर ये वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि COGS वगैरह है, कमीशन है, पैकिंग कॉस्ट है, स्टेशनरी, उन सभी को माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकला है। एक्चुअली आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं आप सेल्स में से COGS माइनस कर दीजिए तो मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें से सारे के सारे ओवरहेड्स फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल भी माइनस कर देंगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट ही मिल जाएगा राइट। तो जिस बेसिस पर हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं उसी बेसिस पर ये सब कुछ माइनस किया गया है और फिर यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकाला गया है राइट। फिर क्या किया है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स निकाला गया है, मतलब कि ये जो प्रॉफिट या लॉस है उसको सेल्स से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल 4.33% प्रॉफिट है, ए के अंदर 9.5% प्रॉफिट है, बी के अंदर 12.10% का लॉस है, सी के अंदर 8.8% का लॉस है और डी में 26.4% का प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है, सिर्फ आपको इतना ही करना है, आपको ये नहीं पूछा है, एडवाइस नहीं करना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपको बंद करनी चाहिए। भले ही स्टार्टिंग में बोला था कि कोई एक प्रोडक्ट बंद करना चाहते हैं, बट आपको नहीं पूछा है कि कमेंट कीजिए या फिर हमें एडवाइस कीजिए राइट। अगर ऐसा कुछ भी पूछेंगे तो क्या होगा, आंसर बी को हमें बंद करना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है 12.10%। क्लियर, चलो, और टोटल लॉस भी सबसे ज्यादा है। चलो, ये था इलस्ट्रेशन 10, काफी इजी है राइट। चलिए अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कैपेसिटी। कैपेसिटी, कोई भी फैक्ट्री होती है, कोई भी प्लांट होता है तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम उतना काम कर पाएंगे राइट। मैक्सिमम कैपेसिटी भी होती है, उसमें से एक्चुअल कैपेसिटी अलग भी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। समझ में आ रहा है, तो वो कैपेसिटी क्या क्या होती है वो यहाँ पर हम समझते हैं। इंस्टॉल्ड और रेटेड कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड और रेटेड कैपेसिटी ये मैक्सिमम कैपेसिटी है कि आपका प्लांट, आपका फैक्ट्री कितना काम कर सकता है, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है। इट रिफर्स टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। Installed capacity is determined either on the basis of technical specification or through a technical evaluation। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की भाई इसमें इतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए। आप कोई भी चीज, मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम ले लो, आपके घर में जो भी होगा, वॉशिंग मशीन है या फिर ब्लेंडर हो जाए, ब्लेंडर तो नहीं, मिक्सर वगैरह जो भी है राइट, ओवन है, फ्रिज है, उसकी कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम आपको इतना ही भरना है। उनसे अगर ज्यादा अगर आप फिल कर देंगे तो वो गड़बड़ हो सकती है, वो मशीन खराब हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज थियोरेटिकल कैपेसिटी। मैक्सिमम इतना यूज कर सकते हैं बट वो थियोरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। इट एंड इज कुड नॉट बी अचीव्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग सर्कमस्टांसेस। जनरली ये जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये जनरली अचीव नहीं हो सकती है।
अगर हम ऐसा सोचे कि कोई भी पर्सन है वो 12-15 घंटे काम कर सकता है, राइट, उसको 7 या 8 आवर्स की स्लिप चाहिए, बाकी वो काम कर सकता है कंटिन्यूसली, तो ऐसा नहीं कर सकता कि 16 आवर्स की कैपेसिटी है। वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भले ही भगवान ने इंस्टॉल करके दिया है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो थियोरेटिकल कैपेसिटी है। 16 आवर्स अगर कोई भी पर्सन काम करने बैठेगा तो 16 आवर्स प्रोडक्टिव इफेक्टिव नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं, इसीलिए 16 आवर्स भले ही वो काम कर सकता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, फिर भी वो नहीं करेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो है वो अलग होगी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल आइडल टाइम को कंसिडर करने के बाद होगी। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होगी, राइट, जिस वजह से वो काम नहीं हो पाएगा, राइट। क्या है वो समझते हैं। It is defined as actually utilized capacity of a plant. Actually कितना utilize कर सकते हैं, that is practical capacity. It is also known as operating capacity. इतना ऑपरेट कर सकते हैं, इतना हम काम करवा सकते हैं in the plant, इतने फैक्ट्री की normal practical capacity है। This capacity takes into account loss of time due to repairs, maintenance, minor breakdown. राइट, मशीन वगैरह है तो उसमें कुछ ना कुछ खराब होगा, कुछ ना कुछ रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए होगा, करवाना ही पड़ेगा। आइडल टाइम, लेबर का आइडल टाइम हो सकता है, लंच ब्रेक वगैरह हो गया, टी ब्रेक हो गया, लेबर आने जाने का टाइम, हॉलीडेज, कुछ फेस्टिवल्स हो गए, राइट, तो ऐसी चीजें होगी। सेटअप टाइम होगा, कई बार मशीन को सेटअप करना पड़ता है, फिर ही वो प्रोडक्शन कर पाएंगे। नॉर्मल डिलेज, कुछ ना कुछ वजह से टाइम नहीं मिला, लेबर लेट आया, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो ऐसे रीजन की वजह से आप 100% काम नहीं करवा सकते। संडेज एंड हॉलीडेज, उस दिन लेबर अवेलेबल नहीं होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, मशीन ऐसे ही अपने आप तो चालू होकर काम नहीं करने लगेंगे, राइट। लेबर चाहे तो वो लेबर अवेलेबल नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। स्टॉक टेकिंग एटसेट्रा, स्टॉक टेक, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, तब भी जनरली जो मशीन है उसको बंद कर दिया जाता है, प्रोडक्शन है सब कुछ रोक दिया जाता है उन दिनों के लिए, राइट, ताकि प्रॉपरली स्टॉक टेकिंग हो सके। समझ में आ रहा है। Generally, practical capacity is taken between 80 to 90% of the rated capacity. जो installed capacity है, जो theoretical capacity है, उसके 80-90% actual practical capacity रहती है। It is also used as a base for determining overhead rate. इसके basis पर generally overhead rate निकाले जाते हैं क्योंकि theoretical capacity possible नहीं है, but इतना हम कर सकते हैं, इतना करने का हम सोच सकते हैं, तो उसके basis पर overhead rate निकाले जाते हैं। प्रैक्टिकल कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड नेट कैपेसिटी और अवेलेबल कैपेसिटी। इसके दूसरे नाम है नेट कैपेसिटी या फिर अवेलेबल कैपेसिटी। देन नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मली हम कितना काम करते हैं, दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी। ये डिमांड वगैरह को ध्यान में रख के आइडल टाइम जो है उसको हटाने के बाद जो रहता है वो होता है। प्रैक्टिकल हम 80-90% काम कर सकते हैं, बट अगर डिमांड ही नहीं है तो क्या करेंगे। डिमांड ही अगर 50%, जो भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका 50% की ही डिमांड है, तो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 50%। समझ में आ रहा है। डिमांड के बेसिस पर ही हम काम करेंगे। अगर डिमांड नहीं है तो स्टोरेज करके या प्रोडक्शन करके क्या फायदा। क्लियर। नॉर्मल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज अचीव्ड और अचीवेबल, अचीव्ड या फिर अचीवेबल जो हम कर सकते हैं on an average over a period under normal circumstances, taking into account the reduction in capacity resulting from plant maintenance. जो भी plant maintenance है, दूसरे idle time है, उसको हटाने के बाद हम कितना काम कर सकते हैं और कितनी हम अचीव करना चाहते हैं या अचीव कर सकते हैं, उसके बेसिस पर ये नॉर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट होती है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो हमारी थियोरेटिकल कैपेसिटी है उसमें से एडजस्ट करेंगे क्या, टाइम लॉस ड्यू टू शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव और प्लान मेंटेनेंस, राइट, पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई ये थोड़े थोड़े टाइम में मेंटेनेंस होना चाहिए। नंबर ऑफ शिफ्ट्स और मशीन आवर्स और मैन आवर्स, जो भी शिफ्ट चेंज होती है तब भी कई बार थोड़ा सा आइडल टाइम रहता है। हॉलीडेज, नॉर्मल शटडाउन डेज, नॉर्मल आइडल टाइम, कुछ कुछ प्लांट में कुछ कुछ टाइम के लिए शटडाउन किया जाता है। बारिश के टाइम पर सीमेंट प्लांट नहीं चल सकता है क्योंकि वहां पर सीमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं हो जाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से सीमेंट में अगर पानी चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो वो कई बार शट डाउन होता है। कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं, कंस्ट्रक्शन काम भी जनरली बारिश के टाइम पर नहीं चलता है, तो ऐसे काम तब शट डाउन किए जाते हैं, राइट। इवन हॉलीडेज होता है, कोई फेस्टिवल्स, बड़े फेस्टिवल्स रहते हैं, राइट, संडेज रहते हैं, तो कई बार उस टाइम पर काम नहीं होगा तो वो आइडल टाइम हो जाएगा। नॉर्मल टाइम लॉस्ट इन बैच चेंज और बैचेस चेंज होती है तब भी थोड़ा सा टाइम बिगड़ता है, उसको भी हम माइनस करेंगे तो हमें नॉर्मल कैपेसिटी मिल सकता है, राइट। एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल जितना काम किया दैट इज एक्चुअल कैपेसिटी। It is the capacity actually achieved during the given period. It is presented as a percentage of installed capacity. Installed capacity के कितने परसेंटेज हमने काम किया है।
आइडल कैपेसिटी जब काम नहीं किया गया है, जितनी कैपेसिटी का काम नहीं किया, दैट इज आइडल कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? इट इज दैट पार्ट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ प्लांट, मशीन और इक्विपमेंट विच कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड इन प्रोडक्शन। जो हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसके बीच का जो डिफरेंस है, राइट, वो क्या है? आइडल कैपेसिटी। इवन नॉर्मल और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस भी क्या है? आइडल कैपेसिटी। जो इंस्टॉल्ड और जो हमारा नॉर्मल कैपेसिटी है उसके बीच जो आइडल टाइम है वो नॉर्मल आइडल टाइम है, कि हमने सोचा ये कि भाई इतना तो काम नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, हॉलीडे संडेज देना ही पड़ेगा। बट जो नॉर्मल हमने सोचा था, बट एक्चुअल अगर उससे भी कम है, नॉर्मल आइडल जो नॉर्मल कैपेसिटी थी उससे भी अगर एक्चुअल कैपेसिटी कम है तो उसके बीच जो भी हुआ है वो भी आइडल टाइम है। बट आइडल कैपेसिटी है वो क्या है? एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी है, जो हमने प्लान किया था उनसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? So normal idle capacity, it is the difference between installed capacity and normal capacity. And abnormal idle capacity, it is the difference between normal capacity and actual capacity utilization, where the actual capacity is lower than the normal capacity. Normal capacity जो है उसके और installed capacity के बीच का difference है वो normal idle capacity है, वो आप चाहे कुछ भी कर ले वो नहीं हो पाएगा अचीव, राइट? नॉर्मल कैपेसिटी और जो एक्चुअल कैपेसिटी है, अगर एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी से कम है तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड था उनसे भी ज्यादा आइडल कैपेसिटी है। The idle capacity may arise due to lack of product demand, non-availability of raw material, material नहीं है, demand नहीं है, shortage of skilled labor, absenteeism, shortage of power, fuel और supplies, seasonal nature of product, ये सारी चीजें हो सकती हैं, राइट? यहाँ पर ये हमें ग्राफिकली समझाया है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी का बीच का डिफरेंस होगा नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस होगा एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी। तो ये ट्रीटमेंट क्या करेंगे आइडल कैपेसिटी की? अगर नॉर्मल आइडल कैपेसिटी है तो नॉर्मल प्रोडक्शन को ही बेयर करना पड़ेगा, एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगी तो वो कॉस्टिंग पैनल में चार्ज किया जाएगा। Idle capacity cost can be treated in product costing in the following ways. If the idle capacity cost is due to unavoidable reasons such as repairs, maintenance, changeover of job, etc., a supplementary overhead rate may be used to recover the idle capacity cost. In this case, the costs are charged to the production capacity utilized. जो भी हमने प्रोडक्शन किया है उस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ही वो चार्ज किया जाएगा। If the idle capacity cost is due to avoidable reasons such as faulty planning, power failure, etc. Avoidable reason मतलब कि abnormal, right? Unavoidable मतलब कि normal, जो आप नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ भी कर ले। abnormal आप अगर properly control करते हैं तो शायद नहीं होता। तो ऐसे avoidable reasons है मतलब कि abnormal reason की वजह से है। The cost should be charged to costing P&L account. If the idle capacity cost is due to seasonal factors, मतलब कि कुछ सीजन में आपके पास काम नहीं है तो सीजनल फैक्टर की वजह से है तो उसको पूरा स्प्रेड किया जाएगा। The cost should be charged to the cost of production by inflating overhead rate, मतलब कि इन्फ्लेट किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा ओवरहेड रेट को और वो फिर पूरा चार्ज किया जाएगा, राइट? ये ट्रीटमेंट आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हेल्पफुल हो सकती है या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। ये सारी कैपेसिटी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इंस्टॉल्ड और रेटेड कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी, राइट, थ्योरेटिकल कैपेसिटी है बट वो नॉर्मली अचीव नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम होंगे, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी होगी, उसको माइनस करेंगे तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी मिलेगी, राइट? प्रैक्टिकल कैपेसिटी को नेट कैपेसिटी या ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी कहा जाता है, राइट? इवन अवेलेबल कैपेसिटी भी कहा जाता है। उसमें से जितना हम अचीव करना चाहते हैं या फिर अचीवेबल है दैट इज नॉर्मल कैपेसिटी, राइट? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल नॉर्मल आइडल कैपेसिटी हमें नॉर्मल कैपेसिटी मिलेगा। उसमें से जो एक्चुअल में हमने अचीव किया दैट इज एक्चुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मल से अगर एक्चुअल कैपेसिटी कम है तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या होगा? एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी, जो अवॉइडेबल रीजन से हो सकती है। नॉर्मल आइडल कैपेसिटी है तो उसको चार्ज किया जाएगा टू नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर एबनॉर्मल अवॉइडेबल रीजन की वजह से तो उसको कॉस्टिंग पैनल में चार्ज किया जाएगा और सीजनल फैक्टर्स की वजह से अगर आइडल कैपेसिटी है तो उसको इन्फ्लेट किया जाएगा ओवरहेड, मतलब कि प्रोडक्शन को ही बेयर करना रहेगा। क्लियर? या थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं भी आ सकता है। एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में कुछ आइटम्स को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा वो समझते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस। इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस, लोन वगैरह ले रखी है
तो वो लोन को पास करवाने का एक्सपेंस है, सैंक्शन करने का एक्सपेंस रहता है, उसका इंटरेस्ट रहता है, वो बोरोविंग कॉस्ट सब कुछ जो है जनरली उसको कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, क्योंकि वो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है। फाइनेंस लेकर आने के लिए वो खर्चा हुआ है, पैसे लेकर आने के लिए वो खर्चा हुआ है, तो उसको जनरली कॉस्टिंग में हम कंसिडर नहीं करते हैं। बट अगर आपको करना ही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से अलग से आपको वो दिखाना होगा, वो एक अलग आइटम दिखानी होगी, वो किसी भी ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होगी, राइट। जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट या फिर बोरोविंग रिलेटेड या फाइनेंस चार्जेस मिलते हैं तो आप एक नोट लिख सकते हैं कि भाई इसको हम कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। It includes any payment in nature of interest for use of non-equity fund. Non-equity fund क्योंकि हमारा नहीं है, owners fund नहीं है, उसी के लिए finance charges रहता है, interest expense रहता है. And incidental cost that an entity incurs in arranging those fund, उस fund को arrange करने के लिए जो भी fees expenses रहते हैं वो. Example of interest and financing charges are interest on borrowings, financing charges in respect of finance lease, cash discount allowed to customers, etc. The term interest and financing charges, finance cost and borrowing cost are used interchangeably. ये कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, बट इसको जनरली हम कंसिडर नहीं करते हैं. It does not include imputed cost. जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता यहाँ. Interest and finance charges shall be presented in the cost statement as a separate item of cost of sale. ये cost of sale से अलग से cost statement में दिखाया जाएगा. Cost statement क्या होता है, कैसे होता है, वो हम चैप्टर 6 cost sheet में पढ़ेंगे, right? Then depreciation जिस भी रिलेटेड है, राइट, उसके लिए हम चार्ज करेंगे. अगर फैक्ट्री की कोई एसेट है उसके रिलेटेड है, राइट, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा. अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के रिलेटेड एसेट है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट होगा. सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड एसेट है तो उसका डेप्रिसिएशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा. ये किसी ना किसी ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा. इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही जनरली रहता है. Depreciation is the diminution in the intrinsic value of an asset due to use and or the lapse of time. जो भी asset की वैल्यू है उसमें diminution मतलब कि जो कम होती है वैल्यू, उसकी वजह से depreciation होता है, उसका यूज करने की वजह से या फिर कई बार टाइम लैप्स होने की वजह से, क्योंकि टाइम का बीतने से भी कुछ एसेट्स है वो आउटडेटेड हो जाती है, राइट, तो उसके प्राइस, उसकी वैल्यू कम हो जाती है. Depreciation is thus result of two factors, which are the use and lapse of time. We know that each fixed asset loses its intrinsic value due to their continuous use, and as such, the greater the use, the higher is the amount of depreciation. जैसे जैसे कोई भी asset use होगी या lapse of time होगा, उस वजह से उसकी value कम होती जाती है. अगर ज्यादा use होगा तो वो ज्यादा उसकी value कम हो जाएगी, तो ज्यादा depreciation charge किया जाता है. The loss in the intrinsic value may also arise even if the asset in the question is not in service. जो loss होता है intrinsic value का, right, वो फिर भी हो सकता है. फिर अगर asset in service ना हो, फिर भी asset का use नहीं कर रहे, फिर भी उसकी value कम होती है lapse of time की वजह से, तो depreciate किया जाता है. Assignment of depreciation, it shall be traced to the cost object to the इकोनॉमिकली फिजिबल, जिस तरह से हम उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट में जिस तरह से उसका यूज हुआ है उस हिसाब से उसको चार्ज करेंगे. Where it is not directly traceable, it should be assigned using either or the two principle, cause and effect. जिस वजह से वो एक्सपेंडिचर बढ़ा है उस हिसाब से उसको चार्ज किया जाएगा. और बेनिफिट रिसीव्ड, जिस डिपार्टमेंट ने, जिसने भी इसका बेनिफिट, जिस भी प्रोडक्ट ने इसका बेनिफिट लिया है उसको चार्ज किया जाएगा. सिंपल. ये पैराग्राफ तो आप फिर से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के बारे में आपको सब कुछ पता है, ये आप पढ़ सकते हैं, टिक करके रख सकते हैं. इसमें भी ये इंटरेस्ट में भी ये सिर्फ दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो चलेगा, ये ऊपर का पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है. देन पैकिंग एक्सपेंस. पैकिंग एक्सपेंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. अगर प्राइमरी पैकेजिंग है, मतलब कि जो आपकी मेन प्रोडक्ट है उसको अगर आप पैकेज करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट एज इट इज रहे, क्वालिटी मेंटेन हो पाए, तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट हम कंसिडर करेंगे. अगर वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, मार्केटिंग के पर्पस से है, तो वो सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा. अगर वो सेकेंडरी पैकेजिंग है ताकि प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा. Cost of primary packaging necessary for protecting the product or for convenient handling should become a part of the production cost. अगर आप कोई भी चिप्स का पैकेट देखेंगे तो चिप्स जो है वो एक पैकेट के अंदर आती है, जो जनरली आपको रिटेल शॉप पे मिल जाएगी, तो उसका पैकेट भी साथ में आता है. दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग, दैट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स.
The cost of packing to facilitate the transportation of the product from the factory to the customer should become a part of the distribution cost. ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो भी चिप्स बनाते हैं वो कंपनी वो एक एक पैकेट देंगे, वो पूरी स्ट्रिप होगी पैकेट्स की, मोर देन 10-20 आइटम्स, राइट, और फिर वो जो भी पैकेट्स है उसकी स्ट्रिप को कोई भी प्लास्टिक बैग के अंदर ऐड करेंगे और फिर वो प्लास्टिक बैग को बॉक्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर ना बारिश गिरे, ना धूल मिट्टी, ना कुछ भी हवा ना लगे, राइट, उस हिसाब से खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, राइट, कोई भी पैकेट गिर ना जाए, उस वजह से वो प्रॉपरली बॉक्सेस या फिर प्लास्टिक बैग के अंदर रैप करके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसका पर्पस डिस्ट्रीब्यूशन करना है फ्रॉम द फैक्ट्री टू warehouse or to wholesaler or to retailer or to customer, right? If the cost of special packaging is at the request of the customer, the same should be charged to specific work order or the job. कस्टमर ने स्पेसिफिकली कहा है कि हमें कस्टमाइज चाहिए, हमारा पैकेजिंग कुछ अलग होना चाहिए, शायद हमारी कंपनी का लोगो या फिर जो भी कंपनी है उसको जो भी मैसेज पास ऑन करना है, राइट, जो जिसको भी गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो वो कस्टमर को ही चार्ज किया जाएगा, वो जॉब को ही चार्ज किया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ फैंसी पैकिंग नेसेसरी टू अट्रैक्ट कस्टमर इज एन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी फैंसी पैकेजिंग किया है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, राइट, तो उसको सेलिंग ओवरहेड्स कहा जाएगा। डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन जैसे आता है कि जिसमें अलग अलग टाइप की जो डेयरी मिल्क कैडबरीज है, राइट, वो पूरा बॉक्स में अट्रैक्टिवली गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेचा जाता है, राइट, तो वो पैकेजिंग जो किया जाता है, कोई भी हेम्पर बनाया जिसमें वेरियस प्रोडक्ट्स है, तो उसका जो हेम्पर है वो काफी ब्यूटीफुल है, अच्छे से है, ताकि अट्रैक्ट हो कस्टमर और परचेस करे। दैट इज सेलिंग ओवरहेड्स, राइट, हेंस इट इज टू बी ट्रीटेड एज एन सेलिंग ओवरहेड। क्लियर? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करके रखिएगा, ये आपको थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं पर हेल्पफुल हो सकता है। फ्रिंज बेनिफिट्स, अगर एम्प्लॉयज को कुछ भी बेनिफिट्स दे रखे हैं अलग अलग टाइप के, तो वो जिस भी एम्प्लॉयज को दे रखे हैं उसमें वो चार्ज किए जाएंगे, उस डिपार्टमेंट में वो एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा। These are the additional payment or facilities provided to the workers apart from their salary and direct cost allowances like house rent, dearness and city compensatory allowances, जो over and above salary दिया जाता है वो। These benefits are given in the form of overtime, extra shift duty allowance, holiday pay, pension facilities, etc. These indirect benefits tend to improve the moral, loyalty, and stability of employees towards organization. If the amount of fringe benefit is considerably large, it may be recovered as direct charge by means of a supplementary wage or labor rate. Otherwise, this may be collected as a part of production overhead. अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयज के लिए है तो इसको अगर बहुत ही ज्यादा अमाउंट है तो इट इज एडवाइजेबल कि वो डायरेक्ट चार्ज किया जाए, मतलब कि डायरेक्ट वेजेस ही कंसिडर किया जाए। अदरवाइज इसको प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट भी कह सकते हैं, राइट, जनरली वो डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, राइट, फ्रिंज बेनिफिट्स दिया है फॉर डायरेक्ट वर्कर्स, तो वो डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट होगा, वो ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होगा। अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई ये इनडायरेक्टली या फिर आपको एज ओवरहेड ट्रीट करना है तो आप उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, राइट, ये भी आपको, ये सेकंड पैराग्राफ आपको कंसिडर करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Then expenses on removal and re-erection of machines. मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, उसको री-इरेक्शन मतलब कि फिर से वो इंस्टॉल करवा रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर जनरली ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनसे डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन या सर्विसेज नहीं हो जाएगी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, राइट। Expenses are sometimes incurred on removal and re-erection of machinery in factories. Such expenses may be incurred due to factors like change in the method of production. Production change हुआ तो वो किसी दूसरी जगह पर आपको वो लेकर जाना पड़ेगा, वो प्लांट का प्रोडक्शन आपको दूसरी जगह पर करना पड़ेगा। An addition or alteration in the factory building, building change हुई, इसकी जगह चेंज हुई, right? चेंज इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का फ्लो चेंज हो गया, कौन सी पहले बनेगी प्रोडक्ट या फिर प्रोसेसेस चेंज हो गए। ऑल सच एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सब कुछ कहां पर जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट होगा। व्हेन अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंसेस लार्ज इट मे बी स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम अमोर्टाइज भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अगर खर्चा है तो इसको मोर देन वन पीरियड में भी हम अमोर्टाइज कर सकते हैं। If such expenses are incurred due to faulty planning or some other abnormal factor, then they may be charged to costing P&L account. अगर गलती से दूसरी जगह पर इंस्टॉल कर दिया था
और जगह पर इंस्टॉल करना चाहिए था और उसको प्रॉपर करने के लिए एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब कि फॉल्टी प्लानिंग या ऐसा कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है, देन इट इज टू बी चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, नॉट पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको टिक करके रखना चाहिए, प्रैक्टिकल या थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है। बेड डेट्स मतलब कि जो डेटर्स के पास से पैसे नहीं मिले, दैट इज बेड डेट। जनरली बेड डेट को कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं किया जाता, ये फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, बट कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स है जिसका मानना है कि ये सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट होना चाहिए क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। देयर इज नो यूनानिमिटी अमंग डिफरेंट ऑथर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ बेड डेट। यूनानिमिटी मतलब कि एक मत नहीं है, सभी का अलग अलग मानना है। One view is that bad debts should be excluded from cost. According to this view, bad debts are financial losses and therefore they should not be included in cost of a particular job or product. Bad debt generally कॉस्ट का कोई पार्ट नहीं है, फाइनेंस पैसे नहीं दिए, ये कॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, राइट? जनरली हम यही फॉलो करेंगे, हम कभी भी बैड डेट्स अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, अगर स्पेसिफिकली नहीं बताया है तो हम नोट लिख देंगे कि भाई बैड डेट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड हेंस इट इज एक्सक्लूडेड, अगर आपको कहीं पर भी आता है तो। According to the another view, it should be form part of selling and distribution overheads, especially when they arise in normal course of trading. Normal course of business में ही bad debt हुई तो उसको selling and distribution overhead में charge किया जाएगा. Therefore, bad debt should be treated in cost accounting in the same way as any other selling and distribution cost. However, extraordinary large bad debt should not be included in cost account. But अगर ये बहुत ही ज्यादा bad debt हुई है, extraordinary large bad debt है, तो उसको आपको इसका पार्ट नहीं मानना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं मानना चाहिए, राइट? जनरली हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, राइट? फिर है ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, जो भी एम्प्लॉइज वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी, तो जिस डिपार्टमेंट के जिस एम्प्लॉइज को हमने ट्रेनिंग दी उसको ये चार्ज करना चाहिए। ट्रेनिंग इज एन एसेंशियल इनपुट for industrial workers. Training expenses in fact includes wages of workers, cost incurred in running training department, loss arising from the initial lower production, right? हमने वो लेबर टर्नओवर चैप्टर 3 में जब पढ़ा था तो उसमें भी ये सारी चीजें थी, लेबर टर्नओवर होगा, चेंजेस होंगे तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग पीरियड में वो गलतियां करते हैं उनको वेजेस भी दिए जाते हैं, राइट? उनकी एफिशिएंसी नहीं होती, डिफेक्टिव बनाते हैं, तो वो सारे एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग एक्सपेंस का ही पार्ट होंगे, राइट? इनिशियल लोअर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली वो सीख रहे हैं तो टाइम लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी, एक्स्ट्रा स्पॉइलेज वो बिगाड़ेंगे भी, राइट? इफेक्टिवनेस भी नहीं होगी, एफिशिएंसी भी नहीं होगी, और उस वजह से ट्रेनिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जनरली पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, वो डायरेक्ट वर्कर्स होंगे तो। The training expense of office sales and distribution workers should be treated as office sales and distribution overhead as the case may be. जिस डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉइज है उनका ट्रेनिंग एक्सपेंस उस डिपार्टमेंट को जाएगा। डायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स या डायरेक्ट है, राइट? तो डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। इनडायरेक्ट है बट फैक्ट्री रिलेटेड है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा, एडमिन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन है तो एडमिन ओवरहेड्स में जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। This expenses can be spread over various departments of the concern on the basis of the number of workers on roll. कितने एम्प्लॉइज है उसके बेसिस पर स्प्रेड किया जा सकता है। Training expenses would be abnormally high in the case of higher labor turnover. Such expense should be excluded from cost and charged to costing P&L. अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहां पर लेबर टर्नओवर काफी ज्यादा है, काफी बहुत ही ज्यादा मतलब है, तो वो एबनॉर्मल कंसिडर किया जाएगा और उसको कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया जाएगा, नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, राइट? ये आपको थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल में काम आ सकता है, टिक करके रखिएगा। कैंटीन एक्सपेंस, जिस एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने खाया कैंटीन का यूज किया उसको चार्ज किया जाएगा। The subsidy provided or expenses borne by the firm in running the canteen should be regarded as a production overhead. अगर ये प्रोडक्शन रिलेटेड वर्कर्स है, राइट, डायरेक्ट वर्कर्स है, तो उसका जो कैंटीन का एक्सपेंस है, राइट, उनको फ्री में देते हैं या फिर सब्सिडीज्ड अमाउंट पर देते हैं खाना, तो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट होगा। If the canteen is meant only for factory workers, therefore this expense should be apportioned on the basis of number of workers employed in each department. If office workers are also take advantage of the canteen facility, a suitable share of the expense should be treated as office overheads. अगर admin overheads भी है, admin staff भी वहां पर कैंटीन की फैसिलिटी का यूज करता है तो वो admin overheads का पार्ट होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के भी एम्प्लॉयज खाते हैं तो उनका भी अपॉर्शनमेंट किया जाएगा, राइट? टिक करके रख सकते हैं।
कैरिजन कार्टेज एक्सपेंसेस, राइट, कोई भी एक्सपेंडिचर है कैरिजन कार्टेज, अगर मटेरियल के इनवर्ट रिलेटेड एक्सपेंस है तो वो पार्ट ऑफ परचेज मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल का कैरिंग और कैरिज ओवर कैरिज एक्सपेंस है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट होगा। फिनिश गुड्स का कैरिज है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा। It includes the expenses incurred on the movement, inward or output, at transportation of materials and goods. Transportation expense related to direct material may be included in the cost of direct material, and those relating to indirect material stores may be treated as factory overheads. Right? समझ में आ रहा है? Expenses related to the transportation of finished goods may be treated as distribution overhead. Easy? ये भी पूछ सकते हैं कहीं पर। एक्सपेंसेस फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज, जिसका भी वेलफेयर किया है उस एम्प्लॉइज का जो भी डिपार्टमेंट है उसको चार्ज किया जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी आर पार्ट ऑफ जनरल ओवरहेड। सच एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शन बिटवीन फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। जितने एम्प्लॉइज जिस डिपार्टमेंट के थे उनको उतना एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। नाइट शिफ्ट अलाउंस, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उस वजह से अगर पैसे ज्यादा दिए जाते हैं तो वो जनरली ओवरहेड्स का पार्ट होगा। अगर डायरेक्ट वर्कर्स के लिए भी है तो उसको भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट किया जाएगा। बाकी अगर एडमिन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एम्प्लॉइज को दिया जाता है तो वो एडमिन या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट होगा। Workers in the factories which operates during night times are paid some extra amount known as night shift allowance. This extra amount is generally incurred due to general pressure of work beyond normal capacity level and is treated as production overhead and recovered as such. Normal capacity से ज्यादा काम करना पड़ता है तो वो पार्ट हो जाएगा ओवरहेड्स का, प्रोडक्शन ओवरहेड का। If the allowance is treated as part of direct wages, the jobs or production carried at night will be costlier than jobs or production performed during the day. अगर डे और नाइट शिफ्ट दोनों ही है तो नाइट शिफ्ट का कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा, इसलिए वो जनरली पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्ट वेजेस का पार्ट नहीं किया जाएगा। However, if additional expenditure on night shift is incurred to meet some specific customer order, such expenditure may be charged directly to the order concerned. अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर को टाइमली कंप्लीट करने के लिए या फिर कस्टमर के रिक्वेस्ट पर अगर वो नाइट शिफ्ट की जाती है तो वो सीधा कस्टमर के पास से रिकवर किया जाएगा, उसी को चार्ज किया जाएगा, उसी जॉब को। If night shift are run due to abnormal circumstances, the additional expenditure should be charged to costing P&L account. अगर abnormal reason की वजह से नाइट शिफ्ट की जाती है तो वो कॉस्टिंग P&L का पार्ट हो जाएगा। राइट, कुछ ऐसी सिचुएशन, कोविड या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में नाइट शिफ्ट की जाती है तो कॉस्टिंग P&L का पार्ट होगा। ये आपको पूछ सकते हैं। राइट, ऊपर का भी आइटम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड लास्ट आइटम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। जिस डिपार्टमेंट के लिए रिसर्च किया है उसी डिपार्टमेंट के ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा। राइट, the terminology defines research expenses, the expenses of searching for new or improved product, new application of material, or new or improved method. Similarly, development expenses are defined as the expenses of process which begins with implementation of the decision to produce a new or improved product. अगर आप सोच रहे, देख रहे कि क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, वो रिसर्च सर्च कर रहे हैं, दैट इज रिसर्च एक्सपेंस। अगर एक बार डिसाइड कर दिया फिर उसको प्रॉपर करने का ट्राई करते हैं, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपेंस। If research is conducted in the method of production, the research expense should be taken separately while computing cost of production. While the expenditure becomes part of administration overhead if research relates to administration. Similarly, market research expense are charged to selling and distribution overhead. जिस डिपार्टमेंट के लिए रिसर्च करते हैं उसको चार्ज किया जाएगा। Development cost incurred in connection with particular product should be charged directly to the product. Such expenses are usually treated as deferred revenue expenses and recovered as a cost per unit of the product when production is fully established. Development expense है वो production को ही दिया जाएगा, but वो defer किया जाएगा in more than one period. General research expense of a routine nature incurred on a new or improved method of manufacture or the improvement of existing product should be charged to the general overhead. अगर generally होता ही रहता है थोड़ा थोड़ा research तो वो general overhead का part होगा। Even in this case, if the amount involved is substantial, it may be treated as deferred revenue expenditure and spread over the period during which the benefit would accrue. Expenses on fundamental research not relating to any specific product are treated as part of the administration overhead. अगर रिसर्च एक्सपेंस जो है, राइट, वो भी अगर बहुत ही ज्यादा है, सब्सटेंशियल अमाउंट है, तो उसको भी स्प्रेड किया जाएगा, डिफर किया जाएगा। और फंडामेंटल रिसर्च है नॉट रिलेटिंग टू एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा।
Where research proves a failure, the cost associated with it should be excluded from cost and charge to costing P&L. अगर आपका रिसर्च फेल होता है तो उसका पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर कॉस्टिंग P&L को चार्ज होगा, ना कि कोई भी प्रोडक्ट। क्लियर? ये भी आपको थियोरी या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसको भी टिक करके रखिएगा। तो ये हमारे ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ वेरियस आइटम्स इन कॉस्टिंग था, राइट? कि किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, राइट? यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर 4 जो है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने सारे ही कॉन्सेप्ट, उसकी थियरी, उसके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हम चैप्टर 5 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू सो मच।